आप सुन रहे हैं अलेक्जेंडर द्यूमा द्वारा लिखित द अकाउंट ऑफ मोंटे क्रिस्तो। यह कथा है एडमो दांतेस की, एक युवा नाविक की, जिसकी सरल खुशियां ईर्ष्या, षड्यंत्र और विश्वासघात के कारण एक ही क्षण में नष्ट कर दी जाती हैं। बिना अपराध के उसे कैद कर लिया जाता है और वर्षों की अंधेरी कैद में उसका जीवन केवल एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द सिमट जाता है, न्याय। समय के साथ ज्ञान, धैर्य और अपार संपत्ति के सहारे वही व्यक्ति काउंट मोंते क्रिस्तो बनकर लौटता है। अब वह केवल प्रतिशोध नहीं चाहता, बल्कि उन सभी लोगों के भाग्य को स्वयं के हाथों में ले लेता है जिन्होंने कभी उसका जीवन छीना था। यह उपन्यास बदले की कहानी भर नहीं है, बल्कि आशा, धैर्य, प्रेम, विश्वासघात और मानव आत्मा की गहराइयों का एक गंभीर और शक्तिशाली अन्वेषण है। मार्सेई, आगमन। 24 फरवरी 1815 को नोट्रडाम, दलागार्ड के चौकीदार ने स्मिर्ना, त्रिएस्ते और नेपल्स से आ रहे 3 मस्तूल वाले जहाज फ़राओन के आगमन का संकेत दिया। हमेशा की तरह तट का एक पायलट तुरंत बंदरगाह से रवाना हुआ, शातो डीव के पास से तेजी से गुजरा और केप द मॉर्जियो और रियो द्वीप के बीच जहाज पर चढ़ गया। उसी समय, जैसा कि प्रथा थी, फोर्ट सेंट जीन की छत दर्शकों से भर गई, क्योंकि मार्सेई में किसी जहाज का आगमन हमेशा एक बड़ा घटनाक्रम होता है, विशेष रूप से तब जब जहाज फ़राओन की तरह पुराने बंदरगाह के जहाज घाटों में बनाया गया हो, वहीं सज्जित और लादा गया हो और नगर के ही किसी मालिक का हो। इस बीच जहाज पास आता जा रहा था और कैल्सरैन और जार द्वीपों के बीच किसी ज्वालामुखीय उथल-पुथल से बने संकरे मार्ग को सफलतापूर्वक पार कर चुका था। वह पोमेक को घेर कर आगे बढ़ चुका था और अपने 3 टॉपसेल, बाहरी जिब और स्पैंकर के सहारे आगे बढ़ रहा था, किंतु इतनी धीमी और उदास गति से कि दर्शक अनायास ही किसी अनिष्ट को भांपते हुए ये सोचने लगे कि जहाज पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई होगी। फिर भी जो लोग नौवहन के जानकार थे, उन्होंने स्वीकार किया कि यदि कोई दुर्घटना हुई भी होती, तो वह स्वयं जहाज को प्रभावित नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी चाल हर प्रकार से पूर्ण नियंत्रण में चल रहे जहाज का संकेत दे रही थी। लंगर गिराने के लिए तैयार था और बोस्प्रिट की रस्सियां ढीली थीं। पायलट के पास, जो फ्रॉन को मार्सेई के बंदरगाह के संकरे प्रवेश से ले जाने की तैयारी कर रहा था, एक युवक खड़ा था, सतर्क और तीक्ष्ण दृष्टि वाला, जो जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था और पायलट के प्रत्येक आदेश को दोहराता जा रहा था। फोर्ट सेंट जीन की छत पर खड़े दर्शकों में से एक व्यक्ति उस अस्पष्ट बेचैनी से विशेष रूप से प्रभावित हुआ था जो सब पर छाई हुई थी। वह जहाज के किनारे आने की प्रतीक्षा भी न कर सका। वह एक छोटी नाव में कूद पड़ा और उसे फ्राउन की ओर खेने का आदेश दिया और ला रिजर्व की खाड़ी के सामने आकर जहाज के पास लग गया। जब युवक ने उस व्यक्ति को पास आते देखा, तो उसने पायलट के पास से अपनी जगह छोड़ी, टोपी हाथ में ली और आगे बढ़कर जहाज की रेलिंग पर झुक गया। वह 18 और 20 वर्ष के बीच का युवक था, लंबा, दुबला, गहरी सुंदर आंखों वाला और आबनूस जैसे काले बालों वाला। उसके पूरे व्यक्तित्व में वह शांति और दृढ़ता थी जो उन लोगों में पाई जाती है जिन्हें बचपन से ही खतरे से जूझने की आदत होती है। आह, यह तो तुम हो, डांतेस! नाव में बैठे व्यक्ति ने पुकारा। क्या हुआ है और जहाज पर सबके चेहरे इतने उदास क्यों हैं? एक बड़ी विपत्ति, युवक ने उत्तर दिया। एक बड़ी विपत्ति, विशेष रूप से मेरे लिए। सिविता वेकिया के पास हमने अपने अच्छे कप्तान लेकलेयर को खो दिया। और माल? जहाज के मालिक ने तीखे स्वर में पूछा। वह सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंच गया है और मुझे लगता है कि उस विषय में आप संतुष्ट होंगे।
लेकिन बेचारे कप्तान लेक्लेयर, तो उनके साथ क्या हुआ? जहाज के मालिक ने पूछा और उसके स्वर में स्पष्ट राहत थी। अच्छे कप्तान के साथ क्या हुआ? वे मर गए। समुद्र में गिर गए? नहीं, वे भयंकर पीड़ा में अपोप्लेक्टिक बुखार से मरे। फिर अपने दल की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, फुर्ती दिखाओ, हर आदमी अपने स्थान पर, लंगर गिराने के लिए तैयार हो जाओ। दल ने आदेश का पालन किया। एक साथ उन 8-10 नाविकों ने छलांग लगाई। कुछ शीट्स पर, कुछ ब्रेसेस पर, कुछ हैलियार्ड्स पर, कुछ जिब पर और कुछ ब्रेल्स पर। युवक नाविक ने इस कार्य की शुरुआत पर सरसरी दृष्टि डाली। यह देखकर कि उसके आदेशों का पालन हो रहा है, उसने बातचीत फिर से आरंभ की। लेकिन यह विपत्ति कैसे हुई? जहाज के मालिक ने पूछा, बात को वहीं से आगे बढ़ाते हुए जहां युवक ने छोड़ा था। ईश्वर की कसम, सबसे अनपेक्षित ढंग से। बंदरगाह के कमांडर से लंबी बातचीत के बाद कप्तान लेक्लेयर अत्यधिक व्याकुल अवस्था में नेपल्स से रवाना हुए। 24 घंटे बाद उन्हें बुखार ने घेर लिया और उसके 3 दिन बाद वे मर गए। हमने उन्हें प्रथा के अनुसार दफनाया। अब वे जिजलियो द्वीप के पास विश्राम कर रहे हैं, एक झूले में ससम्मान लिपटे हुए, पैरों में 36 पाउंड की टोप का गोला और सिर के पास एक और गोला। हम उनकी पदक और उनकी तलवार उनकी विधवा के लिए वापस लाए हैं। इससे उन्हें क्या लाभ हुआ? युवक ने उदास मुस्कान के साथ कहा कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 10 वर्षों तक युद्ध लड़ा और अंत में किसी और की तरह अपने बिस्तर पर मर गए। तुम क्या अपेक्षा करते हो, एडमंड? जहाज के मालिक ने कहा। उसके स्वर में अब शोक से अधिक सांत्वना थी। हम सब नश्वर हैं। बूढ़ों को युवाओं के लिए स्थान छोड़ना ही पड़ता है। नहीं तो न प्रगति होगी और न उन्नति। जब तक तुम मुझे यह आश्वासन दे सको कि माल सब ठीक है, युवक ने कहा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। यदि आप मेरी सलाह माने तो आप इस यात्रा को 25,000 फ्रॉक के लाभ से कम नहीं आंकेंगे। उसी समय जैसे ही जहाज राउंड टॉवर के पास से गुजरा, युवक नाविक ने पुकारा, टॉप मास्ट की पालें, जीब और स्पैंकर समेटो, फुर्ती दिखाओ। आदेश का पालन लगभग उतनी ही तत्परता से किया गया जितना किसी युद्ध पोत पर किया जाता है। सब छोड़ो, सबको ब्रेल करो। इस अंतिम आदेश पर सभी पालें नीचे कर दी गईं और जहाज की गति लगभग अदृश्य हो गई, केवल अपनी आगे की जड़ता के सहारे चलता हुआ। और अब यदि आप जहाज पर आना चाहें, डांतेस ने कहा, मालिक की अधीरता को देखते हुए। मैं देख रहा हूं कि आपका सुपर कार्गो डांगलार अपनी केबिन से बाहर आ रहा है। वह आपको वह सारी जानकारी देगा जो आप चाहते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे जहाज को बांधने की व्यवस्था करनी है और उस पर शोक चिन्ह लगाना है। मालिक को दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने वह रस्सी पकड़ ली जो डांतेस ने उसकी ओर फेंकी थी और ऐसी फुर्ती के साथ जो किसी नाविक को शोभा देती, जहाज के उभरे हुए किनारे पर जड़े पायदानों पर चढ़ गया। इसी समय डांतेस अपने स्थान पर लौट गया और बातचीत उस व्यक्ति पर छोड़ दी जिसे उसने डांगलार के रूप में परिचित कराया था। वह वास्तव में अपनी केबिन से निकल रहा था और जहाज के मालिक की ओर बढ़ रहा था। यह नया आगंतुक 25 से 26 वर्ष का एक पुरुष था, रूप से कुछ गंभीर, अपने वरिष्ठों के प्रति चापलूस और अपने अधीनस्थों के प्रति उद्दंड। इस कारण सुपर कार्गो का पदनाम अलग से होने पर भी, जो स्वयं ही नाविकों में अरुचि पैदा करता है, वह सामान्यतः दल द्वारा
उतना ही अप्रिय माना जाता था जितना डांतेस प्रिय था। तो डांगलार ने कहा, आपने बुरी खबर सुन ली होगी। हाँ हाँ, बेचारे कप्तान लेक्लेयर। वे एक अच्छे और सीधे आदमी थे, और सबसे बढ़कर एक उत्कृष्ट नाविक। डांगलार ने उत्तर दिया, समुद्र और आकाश के बीच तपे हुए, जैसा कि ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त था जिसे मोरेल और सॉन जैसी महत्वपूर्ण फर्म के हितों की देखभाल करनी हो। फिर भी, जहाज के मालिक ने उत्तर दिया, डांतेस को देखते हुए जब वह जहाज बांधने की जगह ढूंढ रहा था, फिर भी मुझे नहीं लगता कि इस काम को समझने के लिए उतने लंबे अनुभव वाले नाविक की आवश्यकता है जितना तुम कहते हो। डांगलार, हमारा मित्र एडमंड इसे ऐसे कर रहा है जैसे उसे किसी से सलाह लेने की आवश्यकता ही ना हो। निस्संदेह, डांगलार ने कहा, डांतेस पर तिरछी दृष्टि डालते हुए, जिसकी आंखों में घृणा की झलक थी। हाँ, निस्संदेह, वह युवा है और आत्मविश्वास से भरा है। कप्तान की मृत्यु हुए मुश्किल से समय ही बीता था कि उसने बिना किसी से पूछे जहाज की कमान संभाल ली और हमें एल्बा द्वीप पर 1.5 दिन का नुकसान करा दिया, सीधे मार्सेई लौटने के बजाय। जहाज की कमान संभालने के विषय में मालिक ने कहा, वह पहले सहायक के रूप में उसका कर्तव्य था, और एल्बा पर 1.5 दिन गंवाने की बात रही तो वह गलत था, जब तक कि जहाज को कोई ऐसी क्षति न पहुंची हो जिसे ठीक करना आवश्यक था। जहाज उतनी ही अच्छी स्थिति में था जितना मैं हूं, और जितना मुझे आशा है कि आप हैं। वह 1.5 दिन केवल एक सनक में घुमाया गया, सिर्फ किनारे जाने के सुख के लिए। डांतेस, मालिक ने युवक की ओर मुड़ते हुए कहा, यहां आओ। क्षमा करें, डांतेस ने कहा, मैं एक क्षण में आपके पास होता हूं। फिर उसने दल की ओर पुकारा, लंगर गिराओ। लंगर तुरंत नीचे कर दिया गया और जंजीर शोर के साथ बाहर निकल गई। डांतेस अपने स्थान पर ही रहा, यद्यपि पायलट वहां मौजूद था जब तक अंतिम कार्य पूरा नहीं हो गया। फिर उसने आदेश दिया, पताका और झंडा आधा झुका दो, यार्ड डीले कर दो। देखा, डांगलार ने कहा, मुझे तो लगता है कि वह स्वयं को पहले से ही कप्तान समझता है। वह वास्तव में है भी, मालिक ने कहा। हाँ, डांगलार ने उत्तर दिया, आपके और आपके साझेदार के हस्ताक्षर को छोड़कर। तो फिर हम उसे उसी पद पर क्यों न रहने दें, मालिक ने कहा। वह युवा है, यह मैं मानता हूं, लेकिन वह इस काम के लिए बना हुआ लगता है और अपने कार्य में बहुत अनुभवी है। डांगलार के माथे पर एक छाया सी आ गई। क्षमा करें, डांतिस ने पास आते हुए कहा, अब जबकि जहाज बांध दिया गया है, मैं पूरी तरह आपके लिए उपलब्ध हूं। मुझे लगता है कि आपने मुझे बुलाया था। डांगलार एक कदम पीछे हट गया। मैं यह पूछना चाहता था कि तुम एल्बा द्वीप पर क्यों रुके। मुझे नहीं पता। ये कप्तान लेक्लियर का अंतिम आदेश पूरा करने के लिए था। उन्होंने मृत्युशैया पर मुझे मार्शल बेरत्रां के लिए एक पैकेट दिया था। क्या तुम उनसे मिले, एडमंड? किससे? महान मार्शल से। हाँ। मुरेल ने चारों ओर देखा और डांतेस को अलग ले गया। और सम्राट कैसे हैं? उसने गंभीरता से पूछा। मेरी आंखों से जितना मैं देख सका, वे ठीक हैं। तो तुम सम्राट से भी मिले? जब मैं वहां था, वे मार्शल से मिलने आए थे। और क्या तुमने उनसे बात की? बात तो उन्होंने मुझसे की, डांतिस ने मुस्कुराते हुए कहा। और उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने मुझसे जहाज़ के बारे में पूछा, मार्सेई के लिए प्रस्थान का समय, हमने कौन-सा मार्ग लिया और हम कौन-सा माल ले जा रहे थे। मुझे लगता है कि यदि जहाज़ खाली होता और मैं उसका मालिक होता, तो वे उसे खरीदना चाहते। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैं केवल पहला सहायक हूँ और जहाज़ मोरेल और सॉन की फर्म का है। हाँ, उन्होंने कहा, मैं उन्हें जानता हूँ। मोरेल पीढ़ी दर पीढ़ी जहाज़ मालिक रहे हैं और वहाँ एक मोरेल था जो उसी रेजिमेंट में मेरे साथ सेवा करता था जब मैं वॉलेंस में तैनात था। यह तो सच है, जहाज़ के मालिक ने प्रसन्न होकर कहा। वह पोलिकार मोरेल था, मेरा चाचा, जो बाद में कप्तान बना। डांतेस, मेरे चाचा से कहना कि सम्राट को उनकी याद है और तुम उस पुराने सिपाही की आंखों में आंसू ले आओगे। आओ, आओ, वह आगे बोला, युवक के कंधों पर मित्रतापूर्ण ढंग से हाथ रखते हुए। तुमने कप्तान लेक्लेयर के निर्देशों का पालन करके एल्बा पर रुककर अच्छा किया। हालांकि यदि यह झांत हो जाए कि तुमने मार्शल को एक पैकेट दिया और सम्राट से बात की, तो तुम संकट में पड़ सकते हो। इससे मैं कैसे संकट में पड़ सकता हूं? डांतिस ने कहा। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं क्या ले जा रहा था और सम्राट ने मुझसे वही प्रश्न किए जो वे किसी और से भी करते। लेकिन कृपया मुझे क्षमा करें, वह आगे बोला। स्वास्थ्य अधिकारी और कस्टम्स के लोग जहाज पर आ रहे हैं। क्या मुझे अनुमति है? निस्संदेह, निस्संदेह। अपना काम जारी रखो। युवक वहां से चला गया और उसी समय डांगलार वापस आ गया। तो उसने पूछा, लगता है कि पोर्तो फेर्राजो पर रुकने का उसके पास आपको अच्छा कारण मिल गया। बहुत अच्छा कारण। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। दूसरे ने उत्तर दिया, कर्तव्य में किसी साथी को असफल होते देखना हमेशा दुखद होता है। डांतिस ने अपना कर्तव्य निभाया। जहाज के मालिक ने कहा, इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उसे बंदरगाह में प्रवेश करने का आदेश कप्तान लेक्लेयर ने दिया था। कप्तान लेक्लेयर की बात निकली है, डांगलार ने कहा। क्या उन्होंने आपको अपने हाथ का कोई पत्र नहीं दिया? किसने? डांतिस ने। मुझे तो नहीं। क्या कोई पत्र था? मेरा विश्वास है कि उस पैकेट के अतिरिक्त कप्तान लेक्लेयर ने उसे एक पत्र भी सौंपा था। तुम किस पैकेट की बात कर रहे हो? उसी की जिसे डांतिस ने पोर्तो फेर्राजो पर रुकते समय पहुंचाया था। और तुम्हें कैसे पता चला कि उसके पास पोर्तो फेर्राजो में देने के लिए कोई पैकेट था? डांगलार लाल पड़ गया। मैं कप्तान की केबिन के दरवाजे के पास से गुजर रहा था, जो आधा खुला था, और मैंने उन्हें पैकेट और एक पत्र डांतेस को देते हुए देखा। उसने इसका उल्लेख नहीं किया, मालिक ने कहा। लेकिन यदि उसके पास ऐसा कोई पत्र है, तो वह मुझे दे देगा। डांगलार ने एक क्षण सोचा। ऐसी स्थिति में उसने कहा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस विषय में डांतिस से कुछ न कहें। शायद मैं भ्रम में था। उसी समय युवक लौट आया और डांगलार वहां से चला गया। तो अब क्या तुम मुक्त हो? मालिक ने पूछा। हाँ। ज्यादा समय नहीं लगा। नहीं, मैंने कस्टम्स को हमारे माल की सूची दे दी है। जहां तक बंदरगाह अधिकारियों का प्रश्न है, उन्होंने तटीय पायलट के साथ एक व्यक्ति भेजा था और मैंने उसे हमारे कागजात सौंप दिए हैं। तो अब यहाँ तुम्हारा और कोई काम नहीं है? डांतिस ने चारों ओर तेजी से नजर डाली। नहीं, सब कुछ ठीक है,
उसने कहा। तो क्या तुम हमारे साथ भोजन करने आ सकते हो? कृपया मुझे क्षमा करें, डांतेस ने कहा। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने पिता से मिलना है। फिर भी आपने जो सम्मान मुझे दिया है, उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। यह उचित है, डांतेस, बहुत उचित। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे पुत्र हो। और डांतेस ने कुछ हिचकते हुए पूछा, जहाँ तक आपको झांत है, मेरे पिता का स्वास्थ्य ठीक है? मुझे ऐसा ही विश्वास है, प्रिय एडमंड, यद्यपि मैंने उन्हें देखा नहीं है। हाँ, वे अपने छोटे से कमरे में ही रहते हैं। कम से कम इससे यह सिद्ध होता है कि तुम्हारी अनुपस्थिति में उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं रही। डांतेस मुस्कुराया। मेरे पिता एक गर्वीले व्यक्ति हैं, और यदि उनके पास सब कुछ भी ना होता, तो भी मुझे संदेह है कि वे ईश्वर के अतिरिक्त संसार में किसी से सहायता मांगते। अब जब तुम यह कर लोगे, तब हम तुम्हारी संगति की आशा कर सकते हैं। मुझे एक बार फिर क्षमा करें, डांतेस ने कहा। लेकिन उस पहली भेंट के बाद एक और भेंट है, जो मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। आह, डांतेस, यह सत्य है। मैं भूल ही गया था कि लेक कातालान में कोई ऐसा है जो तुम्हारी प्रतीक्षा उतनी ही अधीरता से कर रहा होगा, जितनी तुम्हारे पिता, सुंदर मर्सेदेस। डांतेस मुस्कुराया। आह, हाँ, मालिक ने कहा। अब मैं समझा कि वह फ्रॉन की खबर पूछने 3 बार क्यों आई थी। सचमुच, एडमंड, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतनी सुंदर प्रेयसी है। वह मेरी प्रेयसी नहीं है, युवक नाविक ने गंभीरता से कहा। वह मेरी मंगेतर है। कभी कभी दोनों एक ही बात हो जाती हैं, मालिक ने हंसते हुए कहा। हमारे लिए नहीं, डांतेस ने उत्तर दिया। आओ आओ, प्रिय एडमंड, दूसरे ने कहा। मुझे तुम्हें और रोकने ना दो। तुमने मेरा काम इतनी अच्छी तरह संभाला है कि मैं तुम्हें अपने काम संभालने का पूरा अवसर देता हूँ। क्या तुम्हें पैसों की आवश्यकता है? नहीं, डांतीस ने कहा। मेरे पास यात्रा की पूरी मजदूरी है, लगभग 3 महीनों का वेतन। तुम अपने कामकाज को अच्छी तरह संभालते हो मेरे लड़के। आप यह भी जोड़ सकते हैं कि मेरे पिता एक निर्धन व्यक्ति हैं। हाँ, यह मैं जानता हूं कि तुम उनके प्रति एक अच्छे पुत्र हो। तो जाओ, अपने पिता से मिलो। मेरा भी एक पुत्र है, और यदि कोई व्यक्ति 3 महीने की यात्रा के बाद उसे मुझसे दूर रखता, तो मैं उससे रुष्ट हो जाता। तो क्या मैं विदा ले सकता हूँ? युवक ने झुककर कहा। हाँ, यदि तुम्हें मुझसे और कुछ नहीं कहना है। नहीं, जब कप्तान लेक्लेयर मृत्युशैया पर थे, तो क्या उन्होंने तुम्हें मेरे लिए कोई पत्र नहीं दिया? उनके लिए ऐसा करना असंभव था। लेकिन इससे मुझे याद आया, मैं आपसे 15 दिनों की छुट्टी मांगना चाहता था। विवाह करने के लिए? पहले उसके लिए, फिर पेरिस जाने के लिए। बहुत अच्छा। जितना समय चाहो ले लो, डांतिस। हमें जहाज का माल उतारने में अच्छे 6 सप्ताह लगेंगे, और हम 3 महीनों से पहले फिर समुद्र में जाने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। लेकिन 3 महीनों बाद तुम्हें यहां होना होगा, फराउन बिंदु। जहाज के मालिक ने युवक नाविक के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। अपने कप्तान के बिना रवाना नहीं हो सकता। अपने कप्तान के बिना, डांतिस ने पुकारा, और उसकी आंखें आनंद से चमक उठीं। जो आप कह रहे हैं, उसके विषय में बहुत सावधान रहें, क्योंकि आपने अभी मेरे हृदय की सबसे गुप्त इच्छा को छू लिया है।
क्या आप सचमुच मुझे फ़िरौन का कप्तान नियुक्त करने का विचार रखते हैं? यदि यह केवल मुझ पर निर्भर होता, मालिक ने कहा, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कह देता, बात तय हो गई। लेकिन मेरा एक साझेदार है और तुम इतालवी कहावत जानते हो, जिसका साझेदार होता है, उसका स्वामी भी होता है। फिर भी हम आधे रास्ते पर तो पहुंच ही गए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास आवश्यक 2 मतों में से एक पहले ही है। दूसरा, तुम्हें दिलाने का काम मुझ पर छोड़ दो और मैं अपना पूरा प्रयत्न करूंगा। ओह मोरेल, युवक नाविक ने कहा, आंखों में आंसू भरकर, और जहाज के मालिक के हाथ थाम लिए। मैं अपने पिता और मर्सेडेस की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एडमंड, बहुत अच्छा। आकाश में एक ईश्वर है जो ईमानदार लोगों का ध्यान रखता है। जाओ, अपने पिता से मिलो। जाओ, मर्सेडेस से मिलो। फिर जब यह सब हो जाए, तो मेरे पास आना। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको किनारे तक साथ ले चलूं? नहीं, धन्यवाद। मैं यहाँ डांगलार के साथ अपने हिसाब किताब निपटाने के लिए रुकूंगा। क्या यात्रा के दौरान तुम मुझसे संतुष्ट थे? यह इस पर निर्भर करता है कि आप उस प्रश्न से क्या समझते हैं। यदि एक अच्छे साथी के रूप में, तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन मैंने हमारे बीच एक तुच्छ विवाद के बाद यह मूर्खता की कि हम 10 मिनट के लिए मोंटे क्रिस्टो द्वीप पर रुक कर बात निपटा लें, उसी दिन से वह मुझे पसंद नहीं करता। यह प्रस्ताव करना मेरी भूल थी और उसे ठुकराना उसका अधिकार। यदि आप उससे एक सुपर कार्गो के रूप में पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहने को कुछ नहीं है। और जिस प्रकार उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, उससे आप संतुष्ट होंगे? अब बताओ, डांतेस, जहाज के मालिक ने पूछा। यदि तुम फ़िरौन के कप्तान होते, तो क्या तुम डांगलार को बनाए रखते? कप्तान के रूप में हो या पहले सहायक के रूप में? डांतेस ने उत्तर दिया, मैं सदा उन लोगों के प्रति उच्च सम्मान रखूंगा जिन्हें मेरे मालिकों का विश्वास प्राप्त है। अच्छा, अच्छा, डांतेस, तुम हर दृष्टि से एक उत्तम युवक हो। मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम अधीर हो रहे हो। तो क्या मैं विदा ले सकता हूं? डांतेस ने पूछा। जाओ, मैं कह रहा हूं, क्या आप मुझे अपनी नाव उपयोग करने की अनुमति देंगे? ले जाओ। विदा, डांतेस ने कहा, और 1000 बार धन्यवाद। विदा, प्रिय एडमंड, और शुभकामनाएं। युवक नाविक नाव में कूद पड़ा, पिछली सीट पर बैठ गया और कानेबियर की ओर खेने का आदेश दिया। दो नाविक तुरंत अपने चप्पुओं पर झुक गए और नाव यथासंभव तेजी से आगे बढ़ी, उन हजारों छोटी नौकाओं के बीच से होकर जो बंदरगाह के प्रवेश से क्वेद और लेओं तक दो पंक्तियों में खड़े जहाजों के बीच एक संकरे गलियारे जैसा मार्ग बना देती है। जहाज का मालिक मुस्कुराते हुए उसे तब तक देखता रहा जब तक नाव किनारे न लग गई और उसने उसे पत्थरों से जड़े घाट पर छलांग लगाते देखा, जहां वह तुरंत उस विविध रंगों वाली भीड़ में खो गया जो सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक प्रसिद्ध सड़क ला कानेबियर पर उमड़ी रहती है। इस प्राचीन फोसियाई उपनिवेश के आधुनिक निवासी इस पर इतने गर्वित हैं कि वे संसार की पूरी गंभीरता के साथ उस उच्चारण में जो उनके हर शब्द में स्वाद भर देता है, ये घोषणा करते हैं। यदि पेरिस के पास कानेबियर होती, तो पेरिस थोड़ा सा मार्से ही होता। मुड़ते हुए जहाज के मालिक ने डांगलार को अपने पीछे खड़ा देखा, मानो आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हो। पर वास्तव में उसकी ही तरह युवक नाविक के प्रस्थान को देख रहा था। किंतु उस एक व्यक्ति को देखते हुए इन दोनों जोड़ी आंखों में भाव बिल्कुल भिन्न थे। पिता और पुत्र।
हम डांगलार को छोड़ देते हैं, जो घृणा के दैत्य से जकड़ा हुआ अपने साथी के विरुद्ध किसी दुष्ट निंदा से जहाज के मालिक के कान भरने की कोशिश कर रहा था, और डांतेस के पीछे चलते हैं, जिसने कानेबियर पर चलते हुए रियूद नोआइली आलदे मिलान के बाएं ओर एक छोटे से घर में प्रवेश किया और अंधेरी सीढ़ियों की 4 मंजिलें तेजी से चढ़ गया। वहां एक हाथ से रेलिंग थामे हुए और दूसरे हाथ से अपने हृदय की धड़कनों को दबाते हुए वह आधे खुले दरवाजे के सामने रुका, जिसके भीतर से वह एक छोटे से कमरे के पीछे तक देख सकता था। इसी कमरे में डांतेस के पिता रहते थे। फराउन के आगमन का समाचार अभी उस वृद्ध तक नहीं पहुंचा था, जो एक कुर्सी पर खड़ा कांपते हाथों से नास्टर्शियम और क्लेमाटिस के पौधों को टांकने में लगा था, जो उसकी खिड़की के बाहर की जाली पर चढ़े हुए थे। अचानक उसने अपने को कमर से जकड़ा हुआ महसूस किया और पीछे से एक परिचित स्वर पुकार उठा, पिता, मेरे प्रिय पिता। वृद्ध ने चीख मारी और घूम गया। फिर अपने पुत्र को देखकर पीला और कांपता हुआ उसकी बाहों में गिर पड़ा। क्या हुआ है पिता? युवक ने चिंता से पुकारा। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, प्रिय एडमंड, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे। नहीं, पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, और तुम्हें इस तरह अचानक देखकर जो आनंद, जो आघात हुआ है, ओह आकाश, यह मेरे लिए बहुत अधिक है। अब पिता, अपने को संभालिए। मैं सचमुच यहाँ हूँ। कहते हैं कि आनंद किसी को हानि नहीं पहुंचाता। इसी कारण मैं बिना सूचना दिए आ गया। अब मुस्कुराइए। मुझे इस तरह उन जंगली आंखों से मत देखिए। मैं लौट आया हूँ और हमारे लिए सुख की प्रतीक्षा है। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, मेरे लड़के, वृद्ध ने आगे कहा। पर कैसा सुख? क्या अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे? आओ, मुझे अपनी शुभ किस्मती के बारे में बताओ। ईश्वर मुझे क्षमा करे, युवक ने कहा, कि मैं उस सौभाग्य पर आनंदित हो रहा हूं जिसने किसी दूसरे परिवार के लिए दुख लाया है। पर ईश्वर जानता है, मैंने कभी इसकी कामना नहीं की। यह घटित हो गया है, और मेरे हृदय में इसे लेकर शोक करने की शक्ति नहीं है। हमारे अच्छे कप्तान लेक्लेयर का देहांत हो गया है पिता, और ऐसा प्रतीत होता है कि मोरेल के समर्थन से मुझे उनका पद मिल जाएगा। क्या आप समझते हैं पिता? 20 वर्ष की आयु में कप्तान, 100 लुई का वेतन और लाभ में हिस्सा। क्या यह किसी गरीब नाविक के लिए, जैसा कि मैं था, अपेक्षा से बढ़कर नहीं है? हाँ, मेरे पुत्र, हाँ, वृद्ध ने कहा। यह सचमुच सौभाग्य का आघात है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो पहला धन मैं कमाऊं, उससे आपके लिए एक छोटा सा घर हो और एक बगीचा, जिसमें आप अपनी क्लेमाटिस, अपने नास्टर्शियम और अपनी हनीस्कल उगा सकें। पर यह क्या है पिता? आप बीमार प्रतीत हो रहे हैं। एक क्षण चिंता मत करो, यह कुछ भी नहीं है। और उसकी शक्ति साथ छोड़ गई तो वह पीछे की ओर झुक गया। पिता, युवक ने पुकारा, आइए, एक गिलास शराब पी लीजिए, इससे आपको शक्ति मिलेगी। आप शराब कहाँ रखते हैं? नहीं, धन्यवाद। उसे ढूंढने का कष्ट मत करो, इसकी आवश्यकता नहीं है। वृद्ध ने अपने पुत्र को रोकने का प्रयत्न करते हुए कहा। हाँ, इसकी आवश्यकता है पिता, मुझे दिखाइए। उसने एक दो अलमारियां खोलीं। यह समय नष्ट करना है, वृद्ध ने कहा। अब शराब नहीं बची है। क्या? शराब नहीं, डांतीस ने कहा, और बारी बारी से वृद्ध के धन से और पीले गालों तथा खाली अलमारियों की ओर देखते हुए स्वयं भी पीला पड़ गया। क्या आपके पास शराब नहीं है? क्या आपके पास धन की कमी रही है पिता? अब जब तुम यहां हो, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है।
वृद्ध ने कहा। लेकिन मैंने आपको 200 फ्रांक छोड़े थे। डांतेस हकलाते हुए बोला, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। 2 महीने पहले, जब मैं रवाना हुआ था। हाँ हाँ एडमंड, छोड़े तो थे, पर जब तुम गए तो तुम पड़ोसी कादेरूस के प्रति एक छोटा सा कर्ज भूल गए थे। उसने मुझे इसकी याद दिलाई और कहा कि यदि मैं तुम्हारी ओर से इसे न चुकाऊं तो वह जाकर मोरेल से वसूल करेगा। तो तुम समझते हो, मुझे डर था कि इससे तुम्हें हानि पहुंच सकती है। और मैंने उसे चुका दिया। लेकिन, डांतिस ने पुकारा, मैं कादेरूस का 140 फ्रांक का ऋणी था। हाँ, वृद्ध ने बुदबुदाया। और आपने वे 200 फ्रांक में से चुकाए जो मैंने आपको छोड़े थे। उसके पिता ने सिर हिलाया। इसका अर्थ है कि आपने 3 महीनों तक 60 फ्रांक पर जीवन बिताया। युवक ने पुकारा। तुम जानते हो, मेरी आवश्यकताएं कितनी कम हैं। ओह आकाश, आकाश, मुझे क्षमा करो, एडमंड ने पुकारा और वृद्ध के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। तुम क्या कर रहे हो? आह, आपने मेरा हृदय तोड़ दिया है। अरे, वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां हो, सब कुछ भुला दिया गया है, क्योंकि सब कुछ ठीक है। हाँ, मैं यहां हूं, युवक ने कहा। मैं यहां हूं, एक अच्छे भविष्य और कुछ धन के साथ। यहां, पिता, उसने कहा, इसे ले लीजिए और तुरंत कुछ मंगवा लीजिए। उसने अपनी जेबों की सारी वस्तुएं मेज पर उड़ेल दीं। 1 दर्जन सोने के सिक्के, 5 से 6 5 फ्रांक के सिक्के और कुछ छोटे पैसे। वृद्ध डांतेस का चेहरा चमक उठा। ये किसका है? उसने पूछा। मेरा, तुम्हारा, हमारा, निस्संदेह। इसे लो, कुछ भोजन खरीदो और आनंद लो। कल और भी होगा। धीरे धीरे, वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारे धन के साथ सावधानी रखूंगा। यदि लोग मुझे एक साथ बहुत सी चीजें खरीदते देखें तो वे समझेंगे कि मैं तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी खरीदारी करने गया। जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो, पर सबसे पहले, पिता, अपने लिए एक नौकरानी रख लो। अब से मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले रहो। मेरे पास जहाज के होल्ड में एक छोटे से बक्से में कुछ तस्करी की कॉफी और बहुत अच्छा तंबाकू है। वह तुम्हें कल मिल जाएगा। पर चुप, कोई आ रहा है। वह कादेरूस होगा जिसे तुम्हारे आगमन का पता चल गया है और जो निस्संदेह तुम्हारा स्वागत करने आ रहा है। वह ऐसा व्यक्ति है जो कुछ और कहता है और कुछ और सोचता है। एडमंड ने बुदबुदाया। कोई बात नहीं, वह एक पड़ोसी है जिसने पहले हमारी सहायता की है, इसलिए उसे आने दो। एडमंड के यह शब्द मन ही मन समाप्त करते ही कादेरूस का काला दाढ़ीदार सिर बाहर के दरवाजे में लैंडिंग पर दिखाई दिया। 25 या 26 वर्ष का वह व्यक्ति दर्जी होने के कारण कपड़े का एक टुकड़ा हाथ में पकड़े था, जिसे वह एक जैकेट की अस्तर बनाने वाला था। तो तुम फिर लौट आए हो, एडमंड? उसने मोटे मार्सेई उच्चारण और चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, जो हाथी दांत जैसे सफेद दांत दिखा रही थी। जैसा कि तुम देख सकते हो, पड़ोसी, और पूरी तरह तुम्हारी सेवा में, डांतेस ने उत्तर दिया। यह शिष्ट वाक्य उसके उस व्यक्ति के प्रति शीतल भाव को मुश्किल से ढक पा रहा था। धन्यवाद, धन्यवाद। सौभाग्य से मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।
वास्तव में कभी-कभी दूसरों को मेरी आवश्यकता होती है। डांतिस तिलमिला उठा। मैं यह तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, मेरे लड़के। मैंने तुम्हें धन उधार दिया था और तुमने लौटा दिया। अच्छे पड़ोसियों के बीच ऐसा ही होता है और हम बराबर हो गए। हम उन लोगों के प्रति कभी बराबर नहीं होते जिन्होंने हम पर उपकार किया है। डांतेस ने कहा, जब धन का ऋण समाप्त हो जाता है, तब भी कृतज्ञता का ऋण बना रहता है। इसकी बात करने का कोई अर्थ नहीं। जो बीत गया, वह बीत गया। आओ, तुम्हारी सुखद वापसी की बात करें। युवक, मैं संयोग से भूरे कपड़े लेने बंदरगाह गया था, जब मेरी भेंट हमारे मित्र डांगलार से हुई। तुम मार्सेई में हो? मैंने पुकारा। हाँ, जैसा कि तुम देख रहे हो। मैं तो समझता था कि तुम स्मिर्ना में हो सकता है, क्योंकि मैं अभी वहीं से लौटा हूं। और युवा एडमंड कहाँ है? मेरे विचार में अपने पिता के यहाँ, डांगलार ने मुझे बताया। तो मैं तुरंत आ गया। कादेरूस ने निष्कर्ष किया, एक मित्र का हाथ मिलाने के सुख के लिए। प्रिय कादेरूस, वृद्ध ने कहा, वह हमसे कितना स्नेह करता है। निस्संदेह करता हूं, और मैं आपको और भी अधिक सम्मान देता हूं, क्योंकि ईमानदार लोग बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन लगता है, मेरे लड़के, तुम्हारे हाथ कुछ धन लग गया है। दर्जी ने आगे कहा, डांतेस द्वारा मेज पर उड़ेल दिए गए सोने और चांदी की मुट्ठी की ओर देखते हुए। युवक ने अपने पड़ोसी की गहरी आंखों में लोभ की एक चमक देखी। अरे नहीं, उसने सहजता से कहा, वह धन मेरा नहीं है। मैं तो अभी अपने पिता से कह रहा था कि मुझे डर था, कहीं मेरी अनुपस्थिति में उन्हें किसी चीज की कमी न रही हो। और मुझे निश्चिंत करने के लिए उन्होंने अपनी थैली मेज पर खाली कर दी। आइए, पिता, वह आगे बोला, ये धन फिर से अपनी जेब में रख लीजिए, जब तक कि निस्संदेह हमारे पड़ोसी को स्वयं इसकी आवश्यकता न हो। उस स्थिति में यह उनके लिए उपलब्ध है। निस्संदेह नहीं, मेरे लड़के, कादेरूस ने कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और ईश्वर का धन्यवाद, मेरा काम शरीर और आत्मा दोनों को संभाले रखता है। अपना धन रखो, रखो। किसी के पास धन अधिक नहीं हो सकता। फिर भी तुम्हारे प्रस्ताव के लिए मैं उतना ही आभारी हूं, जितना कि मैंने उसका लाभ उठा लिया होता। यह सद्भावना से किया गया था, डांतिस ने कहा। मुझे इसमें संदेह नहीं। तो मैं यह सुनता हूं कि तुम मोरेल के साथ अच्छे संबंधों में हो, चालाक जो ठहरे। मोरेल मेरे प्रति सदा बहुत अच्छे रहे हैं, डांतिस ने उत्तर दिया। उस स्थिति में उनके साथ भोजन का निमंत्रण ठुकराना तुम्हारी भूल थी। क्या कहा? भोजन ठुकराया? वृद्ध डांतिस ने पूछा। क्या उन्होंने तुम्हें भोजन पर आमंत्रित किया था? हाँ पिता, एडमंड ने कहा, अपने पिता के इस उच्च सम्मान को जानकर हुए आश्चर्य पर मुस्कुराते हुए। तो फिर, पुत्र, तुमने मना क्यों किया? वृद्ध ने पूछा। ताकि मैं सीधे यहां आ सकूं, पिता, युवक ने उत्तर दिया। मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल था। उसे इससे अवश्य ही बुरा लगा होगा, उस भले मोरेल को, कादेरूस ने कहा। जब कोई कप्तान बनने की आशा रखता है, तो अपने मालिक को नाराज करना भूल होती है। मैंने अपने इनकार का कारण बता दिया था, और मुझे आशा है कि उन्होंने उसे समझ लिया। फिर भी कप्तान बनने के लिए मालिकों की कुछ चापलूसी करनी ही पड़ती है। मैं उसके बिना ही कप्तान बनने की आशा रखता हूं, डांतेस ने प्रत्युत्तर दिया। और भी अच्छा, तुम्हारे सारे पुराने मित्र इससे प्रसन्न होंगे, और मैं
वहां सेंट निकोलस के किले के पीछे किसी ऐसे को जानता हूं जो इससे दुखी भी नहीं होगा। मर्सिडीज, वृद्ध ने कहा। हाँ पिता, डांतिस ने आगे कहा। और आपकी अनुमति से, अब जब मैंने आपको देख लिया है, अब जब मुझे झांत है कि आप स्वस्थ हैं और आपके पास सब कुछ है, तो मैं ले कातालान जाकर मिलने की अनुमति चाहता हूं। जाओ बच्चे, वृद्ध डांतिस ने कहा। और ईश्वर तुम्हें तुम्हारी पत्नी में उतना ही आशीर्वाद दे जितना उसने मुझे मेरे पुत्र में दिया है। उसकी पत्नी, कादेरूस ने कहा। रुको, वृद्ध, रुको। मेरी जानकारी में तो अभी वह ऐसा नहीं है। नहीं, एडमंड ने उत्तर दिया, पर पूरी संभावना है कि शीघ्र ही होगी। कोई बात नहीं, कादेरूस ने कहा। कोई बात नहीं, तुमने लौटने में जल्दी करके अच्छा किया है, मेरे लड़के। क्यों? क्योंकि मर्सिडीज एक सुंदर युवती है, और सुंदर युवतियां वो कभी प्रशंसकों से रहित नहीं रहती, विशेषकर वह। उसके पीछे दर्जनों हैं। सच, एडमंड ने मुस्कुराते हुए कहा, यद्यपि उसकी मुस्कान में हल्की सी चिंता छिपी न रह सकी। हाँ, कादेरूस ने आगे कहा, और उनमें से कुछ के भविष्य भी अच्छे हैं। लेकिन निस्संदेह तुम तो कप्तान बनने वाले हो, इसलिए वह तुम्हें ठुकराएगी नहीं। जिसका अर्थ यह है, डांतिस ने कहा, मुस्कुराते हुए, पर अपनी चिंता को मुश्किल से छिपाते हुए, कि यदि मैं कप्तान ना होता। आह आह, कादेरूस ने कहा। अब रहने दो, युवक ने कहा। स्त्रियों के विषय में सामान्यतः, और मर्सिडीज के विषय में विशेष रूप से, मेरी राय तुमसे बेहतर है, और मुझे विश्वास है कि मैं कप्तान होता या ना होता, वह मेरे प्रति निष्ठावान ही रहती। और भी अच्छा, जब कोई विवाह करने जा रहा हो तो विश्वास रखना सदैव अच्छा होता है। पर इस विषय को यहीं छोड़ो। मेरी सलाह मानो, लड़के। अपनी वापसी की सूचना और अपनी अभिलाषाओं के विषय में उसे बताने में समय न गंवाओ। मैं अभी जा रहा हूं, एडमंड ने कहा। उसने अपने पिता को गले लगाया, कादेरूस की ओर सिर हिलाया और बाहर चला गया। कादेरूस कुछ क्षण और रुका, फिर वृद्ध डांतेस से विदा लेकर नीचे उतरा और डांगलार को खोजने चला गया, जो रियू सेनाक के मोड़ पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो डांगलार ने पूछा, क्या तुम उससे मिले? मैं अभी अभी उनके यहां से आया हूं, कादेरूस ने कहा। और क्या उसने कप्तान बनने की अपनी आशा के बारे में बात की? उसने ऐसे बात की मानो उसे पहले ही नियुक्त कर दिया गया हो। धैर्य, डांगलार ने कहा। मुझे तो लगता है कि वह कुछ अधिक ही उतावला है, क्योंकि लगता है मोरेल ने उसे अपना वचन दे दिया है। तो वह प्रसन्न है, इतना कि अभिमानी हो गया है। उसने पहले ही मुझे अपनी सेवाएं देने की पेशकश कर दी है, किसी बड़े व्यक्ति की तरह। वह मुझे धन उधार देना चाहता था, किसी बैंकर की तरह। तुमने मना कर दिया? निस्संदेह। हालांकि मैं स्वीकार भी कर सकता था, क्योंकि वही पहला व्यक्ति मैं था जिसने उसके हाथ में कभी चांदी के सिक्के दिए थे। पर अब डांतेस को किसी की आवश्यकता नहीं, वह कप्तान बनने वाला है। डांगलार ने कहा। अभी तो वह नहीं है। ईश्वर करे वह न बने, कादिरुस ने कहा। अन्यथा उससे बात करना असंभव हो जाएगा। यदि हम सचमुच चाहें, डांगलार ने कहा, तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा, और संभव है उससे भी कम हो जाए। तुम्हारा क्या अभिप्राय है? कुछ नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा था। क्या वह अभी भी उस सुंदर कातालान युवती से प्रेम करता है? पागलपन की हद तक। वह अभी वहीं गया है।
पर यदि मैं गंभीर रूप से भ्रमित नहीं हूं, तो उसे वहां सब कुछ अपनी रुचि के अनुसार नहीं मिलेगा। समझाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह तुम्हारे विचार से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम डांतेस को पसंद नहीं करते, क्या यह सही है? मुझे घमंड पसंद नहीं। तो फिर कातालान युवती के विषय में जो कुछ जानते हो, मुझे बताओ। मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर जैसा कि मैंने कहा, ऐसी बातें देखी हैं जो मुझे यह सोचने पर विवश करती हैं कि भावी कप्तान को वेल इन्फर्मरी के मार्ग के आसपास जो कुछ मिलेगा, उससे वह प्रसन्न नहीं होगा। तुमने क्या देखा? आओ, बताओ। मैंने ये देखा है कि हर बार जब मर्सिडीज नगर में आती है, तो उसके साथ एक लंबा कातालान युवक होता है। काली आंखों वाला, सुर्ख गालों वाला, रंग से बहुत गहरा और अत्यंत उग्र, जिसे वह मेरा चचेरा भाई कहती है। अच्छा, और क्या तुम्हें लगता है कि यह चचेरा भाई उससे प्रेमालाप कर रहा है? मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। 21 वर्ष का एक सुंदर युवक 17 वर्ष की एक सुंदर युवती के साथ और क्या करता है? और तुम कहते हो कि टांतेस्ले कातालान गया है? वह मुझसे पहले ही निकल गया था। मान लो हम भी उसी दिशा में चलें, रिजर्व में रुकें और ला माल्ग वाइन के एक गिलास पर जितना जाना जा सके जान लें। हमें कौन बताएगा? हम वहीं होंगे और डांतेस के चेहरे से देख लेंगे कि क्या हुआ है। तो चलो, कादेरूस ने कहा। पर भुगतान तुम करोगे? निश्चय ही, डांगलार ने उत्तर दिया। वे दोनों तेज कदमों से उस स्थान की ओर चल पड़े जिसका उन्होंने उल्लेख किया था, और वहां पहुंचकर एक बोतल और 2 गिलास मंगवाए। बूढ़े पामफिल ने डांतेस को वहां से गुजरते हुए 2 मिनट से भी कम समय पहले देखा था। निश्चित होकर कि वह लेक आतालान में है, वे प्लेन और सायकामोर के पेड़ों की कुंपलदार पत्तियों के नीचे बैठ गए, जिनकी डालियों में पक्षियों का एक प्रसन्न समूह वसंत के पहले सुंदर दिनों में से एक का मधुर गान कर रहा था। लेक आतालान, जिस स्थान पर दोनों मित्र दूर तक देखते हुए और कान लगाए लामाल्ग की झिलमिलाती शराब का आनंद ले रहे थे, वहां से लगभग 100 गज की दूरी पर एक नंगे टीले के पीछे, जो धूप और मिस्ट्राल से उजड़ा हुआ था, लेक कातालान का गांव स्थित था। एक दिन उपनिवेशवासियों का एक रहस्यमय समूह स्पेन से चला और भूमि की इस पतली पट्टी पर उतरा जहां वह आज भी बसा हुआ है। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए थे या वे कौन सी भाषा बोलते थे। उनके नेताओं में से एक, जो प्रोवेंसाल समझता था, ने मार्से की कम्यून से अनुरोध किया कि उन्हें यह नंगा और शुष्क प्रायद्वीप दे दिया जाए, जिस पर प्राचीन काल के नाविकों की तरह उन्होंने अपनी नावें खींच ली थीं। अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और 3 महीने बाद उन 12 या 15 नावों के चारों ओर एक छोटा सा गांव बस गया, जो समुद्र के इन जिप्सियों को वहां ले आई थी। वही गांव आंशिक रूप से मूरिश और आंशिक रूप से स्पेनी, विचित्र और चित्रमय ढंग से बना हुआ, आज भी दिखाई देता है और उन्हीं पुरुषों के वंशजों द्वारा आबाद है जो अपने पूर्वजों की भाषा बोलते हैं। 3 या 4 शताब्दियों से वे उसी छोटे प्रायद्वीप के प्रति निष्ठावान बने रहे हैं जिस पर वे पहली बार उतरे थे। समुद्री पक्षियों के एक झुंड की तरह उससे चिपके हुए, मार्सेई के निवासियों के साथ किसी भी प्रकार से घुले मिले बिना, आपस में विवाह करते हुए और अपने मातृदेश की आदतों और वेशभूषा को बनाए रखते हुए, जैसे उन्होंने उसकी भाषा को बनाए रखा है। पाठक को हमारे साथ उस छोटे से गांव की एकमात्र गली में चलना चाहिए और उन घरों में से एक में प्रवेश करना चाहिए जिसके बाहर धूप ने सूखे पत्तों सा वह सुंदर रंग दे दिया है, जो इस प्रदेश की इमारतों का विशेष गुण है। और भीतर सफेदी की एक परत, जो एक स्पेनी पोसादा की एकमात्र सजावट है, एक सुंदर युवती,
आबनूस काले बालों और हिरनी जैसी मखमली आंखों वाली, भीतर की एक दीवार से टिके खड़ी थी। वह शास्त्रीय मूर्ति जैसी पतली उंगलियों के बीच एक निष्कलुष हीदर की टहनी मसल रही थी और उसके फूल तोड़ रही थी, जिनके अवशेष पहले ही फर्श पर बिखरे पड़े थे। उसी समय उसकी बाहें कोहनी तक नंगी, जो धूप से सांवली हो चुकी थीं, पर अन्यथा मानो आर्ल की वीनस की बाहों पर ढली हुई हों, एक प्रकार की ज्वरग्रस्त अधीरता से कांप रही थीं, और वह अपने लचीले, सुगठ पांव से जमीन थपथपा रही थी, जिससे एक सुदृढ़, साहसी और गर्वित पिंडली दिखाई देती थी, जो धूसर और नीले हीरे नुमा डिजाइन वाली लाल सूती जुराब में कैद थी। कुछ दूरी पर 20 से 22 वर्ष का एक लंबा युवक कुर्सी पर बैठा था, उसे बेचैनी से दो पायों पर झुलाते हुए एक पुरानी कीड़ों से खाई हुई अलमारी पर कोहनी टिकाए, और उसे ऐसे भाव से देख रहा था जिसमें चिंता और खींच दोनों मिली हुई थीं। उसकी आंखें प्रश्न करती थीं, पर युवती की आंखें दृढ़ और अडिग उनकी बातचीत पर हावी थीं। कृपया, मर्सेडेस, उस युवक ने कहा, ईस्टर फिर आ रहा है। यह विवाहों का समय है। मुझे अपना उत्तर दे दो। तुम्हें वह 100 बार मिल चुका है, फर्नांड, मर्सेडेस ने कहा, और मुझसे फिर पूछने के लिए तुम्हें सचमुच स्वयं को यातना देने में आनंद आता होगा। तो उसे दोहराओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे एक बार फिर दोहराओ, ताकि मैं उस पर विश्वास कर सकूं। मुझे 100 बार बताओ कि तुम मेरे प्रेम को अस्वीकार करती हो, जबकि तुम्हारी माँ मुझे स्वीकार करती है। मुझे यह विश्वास दिलाओ कि तुम मेरी प्रसन्नता से खेलना चाहती हो, और मेरा जीवन और मेरी मृत्यु तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। हे ईश्वर, हे ईश्वर, 10 वर्षों तक यह स्वप्न देखना कि मैं तुम्हारा पति बनूं, मर्सेडेस, और फिर उस आशा को खो देना जो मेरे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य थी। कम से कम मैंने तुम्हें उस आशा में कभी प्रोत्साहित नहीं किया, फर्नांड, मर्सेडेस ने उत्तर दिया। तुम मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने कभी एक बार भी तुम्हारे साथ छेड़खानी की हो। मैंने बार बार कहा है, मैं तुम्हें भाई की तरह प्रेम करती हूँ, पर मुझसे इस भ्रातृ प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी मत मांगो, क्योंकि मेरा हृदय किसी और का है। क्या मैंने तुम्हें सदा यही नहीं कहा है, फरनाथ? हाँ, मर्सिडेस, मैं जानता हूँ, युवक ने उत्तर दिया। हाँ, तुम सदा सराहनीय रूप से और निर्दयतापूर्वक मेरे प्रति ईमानदार रही हो। पर क्या तुम यह भूल रही हो कि कातालानों में यह एक पवित्र नियम है कि वे केवल अपने ही बीच विवाह करते हैं? तुम गलत हो, फरनाथ। यह कोई नियम नहीं, बल्कि केवल एक प्रथा है। और मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने पक्ष में उस प्रथा की दुहाई न दो। तुम्हारा सैन्य भर्ती के लिए चयन हो चुका है, फरनाथ, और जो स्वतंत्रता तुम अभी भोग रहे हो, वह केवल एक अस्थायी राहत है। किसी भी क्षण तुम्हें सेना में सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। जब तुम सैनिक बन जाओगे, तब मेरे साथ क्या करोगे? मेरा अर्थ है, एक गरीब अनाथ लड़की के साथ, उदास और निर्धन, जिसकी एकमात्र संपत्ति लगभग खंडहर हो चुकी एक झोपड़ी है, जिसमें कुछ घिसे पिटे जाल टंगे हैं। वह तुच्छ विरासत जो मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ी थी, और मेरी माँ ने मुझे। सोचो, फरनाथ, कि उसकी मृत्यु के बाद से 1 वर्ष में मैंने लगभग दान पर ही जीवन बिताया है। कभी कभी तुम यह दिखावा करते हो कि मैं तुम्हारे किसी काम की हूं, ताकि तुम अपनी पकड़ मुझसे बांटने को उचित ठहरा सको। और मैं स्वीकार कर लेती हूँ, फरनाथ, क्योंकि तुम मेरे पिता के एक भाई के पुत्र हो, क्योंकि हम साथ साथ बड़े हुए हैं, और इसके अतिरिक्त सबसे बढ़कर इसलिए कि यदि मैं मना कर दूं तो तुम्हें बहुत दुख होगा। पर मैं भली भांति जानती हूँ कि जो मछलियाँ मैं बाजार में ले जाती हूँ, जिनसे मुझे वह धन मिलता है,
जिससे मैं सन काटती हूँ, मैं भली-भाँति जानती हूँ, फरनाउत, कि वह दान है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मर्सेडेस? फरनांद ने कहा। तुम जैसी गरीब और अकेली हो, वैसे ही तुम मुझे मार्सेई के सबसे गर्वीले जहाज मालिक या सबसे धनी बैंकर की बेटी से भी अधिक उपयुक्त लगती हो। हम जैसे लोगों को क्या चाहिए? एक ईमानदार पत्नी और एक अच्छी गृहिणी। इन दोनों में तुमसे बेहतर मुझे कहाँ मिलेगी? फर्नांद, मर्सिडीज ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जब कोई अपने पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष से प्रेम करता हो, तब न तो वह अच्छी गृहिणी होती है और न ही ईमानदार स्त्री बने रहने का वचन दे सकती है। मेरी मित्रता से संतुष्ट रहो, क्योंकि मैं दोहराती हूँ, मैं तुम्हें केवल वही देने का वचन देती हूँ और वही वचन देती हूँ जिसे निभाने में मैं स्वयं को सक्षम समझती हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ, फरनात ने कहा। तुम अपनी गरीबी को धैर्य से सह लेती हो, पर मेरी गरीबी से डरती हो। खैर, मर्सिडीज, तुम्हारे प्रेम के साथ मैं अपना भाग्य आजमाऊंगा। तुम मुझे सौभाग्य दोगी और मैं धनी बन जाऊंगा। मैं अपना मछली पकड़ने का जाल और दूर तक डाल सकता हूँ। मैं किसी दुकान में मुनीम का काम कर सकता हूँ। मैं स्वयं व्यापारी भी बन सकता हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, फर्नांद। तुम एक सैनिक हो, और यदि तुम यहाँ कातालानों के बीच रहते हो, तो इसका कारण ये है कि लड़ने के लिए इस समय कोई युद्ध नहीं है। इसलिए मछुआरे ही बने रहो। उन बातों का स्वप्न मत देखो जो वास्तविकता को तुम्हारे लिए और भी अधिक भयानक बना दें। और मेरी मित्रता से संतुष्ट रहो, क्योंकि मैं तुम्हें इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं दे सकती। तुम ठीक कहती हो, मर्सिडीज। मैं एक नाविक बनूंगा और अपने पूर्वजों के उस पहनावे के स्थान पर, जिसे तुम तुच्छ समझती हो, मैं पेटेंट चमड़े की टोपी, धारीदार कमीज और बटनों पर लंगर बने नीले रंग की जैकेट पहनूंगा। क्या किसी पुरुष को तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसा ही पहनना चाहिए? तुम क्या कहना चाहते हो? मर्सिडीज ने आदेशात्मक दृष्टि से पूछा। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। मैं ये कहना चाहता हूँ, मर्सिडीज, कि तुम मेरे प्रति इतनी कठोर और निर्दयी केवल इसलिए हो क्योंकि तुम ऐसे ही वस्त्र पहने किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हो। पर संभव है कि जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही हो वह चंचल हो, और यदि वह न भी हो तो समुद्र उसके लिए चंचल होगा। फरनाथ, मर्सिडीज ने पुकारा। मैंने सोचा था कि तुम दयालु हो, पर मैं भ्रमित थी। अपनी ईर्ष्या को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर के क्रोध को बुलाना तुम्हारी दुष्टता है। हाँ, मैं इसे नकारूंगी नहीं। मैं उसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हूँ जिसका तुम वर्णन कर रहे हो। मैं उससे प्रेम करती हूँ, और यदि वह लौटकर ना आए, तो उस चंचलता को दोष देने के स्थान पर, जिसकी चर्चा तुम्हें प्रिय है, मैं यही समझूंगी कि वह मुझसे प्रेम करते हुए मरा। युवा कातालान ने क्रोधपूर्ण संकेत किया। मैं समझती हूँ कि इसका क्या अर्थ है, फर्नांद। तुम उसे दोषी ठहराना चाहते हो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, और अपनी कातालान छुरी से उसके खंजर को टकराना चाहते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? यदि तुम पराजित हुए तो मेरी मित्रता खो दोगे। यदि तुम विजयी हुए तो वही मित्रता घृणा में बदल जाएगी। मेरा विश्वास करो, जब कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है, तो उसके साथ तलवारें टकराकर उसका हृदय नहीं जीता जाता। नहीं, फरनांद, बुरे विचारों में मत बहो। चूंकि तुम मुझे पत्नी के रूप में नहीं पा सकते, इसलिए मुझे मित्र और बहन के रूप में पाने से संतुष्ट रहो। किसी भी स्थिति में, उसने जोड़ा। उसकी आंखें चिंतित थीं और आंसुओं से भर रही थीं। यहीं रहो, फरनाथ। तुमने स्वयं अभी कहा था कि समुद्र
विश्वासघाती है। उसे गए हुए 4 महीने हो चुके हैं और इन 4 महीनों में मैंने बहुत से तूफान गिने हैं। फर्नांद निर्विकार बना रहा। उसने मर्सेडेस के गालों से बहते आंसुओं को पोंछने का कोई प्रयास नहीं किया। फिर भी वह उन प्रत्येक आंसुओं के बदले अपने रक्त का एक गिलास देने को तैयार था। पर वे आंसू किसी और के लिए बह रहे थे। वह उठा, झोंपड़ी के चारों ओर घूमकर लौटा और मर्सेडेस के सामने रुक गया। आंखों में अंधकार और मुट्ठियां भींची हुई। अब बताओ मर्सेडेस, उसने कहा, एक बार फिर उत्तर दो। क्या तुमने सचमुच अपना निश्चय कर लिया है? मैं एडमंड डांतेस से प्रेम करती हूँ, युवती ने ठंडे स्वर में कहा। और एडमंड के अतिरिक्त कोई मेरा पति नहीं होगा। और तुम उससे सदा प्रेम करती रहोगी जब तक मैं जीवित हूं। फरनाथ ने निराश व्यक्ति की तरह सिर झुका लिया। एक ऐसी सांस छोड़ी जो कराह जैसी थी। फिर अचानक दांत भींचकर और नथुने फुलाकर ऊपर देखा। पर मान लो वह मर गया हो। यदि वह मर गया तो मैं मर जाऊंगी। और यदि वह तुम्हें भूल जाए? मर्सिडीज, घर के बाहर से एक प्रसन्न स्वर पुकारा। मर्सिडीज। आह, युवती ने आनंद से लाल पड़ते हुए और प्रेम से भरकर उछलते हुए कहा। देखा, उसने मुझे नहीं भुलाया। वह यहां है। और वह दरवाजे की ओर दौड़ी, उसे खोलते हुए पुकारा। मेरे पास आओ एडमंड, मैं यहां हूं। पीला और कांपता हुआ फर्नाउंड ऐसे पीछे हटा जैसे कोई यात्री सांप को देखकर करता है, और अपनी कुर्सी से टकराकर उसमें गिर पड़ा। एडमंड और मर्सेडेस एक दूसरे की बाहों में थे। द्वार से भीतर चमकता हुआ मार्सेई का तप्त सूर्य उन्हें प्रकाश की बाढ़ में डुबो रहा था। पहले क्षणों में उन्होंने अपने आसपास की किसी वस्तु को नहीं देखा। अत्यंत आनंद की एक विशाल लहर ने उन्हें संसार से अलग कर दिया, और वे अधूरे शब्द बोल रहे थे, जो ऐसे तीव्र हर्ष के उफान होते हैं कि वे पीड़ा की अभिव्यक्ति जैसे लगते हैं। अचानक एडमंड ने अंधकार में फरनाद की गंभीर आकृति देखी, पीली और धमकी भरी, एक ऐसे संकेत के साथ जिसका उसे स्वयं भी भान नहीं था। युवा कातालान ने अपने कमरबंद में बंधी छुरी पर हाथ रख दिया था। ओह, क्षमा करना, डांतेस ने भौं उठाते हुए कहा। मुझे यह झात नहीं था कि हम अकेले नहीं हैं। फिर मर्सेदेस की ओर मुड़कर उसने पूछा, यह सज्जन कौन है? वे तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र होंगे, डांतेस, क्योंकि वे मेरे मित्र, मेरे चचेरे भाई और मेरे भाई हैं। यह फर्नांद हैं, अर्थात वह व्यक्ति जिसे तुम्हारे बाद मैं संसार में सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। क्या तुम उन्हें नहीं पहचानते? आह, हाँ, निस्संदेह, एडमंड ने कहा, और मर्सेदेस का हाथ अपने एक हाथ में थामे हुए उसने दूसरे हाथ को कातालान की ओर स्नेहपूर्ण संकेत में बढ़ाया। पर फर्नांद ने इस मित्रता के संकेत का प्रत्युत्तर देने के स्थान पर मूर्ति की भांति मौन और स्थिर रहना ही चुना। इतना पर्याप्त था कि एडमंड ने भावनाओं से कांपती मर्सेदेस से लेकर गंभीर और धमकी भरे फर्नांद तक प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। उस एक दृष्टि ने उसे सब कुछ बता दिया। उसका मस्तक क्रोध से ढक गया। मुझे यह झात नहीं था कि मैं इतनी जल्दी तुम्हें देखने आया हूं मर्सेदेस, केवल यहां एक शत्रु को पाने के लिए। एक शत्रु? मर्सेदेस ने अपने चचेरे भाई की ओर क्रोधित दृष्टि डालते हुए पुकारा। एक शत्रु? मेरे घर में, तुम कहते हो, एडमंड? यदि मैं ऐसा सोचती
तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती और तुम्हारे साथ मार से ही चली जाती, इस घर को छोड़कर, कभी वापस ना लौटने के लिए। फरनाद की आंखें क्रोध से चमक उठीं। और यदि तुम पर कोई विपत्ति आ पड़े, मेरे प्रिय एडमंड, उसने वही शांत दृढ़ता बनाए रखते हुए आगे कहा, फरनाद को यह सिद्ध करते हुए कि उसने उसके मन की कुटिल गहराइयों को पढ़ लिया है। यदि तुम्हारे साथ कोई अनिष्ट हो जाए, तो मैं केप दे मौर्जियो पर चढ़ूंगी और चट्टानों पर सिर के बल स्वयं को गिरा दूंगी। फरनाद के चेहरे से रक्त उतर गया। पर तुम गलत हो, एडमंड, वह आगे बोली। यहां तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है। यहां केवल फर्नांद है, मेरा भाई, जो एक सच्चे मित्र की तरह तुम्हारा हाथ मिलाएगा। इन शब्दों के साथ युवती ने अपना आदेशात्मक चेहरा कातालान की ओर मोड़ा, और वह, मानो उसकी दृष्टि से सम्मोहित हो गया हो, धीरे धीरे एडमंड के पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। उसका घृणा भाव एक निष्फल लहर की तरह उस प्रभाव के सामने टूट गया जो स्त्री उस पर रखती थी। पर जैसे ही उसने एडमंड का हाथ छुआ, उसे लगा कि उसने अपने सामर्थ्य की अंतिम सीमा तक सब कुछ कर लिया है, और वह झटपट घर से बाहर निकल गया। आह! वह पागल की तरह दौड़ते हुए और अपने बालों में हाथ गड़ाते हुए चिल्लाया, आह! कौन मुझे इस व्यक्ति से मुक्त करेगा? दुर्भाग्यशाली मैं, दुर्भाग्यशाली मैं। अरे कातालान! अरे फरनांद! कहाँ जा रहे हो? एक आवाज ने उसे पुकारा। युवक वहीं रुक गया, चारों ओर देखा और पत्तों से ढकी एक छतरी के नीचे मेज पर बैठे कादेरूस को डांगलार के साथ देखा। अब क्या? कादेरूस ने कहा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? क्या तुम्हें इतनी जल्दी है कि मित्रों को नमस्कार करने का भी समय नहीं? खासकर तब, डांगलार ने जोड़ा, जब उनके सामने अभी भी लगभग भरी हुई बोतल रखी है। फरनांद ने दोनों पुरुषों की ओर विस्मित दृष्टि से देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। वह कुछ उदास लगता है, डांगलार ने कहा, घुटने से कादेरूस को हल्का सा ठेलते हुए। क्या हम गलत हो सकते हैं? जो हम सोच रहे थे उसके विपरीत? क्या यह हो सकता है कि डांतेस ने बाजी मार ली हो? क्यों? हमें तो बस पता लगाना होगा, कादेरूस ने कहा, और युवक की ओर मुड़कर बोला, तो कातालान, क्या तुमने अपना निश्चय कर लिया है? फर्नांद ने अपने माथे से पसीना पोंछा और धीरे धीरे पत्तों की छतरी के नीचे आ गया। उसकी छाया मानो उसके मन को कुछ शांत कर रही थी, और उसकी ठंडक उसके थके हुए शरीर में थोड़ी सी ताजगी लौटा रही थी। नमस्कार, उसने कहा, मुझे लगता है आपने मुझे पुकारा था। मैंने तुम्हें इसीलिए पुकारा, कादेरूस ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम पागल की तरह दौड़ रहे थे और मुझे डर था कि कहीं तुम जाकर समुद्र में न कूद पड़ो। अरे भाई, जब मित्र होते हैं तो केवल उन्हें शराब का गिलास देने के लिए ही नहीं होते, बल्कि उन्हें 3-4 घूंट पानी पीने से रोकने के लिए भी होते हैं। फरनाद ने एक ऐसी कराह भरी जो सिसकी जैसी थी, और अपना सिर मेज पर रखी अपनी आपस में क्रॉस की हुई कलाइयों पर गिरा दिया। तो फिर फरनाद, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि क्या है? कादेरूस ने आगे कहा, साधारण व्यक्ति की उस रूखी निर्ममता के साथ जो उसकी जिज्ञासा में किसी भी प्रकार की शिष्टता भुला देती है। तुम मुझे ऐसे व्यक्ति लगते हो जिसका प्रेम में अपमान हुआ है। उसने इस टिप्पणी के साथ ठाका लगाया। हम्म, डांगलार ने पलटकर कहा, ऐसे गठीले युवक के लिए प्रेम में दुखी होना असंभव है। तुम मजाक कर रहे हो, कादेरूस। बिल्कुल नहीं, दूसरे ने कहा।
बस उसकी आहें सुनो। आओ फर्नांद, आओ, मेज से अपनी नाक उठाओ और हमें बताओ। मित्र, जब तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हो, तो उत्तर देने से इनकार करना अच्छा व्यवहार नहीं है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, फर्नांद ने मुट्ठियां भींचते हुए और ऊपर देखे बिना कहा। आह, डांगलार, अब तुम देख रहे हो, कादिरुस ने अपने मित्र की ओर आंख मारते हुए कहा। बात यह है, यहाँ फर्नांद, जो एक अच्छा साहसी कातलान है, मार्सेई के श्रेष्ठ मछुआरों में से एक सुंदर युवती मर्सेदेस से प्रेम करता है। पर दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वह युवती स्वयं फ्राउन के दूसरे सहायक से प्रेम करती है। और चूंकि फ्राउन आज ही बंदरगाह में आया है, मेरी बात समझ रहे हो? नहीं, नहीं समझ रहा, डांगलार ने कहा। बेचारे फर्नांद को विदाई का आदेश मिल गया है, कादिरुस ने आगे कहा। तो फिर? फरनात ने कहा, सिर उठाकर कादिरुस की ओर देखते हुए, मानो किसी पर अपना क्रोध उतारने को तत्पर हो। मर्सेदेस स्वतंत्र है ना? वह जिसे चाहे प्रेम करने के लिए स्वतंत्र है। ओह, यदि तुम इसे इसी तरह लेते हो, कादिरुस ने कहा, तो बात और है। मैं तो समझता था कि तुम कातालान हो, और मैंने सुना था कि कातालान ऐसे पुरुष नहीं होते जो किसी प्रतिद्वंद्वी द्वारा हटाए जाने दें। यहाँ तक कहा गया था कि विशेष रूप से फर्नांद प्रतिशोध में भयावह है। फर्नांद ने दया भरी मुस्कान के साथ कहा, प्रेमी कभी भयावह नहीं होता, बेचारा लड़का, डांगलार ने आगे कहा, मानो हृदय की गहराइयों से युवक के लिए शोक प्रकट कर रहा हो। तुम क्या अपेक्षा करते हो? उसने यह नहीं सोचा था कि डांतेस अचानक इस तरह लौट आएगा। शायद उसने उसे मरा हुआ या अविश्वासी समझ लिया हो। कौन जाने, ऐसी बातें तब और भी कष्टदायक होती हैं जब वे अचानक हमारे साथ घटती हैं। किसी भी स्थिति में, कादेरूस ने कहा, बोलते बोलते पीते हुए और लामाल की तीव्र शराब का असर दिखाने लगते हुए, किसी भी स्थिति में डांतेस की इस सौभाग्यपूर्ण वापसी से केवल फरनाथ ही अप्रसन्न नहीं हुआ है ना, डांगलार? नहीं, तुम जो कह रहे हो वह सही है, और मैं यह भी जोड़ सकता हूं कि यह उसके लिए दुर्भाग्य लेकर आएगी। कोई बात नहीं, कादिरूस ने आगे कहा, फर्नांद के लिए शराब उड़ेलते हुए और 8वीं या 9वीं बार अपना गिलास भरते हुए, जबकि डांगलार ने अपने सामने रखा गिलास मुश्किल से छुआ था। कोई बात नहीं, कम से कम वह मर्सेदेस से विवाह करेगा, सुंदर मर्सेदेस से। वह इसी उद्देश्य से तो लौटा है। जब दूसरा बोल रहा था, डांगलार ने युवक की ओर तीक्ष्ण दृष्टि डाली, जिसके हृदय पर कादेरूस के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे। और विवाह कब है? उसने पूछा। ओह, यह अभी तय नहीं हुआ है, फरनात ने बुदबुदाया। नहीं, पर होगा, कादेरूस ने कहा, उतना ही निश्चित जितना यह कि डांतेस फ्राउन का कप्तान बनेगा। क्या कहते हो, डांगलार? इस अप्रत्याशित आघात से डांगलार कांप उठा और कादेरूस की ओर मुड़कर उसका चेहरा देखने लगा कि कहीं यह वार पूर्व नियोजित तो नहीं था। पर उसने वहां केवल लालच देखा, एक ऐसा चेहरा जो शराब से लगभग मदहोश हो चुका था। बहुत अच्छा, उसने कहा, गिलास भरते हुए। तो आओ, कप्तान एडमंड डांतेस और सुंदर कातालान की भावी पत्नी के नाम जाम उठाए। कादेरूस ने सुस्त हाथ से गिलास होठों तक उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया।
वरनाद ने अपना गिलास उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। हाँ, हाँ, कादिरूस ने कहा। मैं वहां क्या देख रहा हूं, उस पहाड़ी की चोटी पर कातालान गांव की ओर से आते हुए। देखो फरनाद, तुम्हारी नज़र मेरी से बेहतर है। मुझे लगता है कि मेरी आंखें अब उतनी साफ नहीं रहीं। और जैसा कि तुम जानते हो, शराब एक छलिया दानव है। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है मानो दो प्रेमी साथ साथ, कंधे से कंधा मिलाकर और हाथों में हाथ डाले चले आ रहे हों। ईश्वर मुझे क्षमा करे, उन्हें यह एहसास नहीं है कि हम उन्हें देख सकते हैं। और जरा देखो तो, वे एक दूसरे को चूम रहे हैं। डांगलार ने फरनाउत के चेहरे पर छाई पीड़ा की हर एक रेखा को देखा, जो उसकी आंखों के सामने बदलती जा रही थी। क्या तुम जानते हो कि वे कौन हैं, फर्नांद? उसने पूछा। हाँ, दूसरे ने बोझिल स्वर में उत्तर दिया। वे एडमंड और मर्सिडीज हैं। तो देखा, कादिरुस ने कहा। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया था। अरे डांतेस, अरे सुंदर युवती, एक पल के लिए नीचे आओ और हमें बता दो कि विवाह कब है। यहाँ फरनाउत इतना हठी है कि हमें कुछ बताता ही नहीं। चुप क्यों नहीं रहते? डांगलार ने कहा, मानो कादेरूस को रोक रहा हो, जबकि वह शराबी हट के साथ छत्र के बाहर झुक रहा था। सीधे खड़े रहने की कोशिश करो और प्रेमियों को शांति से आनंद लेने दो। अरे, फरनाद को ही देखो, वह समझदारी दिखा रहा है। तुम भी वैसा ही क्यों नहीं करते? संभव है कि फरनाउत सीमा तक उकसाया हुआ और डांगलार द्वारा ऐसे ललकारा गया जैसे बैंडेरी लेरोसांड को उकसाते हैं, अंततः आगे कूद पड़ता, क्योंकि वह पहले ही खड़ा हो चुका था और अपने प्रतिद्वंद्वी पर झपटने के लिए शक्ति जुटाता हुआ प्रतीत हो रहा था। पर मर्सेडेस, सीधी खड़ी और हंसती हुई, ने अपना सुंदर सिर पीछे फेंका और अपनी स्वच्छ आंखों से एक दृष्टि डाली। उसी क्षण फरनाद को उसकी वह धमकी याद आ गई कि यदि एडमंड मर गया तो वह भी मर जाएगी। और वह निराश होकर फिर अपनी कुर्सी पर ढह गया। डांगलार ने दोनों पुरुषों को देखा, एक शराब से मदहोश, दूसरा प्रेम का दास, और बुदबुदाया, इन मूर्खों से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे भय है कि मैं एक मद्यप और एक कायर के बीच बैठा हूं। एक और एक ऐसा व्यक्ति है जो ईर्ष्या से खाया जा रहा है, और जहां उसे विष से मदहोश होना चाहिए, वहां वह अपने दुख को शराब में डुबो रहा है। दूसरी ओर एक बड़ा मूर्ख, जिसकी प्रेयसी को उसकी आंखों के सामने ही उससे छीन लिया गया है, और जो बच्चे की तरह रोने और स्वयं पर दया करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। और फिर भी उसके पास किसी स्पेनी, सिसिली या कालाब्रियन जैसी जलती हुई आंखें हैं। वे लोग जो प्रतिशोध के मामले में इतने निपुण होते हैं, और ऐसी मुट्ठियां जो कसाई के हथौड़े की तरह किसी बैल का सिर कुचल सकती है। निस्संदेह भाग्य एडमंड के पक्ष में है। वह सुंदर युवती से विवाह करेगा, कप्तान बनेगा और हमारे मुंह पर हंसेगा, जब तक कि डांगलार के होंठों पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। जब तक कि मैं इसमें हस्तक्षेप न करूं। कादेरूस, आधा खड़ा, मेज पर मुट्ठियां जमाए, अब भी चिल्ला रहा था। अरे, अरे, एडमंड, क्या तुम्हें अपने मित्र दिखाई नहीं देते, या तुम उनसे बात करने के लिए बहुत अभिमानी हो गए हो? नहीं, मेरे प्रिय कादेरूस, एडमंड ने उत्तर दिया। मैं अभिमानी नहीं हूं, पर प्रसन्न हूं, और मेरा विश्वास है कि प्रसन्नता अभिमान से भी अधिक चकाचौंध करने वाली होती है। आखिरकार सब स्पष्ट हो गया, कादेरूस ने कहा। ओह, तुम्हें नमस्कार।
तांतेस। मर्सिडीज ने गंभीरता से सिर झुकाया और कहा, वह अभी मेरा नाम नहीं है, और मेरे देश में कहते हैं कि किसी युवती को उसके मंगेतर का नाम विवाह से पहले देना अशुभ होता है। इसीलिए कृपया मुझे मर्सिडीज ही कहिए। तुम्हें मेरे अच्छे पड़ोसी कादेरूस को क्षमा करना चाहिए। डांतिस ने कहा, वह इतनी कम ही भूल करता है। तो विवाह शीघ्र ही होने वाला है, डांतिस। डांगलार ने दोनों युवाओं का अभिवादन करते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके आज सब कुछ मेरे पिता के घर तय किया जाएगा, और कल या अधिक से अधिक परसों यहाँ ला रिजर्व में हमारी सगाई का भोज होगा। मुझे आशा है कि मेरे मित्र हमारे साथ होंगे। तुम अवश्य आमंत्रित हो, डांगलार, और तुम भी, कादेरूस। और फरनाथ, कादेरूस ने भद्दी हंसी के साथ पूछा, क्या फरनाथ भी वहां होगा? मेरी पत्नी का भाई मेरा भाई है, एडमंड ने कहा, और यदि वह ऐसे समय में हमसे अलग रहे तो मर्सिडेस और मुझे दोनों को गहरा दुख होगा। फरनाद ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला, पर उसकी आवाज गले में अटक गई और वह एक भी शब्द न बोल सका। आज समझौता, कल या परसों सगाई। अरे, तुम तो बहुत जल्दी में हो, कप्तान। डांगलार, एडमंड ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे वही कहूंगा जो मर्सिडेस ने अभी मुझसे कहा था। मुझे वह उपाधि मत दो जो अभी मेरी नहीं है। यह मेरे लिए अशुभ हो सकती है। क्षमा करना, डांगलार ने उत्तर दिया। मैं तो केवल यह कह रहा था कि तुम बहुत जल्दी में प्रतीत होते हो। आखिर हमारे पास समय ही समय है। फराउन कम से कम 3 महीनों तक फिर रवाना नहीं होगा। मनुष्य सदा सुख की ओर जल्दी करता है, एडमंड ने कहा, क्योंकि जिसने बहुत कष्ट सहा हो उसे उस पर विश्वास करने में कठिनाई होती है। पर मुझे केवल स्वार्थ प्रेरित नहीं कर रहा है। मुझे पेरिस जाना है। आह, पेरिस! और क्या यह तुम्हारी पहली यात्रा होगी, डांतेस? हाँ। वहां कोई काम है? मेरा नहीं, बल्कि हमारे गरीब कप्तान लेक्लेयर की एक अंतिम इच्छा, जिसे मुझे पूरा करना है। तुम समझते हो, डांगलार, यह दायित्व मेरे लिए पवित्र है। फिर भी चिंता मत करो। मैं उतने ही समय के लिए जाऊंगा जितना वहां जाकर लौटने में लगे। हाँ, हाँ, मैं समझता हूं, डांगलार ने ऊंचे स्वर में कहा। फिर मन ही मन जोड़ा, पेरिस। निस्संदेह वह पत्र पहुंचाने के लिए जो मार्शल ने उसे दिया था। ईश्वर की कसम, उस पत्र ने मुझे एक विचार दिया है, एक उत्कृष्ट विचार। आह, डांतेस, मेरे मित्र, फराउन की सूची में तुम्हारा नाम अभी प्रथम स्थान पर नहीं है। फिर जाते हुए एडमंड की ओर मुड़कर उसने पुकारा, सुखद यात्रा। धन्यवाद, एडमंड ने मुड़ते हुए और मित्रतापूर्ण ढंग से हाथ हिलाते हुए उत्तर दिया। इसके बाद दोनों प्रेमी अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए, तो चुनी हुई आत्माओं की तरह शांत और प्रसन्न, जो स्वर्ग की ओर जा रही हों। षड्यंत्र। डांगलार की आंखें एडमंड और मर्सिडेस का पीछा करती रहीं, जब तक कि दोनों प्रेमी फोर्ट सेंट निकोलस के एक मोड़ के पीछे ओझल न हो गए। तभी उसने मुड़कर फर्नाउंड को देखा, जो अपनी कुर्सी पर फिर से ढह गया था, पीला और कांपता हुआ, जबकि कादेरूस शराबी गीत के शब्द बुदबुदा रहा था। तो डांगलार ने फरनाद से कहा, मुझे लगता है कि इस विवाह से हर कोई प्रसन्न नहीं है। मैं निराशा में हूं।
फरनाथ ने कहा, तुम मर्सिडीज से प्रेम करते हो? मैं उससे प्रेम करता हूँ, पूरी आत्मा से। बहुत समय से, जब से मैं उसे जानता हूँ, मैंने सदा उससे प्रेम किया है। और तुम बस यहाँ बैठे रहते हो और अपने बाल नोचते हो, किसी उपाय को खोजने के बजाय। ईश्वर की कसम, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे देश के लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। तो तुम मुझसे क्या अपेक्षा करते हो? फरनांद ने पूछा। मुझे क्या पता, क्या यह मेरा काम है? जितना मैं देखता हूँ, मर्सिडीज से प्रेम करने वाला मैं नहीं हूँ, तुम हो। धर्मग्रंथ कहता है, खोजो और पाओगे। मैंने तो पहले ही खोज लिया था। क्या? मैं उस व्यक्ति पर छुरा घोंपना चाहता था, पर युवती ने कहा कि यदि उसके मंगेतर को कोई हानि पहुंची तो वह स्वयं को मार डालेगी। बह, डांगलार ने कहा, लोग ऐसी बातें कहते हैं पर करते नहीं। तुम मर्सिडीज को नहीं जानते? फरनाद ने कहा, यदि वह कुछ करने की धमकी देती है तो वह अवश्य करती है। मूर्ख, डांगलार ने बुदबुदाया, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह स्वयं को मारे या नहीं? बस इतना पर्याप्त है कि डांतेस कप्तान न बने। और मर्सिडीज के मरने से पहले, फरनांद ने दृढ़ स्वर में आगे कहा, मैं स्वयं मर जाऊंगा। यह है प्रेम, कादेरूस ने कहा। उसकी आवाज शराब से और अधिक लड़खड़ा रही थी। यह है प्रेम, या फिर मैं प्रेम को जानता ही नहीं? आओ आओ, टांगलार ने कहा, तुम मुझे एक भले युवक प्रतीत होते हो। और ईश्वर की कसम, मैं तुम्हारा दुहक हल्का करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, कादेरूस ने कहा, आओ आओ। मेरे मित्र, डांगलार ने कहा, तुम 3/4 नशे में हो। पूरा कर लो और बोतल खत्म कर दो। पियो, पर हमारे काम में हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं मजाक में आन बैठे, उसके लिए साफ दिमाग चाहिए। मैं नशे में? कादेरूस ने कहा, कभी नहीं। मैं तुम्हारी 4 और बोतलें पी सकता हूं, जो इत्र की शीशियों से ज्यादा बड़ी भी नहीं है। पैर पामफिल, हमें और शराब लाओ। और ये कहते हुए कादिरुस ने गिलास मेज पर दे मारा। तुम क्या कह रहे थे? फरनात ने पूछा, टांगलार की बात सुनने को अधीर। मैं क्या कह रहा था? डांगलार ने कहा, मुझे याद नहीं। इस शराबी कादिरुस ने मेरा ध्यान पूरी तरह भटका दिया है। शराबी कहो तो कहो, उन पर धिक्कार है जो शराब से डरते हैं। वे इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके विचार बुरे होते हैं और उन्हें भय होता है कि शराब उनकी जीभ खोल देगी। कादिरुस ने उस समय प्रचलित एक गीत की अंतिम 2 पंक्तियां गुनगुनानी शुरू कर दी। बाढ़ ने यह सिद्ध कर दिया है, सब दुष्ट लोग पानी ही पीते हैं। तुम कह रहे थे, फरनाथ ने आगे कहा, कि तुम मेरा दुख हल्का करना चाहते हो, पर तुमने यह भी जोड़ा कि हाँ, मैंने यह जोड़ा था कि तुम्हें संतुष्ट करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि डांतेस उस युवती से विवाह न करे जिसे तुम प्रेम करते हो। और यह विवाह, मुझे लगता है, बहुत संभव है कि ना हो। भले ही डांतेस मरे नहीं, केवल मृत्यु ही उन्हें अलग कर सकती है। फरनांद ने कहा, मेरे मित्र, तुम्हारा मस्तिष्क सीप जैसा है। कादेरूस ने कहा, और यहाँ डांगलार, जो बड़ा चतुर है, यूनानी की तरह चालाक, तुम्हें गलत सिद्ध करेगा। करो डांगलार, करो। मैंने तुम्हारा पक्ष लिया है। उसे बताओ कि डांतेस को मरने की आवश्यकता नहीं।
वैसे भी यदि वह मर जाए तो यह खेदजनक होगा। डांतेस अच्छा युवक है, मुझे वह पसंद है। डांतेस के स्वास्थ्य के नाम। फरनाद अधीर होकर खड़ा हो गया। इसे बकने दो, डांगलार ने युवक की बांह पर हाथ रखते हुए कहा। और वैसे भी नशे में होने पर भी वह पूरी तरह गलत नहीं है। अनुपस्थिति उतनी ही प्रभावी ढंग से अलग करती है जितनी मृत्यु। तो मान लो कि ये एडमंड और मर्सेडेस के बीच किसी कारागार की दीवारें हों। वे उन्हें कब्र के पत्थर से न अधिक और न कम अलग करेंगी। हाँ, पर लोग जेल से बाहर भी आते हैं, कादेरूस ने कहा, जो अपनी बची खुची समझ से बातचीत को थामे हुए था। और जब तुम जेल से बाहर आते हो और तुम्हारा नाम एडमंड डांतेस होता है तो तुम प्रतिशोध लेते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? फरनाद ने कहा। किसी भी स्थिति में, कादेरूस ने आगे कहा, वे डांतेस को जेल में क्यों डालेंगे? उसने न चोरी की है, न किसी की हत्या की है, न कोई अपराध किया है। चुप रहो, टांगलार ने कहा। मैं चुप नहीं रहूंगा, कादेरूस ने कहा। मैं जानना चाहता हूं कि वे डांतेस को जेल में क्यों डालेंगे। मुझे डांतेस पसंद है। डांतेस, तुम्हारे स्वास्थ्य के नाम। और उसने एक और गिलास शराब पी ली। डांगलार ने दर्जे की नशे की अवस्था का अनुमान उसकी सुस्त आंखों से लगाया और फरनांद की ओर मुड़ा। तो क्या तुम समझते हो कि उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है? उसने कहा। नहीं, यदि, जैसा तुमने अभी कहा, उसे गिरफ्तार कराने का कोई उपाय हो। पर क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय है? यदि हम खोजें, डांगलार ने उत्तर दिया, तो हम एक पा सकते हैं, पर धिक्कार है। यह मुझे क्यों चिंतित करे? मेरा इससे क्या लेना देना? मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्यों चिंतित करे, फरनांद ने उसकी बांह पकड़ते हुए कहा। पर मैं यह जानता हूं कि तुम्हारे मन में डांतेस के प्रति कोई निजी शत्रुता है। जिस व्यक्ति से घृणा की जाती है वह दूसरों में उस भावना को पहचानने में भूल नहीं करता। मैं डांतेस से घृणा का कोई कारण? डांगलार ने कहा। कदापि नहीं, मैं शपथ लेता हूं। मैंने तुम्हें दुखी देखा और तुम्हारे दुहक में रुचि ली, बस इतना ही। पर यदि तुम यह कल्पना करने लगो कि मैं अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूं, तो विदा, मेरे मित्र। तुम स्वयं संभाल सकते हो। ये कहते हुए डांगलार उठने लगा। नहीं, रुको, फरनाद ने कहा। आखिरकार मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम्हारी डांतेस से कोई निजी शत्रुता है या नहीं। मुझे है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। उपाय खोजो और मैं उसे पूरा करूंगा। बस उसमें हत्या ना हो, क्योंकि मर्सेदेस ने कहा है कि यदि किसी ने डांतेस को मारा तो वह स्वयं को मार लेगी। कादेरूस, जिसका सिर मेज पर झुक गया था, उसने उसे उठाया और अपनी धुंधली, शराब से भीगी आंखें फर्नांत और डांगलार पर टिका दी। डांतेस को मारना, उसने कहा। कौन डांतेस को मारने की बात कर रहा है? मैं नहीं चाहता कि उसे मारा जाए। वह मेरा मित्र है। आज सुबह उसने मुझे अपना धन बांटने की पेशकश की, जैसे मैंने पहले उससे अपना बांटा था। मैं नहीं चाहता कि कोई डांतेस को मारे। किसने कहा कि उसे मारना है, मूर्ख? डांगलार ने कहा। यह तो केवल मजाक है। उसके स्वास्थ्य के नाम पियो और हमें चैन से रहने दो। यह कहते हुए उसने कादेरूस का गिलास भर दिया। हाँ हाँ, डांतेस के स्वास्थ्य के नाम, कादेरूस ने कहा और गिलास खाली कर दिया। उसके स्वास्थ्य के नाम, उसके स्वास्थ्य के नाम,
ऐसे। पर उपाय? उपाय का क्या? फर्नांद ने पूछा। क्या तुमने अभी तक कोई नहीं सोचा? नहीं, तुमने कहा था कि तुम सोचोगे। यह सच है, डांगलार ने कहा। एक बात में स्पेनी फ्रांसीसी से कमजोर होता है। स्पेनी बातों पर विचार करता है, फ्रांसीसी उन्हें गढ़ लेता है। तो फिर कुछ गढ़ो, फर्नांद ने अधीरता से कहा। वेटर, डांगलार ने पुकारा। एक कलम, स्याही और कागज। एक कलम, स्याही और कागज। फर्नांद ने बुदबुदाया। हाँ, मैं एक मुनीम हूँ। कलम, स्याही और कागज मेरे औजार हैं, और इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। एक कलम, थोड़ी स्याही और थोड़ा कागज, फरनाद ने वेटर से दोहराया। जो तुम्हें चाहिए वह वहां मेज पर है, वेटर ने कहा, उन वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए जिन्हें उन्होंने मंगवाया था। तो फिर उन्हें हमें दे दो। वेटर कागज, थोड़ी स्याही और एक कलम लेकर आया और उन्हें छत्र के नीचे मेज पर रख दिया। जब तुम यह सोचते हो, कादेरूस ने कहा, अपना हाथ कागज पर रखते हुए, कि तुम्हारे सामने पड़ी यह वस्तु किसी व्यक्ति को उससे कहीं अधिक निश्चित रूप से मार सकती है, जितना कि तुम जंगल में छिपकर उसकी हत्या करते। मैं सदा तलवार या पिस्तौल की अपेक्षा कलम, स्याही की बोतल और कागज की शीट से अधिक डरता आया हूं। यह विदूषक उतना नशे में नहीं है जितना दिखता है, डांगलार ने कहा। उसे एक और पैक डालो, फर्नांद। फर्नांद ने कादेरूस का गिलास भर दिया, और वह, जैसा कि एक सच्चा शराबी करता है, अपना हाथ कागज से हटाकर गिलास की ओर ले गया। कातालान उसे देखता रहा, जब तक कि कादेरूस इस नए आघात से लगभग ढहकर अपना गिलास फिर से, या कहीं कि गिराकर, मेज पर रख न दे। तो कातालान ने पूछा, यह देखते हुए कि कादेरूस की समझ के अंतिम अंश भी इस अंतिम घूंट के साथ गायब होने लगे थे। जैसा कि मैं कह रहा था, डांगलार ने आगे कहा, उदाहरण के लिए ऐसी यात्रा के बाद जैसी डांतेस ने अभी की है, जिसके दौरान वह नेपल्स और एल्बा द्वीप पर रुका, यदि कोई उसे राज अभियोजक के सामने एक बोना पार्टी एजेंट के रूप में शिकायत कर दे। मैं शिकायत करूंगा, मैं करूंगा, युवक ने उत्साह से कहा। हाँ, पर उस स्थिति में तुम्हें अपने बयान पर हस्ताक्षर करने होंगे, और जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया है उसके सामने खड़ा होना होगा। मैं तुम्हें आरोप के समर्थन में प्रमाण दे सकता हूं, यह मैं जानता हूं, पर डांतेस सदा के लिए जेल में नहीं रह सकता। किसी दिन वह बाहर आएगा, और उस दिन उस व्यक्ति का विनाश होगा जिसने उसे वहां डाला होगा। ओह, इससे बेहतर मैं कुछ चाह भी नहीं सकता, फरनांद ने कहा। उसे आने दो और मुझे ललकारने दो। हाँ, पर मर्सेदेस का क्या? मर्सेदेस, जो तुमसे घृणा करेगी यदि तुमने उसके प्रिय एडमंड को खरोंच तक पहुंचाई। ये सत्य है, फर्नांद ने कहा। नहीं, नहीं, डांगलार ने आगे कहा। तुम देखो, यदि हम वास्तव में ऐसा कुछ करने का निश्चय करें, तो इससे कहीं बेहतर यह होगा कि बस वही किया जाए जो मैं अब भी कर रहा हूं। यह कलम लो, इसे स्याही में डुबो, और बाएं हाथ से, ताकि लिखावट पहचानी न जाए, इन शब्दों में एक छोटी सी शिकायत लिख दो। अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए डांगलार ने बाईं हाथ से निम्न पंक्तियां लिखीं, लिखावट को उल्टी ओर झुकाते हुए, ताकि वह उसकी सामान्य लिखावट से किसी भी प्रकार मेल न खाए। फिर उसे फर्नांद को दे दिया, जिसने उसे धीमे स्वर में पढ़ा। राज अभियोजक को राजसत्ता और धर्म के एक मित्र द्वारा सूचित किया जाता है
कि फ़राओन का प्रथम सहायक एडमंड डांतेस, जो आज प्रातः स्मिर्ना से पहुंचा है और जिसने नेपल्स तथा पोर्तो फेर्राजो में पड़ाव किया था, मुराद द्वारा उस हड़पने वाले के लिए एक पत्र सौंपा गया था और उस हड़पने वाले द्वारा पेरिस की बोनापार्टी समिति के लिए एक पत्र सौंपा गया था। उसके अपराध का प्रमाण उसकी गिरफ्तारी पर मिल जाएगा, क्योंकि पत्र या तो उसके पास या उसके पिता के घर में या फ़रौन पर उसकी केबिन में पाया जाएगा। तो अब बात स्पष्ट है, डांगलार ने आगे कहा। इस प्रकार तुम्हारा प्रतिशोध सामान्य बुद्धि के अनुरूप होगा, क्योंकि किसी भी रूप में उसका सूत्र तुम तक नहीं पहुंचेगा और मामला अपने आप आगे बढ़ेगा। तुम्हें केवल पत्र को मोड़ना होगा, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं, और उस पर लिख देना होगा राज अभियोजक के नाम। बस, इससे बात समाप्त हो जाएगी। और डांगलार ने एक सरल रेखा से पता लिख दिया। हाँ, इससे बात समाप्त हो जाएगी, कादिरुस ने पुकारा, जिसने अपनी समझ को एक अंतिम बार समेटकर पत्र का पाठ सुनने का प्रयास किया था और सहज रूप से उस दुर्भाग्य को समझ लिया था जो ऐसी शिकायत ला सकती थी। हाँ, इससे बात समाप्त हो जाएगी, सिवाय इसके कि यह एक नीच कृत्य होगा। और वह पत्र लेने के लिए आगे बढ़ा। इसीलिए, डांगलार ने कहा, उसे उसकी पहुंच से दूर सरकाते हुए, इसीलिए जो मैं कह रहा हूं और कर रहा हूं वह केवल मजाक है, और यदि डांतेस के साथ कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले मैं ही दुखी होऊंगा। प्रिय डांतेस, तो देखो। उसने पत्र उठाया, उसे हाथों में मसल दिया और छत्र के एक कोने में फेंक दिया। यही ठीक है, कादिरुस ने कहा। डांतेस मेरा मित्र है और मैं नहीं चाहता कि कोई उसे हानि पहुंचाए। धिक्कार है, कौन उसके साथ बुरा करने की सोचेगा? निश्चय ही न मैं और न फर्नांद, डांगलार ने कहा, उठते हुए और उस युवक की ओर देखते हुए जो बैठा ही रहा था, पर जिसकी लालची दृष्टि तिरछी होकर उस आरोप पत्र पर टिकी हुई थी जहां वह गिरा पड़ा था। तो फिर, कादिरूस ने आगे कहा, हमें और शराब लाओ। मैं एडमंड और सुंदर मर्सिडीज के स्वास्थ्य के नाम पीना चाहता हूं। तुम पहले ही बहुत पी चुके हो, शराबी, डांगलार ने कहा। यदि तुम आगे बढ़े तो तुम्हें यहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि तुम खड़े नहीं रह सकोगे। मैं, कादिरूस ने कहा, शराबी व्यक्ति की हास्यास्पद चाल से उठते हुए। मैं खड़ा नहीं रह सकूंगा। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं लेज अक्कूल की घंटी गृह तक चढ़ सकता हूं, और बिना डगमगाए। अच्छा, यदि तुम चाहो, डांगलार ने कहा। मैं शर्त स्वीकार करता हूं, पर कल के लिए। आज घर जाने का समय हो गया है, तो मुझे अपनी बांह दो और चलो। चलो, कादिरूस ने कहा, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी बांह की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम आ रहे हो, फर्नांद? हमारे साथ मार्से ही चलो। नहीं, फर्नांद ने कहा, मैं ले कातालान लौट रहा हूं। मूर्खता मत करो, हमारे साथ मार्से ही चलो। आओ, मार्सेई में मेरा कोई काम नहीं है और मैं वहां जाना नहीं चाहता। तुमने क्या कहा? तुम नहीं चाहते, लड़के? खैर, जैसा चाहो वैसा करो। हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। आओ, डांगलार, और इस सज्जन को ले कातालान लौटने दो, क्योंकि यही वह चाहता है। डांगलार ने कादिरूस की क्षणिक सहमति का लाभ उठाया और उसे मार्सेई की ओर खींच लिया। पर फर्नांद के लिए छोटा और सरल मार्ग खुला छोड़ने के लिए कहवे द ला रिवनूव के स्थान पर वह पोर्ट सेंट विक्टर से होकर गया। कादेरूस लड़खड़ाता हुआ उसकी बांह थामे उसके पीछे चला। लगभग 20 गज आगे बढ़ने पर
डांगलार ने मुड़कर देखा और फरनांद को कागज का वह टुकड़ा उठाकर अपनी जेब में रखते हुए देखा। फिर छत्र से बाहर निकलकर युवक तुरंत ले पिलों की दिशा में चल पड़ा। तो यह रहा, कादिरुस ने कहा। वह क्या ये कर रहा है? उसने हमसे झूठ कहा। उसने कहा था कि वह लेक कातालान जा रहा है और वह नगर की ओर बढ़ गया। अरे फरनाथ, मेरे लड़के, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तुम्हारी ही दृष्टि ठीक नहीं है, डांगलार ने कहा। वह सीधे वे इन्फर्मरी की सड़क पर गया है। क्या सच? कादिरुस ने कहा। खैर, मुझे तो शपथ थी कि वह दाईं ओर मुड़ा था। शराब सचमुच छलिया है। चलो चलो, डांगलार ने बुदबुदाया। मुझे लगता है कि अब मामला ठीक से शुरू हो चुका है और हमें बस इसे अपने रास्ते पर चलने देना है। सगाई। अगले दिन मौसम साफ था। सूर्य उज्ज्वल और निर्मल उगा और उसकी पहली बैंगनी किरणें लहरों की झागदार चोटियों पर माणिकों की तरह चमक रही थीं। भोजन उसी सराय की पहली मंजिल पर सजाया गया था, ला रिजर्व, जिसकी छतरी से हम पहले ही परिचित हैं। वह एक बड़ा कक्ष था जिसे 5 या 6 खिड़कियां प्रकाश दे रही थीं और जिनमें से प्रत्येक के ऊपर किसी अस्पष्ट कारण से फ्रांस के किसी बड़े नगर का नाम अंकित था। खिड़कियों के नीचे पूरे कक्ष की लंबाई में लकड़ी की एक गैलरी चलती थी, इमारत के शेष भाग की ही तरह लकड़ी की। यद्यपि भोजन का समय केवल दोपहर में था, ये गैलरी 11 बजे से ही अधीर दर्शकों से भरी हुई थी। ये फ़िरौन के कुछ चुने हुए नाविक और कुछ सैनिक थे, जो डांतेस के मित्र थे। सभी सगाई वाले युगल के सम्मान में अपने रविवार के उत्तम वस्त्रों में थे। इन प्रतीक्षारत अतिथियों के बीच यह अफवाह घूम रही थी कि फ़िरौन के मालिक उसके प्रथम सहायक की सगाई भोज में अपनी उपस्थिति देंगे। पर यह डांतेस के लिए इतना बड़ा सम्मान होता कि अभी तक कोई इस पर विश्वास करने का साहस नहीं कर रहा था। फिर भी जब डांगलार कादेरूस के साथ पहुंचा, उसने इस समाचार की पुष्टि कर दी। उसने उसी सुबह स्वयं मोरेल को देखा था और मोरेल ने कहा था कि वह ला रिजर्व में भोजन करेंगे। वास्तव में थोड़ी ही देर बाद मोरेल कक्ष में प्रवेश कर गए और फ़िरौन के दल ने एक स्वर में तालियों और हुर्रा के नारों से उनका स्वागत किया। मालिक की उपस्थिति को वे इस बात की पुष्टि मान रहे थे कि डांतेस को कप्तान नियुक्त किया जाने वाला है। और चूंकि डांतेस जहाज पर अत्यंत प्रिय था, लोगों ने इस प्रकार अपना आभार व्यक्त किया, क्योंकि इस बार मालिक का चुनाव उनकी इच्छा के अनुरूप था। मुरेल के प्रवेश करते ही सर्वसम्मति से डांगलार और कादेरूस को दूल्हे को ढूंढने भेज दिया गया, उन्हें यह बताने के आदेश के साथ कि उस महत्वपूर्ण व्यक्ति का आगमन हो चुका है जिसकी उपस्थिति ने इतना उत्साह उत्पन्न किया है, और उससे शीघ्र आने को कहने के लिए। डांगलार और कादेरूस तेजी से निकल पड़े, पर बहुत दूर नहीं गए थे कि उन्होंने छोटे से दल को आते देखा, जो अब भी अभी बारूद भंडार के पास से गुजरा था। उसमें 4 युवतियां थीं, मर्सेदेस की सखियां, उसी की तरह कातालान, जो दुल्हन को घेरे हुए थीं, जबकि एडमंड उसका हाथ थामे चल रहा था। उसके पास ही वृद्ध डांतेस चल रहे थे और उनके पीछे फर्नाउंद अपनी खट्टी मुस्कान के साथ। न मर्सेदेस और न ही एडमंड फर्नाउंद के चेहरे की वह मुस्कान देख सके। वे दोनों इतने प्रसन्न थे कि उन्हें एक दूसरे और उस शुद्ध निर्मल आकाश के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जो मानो उन पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा था। डांगलार और कादेरूस ने अपना कूटनीतिक कार्य पूरा किया। फिर एडमंड से गर्मजोशी और उत्साह के साथ हाथ मिलाया और अपने स्थान ले लिए, डांगलार फरनाद के पास और कादेरूस वृद्ध डांतेस के बगल में, जो सबके ध्यान का केंद्र बने हुए थे। वृद्ध ने नालीदार तख्ता का अपना सुंदर कोट पहन रखा था, जिस पर बड़े बहुकोणीय इस्पाती बटन जड़े थे। उनकी दुबली किंतु सुदृढ़ टांगें चित्तीदार मौजों में ढकी थीं,
जो अंग्रेजी तस्करी का खुला संकेत देती थीं। उनकी तिकोनी टोपी से सफ़ेद और नीले फैतों का गुच्छा लटक रहा था। अंत में वे मुड़ी हुई लकड़ी की एक छड़ी के सहारे थे, जिसका ऊपरी सिरा शास्त्रीय दंड या पेड़म की तरह मुड़ा हुआ था। वे उन फैशनेबल सज्जनों में से एक प्रतीत होते थे जो 1796 में लग्जमबर्ग या ट्यूइलरीज के नवनिर्मित उद्यानों में टहलते दिखाई देते थे। जैसा कि हमने कहा, कादेरूस उनके साथ कदम मिलाकर चल रहा था। कादेरूस, जो अच्छे भोजन की संभावना से डांतेस परिवार से पूरी तरह सुलह कर चुका था और जिसके मन में पिछले दिन की घटनाओं की केवल धुंधली सी स्मृति बची थी। जैसे सुबह जागने पर स्वप्न की एक छाया मस्तिष्क में रह जाती है। फरनांद के पास पहुंचते ही डांगलार ने उस निराश प्रेमी की आत्मा की गहराइयों में झांकने का प्रयास किया। वह सगाई वाले युगल के पीछे चल रहा था, मर्सेदेस द्वारा पूरी तरह भुला दिया गया। वह मर्सेदेस जो प्रेम के बाल सुलभ और मनोहर स्वार्थ में केवल अपने एडमंड को ही देख रही थी। फरनांद कभी पीला पड़ जाता, फिर अचानक उसका रंग चढ़ आता और फिर वह गहरी निस्तब्ध पीतता में बदल जाता। समय समय पर वह मार्सेई की ओर देखता और एक अनैच्छिक तंत्रिक कंपन उसके अंगों को हिला देता। वह मानो किसी महत्वपूर्ण घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो या कम से कम उसकी संभावना की आशंका कर रहा हो। डांतेस ने सादा परिधान पहना हुआ था। व्यापारिक नौसेना से संबंधित होने के कारण उसके वस्त्र सैन्य वर्दी और नागरिक पोशाक के बीच के थे। इस वेश में उसका स्पष्ट स्वास्थ्य अपनी मंगेतर के सौंदर्य और आनंद के साथ मिलकर पूर्णता को प्राप्त कर रहा था। मर्सेदेस साइप्रस या क्यूएस की किसी यूनानी युवती की तरह सुंदर थी। गहरी काली आंखें और मूंगे जैसे होंठ। वह आर्ल की किसी युवती या किसी अंडालूसी स्त्री की तरह खुलेपन और स्वच्छंदता से चल रही थी। शहर की कोई युवती शायद अपने आनंद को घूंघट के नीचे या कम से कम अपनी पलकों की मखमली छाया में छिपाने का प्रयास करती। पर मर्सिडीज मुस्कुराती रही और अपने आसपास के सभी लोगों की ओर देखती रही, और उसकी दृष्टि और उसकी मुस्कान शब्दों जितनी ही स्पष्ट कह रही थी, यदि तुम मेरे मित्र हो तो मेरे साथ आनंदित हो, क्योंकि मैं सचमुच प्रसन्न हूं। जैसे ही युगल और उनके साथ चल रहे लोग ला रिजर्व के सामने आए, मुरेल नीचे उतरे और उनसे मिलने चले। नाविकों और सैनिकों के साथ। वे उनके साथ इसलिए रुके थे कि डांतेस को दिया गया अपना वह वचन दोहराए कि वह कप्तान लेक्लेयर का स्थान लेगा। उन्हें आते देख एडमंड ने अपनी मंगेतर का हाथ छोड़ दिया और उसे मोरेल की बाह में रख दिया। इस प्रकार जहाज मालिक और युवती ने आगे बढ़कर लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ी जो उस कक्ष तक जाती थीं जहां भोजन परोसा जाना था, और मेहमानों के भारी कदमों के नीचे वह सीढ़ी 5 मिनट तक कराहती रही। पिता, मर्सिडीज ने मेज के मध्य रुकते हुए कहा, कृपया आप मेरी दाईं ओर बैठें और मेरी बाईं ओर मैं उसे बैठाऊंगी जो मेरे लिए भाई के समान रहा है। उसने इतनी कोमलता से यह कहा कि वह फरनांद की आत्मा की गहराइयों तक खंजर के आघात की तरह उतर गया। उसके होंठ पीले पड़ गए और उसके पुरुषोचित धूप से संवले चेहरे के नीचे रक्त एक बार फिर धीरे धीरे हटता दिखाई दिया, मानो वह उसके हृदय में उमड़ रहा हो। उसी समय डांतेस ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी दाईं ओर मोरेल को और बाईं ओर डांगलार को बैठाया। फिर उसने सबको संकेत किया कि वे जहां चाहें बैठ जाएं। मेहमानों के बीच पहले ही तेज गंध वाली आर्ल की सॉसेज घूम रही थी, जिसका भूरा मांस था, चमकते कवच जैसे खोलों में क्रेफिश, गुलाबी खोल वाली सीपें, कांटेदार खोलों में शाहबलूत जैसे दिखने वाले समुद्री अर्चिन, और क्लोविस, वे शंखजीव जिन्हें दक्षिण के स्वाद पारखी लोग उत्तरी जल की सीपों का पर्याप्त विकल्प मानते हैं। संक्षेप में, वे सभी नाजुक आरंभिक व्यंजन जिन्हें इन रेतीले तटों पर लहरें बहा कर लाती हैं और जिन्हें कृतज्ञ मछुआरे सामूहिक रूप से समुद्री फल कहते हैं। यह कैसी चुप्पी है, वृद्ध ने कहा, उस मदिरा का एक घूंट लेते हुए जो पुखराज जितनी पीली थी और जिसे स्वयं पैर पामफिल ने अभी अभी मर्सिडीज के सामने रखा था।
कौन सोचेगा कि यहाँ 30 लोग बैठे हैं जिन्हें प्रसन्न होने से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं? हम्म, पति सदा प्रसन्न नहीं होता, कादिरुस ने कहा। सच ये है, डांतेस ने कहा, कि इस समय मैं प्रसन्न होने के लिए अत्यधिक प्रसन्न हूं। यदि तुम्हारा यही अर्थ है, पड़ोसी, तो तुम ठीक कहते हो। आनंद कभी कभी विचित्र प्रभाव उत्पन्न करता है और दुख की तरह ही बोझिल हो सकता है। डांगलार फर्नांद को देख रहा था, जिसकी संवेदनशील प्रकृति उसकी हर भावना को ग्रहण कर उसे प्रतिबिंबित कर रही थी। आओ, उसने कहा, क्या तुम्हें किसी बात का भय है? मुझे तो इसके विपरीत लगता है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते थे। यही तो मुझे भयभीत करता है, डांतिस ने कहा। मैं नहीं सोच सकता कि मनुष्य इतनी सहजता से सुख पाले। सुख किसी जादुई द्वीप के महल की तरह है, जिसके द्वारों की रक्षा अजगर करते हैं। उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैंने मर्सिडीज का पति बनने का, यह सौभाग्य पाने के लिए क्या किया है। पति, पति, कादेरूस ने हंसते हुए कहा। अभी नहीं, कप्तान, अभी पति की तरह व्यवहार करके देखो और देखना वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है। मर्सिडीज लाल पड़ गई। फर्नांद अपनी कुर्सी पर बेचैनी से सरक रहा था, जरा सी आवाज पर चौंक उठता था और समय समय पर अपने माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें पोंछता था, जो वहां ऐसे जमी थीं जैसे तूफान से पहले वर्षा की पहली बूंदें। ईश्वर की कसम, पड़ोसी, डांतेस ने कहा, इतनी सी बात पर मुझे झूठा सिद्ध करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। यह सच है, मर्सिडीज अभी मेरी पत्नी नहीं है, पर उसने अपनी घड़ी निकाली। 1 घंटे और आधे में वह हो जाएगी। सबके मुंह से आश्चर्य की एक साथ सांस निकली, सिवाय वृद्ध डांतेस के, जिन्होंने अपने सुंदर दांतों की पंक्ति एक व्यापक हंसी में दिखा दी। मर्सिडीज मुस्कुराई और अब लाल नहीं हो रही थी। फरनात ने ऐंठन भरी हरकत में अपनी छुरी के मूठ की ओर हाथ बढ़ाया। 1 घंटे में, डांगलार ने स्वयं पीला पड़ते हुए कहा। ये कैसे? हाँ मित्रों, डांतेस ने उत्तर दिया, मोरेल की अग्रिम सहायता से। वह व्यक्ति जिसके प्रति अपने पिता के बाद मैं संसार में सबसे अधिक ऋणी हूं। हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। हमने इश्तहार का शुल्क चुका दिया है और 2:30 बजे मार्सेई का महापौर नगर भवन में हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और चूंकि अभी 1:15 बजा है, तो मैं यह कहने में अधिक भूल नहीं कर रहा कि 1 घंटे और 30 मिनट में मर्सिडीज मेरी पत्नी होगी। फर्नांद ने आंखें बंद कर लीं। उनकी पलकों के पीछे एक अग्निमय बादल जल उठा और वह बेहोश होने से स्वयं को रोकने के लिए मेज को पकड़ बैठा। पर अपने सभी प्रयत्नों के बावजूद वह एक गहरी कराह को रोक न सका, जो मेहमानों की हंसी और बधाइयों के शोर में दब गई। यही तो तरीका है ना? वृद्ध डांतेस ने कहा। तुम क्या कहते हो? क्या उसने जरा भी समय गंवाया है? कल सुबह उतरा, आज 3 बजे विवाह। काम को बिना घुमाए फिराए पूरा करने के लिए किसी नाविक पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन, डांगलार ने संकोच से कहा, अन्य औपचारिकताओं का क्या? अनुबंध, समझौता? अनुबंध, डांतेस ने हंसते हुए कहा। अनुबंध तो पहले ही हो चुका है। मर्सिडीज के पास कुछ नहीं है और मेरे पास भी नहीं। हम साझा संपत्ति के अंतर्गत विवाह करेंगे, बस इतना ही। इसे लिखने में अधिक समय नहीं लगा और यह महंगा भी नहीं पड़ेगा। इस बात पर फिर से तालियों और हुर्रा के नारे गूंज उठे। तो जिसे हम सगाई समझ रहे थे, वह वास्तव में
विवाह भोज निकला। डांगलार ने कहा। ऐसा नहीं, डांतेस ने कहा। चिंता मत करो, तुम कुछ भी चूकने वाले नहीं हो। कल सुबह मैं पेरिस के लिए निकलूंगा। 4 दिन आने में, 4 दिन लौटने में, और 1 दिन अपने काम को ईमानदारी से पूरा करने में। 1 मार्च को मैं वापस आ जाऊंगा और 2 मार्च को हमारा वास्तविक विवाह भोज होगा। दूसरे भोज की संभावना ने उल्लास को इतना बढ़ा दिया कि वृद्ध डांतेस, जिन्होंने भोजन की शुरुआत में चुप्पी की शिकायत की थी, अब उस सामान्य कोलाहल के बीच सुखी युगल की समृद्धि के नाम जाम उठाने का प्रस्ताव रखने के अपने व्यर्थ प्रयास कर रहे थे। डांतेस ने अपने पिता के मन की बात भांप ली और पुत्र स्नेह से भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मर्सेडेस कमरे में रखी कोयल घड़ी की ओर समय देखने लगी और उसने एडमंड को संकेत किया। मेज के चारों ओर वह शोरगुल भरी प्रसन्नता और व्यवहार की स्वच्छंदता छाई थी, जो निम्न वर्ग के लोगों में भोजन के अंत की सामान्य संगति होती है। जो अपने स्थानों से असंतुष्ट थे, वे उठकर नए पड़ोसी खोजने चले गए थे। सब एक साथ बोलने लगे थे और कोई भी अपने पास बैठे व्यक्ति की बात सुनने की परवाह नहीं कर रहा था। हर एक केवल अपने ही विचारों में मग्न था। फर्नाउंद की पिता लगभग डांगलार के गालों पर भी झलक रही थी, और स्वयं फर्नाउंद की बात करें तो उसमें से मानो समस्त जीवन निकल गया था और वह आग की झील में पड़े किसी अभिशप्त आत्मा जैसा था। वह उठने वालों में सबसे पहले था और गीतों तथा गिलासों की खनखनाहट से कान बंद करने का प्रयास करता हुआ कक्ष में आगे पीछे टहल रहा था। कादेरूस उसके पास गया। उसी समय डांगलार भी, जिससे वह स्पष्टतः बचने का प्रयास कर रहा था, कक्ष के एक कोने में उससे जा मिला। मुझे कहना ही होगा, कादेरूस ने कहा। डांतेस के अप्रत्याशित सौभाग्य ने उसके मन में जो घृणा बोई थी, उसके अंतिम अवशेष भी अब डांतेस की प्रसन्न चित्तता और सबसे बढ़कर पैर पाम्फिल की उत्कृष्ट मदिरा के आगे झुक चुके थे। डांतेस सचमुच अच्छा युवक है, और जब मैं उसे इस तरह अपनी मंगेतर के पास देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उसके साथ वह निर्दयी चाल चलना वास्तव में खेदजनक होता, जिसकी तुम कल योजना बना रहे थे। तो फिर, डांगलार ने उत्तर दिया, तुम देख सकते हो कि बात आगे नहीं बढ़ी। बेचारा फर्नांद इतना विचलित था कि पहले पहल मुझे उस पर दया आई, पर अब जब उसने परिस्थिति को स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है, यहां तक कि अपने प्रतिद्वंद्वी का गवाह बनने तक, तो अब कहने को कुछ नहीं रह जाता। कादेरूस ने फरनाद की ओर देखा। वह मृतक की तरह पीला था। बलिदान और भी बड़ा है। डांगलार ने आगे कहा, क्योंकि युवती इतनी सुंदर है। धिक्कार है, मेरा भावी कप्तान बड़ा भाग्यशाली है। काश मैं आधे दिन के लिए ही सही उसकी जगह हो सकता। क्या हम चलें? मर्सिडेस ने धीमे स्वर में कहा। 2 बज चुके हैं और हमें 2:15 वहां होना है। हाँ हाँ, चलें, डांतेस ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। चलें, सभी अतिथियों ने एक स्वर में दोहराया। उसी क्षण डांगलार ने, जिसकी दृष्टि खिड़की की मुंडेर पर बैठे फरनांद पर जमी हुई थी, उसे घबराकर ऊपर देखते हुए, ऐंठ हंसी हरकत से उठते हुए और फिर खिड़की की चौखट पर वापस गिरते हुए देखा। लगभग उसी समय सीढ़ियों से एक भारी और मंद ध्वनि गूंजी। भारी कदमों की आवाज, उलझी हुई आवाजें और हथियारों की खनखनाहट, जो मेहमानों के उद्घोषों के ऊपर उठकर तुरंत सबका ध्यान खींच ले गई और एक बेचैन सन्नाटा छा गया। आवाजें पास आती गईं। दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई और कक्ष में उपस्थित सभी लोग विस्मय से एक दूसरे को देखने लगे। कानून के नाम पर दरवाजा खोलो, एक गूंजती हुई आवाज ने पुकारा। किसी ने उत्तर नहीं दिया। तुरंत दरवाजा खुल गया और एक पुलिस आयुक्त कमरबंद पहने हुए भीतर आया। उसके पीछे एक हवलदार के नेतृत्व में
4 सशस्त्र सैनिक थे। बेचैनी आतंक में बदल गई। क्या बात है? जहाज मालिक ने आयुक्त के पास जाते हुए पूछा, जिसे वह जानता था। निश्चय ही कोई भूल हुई है। यदि कोई भूल है, आयुक्त ने उत्तर दिया, तो आप निश्चिंत रहिए कि वह शीघ्र ही सुधारी जाएगी। इस बीच मेरे पास एक वारंट है, और यद्यपि मुझे खेद है, मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। आप में से कौन एडमंड डांतेस है? सभी की दृष्टि उस युवक की ओर मुड़ गई, जिसने विस्मय के बावजूद अपना गौरव बनाए रखते हुए आगे बढ़कर कहा, मैं हूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? एडमंड डांतेस, आयुक्त ने कहा, मैं तुम्हें कानून के नाम पर गिरफ्तार करता हूं। गिरफ्तार? एडमंड ने हल्का सा पीला पड़ते हुए कहा, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? मुझे इसका ज्ञान नहीं है, आयुक्त ने उत्तर दिया। पर तुम्हारी पहली पूछताछ में तुम्हें यह बता दिया जाएगा। मोरेल समझ गए कि इस स्थिति में तर्क करने का कोई अर्थ नहीं था। कमरबंद धारण किया हुआ आयुक्त अब मनुष्य नहीं, बल्कि कानून की एक मूर्ति होता है, ठंडी, बहरी और गूंगी। पर वृद्ध डांतेस अधिकारी की ओर दौड़े। कुछ परिस्थितियों में पिता के हृदय से तर्क करना असंभव होता है। वे गिड़गिड़ाए और प्रार्थना करने लगे। प्रार्थनाएं और आंसू व्यर्थ थे, पर उनका दुहक इतना गहरा था कि आयुक्त द्रवित हो उठा। मेरे प्रिय, उसने कहा, अपने को शांत रखो। संभव है कि तुम्हारे पुत्र से सीमा शुल्क या स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई औपचारिकता छूट गई हो, और बहुत संभव है कि आवश्यक जानकारी देने के बाद उसे छोड़ दिया जाए। यह क्या हो रहा है? कादेरूस ने डांगलार से प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा, जबकि डांगलार ने आश्चर्य का ढोंग किया। मुझे कैसे पता? उसने उत्तर दिया, तुम्हारी ही तरह मैं भी जो हो रहा है वही देख रहा हूं, पर उसे समझ पाने में असमर्थ हूं। कादेरूस ने फरनाद को ढूंढा, पर वह गायब हो चुका था। उसी क्षण पिछली शाम की सारी घटनाएं भयानक स्पष्टता के साथ उसकी आंखों के सामने कौंध उठीं, मानो आपदा ने उस पर्दे को हटा दिया हो जो नशे ने उसकी स्मृति पर डाल रखा था। ओह, ओह! उसने भर्राए स्वर में कहा, क्या यह उस मजाक का परिणाम हो सकता है जिसके बारे में तुम कल बोल रहे थे, डांगलार? यदि ऐसा है, तो धिक्कार है उसके रचयिता पर, क्योंकि यह अत्यंत क्रूर है। ऐसी कोई बात नहीं, डांगलार ने बुदबुदाया। इसके विपरीत, तुम भली भांति जानते हो कि मैंने वह कागज फाड़ दिया था। नहीं, कादेरूस ने कहा, तुमने केवल उसे एक कोने में फेंक दिया था। चुप रहो, तुम नशे में थे, तुमने कुछ नहीं देखा। फरनाद कहाँ है? कादेरूस ने पूछा। मुझे कैसे पता? डांगलार ने उत्तर दिया, अपने काम से गया होगा। पर उस चिंता को छोड़ो और इन बेचारे लोगों को ढांढस बंधाने चलो। इसी बीच डांतेस वास्तव में अपने सभी मित्रों से हाथ मिला रहा था, हर एक को मुस्कान दे रहा था, और स्वयं को गिरफ्तारी के लिए सौंपते हुए कह रहा था, शांत रहो, ये भूल निश्चय ही स्पष्ट हो जाएगी, और बहुत संभव है कि मुझे जेल तक भी न जाना पड़े। निश्चय ही नहीं, मैं इसकी गारंटी देता हूं, डांगलार ने उसी समय समूह के पास आते हुए कहा, जैसा कि उसने संकेत किया था। डांतेस पुलिस आयुक्त के पीछे पीछे सीढ़ियां उतर गया। सैनिक उसे घेरे हुए थे। बाहर एक गाड़ी, जिसका दरवाजा खुला था, प्रतीक्षा कर रही थी। वह उसमें बैठ गया। दो सैनिक और आयुक्त उसके पीछे चढ़े। दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी मार्सेई की ओर चल पड़ी। विदा डांतेस, विदा एडमंड, मर्सेदेस ने रेलिंग पर झुकते हुए पुकारा। कैदी ने यह अंतिम पुकार सुनी, जो उसकी मंगेतर के यातनाग्रस्त हृदय से सिसकी की तरह निचुड़ कर निकली थी। वह गाड़ी की खिड़की से बाहर झुका और पुकारा, विदा मर्सेदेस।
और फोर्ट सेंट निकोलस के एक मोड़ के पीछे ओझल हो गया। तुम यहीं प्रतीक्षा करो, जहाज मालिक ने कहा। मैं जो पहली गाड़ी मिलेगी उसे लूंगा, शीघ्रता से मार्सेई जाऊंगा और समाचार लेकर लौटूंगा। हाँ, सब ने पुकारा। जाओ और शीघ्र लौट आना। इस दोहरे प्रस्थान के बाद वहां रह गए सभी लोगों पर एक भयावह, स्तब्ध कर देने वाली चुप्पी छा गई। कुछ समय तक वृद्ध और मर्सिडीज अलग अलग खड़े रहे, दोनों अपने अपने दुहक में कैद। पर अंततः उनकी दृष्टियां मिली। दोनों ने एक दूसरे को उसी आघात से आहत पीड़ित के रूप में पहचाना और वे एक दूसरे की बाहों में गिर पड़े। इसी बीच फरनांद लौट आया। उसने अपने लिए एक गिलास पानी डाला, पिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। संयोग से वह वही कुर्सी थी जिसके पास मर्सिडीज वृद्ध की बाहों से अलग होने के बाद बैठी थी। फर्नांद ने सहज रूप से अपनी कुर्सी पीछे खिसका ली। वही है, कादेरूस ने कहा, कातालान से अपनी दृष्टि हटाए बिना। मुझे संदेह है, डांगलार ने उत्तर दिया। वह इतना चतुर नहीं था। किसी भी स्थिति में जो भी दोषी हो, वही इसका भार उठाए। तुम उस व्यक्ति को भूल रहे हो जिसने उसे सलाह दी थी। वाह, यदि हर उस बात के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया जाए जो वह अनजाने में कह देता है। हाँ, जब वह बात नोक नीचे की ओर गिरे। इसी बीच अन्य सभी लोग डांतेस की गिरफ्तारी के हर पहलू पर चर्चा कर रहे थे। और तुम, डांगलार, किसी ने पूछा, जो हुआ है उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मेरी राय में, डांगलार ने कहा, वह अवश्य कुछ प्रतिबंधित माल लेकर लौटा होगा। पर यदि ऐसा होता, दूसरे ने कहा, तो तुम्हें इसका ज्ञान होना चाहिए था, क्योंकि तुम जहाज के सुपरकार्गो थे। ये हो सकता है, डांगलार ने उत्तर दिया। पर सुपरकार्गो को किसी माल का ज्ञान तभी होता है जब उसे घोषित किया जाए। मुझे तो बस इतना पता है कि हम कपास ले जा रहे थे और वह माल हमने अलेक्जेंड्रिया में पास्त्रे से और स्मिर्ना में पास्कल से लिया था। मुझसे इससे अधिक जानने की अपेक्षा मत करो। हाँ, अब मुझे याद आया, डांतेस के गरीब पिता ने बुदबुदाया, इस तिनके को पकड़ते हुए। उसने कल मुझसे कहा था कि वह मेरे लिए एक पीपा कॉफी और एक तंबाकू का पीपा लाया है। देखा, डांगलार ने कहा, यही बात है। हमारी अनुपस्थिति में सीमा शुल्क अधिकारियों ने फराउन पर चढ़कर तस्करी का माल खोज लिया होगा। मर्सिडीज ने इनमें से किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया और अब तक अपने दोहक को संभाले रखने के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ी। आओ आओ, वृद्ध डांतेस ने कहा, यद्यपि वह स्वयं नहीं जानता था कि क्या कह रहा है। आशा मत छोड़ो, आशा, डांगलार ने दोहराया। आशा। फर्नांद ने बुदबुदाने का प्रयास किया, पर शब्द उसके गले में अटक गया। उसके होंठ कांपने लगे और उनसे कोई ध्वनि न निकली। महोदयगण, एक अतिथि ने पुकारा, जो बालकनी से पहरा दे रहा था। महोदयगण, एक गाड़ी। आह, यह तो मोरेल हैं। आओ, अवश्य ही वे शुभ समाचार लेकर आ रहे होंगे। मर्सिडीज और वृद्ध जहाज मालिक का स्वागत करने बाहर दौड़े, जो द्वार पर उनसे मिले। मुरेल का चेहरा पीला था। तो सबने एक साथ पुकारा, तो मेरे मित्रों, जहाज मालिक ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, मामला हमारी सोच से कहीं अधिक गंभीर है। लेकिन, मर्सिडीज ने पुकारा, वह निर्दोष है। मैं भी ऐसा ही मानता हूं, मुरेल ने कहा, पर उस पर आरोप है। किस बात का आरोप? वृद्ध डांतेस ने पूछा। बोना पार्टी एजेंट होने का।
जो पाठक उस काल में जीवित थे जिसमें यह कथा घटित होती है, वे स्मरण करेंगे कि उन दिनों यह कितना भयानक आरोप था जो मोरेल ने अभी उच्चारित किया था। मर्सेदेस ने चीख मारी और वृद्ध कुर्सी पर ढह गए। तो कादेरूस ने बुदबुदाया, तुमने मुझसे झूठ कहा था डांगलार। आखिरकार वह चाल चल ही दी गई, पर मैं इस वृद्ध और इस युवती को दुख से मरने नहीं दूंगा, और मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। अपनी जबान संभालो, दुष्ट। डांगलार ने कादेरूस का हाथ पकड़ते हुए चिल्लाया, नहीं तो जो तुम्हारे साथ हो सकता है उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुम कैसे जानते हो कि डांतेस वास्तव में दोषी नहीं है? जहाज एल्बा द्वीप पर रुका था, वह वहां उतरा था और पोर्तो फेर्राजो में एक दिन ठहरा था। यदि उसके पास कोई आपत्तिजनक पत्र पाया गया तो जो भी उसका पक्ष लेगा वह भी सह अपराधी दिखाई देगा। स्वार्थ के निर्देशों ने इस तर्क की पूरी शक्ति कादेरूस को शीघ्र ही समझा दी, और भय तथा शोक से जड़ हुआ उसका चेहरा डांगलार की ओर उठ गया। एक कदम आगे बढ़ाने के बाद वह 2 कदम पीछे हट गया। तो प्रतीक्षा करते हैं, उसने बुदबुदाया। हाँ, प्रतीक्षा करेंगे, डांगलार ने उत्तर दिया। यदि वह निर्दोष है तो मुक्त कर दिया जाएगा। यदि दोषी है तो किसी षड्यंत्रकारी के लिए स्वयं को संकट में डालने का कोई अर्थ नहीं। तो चलो, मैं यहां और नहीं रह सकता। हाँ चलो, डांगलार ने कहा, कक्ष से निकलने के लिए साथ पाने पर प्रसन्न होते हुए। चलो, इन्हें अपनी समस्या स्वयं सुलझाने दें। वे चले गए, और फर्नांद युवती का सहारा बनने की अपनी पूर्व भूमिका फिर संभालते हुए मर्सिडीज का हाथ थामकर उसे ले कातालान की ओर ले गया। दूसरी ओर डांतेस के मित्र लगभग मूर्छित अवस्था में वृद्ध को आलिदे मैलान वापस ले गए। डांतेस की बोनापार्टी एजेंट के रूप में गिरफ्तारी का समाचार शीघ्र ही पूरे मार्सेई में फैल गया। क्या तुम इस पर विश्वास करते, मेरे प्रिय डांगलार? मुरेल ने कहा, डांगलार और कादेरूस से जा मिलते हुए, क्योंकि वह भी उतनी ही शीघ्रता से नगर की ओर जा रहे थे ताकि एडमंड के विषय में राज अभियोजक विलफोर्स से प्रत्यक्ष समाचार प्राप्त कर सकें, जिनसे उनका थोड़ा बहुत परिचय था। क्या तुम इस पर विश्वास करते? अच्छा, डांगलार ने उत्तर दिया। मैंने तो आपसे कहा ही था कि डांतेस बिना किसी स्पष्ट कारण के एल्बा पर रुका था, और यह ठहराव मुझे संदिग्ध प्रतीत हुआ था। पर क्या तुमने अपनी इस शंका के विषय में किसी और से भी कहा था? मैंने ऐसा कुछ भी करने से सावधानी पूर्वक परहेज किया, डांगलार ने स्वर नीचा करते हुए कहा। आप भली भांति जानते हैं कि आपके चाचा पोलिकार मुरेल के कारण, जिन्होंने आप जानते हैं किसके अधीन सेवा की थी और अपने विचारों को छिपाते नहीं थे, आप पर पुराने शासन के प्रति झुकाव का संदेह किया जाता है। मुझे भय था कि कहीं मैं डांतेस को और आपको दोनों को हानि न पहुंचा बैठूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें एक अधीनस्थ का कर्तव्य होता है कि वह मालिक को बताए और उन्हें दूसरों से पूरी तरह छिपाकर रखे। बहुत अच्छा, डांगलार, बहुत अच्छा। तुम सचमुच भले व्यक्ति हो। मैंने पहले ही तुम्हारे विषय में सोचा था, यदि बेचारा डान तेज फरौन का कप्तान बन जाता। कैसे? मैंने डांतेस से यह पूछा था कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, और क्या उसे इस बात पर कोई आपत्ति होगी यदि मैं तुम्हें तुम्हारे पद पर ही रहने दूं। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे बीच कुछ शीतलता है। और उसका उत्तर क्या था? उसने मुझसे कहा कि वास्तव में उसे तुमसे कुछ शिकायत है, हालांकि ऐसी परिस्थितियों में जिनका वह विवरण नहीं देना चाहता था। पर उसने यह भी कहा कि जिसे जहाज मालिक का विश्वास प्राप्त हो, उसे उसका भी विश्वास प्राप्त होता है। पाखंडी, डांगलार ने बुदबुदाया।
बेचारा डांतेस, कादिरुस ने कहा। वह सचमुच एक अच्छा युवक था और यह तथ्य है। हाँ, पर इस बीच, मोरेल ने कहा, ब्राउन के पास कोई कप्तान नहीं है। ओह, हमें आशा करनी चाहिए। डांगलार ने कहा कि चूंकि हम 3 महीने तक फिर से यात्रा नहीं कर सकते, डांतेस उससे पहले ही मुक्त कर दिया जाएगा। निस्संदेह, पर तब तक, मोरेल, डांगलार ने कहा, मैं यहाँ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं किसी भी समुद्री कप्तान की तरह जहाज का संचालन कर सकता हूँ। यह आपके लिए लाभकारी भी हो सकता है, क्योंकि जब एडमंड जेल से बाहर आएगा, तब आपको किसी को हटाना नहीं पड़ेगा। वह सरलता से अपना पद फिर संभाल लेगा और मैं अपना। धन्यवाद, डांगलार, जहाज मालिक ने कहा। इससे सब कुछ व्यवस्थित हो गया। अतः मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम कमान संभालो और माल उतारने की देखरेख करो। किसी एक व्यक्ति पर चाहे जो भी विपत्ति आए, व्यापार को क्षति नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहिए, पर क्या हम कम से कम उससे मिलने नहीं जा सकते? बेचारा एडमंड। जैसे ही संभव होगा, मैं तुम्हें सूचित करूंगा, डांगलार। मैं विलफोर से बात करने और बंदी के पक्ष में हस्तक्षेप करने का प्रयास करूंगा। मुझे पता है कि वह कट्टर राजभक्त है, पर चाहे वह राजभक्त और राजअभियोजक हो, वह एक मनुष्य भी है और मुझे नहीं लगता कि वह दुष्ट है। नहीं, टांगलार ने कहा। हालांकि मैंने सुना है कि वह महत्वाकांक्षी है और यह लगभग वही बात है। अच्छा, हम देखेंगे, मोरेल ने आह भरते हुए कहा। तुम जहाज पर जाओ, मैं वहां आकर तुमसे मिलूंगा। यह कहकर वह न्यायालयों की ओर चला गया। देखा, बातें किस ओर जा रही हैं। डांगलार ने कादिरुस से कहा, अब भी तुम डांतेस के पक्ष में बोलने जाना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर यह भयावह है कि एक मजाक के इतने गंभीर परिणाम निकले। वाह, मजाक किसने किया? ना तुमने, ना मैंने। तुम भली भांति जानते हो कि मैंने उस कागज को एक कोने में फेंक दिया था। मुझे तो यह भी लगा था कि मैंने उसे फाड़ दिया है। नहीं, नहीं, कादिरुस ने जोर देकर कहा। इस विषय में मैं निश्चित हूं। मैं उसे बगीचे की झोंपड़ी के कोने में देख सकता हूं, गेंद की तरह मरोड़ा हुआ। और काश वह अब भी वहीं होता जहां मैंने उसे देखा था। तुम क्या समझते हो? फर्नांद ने उसे उठा लिया होगा, उसकी नकल कर ली होगी या करवाई होगी। शायद उसने इतना भी कष्ट न उठाया हो, जिसका अर्थ यह हुआ, हे ईश्वर, कहीं उसने मेरा ही पत्र तो नहीं भेज दिया। सौभाग्य से मैंने अपनी लिखावट बदल दी थी। पर क्या तुम्हें पता था कि डांतेस कोई षड्यंत्रकारी है? क्या मुझे पता था? मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, मैं केवल मजाक कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि हार्लेक्विन की तरह मैंने मजाक में एक सत्य कह दिया। जो भी हो, कादेरुस ने कहा, मैं इसके न होने के लिए बहुत कुछ दे देता, या कम से कम इसमें शामिल ना होने के लिए। देखना, डांगलार, यह हमारे लिए दुर्भाग्य लाएगा। यदि दुर्भाग्य आएगा, तो वह दोषी पर आएगा, और वास्तविक जिम्मेदारी फर्नांद की है, हमारी नहीं। तुम क्या सोचते हो, हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है? हमें केवल चुप रहना है और इस विषय में एक शब्द भी नहीं कहना है, और यह तूफान हमें छुए बिना गुजर जाएगा। आमीन, कादेरूस ने कहा, डांगलार को विदा करते हुए और सिर हिलाते तथा बुदबुदाते हुए
अलेदे मैलान की ओर चल पड़ा, जैसा कि लोग तब करते हैं जब उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। अच्छा, डांगलार ने कहा, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने अपेक्षा की थी। मैं अब अस्थाई कप्तान हूँ, और यदि वह मूर्ख कादेरूस अपना मुंह बंद रखे तो स्थायी कप्तान भी बन जाऊंगा। तो अब केवल एक ही संभावना रह जाती है कि कानून डांतेस को मुक्त कर दे। अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, कानून तो कानून है, और मैं स्वयं को उसके हाथों में सौंपने में प्रसन्न हूं। यह कहकर वह एक नाव में कूद पड़ा और नाविक को आदेश दिया कि वह उसे फराउन तक ले चले, जहां जहाज मालिक ने, जैसा कि स्मरण होगा, उससे मिलने की व्यवस्था की थी। उपराजकीय अभियोजक। उसी दिन उसी समय रू द्यू ग्रैंकूर में फॉन्टेन द मेदूज के सामने एक और सगाई भोज भी मनाया जा रहा था। उन पुराने भवनों में से एक में जो वास्तुकार प्यूजे की अभिजात शैली में बने थे। परंतु इस दृश्य के सहभागी साधारण जन, नाविक या सैनिक नहीं थे। वे मार्सेई समाज के सर्वोच्च वर्ग से थे। वहां ऐसे पूर्व न्यायाधिकारी थे जिन्होंने उस हड़पने वाले शासक के अधीन अपने पद छोड़ दिए थे। ऐसे अनुभवी अधिकारी थे जिन्होंने कौंदे के अधीन सेवा करने के लिए हमारी सेना छोड़ी थी। और ऐसे युवा थे जिन्हें उन परिवारों ने पाला था जो अब भी अपनी सुरक्षा को लेकर अनिश्चित थे। हालांकि उनके लिए 4 या 5 स्थानापन्न सैनिक रखे गए थे। उस व्यक्ति के प्रति घृणा के कारण, जिसे 5 वर्षों का निर्वासन एक शहीद और 15 वर्षों की पुनर्स्थापना एक देवता बनाने वाली थी। वे भोजन कर रहे थे और बातचीत इधर उधर बह रही थी, हर प्रकार की भावनाओं से प्रज्वलित। वह भावनाएं जो उस समय और भी अधिक भयानक, उग्र और कटु थीं, विशेषकर दक्षिण में, जहां 5 शताब्दियों से धार्मिक विवादों ने राजनीतिक संघर्षों का साथ दिया था। सम्राट, जो कभी संसार के एक बड़े भाग का शासक रहा था और अब एल्बा द्वीप का राजा बनकर 500 या 600 आत्माओं की जनसंख्या पर प्रभुत्व रखता था, जिसने कभी 120 मिलियन प्रजाओं से 10 भिन्न भाषाओं में नेपोलियन अमर रहे का नारा सुना था, यहाँ फ्रांस और सिंहासन के लिए सदा के लिए खोया हुआ व्यक्ति माना जा रहा था। न्यायाधिकारी उसकी राजनीतिक भूलों पर प्रहार कर रहे थे। सैनिक मास्को और लाइप्जिग की चर्चा कर रहे थे। स्त्रियां जोजेफिन से उसके तलाक की बात कर रही थीं। यह राजभक्त सभा मनुष्य के पतन पर नहीं, बल्कि विचार के विनाश पर हर्षित और विजयी ऐसा अनुभव कर रही थी, मानो जीवन फिर से आरंभ हो रहा हो और वह किसी अप्रिय स्वप्न से बाहर निकल आई हो। सेंट लुई के क्रॉस से अलंकृत एक वृद्ध उठे और अपने सहभोजियों को राजा लुई 18वें के स्वास्थ्य के नाम जाम उठाने के लिए आमंत्रित किया। वे मार्कीज द सेंट मेरॉन थे। इस टोस्ट पर, जो हार्टवेल के निर्वासन और उस राजा दोनों की स्मृति जगाता था जिसने फ्रांस को शांति दी, एक ऊंची गूंज उठी। अंग्रेजी ढंग से गिलास उठाए गए। स्त्रियों ने अपने गुलदस्तों की पिनें खोल दी और फूल मेजपोश पर बिखेर दिए। उनके उत्साह में कुछ लगभग काव्यात्मक था। यदि वे यहाँ होते तो उन्हें सहमति देनी पड़ती। मार्कीज द सेंट मेरान ने कहा, सूखी आंखों और पतले होठों वाली वह स्त्री, जिसकी मुद्रा 50 वर्ष की आयु के बावजूद अब भी अभिजात और सुरुचिपूर्ण थी। यदि वे यहाँ होते, वे सभी क्रांतिकारी जिन्होंने हमें बाहर निकाला और जिन्हें हम अब अपने पुराने छातों में, जिन्हें उन्होंने आतंक के समय रोटी के टुकड़े के दाम में खरीदा था, निश्चिंत षड्यंत्र रचने के लिए छोड़ रहे हैं, तो उन्हें सहमति देनी पड़ती और स्वीकार करना पड़ता कि सच्ची निष्ठा हमारे पक्ष में थी, क्योंकि हमने एक ढहती हुई राजशाही से नाता जोड़े रखा, जबकि उन्होंने उगते सूर्य का अभिवादन किया और उससे अपना भाग्य बनाया, जबकि हम अपना खोते रहे। उन्हें स्वीकार करना पड़ता कि हमारा राजा सचमुच लुईले ब्यानाय में था, प्रियतम, जबकि उनका हड़पने वाला अधिक से अधिक नेपोलियन ले मौदी अभिशप्त ही था।
क्या तुम सहमत नहीं हो, दे विलफोर? आपने क्या कहा, मार्किस? दे विलफोर ने कहा। क्षमा कीजिए, मैं बातचीत पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अरे, अरे! इन बच्चों को छोड़ दो, मार्किस, उस वृद्ध ने कहा, जिसने टोस्ट प्रस्तावित किया था। इनका विवाह होने जा रहा है और स्वाभाविक है कि राजनीति के अतिरिक्त भी इनके पास चर्चा के विषय हों। क्षमा कीजिए, माँ, मखमली आंखों और सुनहरे बालों वाली एक सुंदर युवती ने कहा, जिनकी दृष्टि निर्मल जलकुंडों में नहाई सी लगती थी। मैं आपको दे व्हील फॉर लौटा देती हूँ, जिनका ध्यान मैंने क्षण भर के लिए अपने पास रोक लिया था। द व्हील फॉर, मेरी माँ आपसे बात कर रही हैं। मैं मैडम के प्रश्न का उत्तर देने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, दे विलफोर ने कहा। यदि वे कृपा करके उसे दोहरा दें, क्योंकि पहली बार मैं उसे समझ नहीं पाया। तुम क्षम्य हो, रेने, मार्कीज ने कोमल मुस्कान के साथ कहा। एक ऐसी मुस्कान जो उन शुष्क मुखाकृतियों से फूटती देखकर आश्चर्य होता था। पर स्त्री का हृदय ऐसा ही होता है कि चाहे पूर्वाग्रह की हवाएं और शिष्टाचार की मांगें उसे कितना ही शुष्क क्यों न बना दें, उसमें सदा एक कोना ऐसा रहता है जो उज्जवल और उर्वर होता है। वह कोना जिसे ईश्वर ने मातृत्व के प्रेम के लिए सुरक्षित रखा है। तुम क्षम्य हो, अब विलफोर, मैं ये कह रही थी कि बोनापार्टीवादियों में न तो हमारी दृढ़ मान्यता थी, न हमारा उत्साह, न हमारी निष्ठा। आह मैडम, विलफोर ने कहा, पर उनके पास कम से कम एक ऐसी वस्तु तो है जो इन सब का स्थान ले लेती है, और वह है उन्माद। हाँ, नेपोलियन पश्चिम का मोहम्मद है। उन समस्त जनसमूहों के लिए, भले ही उनकी महत्वाकांक्षाएं विशाल हों, वह केवल विधि निर्माता और शासक ही नहीं, बल्कि एक प्रतीक भी है, समानता का प्रतीक। नेपोलियन, मार्कीज ने कहा। नेपोलियन, समानता का प्रतीक, और रोबेस्पियर का क्या? मुझे तो लगता है कि तुम उसका स्थान हड़प कर कोर्सिकन को दे रहे हो। एक हड़प ही पर्याप्त नहीं है क्या? नहीं, मैडम, विलफोर ने कहा। मैं दोनों को उनके अपने मंच पर ही रखता हूँ। रोबेस्पियर को प्लास लुई 15वें में, उसके फांसी मंच पर, और नेपोलियन को प्लास वांदोम में, उसके स्तंभ पर। अंतर यह है कि पहले के साथ समानता नीचे गिराने वाली थी और दूसरे के साथ ऊपर उठाने वाली। एक ने राजाओं को गिलोटिन के स्तर तक गिराया, दूसरे ने जनता को सिंहासन के स्तर तक उठाया। जिसका यह अर्थ नहीं, विलफोर ने हंसते हुए जोड़ा, कि वे दोनों घृणित क्रांतिकारी नहीं थे, या यह कि 9 थर्मिडोर और 4 अप्रैल 1814 फ्रांस के इतिहास की दो सौभाग्यशाली तिथियां नहीं हैं, जिन्हें व्यवस्था और राजशाही के सभी मित्रों द्वारा समान रूप से मनाया जाना चाहिए। पर इससे यह अवश्य स्पष्ट होता है, कालिए, कि आज भी गिर जाने के बाद, और मैं आशा करता हूं कि वह फिर कभी न उठे, नेपोलियन को कुछ समर्थन क्यों प्राप्त है। आप क्या चाहती हैं, मार्किस? यहां तक कि क्रॉमवेल के भी अनुयायी थे, जबकि वह नेपोलियन का आधा भी नहीं था। क्या तुम्हें यह आभास है कि तुम्हारी बातों में क्रांति की तीव्र गंध है, विलफोर? पर मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। एक जिरोंदिन का पुत्र अनिवार्यतः उसी रंग में रंगा होता है। विलफोर का चेहरा गहरे लाल रंग से भर गया। यह सत्य है, मैडम, उसने कहा, कि मेरे पिता जिरोंदिन थे, पर उन्होंने राजा की मृत्यु के पक्ष में मत नहीं दिया। उन्हें उसी आतंक ने निर्वासित किया था जिसने आपको भी निर्वासित किया था, और वे उसी मचान पर सिर रखने से बाल बाल बचे थे जिस पर आपके पिता का सिर गिरा। हाँ, मार्कीज ने उत्तर दिया, और इस रक्त रंजित स्मृति ने उसके चेहरे पर तनिक भी परिवर्तन नहीं किया। पर यदि वे दोनों उस पर चढ़े होते, तो पूर्णतः विपरीत सिद्धांतों से प्रेरित पुरुषों के रूप में। इसका प्रमाण यह है कि मेरा परिवार निर्वासित राजकुमारों के प्रति निष्ठावान रहा, जबकि आपके पिता ने
शीघ्र ही नए शासन के साथ नाता जोड़ लिया। नागरिक नवार्तीय के बाद काउंट नवार्तीय सीनेटर बन गया। माँ, माँ, रेने ने कहा, आप जानती हैं, हमने निश्चय किया था कि हम इन दुर्भाग्यपूर्ण बातों का फिर उल्लेख नहीं करेंगे। मैडम, वीलफोर ने कहा, मैं सेंट मेराओं की पुत्री के साथ मिलकर विनम्रतापूर्वक आपसे अतीत को भुलाने का अनुरोध करता हूँ। उन बातों पर दोषारोपण का क्या अर्थ है जिन पर स्वयं ईश्वर की इच्छा भी निर्बल है? ईश्वर भविष्य बदल सकता है, पर अतीत के एक क्षण को भी परिवर्तित नहीं कर सकता। हमारे लिए, चूंकि हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते, केवल यही शेष है कि हम उस पर पर्दा डाल दें। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने स्वयं को न केवल अपने पिता के मतों से, बल्कि उनके नाम से भी अलग कर लिया है। मेरे पिता नवार्तीय थे और हैं, और संभवतः अब भी एक बोना पार्टीवादी। मैं एक राजभक्त हूँ और द विलफोर कहलाता हूँ। क्रांतिकारी रस के अंतिम अवशेष पुराने तने में ही नष्ट हो जाए और केवल उस कोमल अंकुर को देखें, मैडम, जो तने से दूर बढ़ रहा है। यद्यपि वह उससे पूर्णतः अलग होने में असमर्थ है, मैं तो कहूँगा अनिच्छुक भी। शाबाश, विलफोर, मार्की ने कहा। शाबाश, बहुत सुंदर कहा। मैंने भी सदा मार्कीत से अतीत को भुलाने का आग्रह किया है, पर सदा व्यर्थ। मुझे आशा है कि तुम अधिक सफल रहोगे। हाँ, हाँ, यह बहुत अच्छा है, मार्कीस ने उत्तर दिया। आओ, अतीत को भूल जाइए, इससे बेहतर मैं कुछ नहीं चाहती। पर कम से कम भविष्य के लिए व्हीलफोर अडिग रहे। याद रखो, व्हीलफोर, हमने तुम्हारे लिए महाराज के समक्ष उत्तर दिया है, और हमारे आग्रह पर महाराज भूलने को तैयार हुए, ठीक वैसे ही। उसने उसे अपना हाथ दिया, जैसे मैं तुम्हारे अनुरोध पर भूल रही हूं। पर यदि कोई षड्यंत्रकारी तुम्हारे हाथ लगे, तो स्मरण रखना कि सबकी दृष्टि तुम पर टिकी होगी, और भी अधिक इसलिए कि यह जाना जाता है कि तुम ऐसे परिवार से संबंध रखते हो जिसका संभवतः ऐसे षड्यंत्रकारियों से लेन देन रहा हो। हाय, विलफोर ने कहा, मेरा पद और उससे भी अधिक, वे समय जिनमें हम जी रहे हैं, मुझसे कठोर होने की मांग करते हैं। मैं कठोर रहूंगा। मैं पहले ही कुछ राजनीतिक मामलों से निपट चुका हूं, और उस विषय में मैंने अपनी दृढ़ता दिखा दी है। दुर्भाग्यवश हम अब भी समाप्त नहीं हुए हैं। तुम ऐसा सोचते हो? मार्किस ने पूछा। मुझे ऐसा भय है। नेपोलियन एल्बा द्वीप पर फ्रांस के बहुत निकट है, और उसका तट के लगभग दृष्टिगोचर रहना उसके समर्थकों की आशाओं को जीवित रखता है। मार्सेई आधे वेतन पर पड़े अधिकारियों से भरा हुआ है, जो प्रतिदिन किसी तुच्छ बहाने से राजभक्तों से झगड़ा खोजते हैं। इससे उच्च वर्गों में द्वंद्व होते हैं और सामान्य लोगों में हत्याएं। हाँ, साल्वियो ने कहा, जो सेंट मेराओं के पुराने मित्र और काउंट दार्तुआ के कक्षाधिकारी थे। हाँ, पर जैसा कि तुम जानते हो, पवित्र गठबंधन उसे वहां से हटवा रहा है। हमने पेरिस से निकलते समय इसकी चर्चा सुनी थी। सेंट मेरा ने कहा, उसे कहाँ भेजा जा रहा है? सेंट हेलेना। सेंट हेलेना, वह क्या है? मार्किस ने पूछा। यहां से 2000 लीग दूर, भूमध्य रेखा के उस पार स्थित एक द्वीप, साल्वियो ने उत्तर दिया। और यह बहुत समय से आवश्यक था, मार्किस ने कहा। जैसा कि विलफोर कहता है, ऐसे व्यक्ति को कोर्सिका, जहां वह जन्मा, और नेपल्स, जहां उसका साला अब भी राजा है, के बीच छोड़ देना एक सुंदर मूर्खता थी। वह नेपल्स जो इटली को देखता है, उस देश को जिसे वह अपने पुत्र के लिए एक राज्य बनाना चाहता था। दुर्भाग्य से, विलफोर ने कहा, 1814 की संधियां हैं, और नेपोलियन को छुआ नहीं जा सकता बिना उन्हें भंग किए। तो उन्हें भंग कर दिया जाएगा,
साल्वियो ने कहा। क्या वह स्वयं इतना संकोची था जब उसने बेचारे ड्यूक डेंगियन को गोली मरवाई थी? हाँ, मार्किस ने कहा। यह तय है। पवित्र गठबंधन यूरोप को नेपोलियन से शुद्ध करेगा और वीलफोर मार्सेई को उसके समर्थकों से। या तो राजा शासन करता है या नहीं करता। यदि करता है तो उसका शासन सशक्त होना चाहिए और उसके प्रतिनिधि अडिग। इसी प्रकार हम अपराध को रोकेंगे। दुर्भाग्य से, वीलफोर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, राज्य का उप अभियोजक सदैव तब पहुंचता है जब अपराध हो चुका होता है। तो उसका कर्तव्य है कि वह उसे ठीक करे। जिसका उत्तर मैं फिर यही दूंगा, वीलफोर्ड ने कहा, कि हम अपराधों की मरम्मत नहीं करते, हम उनका प्रतिशोध लेते हैं। बस यही। वीलफोर, एक सुंदर युवती ने कहा, साल्वियो की पुत्री और सेंट मेराओं की पुत्री की सखी। कृपया ऐसा कीजिए कि जब तक हम मार्सेई में हैं कोई शानदार मुकदमा चले। मैं कभी असाइज की अदालत में नहीं गई और सुना है कि वह अत्यंत रोचक होती है। अत्यंत रोचक, निश्चय ही, वीलफोर्ड ने कहा, क्योंकि वह एक वास्तविक नाटक है, काल्पनिक त्रासदी नहीं, वास्तविक दुख, बनावटी दुखों के स्थान पर। जिस व्यक्ति को तुम वहां देखती हो वह पर्दा गिरने के बाद अपने घर लौटकर परिवार के साथ भोजन करता और शांति से सो जाता। यहाँ उसे कारागार में ले जाया जाता है जहां वह अपने जल्लाद से मिलता है। तुम समझ सकती हो कि तीव्र संवेदनाएं चाहने वाले नाजुक स्वभाव के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई दृश्य नहीं। चिंता मत करो, यदि अवसर आया तो मैं तुम्हें यह दृश्य अवश्य दिखाऊंगा। वह हमें सिहरने पर विवश करता है और फिर भी हंस रहा है, रेने ने कहा, पीली पड़ते हुए। तुम क्या समझती थी? यह एक द्वंद्व है। मैं पहले ही 5 या 6 बार राजनीतिक अपराधों या अन्य मामलों में मृत्युदंड की मांग कर चुका हूं। और कौन कह सकता है कि इस क्षण कितने खंजर छाया में तेज किए जा रहे हैं या पहले ही मेरी ओर तने हुए हैं? हे ईश्वर, रेने ने कहा, क्या तुम सचमुच गंभीर हो? मैं इससे अधिक गंभीर नहीं हो सकता, युवा न्यायाधिकारी ने मुस्कान के साथ कहा। और स्थिति केवल और बिगड़ेगी इन शानदार मुकदमों के साथ, जिनकी युवती को अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आवश्यकता है और जिनकी मुझे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। क्या तुम समझती हो कि नेपोलियन के ये सभी सैनिक जो अंधे होकर शत्रु की ओर बढ़ने के अभ्यस्त हैं, गोली चलाने या स्थिर संगीनों के साथ आगे बढ़ने से पहले सोचते हैं? और क्या वे ऐसे व्यक्ति को मारने में हिचकिचाएंगे जिसे वे अपना व्यक्तिगत शत्रु मानते हैं, उससे अधिक जितना वे किसी रूसी, ऑस्ट्रियाई या हंगेरियन को मारने में हिचकिचाते जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक नहीं? किसी भी दशा में ये सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना मेरे पेशे का कोई औचित्य नहीं रहेगा। जहां तक मेरा प्रश्न है, जब मैं किसी अभियुक्त की आंखों में घृणा की चमक देखता हूं तो मैं प्रोत्साहित होता हूं, मैं प्रसन्न होता हूं। अब यही मुकदमा नहीं, द्वंद्व है। मैं उस पर प्रहार करता हूं, वह प्रत्युत्तर देता है। मैं और दबाव डालता हूं और संघर्ष सभी संघर्षों की तरह विजय या पराजय में समाप्त होता है। यही वाक कला है, यही वाकपटुता का जोखिम है। यदि कोई अभियुक्त मेरे भाषण के बाद मुझे देखकर मुस्कुरा दे तो मुझे लगेगा कि मैंने बुरा कहा, कि मेरी बात नीरस, अपर्याप्त और निर्बल थी। कल्पना करो उस गर्व की अनुभूति को जो किसी राज अभियोजक को तब होती है जब वह अभियुक्त के अपराध के प्रति आश्वस्त होता है और उसे अपने प्रमाणों के भार और अपनी वाकपटुता के आघात के नीचे पीला पड़ते और झुकते देखता है।
सिर झुक जाता है, वह गिरेगा। रेने ने एक छोटी सी चीख मारी। यही है वाक कला, एक अतिथि ने कहा। यही वह व्यक्ति है जिसकी हमें ऐसे समय में आवश्यकता है, दूसरे ने कहा। और तुम्हारे पिछले मामले में, तीसरे ने जोड़ा, तुम अद्भुत थे, वीलफॉर। वह व्यक्ति जिसने अपने पिता की हत्या की थी, तुमने झल्लाद के हाथ लगाने से पहले ही उसे सचमुच मार डाला। यदि बात पितृहंता की है, रेने ने कहा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसे लोगों के लिए कोई यातना पर्याप्त नहीं, पर वे दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक बंदी, वे और भी बुरे हैं, वीलफॉर ने कहा। क्योंकि राजा राष्ट्र का पिता है, अतः राजा को अपदस्थ या मारने की इच्छा 32 मिलियन पुरुषों के पिता को मारने की इच्छा के समान है। फिर भी, रेने ने कहा, क्या तुम मुझे यह वचन दोगे कि जिनकी मैं सिफारिश करूं, उनके प्रति तुम उदार रहोगे? निश्चिंत रहो, वीलफोर्ड ने अपनी सबसे मोहक मुस्कान के साथ कहा। हम अपने भाषण साथ मिलकर तैयार करेंगे। मेरी प्रिय, मार्किस ने कहा, तुम अपने छोटे पक्षियों, अपने स्पैनियल कुत्तों और अपने भैतों की देखभाल करो और अपने मंगेतर को उसका काम करने दो। आजकल तलवार को अलग रख दिया गया है और चोगा सर्वोच्च है। इसके लिए एक बुद्धिमान लैटिन कहावत भी है, सेदांत आर्मा टोगाए। वीलफोर ने झुककर कहा, मैं उसे लैटिन में कहने का साहस नहीं कर पाई। मार्किस ने उत्तर दिया, मैं चाहती थी कि तुम चिकित्सक होते। रेने ने आगे कहा, संहारक देवदूत भले ही देवदूत हो, पर उसने मुझे सदा भयभीत ही किया है। मेरी प्रिय, वीलफोर्ड ने कहा। पुत्री, मार्की ने कहा, वीलफोर हमारे प्रदेश का नैतिक और राजनीतिक चिकित्सक होगा। मेरा विश्वास करो, यह एक उत्तम भूमिका है, जिससे उसके पिता द्वारा निभाई गई भूमिका की स्मृति मिट जाएगी। अपरिवर्तनीय, मार्कीज ने जोड़ा। मैडम, वीलफोर ने उदास मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे पहले ही आपको यह कहने का सम्मान प्राप्त हो चुका है कि मेरे पिता ने अपने अतीत की भूलों का परित्याग कर दिया था, या कम से कम मैं आशा करता हूं कि उन्होंने ऐसा किया और वे धर्म और व्यवस्था के प्रबल मित्र बन गए थे। संभव है कि वे मुझसे भी अधिक अच्छे राजभक्त रहे हों, क्योंकि वे पश्चाताप से प्रेरित थे, जबकि मैं केवल उत्कटता से प्रेरित हूं। इन सुव्यवस्थित वाक्यों के बाद वीलफोर ने अतिथियों की ओर देखा, यह जानने के लिए कि उसकी वाक कला का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक वैसे ही जैसे किसी समान घोषणा के अंत में वह न्यायालय से ऊपर सार्वजनिक दीर्घा की ओर देखता। बिल्कुल सही, मेरे प्रिय वीलफोर, काउंट ड साल्व्यू ने कहा। यही उत्तर मैंने 2 दिन पूर्व टुइलरीज में राजा के गृह मंत्री को दिया था, जब उसने मुझसे पूछा कि मैं जेरोदिन के पुत्र और कौंदे की सेना के एक अधिकारी की पुत्री के बीच इस विचित्र विवाह संबंध की व्याख्या कैसे कर सकता हूं। और मंत्री ने इसे भली भांति समझ लिया। संधियों की यह नीति लुई 18वें की है। अतः राजा, जो हमारी बातचीत को जाने बिना सुन रहे थे, उन्होंने हमें इस प्रकार रोका। व्हील फॉर, ध्यान दीजिए कि राजा ने न्वार्तीय नाम का उच्चारण नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत व्हील फोर नाम पर बल दिया। व्हील फोर, उन्होंने कहा, उसके सामने उज्जवल भविष्य है। वह एक युवा पुरुष है जो पहले ही परिपक्व हो चुका है और हम में से एक है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि मार्की और मार्कीज द सेंट मेरा उसे अपना दामाद बना रहे हैं। और यदि वे स्वयं अनुमति मांगने ना आए होते, तो मैं स्वयं उन्हें इस विवाह की सिफारिश करता। राजा ने आपसे यह कहा, वीलफोर ने हर्ष से कहा।
मैं आपको उनके ही शब्द दे रहा हूँ, और यदि मार्की चाहें, तो वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, वह ठीक उसी से मेल खाता है, जो राजा ने उन्हें 6 महीने पूर्व कहा था, जब उन्होंने स्वयं महाराज से आप और उनकी पुत्री के प्रस्तावित विवाह के विषय में बात की थी। यह सत्य है, मार्की ने कहा। आह! तो इसका अर्थ है कि मैं उस सम्माननीय सम्राट का सब कुछ आरनी हूँ। मैं उसकी सेवा के लिए क्या नहीं करूँगा। अंततः मार्कीज़ ने कहा, यही मैं सुनना चाहती थी। अब यदि कोई षड्यंत्रकारी यहाँ आ जाए, तो वह स्वागत योग्य होगा। मेरी ओर से, माँ, रेने ने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपकी बात न सुने और विलफोर को केवल छोटे चोर, कमज़ोर दिवालिये और कायर ठग ही भेजे। उस स्थिति में मैं चैन से सो सकूंगी। विलफोर हंसा। ये ऐसा है मानो तुम किसी चिकित्सक के लिए केवल सिर दर्द, खसरा और ततैया के डंक की कामना करो। ऐसी बीमारियां जो केवल त्वचा तक सीमित हों। यदि इसके विपरीत तुम मुझे राज अभियोजक के रूप में देखना चाहती हो, तो तुम्हें मेरे लिए उन भयानक रोगों की कामना करनी चाहिए जो उन्हें ठीक करने वाले चिकित्सक को सम्मान दिलाते हैं। इसी क्षण मानो संयोग केवल इस इच्छा के व्यक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा हो, एक सेवक भीतर आया और वीलफोर के कान में कुछ फुसफुसाया। वीलफोर ने क्षमा मांगी और मेज से उठ गया। कुछ क्षण बाद मुस्कान और प्रसन्न मुख मुद्रा के साथ लौट आया। रेने ने प्रेमपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा, क्योंकि उस क्षण वह युवा सचमुच अत्यंत सुरुचिपूर्ण और सुंदर प्रतीत हो रहा था। नीली आंखें, चिकनी रंगत और गालों को घेरे गहरी साइड विस्कर, और उसे ऐसा लगा मानो उसका समस्त अस्तित्व उसके होठों से लटक रहा हो, यह जानने के लिए कि उसकी इस संक्षिप्त अनुपस्थिति का कारण क्या था। तो मादमो आजेल, वीलफोर ने कहा, कुछ क्षण पहले आपने अपने पति के लिए एक चिकित्सक की कामना की थी। इस मामले में कम से कम मुझे एस्कुलेपियस के शिष्यों से यह समानता प्राप्त है। वे उस समय भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते थे कि मेरा समय कभी मेरा नहीं होता, और मैं आपके पास बैठकर अपनी सगाई का उत्सव मनाते हुए भी बाधित किया जा सकता हूँ। और आपको किस कारण से बुलाया गया? युवती ने हल्की आशंका के साथ पूछा। हाय, वीलफोर ने कहा, एक ऐसे रोगी के लिए जो मुझे बताए गए विवरण के अनुसार अंतिम अवस्था में है। इस बार मामला गंभीर है और रोग फांसी के तख्ते के निकट है। ईश्वर हमारी रक्षा करे, रेने ने पीली पड़ते हुए कहा। सचमुच, समस्त सभा ने एक स्वर में कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि एक छोटा सा बोनापार्टी षड्यंत्र पकड़ा गया है, और उससे कम कुछ नहीं। क्या यह संभव है? मार्किज ने कहा। यह रहा निंदा पत्र। और विलफोर ने पढ़ा। राज अभियोजक को राजसत्ता और धर्म के एक मित्र द्वारा सूचित किया जाता है कि फरौन का प्रथम सहायक एडमंड डांतेस, जो आज प्रातः स्मिर्ना से पहुंचा है और जिसने नेपल्स तथा पोर्तो फेर्राजो में पड़ाव किया था, मुराद द्वारा उस हड़पने वाले के लिए एक पत्र सौंपा गया था, और उस हड़पने वाले द्वारा पेरिस की बोनापार्टी समिति के लिए एक पत्र सौंपा गया था। उसके अपराध का प्रमाण उसकी गिरफ्तारी पर मिल जाएगा, क्योंकि पत्र या तो उसके पास या उसके पिता के घर में या फरौन पर उसकी केबिन में पाया जाएगा। पर यह पत्र, रेने ने कहा, जो किसी भी दशा में अनाम है, राज अभियोजक के नाम संबोधित है, आपके नाम नहीं। हाँ, विलफोर्ड ने कहा, पर राज अभियोजक बाहर गए हुए हैं और उनकी अनुपस्थिति में पत्र उनके सचिव के पास पहुंचा, जिसे उनके पत्र खोलने का अधिकार है। उसने यह पत्र खोला और मुझे बुलवाया। जब वह मुझे ना पा सका, तो उसने गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। तो दोषी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है, मार्कीज ने कहा। आपका अर्थ है अभियुक्त व्यक्ति, रेने ने कहा। हाँ, विलफोर ने उत्तर दिया। और
जैसा कि मैंने अब भी रेने से कहने का सम्मान पाया है, यदि वह पत्र मिल जाता है, तो रोगी वास्तव में गंभीर रूप से बीमार है। वह दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति कहाँ है? रेने ने पूछा। वह मेरे घर पर है। जाओ, मेरे मित्र, मार्की ने कहा। राजा की सेवा तुम्हारी उपस्थिति कहीं और मांगती है। हमारे साथ रुककर अपना कर्तव्य मत भूलो। जहां कर्तव्य बुलाए, वहां जाओ। ओह वीलफोर, रेने ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दया करो, ये तुम्हारी सगाई का दिन है। वीलफोर मेज के चारों ओर चला और युवती की कुर्सी के पास आकर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी प्रिय रेने, मैं तुम्हें किसी भी चिंता से बचाने के लिए जो कुछ कर सकता, करता। पर यदि प्रमाण सही है, यदि आरोप सत्य है, तो इस बोनापार्टी खरपतवार को काटना होगा। रेने उस शब्द काटना पर कांप उठी, क्योंकि जिसे काटा जाना था, उसका भी एक सिर था। बाबा, मार्किज ने कहा, इस छोटी बच्ची की मत सुनो, वीलफोर। वह इस विचार की आदी हो जाएगी। और उसने उसे अपना सूखा हाथ दिया, जिसे उसने चूमा, और उसी समय रेने को एक दृष्टि दी, जिसका अर्थ था, यह तुम्हारा हाथ है जिसे मैं चूम रहा हूं, या कम से कम जिसे मैं चूमना चाहता हूं। ये एक अशुभ संकेत है, रेने ने बुदबुदाया। मादमो आजेल, मार्किज ने कहा, तुम्हारी यह बाल सुलभता सचमुच असहनीय है। राज्य की नियति का तुम्हारी भावुक कल्पनाओं और हृदय की कोमल हलचलों से क्या संबंध हो सकता है? ओह मां, रेने ने धीमे स्वर में कहा, उसकी राजभक्त भावना की कमी के प्रति उदार रहिए। वीलफोर ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि राज अभियोजक के उप प्रतिनिधि के रूप में मैं अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। अर्थात मैं पूर्णतः निर्दय रहूंगा। पर उसी समय जब न्यायाधिकारी ये शब्द मार्किस से कह रहा था, मंगेतर चुपके से अपनी मंगेतर की ओर एक ऐसी दृष्टि डाल रहा था जो कह रही थी, डरो मत रेने, हमारे प्रेम के लिए मैं दयालु रहूंगा। रेने ने उस दृष्टि का उत्तर अपनी सबसे मधुर मुस्कान से दिया, और वीलफोर स्वर्ग को हृदय में लिए बाहर चला गया। पूछताछ। भोजन कक्ष से निकलते ही वीलफोर ने अपना प्रसन्न मुखौटा उतार दिया और उस व्यक्ति की गंभीर मुद्रा धारण कर ली, जिसे अपने सह मनुष्य के जीवन पर निर्णय देने का सर्वोच्च अधिकार प्रयोग करना था। तथापि अपने हाव भाव की चपलता के बावजूद, जिसे इस उप अभियोजक ने कुशल अभिनेता की भांति दर्पण के सामने एक से अधिक बार साधा था, इस अवसर पर उसे अपने ललाट को झुकाने और चेहरे को कठोर बनाने में प्रयास करना पड़ा। वास्तव में अपने पिता की राजनीतिक निष्ठा की स्मृति को छोड़कर, जो यदि उसने स्वयं उसे पूरी तरह त्याग न दिया होता, तो उसके अपने कैरियर को प्रभावित कर सकती थी। जेरार्ड वीलफोर उस क्षण उतना ही प्रसन्न था जितना कोई मनुष्य हो सकता है। 26 वर्ष की आयु में अपने अधिकार से ही संपन्न, वह विधिक पेशे में एक उच्च पद पर आसीन था, और वह एक सुंदर युवती से विवाह करने वाला था, जिसे वह आवेग से नहीं बल्कि विवेकपूर्वक प्रेम करता था, जैसा कि एक उपराजकीय अभियोजक प्रेम कर सकता है। अपनी असाधारण सुंदरता के अतिरिक्त उसकी मंगेतर सेंट मैराओं की पुत्री उन परिवारों में से थी जिन्हें उस समय दरबार में अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, और अपने माता पिता के प्रभाव के अतिरिक्त, जो अन्य कोई संतान न होने के कारण उसे पूर्णतः अपने दामाद के लिए सुरक्षित रख सकते थे। वह अपने भावी पति के लिए 50,000 एक्यू की दहेज भी ला रही थी, जो उस भयावह शब्द अपेक्षाओं का करना ये पेक्ष अपेक्षाओं के कारण, जिसे विवाह संबंध कराने वालों ने गढ़ा था, किसी दिन आधे मिलियन की विरासत से बढ़ भी सकती थी। इन सब तत्वों का योग वीलफोर के लिए आनंद की एक चकाचौंध कर देने वाली राशि बन गया था। यहाँ तक कि जब उसने अपने आंतरिक जीवन के चिंतन पर आत्मा की आंखें कुछ देर टिकाईं, तो उसे लगा मानो वह सूर्य धब्बे देख रहा हो। द्वार पर उसे पुलिस आयुक्त प्रतीक्षा करता मिला।
इस गंभीर व्यक्ति का दृश्य उसे तुरंत सातवें आकाश से उतारकर उस ठोस धरती पर ले आया जिस पर हम सब चलते हैं। उसने, जैसा कि कहा गया है, अपने चेहरे को संयत किया और कानून के उस अधिकारी के पास पहुंचा। मैं आ गया हूं। मैंने पत्र पढ़ लिया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ठीक था। अब तुम मुझे उसके विषय में और षड्यंत्र के बारे में जो कुछ जानते हो, सब बताओ। षड्यंत्र के विषय में हमें अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है। उसके पास से जो भी कागजात मिले हैं, उन्हें एक ही पुलिंदे में बांधकर, मुहर लगाकर आपके मेज पर रख दिया गया है। जहां तक बंदी का प्रश्न है, निंदा पत्र से आप जानते हैं कि वह एडमंड डांतेस नामक युवक है। 3 मस्तूल वाले जहाज फ़राओन का प्रथम सहायक, जो अलेक्जेंड्रिया और स्मिर्ना के साथ कपास का व्यापार करता है और मार्से की मोरेल एंड सन कंपनी का है। क्या वह व्यापारी नौसेना में आने से पहले नौसेना में सेवा कर चुका था? नहीं, वह काफी युवा है। कितनी आयु? 19, अधिक से अधिक 20। इसी समय जब विल्फोर ग्रांद रू से उतर रहा था और रू दे कौनसे के मोड़ पर पहुंचा था, एक व्यक्ति जो मानो वहीं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, आगे आया। वह मोरेल था। आह, विल्फोर, उस सज्जन ने कहा, आपसे मिलकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। कल्पना कीजिए, कितनी विचित्र, कितनी अभूतपूर्व भूल हो गई है। मेरे जहाज के प्रथम सहायक एडमंड डांतेस को अब भी अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं जानता हूं, विल्फोर ने कहा। मैं उसी से पूछताछ करने जा रहा हूं। मेरे प्रिय, मुरेल ने कहा, युवक के प्रति अपने स्नेह में बहते हुए। आप उस व्यक्ति को नहीं जानते जिस पर आरोप लगाया गया है, पर मैं उसे जानता हूं। वह सबसे शांत, सबसे ईमानदार व्यक्ति है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं तो लगभग यह कहूंगा कि व्यापारी नौसेना में वह अपने काम को सबसे अच्छी तरह जानने वाला व्यक्ति है। विल्फोर, मैं उसे पूरे हृदय से आपके हवाले करता हूं। जैसा कि हम देख चुके हैं, विल्फोर नगर के अभिजात वर्ग से था और मोरेल सामान्य वर्ग से। पहला कट्टर राजभक्त था, दूसरा बोनापार्टी सहानुभूतियों के संदेह में था। विल्फोर ने मोरेल को तिरस्कार की दृष्टि से देखा और शीतल स्वर में उत्तर दिया, आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में शांत, अपने व्यापार में ईमानदार और अपने कार्य में कुशल हो सकता है और फिर भी राजनीतिक दृष्टि से महान अपराधों का दोषी हो सकता है। आप ये जानते हैं, है ना? उसने अंतिम शब्दों पर विशेष जोर दिया, मानो उन्हें स्वयं जहाज मालिक पर लागू करना चाहता हो, जबकि उसकी जांचती हुई दृष्टि उस व्यक्ति की आत्मा की गहराइयों तक टटोलती प्रतीत हुई जिसने दूसरे के पक्ष में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था, जबकि उसे यह समझना चाहिए था कि वह स्वयं भी दया का अधिकारी था। मोरेल लज्जित हो गया क्योंकि इस विषय में उसका अंतःकरण पूर्णतः निश्चिंत नहीं था। किसी भी दशा में डांतेस ने उसे मार्शल के साथ हुई अपनी बातचीत और सम्राट द्वारा उससे कहे गए कुछ शब्दों के विषय में जो गोपनीय जानकारी दी थी, उसने उसके मन को कुछ विचलित कर दिया था। फिर भी उसने अत्यंत विनतीपूर्ण स्वर में जोड़ा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ विल्फोर, न्यायप्रिय रहिए जैसा कि आपका कर्तव्य है, और उदार रहिए जैसे आप सदा रहते हैं, और शीघ्र ही हमारे पास बेचारे डांतेस को लौटा दीजिए। यह हमारे पास लौटा दीजिए। उपराजकीय अभियोजक के कानों में क्रांतिकारी ध्वनि की तरह पड़ा। अच्छा, अच्छा, उसने मन ही मन बुदबुदाया। हमारे पास? क्या यह डांतेस किसी कार्बोनारी गिरोह का सदस्य हो सकता है कि उसका संरक्षक यह सामूहिक शब्द बिना सोचे समझे प्रयोग कर रहा है? आयुक्त से मैं समझ रहा हूं कि उसे एक सराय में गिरफ्तार किया गया था, और उसने जोड़ा, एक बड़ी सभा में। यह कोई वेंटे रही होगी? फिर उसने ऊंचे स्वर में उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहिए। यदि बंदी निर्दोष हुआ तो आपकी अपील व्यर्थ नहीं जाएगी, पर यदि इसके विपरीत वह दोषी हुआ, हम कठिन समय में जी रहे हैं,
जहां दंड मुक्ति सबसे बुरा उदाहरण होगी, तब मुझे अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। यह कहते हुए अपने घर के द्वार पर पहुंचकर, जो न्यायालयों से लगा हुआ था, उसने असहाय जहाज मालिक को शीतल प्रणाम किया और भव्यता से भीतर चला गया, जबकि मोरेल वहीं जड़सा खड़ा रह गया जहां विलफोर ने उसे छोड़ा था। प्रवेश कक्ष चेंडारमों और पुलिस अधिकारियों से भरा था और उनके बीच कड़ी निगरानी में घृणा से दहकते चेहरों से घिरा बंदी शांत और स्थिर खड़ा था। विलफोर ने कक्ष पार किया, डांतेस की ओर तिरछी दृष्टि डाली और एक अधिकारी द्वारा थमाई गई फाइल लेते हुए यह कहते हुए ओझल हो गया, बंदी को भीतर लाया जाए। दृष्टि भले ही क्षणिक थी, पर उससे विलफोर को उस व्यक्ति का एक विचार मिल गया था जिससे उसे पूछताछ करनी थी। उस चौड़े ललाट में उसने बुद्धि, उस दृढ़ दृष्टि और सिमटी हुई भौहों में साहस और उन भरे हुए होंठों में सरलता पहचानी, जो आधे खुले थे और हाथी दांत सी सफेद दांतों की दो पंक्तियां दिखा रहे थे। प्रथम प्रभाव डांतेस के पक्ष में था, पर विलफोर ने एक गहन राजनीतिक सूत्र के रूप में यह बात अनेक बार सुनी थी कि प्रथम आवेगों से सावधान रहना चाहिए, चाहे वे सही ही क्यों ना हों, और उसने इस नियम को अपने प्रभावों पर भी लागू किया, इन दोनों शब्दों के अंतर पर ध्यान दिए बिना। इस प्रकार उसने उस शुभ प्रेरणा को दबा दिया जो उसके हृदय में प्रवेश कर वहां से उसके मस्तिष्क पर आक्रमण करना चाहती थी। दर्पण के सामने अपने मुखाकृतियों को उनकी सबसे गंभीर अभिव्यक्ति में डाला और अंधेरे तथा भयावह रूप में अपने मेज के पीछे बैठ गया। कुछ क्षण बाद डांतेस भीतर आया। युवक अब भी पीला था, पर शांत और मुस्कुराता हुआ। उसने अपने न्यायाधीश का सादे किंतु शिष्ट ढंग से अभिवादन किया और बैठने के लिए इधर उधर देखने लगा, मानो वह जहाज मालिक मुरेल के बैठक कक्ष में आया हो। तभी उसकी भेंट विलफोर की निस्तेज दृष्टि से हुई, वह दृष्टि जो उन कानून के पुरुषों में विशेष होती है जो नहीं चाहते कि कोई उनके विचार पढ़ सके और इसलिए अपनी आंखों को बिना तराशे कांसा बना लेते हैं। उस दृष्टि ने उसे स्मरण दिला दिया कि वह न्याय के सामने खड़ा है, कठोर आकृति और सख्त व्यवहार वाली एक सत्ता के सामने। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? विलफोर ने पूछा, उस अधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणियों को पलटते हुए जो उसके प्रवेश के समय उसे सौंपी गई थीं और जो पिछले 1 घंटे में ही एक बड़ा ढेर बन चुकी थीं। इतनी शीघ्रता से उन दुर्भाग्यशाली प्राणियों के चारों ओर रिपोर्टों और सूचनाओं का ढेर लग जाता है, जिन्हें बंदी कहा जाता है। मेरा नाम एडमंड डांतेस है, युवक ने शांत और स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया। मैं जहाज फराउन का प्रथम सहायक हूं, जो मोरेल एंड सन कंपनी का है। तुम्हारी आयु? विलफोर ने आगे पूछा। 19। गिरफ्तारी के समय तुम क्या कर रहे थे? मैं अपनी सगाई का उत्सव मना रहा था, डांतेस ने कहा। उसका स्वर थोड़ा सा कांप गया। इतना तीव्र था उन प्रसन्न क्षणों और उन नीरस औपचारिकताओं के बीच का विरोध जिनमें वह अब भाग ले रहा था, और उतना ही अधिक विलफोर का गंभीर चेहरा मर्सिडीज के रूप लावण्य की चमक को उभार रहा था। तुम अपनी सगाई के भोज में थे, उप अभियोजक ने अनायास सिहरते हुए कहा। हाँ, मैं एक स्त्री से विवाह करने वाला हूं, जिसे मैं पिछले 3 वर्षों से प्रेम करता हूं। सामान्यतः निर्विकार रहने वाला विलफोर भी इस संयोग से प्रभावित हुए बिना न रह सका, और डांतेस के स्वर में वह भाव जिसकी प्रसन्नता बाधित कर दी गई थी, उसके भीतर सहानुभूति की एक तंतु छेड़ गया। वह स्वयं भी विवाह करने वाला था, स्वयं भी प्रसन्न था, और उसकी अपनी प्रसन्नता भी इस कारण बाधित हुई थी कि वह ऐसे व्यक्ति की प्रसन्नता नष्ट करने में सहायता करे जो उसी की भांति आनंद की दहलीज पर खड़ा था। यह दार्शनिक समानता, उसने सोचा, जब वह सेंट मेराव के बैठक कक्ष में लौटेगा तो बड़ा प्रभाव डालेगी, और जब
डांतेस अपने अगले प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था, वह मन ही मन उन प्रतिपक्षों को क्रम में रखने लगा, जिनके चारों ओर वक्ता ऐसे वाक्य गढ़ते हैं, जो तालियां बटोरने के लिए बनाए जाते हैं, पर कभी-कभी सच्ची वाक कला का भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। जब उसने अपना यह आंतरिक भाषण पूरा कर लिया, तो उसके प्रभाव पर स्वयं मुस्कुराया और डांतेस की ओर लौटकर कहा, जारी रखो। मैं किस प्रकार जारी रखूं? इस प्रकार की न्याय को प्रकाश मिले। न्याय मुझे बताए कि वह किन बिंदुओं पर प्रकाश चाहता है, और मैं उसे वह सब बता दूंगा जो मुझे झांत है। हालांकि उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, मुझे चेतावनी देनी होगी कि मैं बहुत कम जानता हूं। क्या तुमने उस हड़पने वाले के अधीन सेवा की? मैं नौसेना में भर्ती होने ही वाला था कि वह गिर पड़ा। तुम्हारे राजनीतिक विचार अत्यंत उग्र बताए जाते हैं, वीलफोर ने कहा। यद्यपि उसने इस विषय में कुछ भी नहीं सुना था, पर प्रश्न को आरोप के रूप में रखने से उसे आपत्ति नहीं थी। मेरे राजनीतिक विचार? डांतिस ने कहा। मैं स्वीकार करने में लगभग लज्जित हूं, पर मेरे पास कभी वे नहीं रहे जिन्हें आप विचार कह सकें। मैं मुश्किल से 19 वर्ष का हूं, जैसा कि मैंने आपको बताने का सम्मान पाया है। मैं कुछ नहीं जानता और किसी सार्वजनिक भूमिका के लिए नियत नहीं हूं। मैं जो थोड़ा सा हूं और आगे जो कुछ बनूंगा, यदि मुझे वह पद प्राप्त हुआ जिसकी मैं आकांक्षा करता हूं, उसका श्रेय मोरेल को देता हूं। अतः मेरे सभी विचार, मैं राजनीतिक नहीं, निजी कहूंगा, 3 भावनाओं तक सीमित हैं। मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं, मैं मोरेल का सम्मान करता हूं, और मैं मर्सिडीज को पूछता हूं। यही, वीलफॉर, वह सब है जो मैं न्याय को बता सकता हूं। आप देख सकते हैं कि इसमें उसे रुचिकर लगने जैसा बहुत कम है। डांतेस के बोलते समय वीलफॉर उसके चेहरे को देखता रहा। वह चेहरा जो एक साथ कोमल भी था और निष्कपट भी, और उसे रेने के वे शब्द स्मरण आए जिसने बंदी को जाने बिना ही उसके लिए उदारता की प्रार्थना की थी। उप अभियोजक को अपराध और अपराधियों का कुछ अनुभव था, और डांतेस के हर शब्द में उसे उसकी निर्दोषता का प्रमाण दिखाई दे रहा था। यह युवक, यह बालक कहना भी अनुचित न होगा, सरल, निष्कपट, उस हृदयगत वाक कला से परिपूर्ण जो खोजने पर कभी नहीं मिलती, सबके प्रति स्नेह से भरा, क्योंकि वह प्रसन्न था, और प्रसन्नता दुष्टों को भी भला बना देती है। अपने हृदय से उमड़ती ऊष्मा इस प्रकार बिखेर रहा था कि अभियोजक स्वयं भी उससे अछूता न रह सका। वीलफोर ने उसके प्रति चाहे जितनी भी कठोरता दिखाई हो, एडमंड की दृष्टि, स्वर और हाव भाव में पूछताछ करने वाले के प्रति केवल सौम्यता और सद्भाव ही प्रकट हो रहा था। ईश्वर की शपथ, वीलफोर ने सोचा, यह मनोहर युवक है, और मुझे आशा है कि रेने के पक्ष में खड़ा होने में मुझे अधिक कठिनाई नहीं होगी। उसकी पहली विनती पूरी करके इसके बदले सबके सामने एक स्नेहपूर्ण हाथ मिलन और किसी एकांत कोने में एक मधुर चुंबन मिलेगा। इस सुखद अपेक्षा ने वीलफोर के चेहरे को उज्जवल कर दिया, और जब वह अपने विचारों से लौटकर डांतेस की ओर मुड़ा, तो डांतेस, जो अपने न्यायाधीश के चेहरे पर हर परिवर्तन का अनुसरण कर रहा था, उसी भाव को मुस्कान में प्रतिबिंबित कर बैठा। क्या तुम्हें झांत है कि तुम्हारे कोई शत्रु हैं? वीलफोर ने पूछा। शत्रु? डांतिस ने कहा। मैं इतना तुच्छ हूं कि मेरे शत्रु हों, ऐसा सौभाग्य मुझे नहीं मिला। स्वभाव की दृष्टि से संभव है कि मैं कुछ शीघ्र क्रोधित हो जाऊं, पर मैंने सदा अपने अधीनस्थों के प्रति उसे संयमित रखने का प्रयास किया है। मेरे अधीन 10-12 नाविक हैं। उनसे पूछ लीजिए, वे आपको बताएंगे कि वे मुझे पसंद करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं, पिता की तरह नहीं।
उसके लिए मैं बहुत युवा हूँ, पर एक बड़े भाई की तरह। पर यदि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, तो संभव है कि तुमने ईर्ष्या जगाई हो। 19 वर्ष की आयु में तुम्हें कप्तान बनाया जाने वाला है, जो तुम्हारे वर्ग के व्यक्ति के लिए एक विशेष सम्मान है। और तुम एक सुंदर युवती से विवाह करने वाले हो, जो तुमसे प्रेम करती है, जो किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए दुर्लभ सौभाग्य है। इस प्रकार भाग्य ने तुम्हें जो अनुग्रह दिए हैं, उनसे ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप मानव स्वभाव को मुझसे बेहतर जानते होंगे, और जो आप कह रहे हैं वह संभव है। पर मैं स्वीकार करता हूँ कि यदि ये ईर्ष्यालु लोग मेरे मित्रों में हों, तो मैं यह जानना नहीं चाहूँगा कि वे कौन हैं, ताकि मुझे उनसे घृणा करने के लिए विवश न होना पड़े। आप भूल कर रहे हैं। यथासंभव यह सदा आवश्यक है कि मनुष्य अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से देखे। और स्पष्ट कहूँ तो आप मुझे इतने योग्य युवक प्रतीत होते हैं कि आपके मामले में मैं सामान्य प्रक्रिया से हटकर आपको इस विषय पर प्रकाश डालने में सहायता करूंगा, और आपको वह निंदा पत्र दिखाऊंगा जिसके कारण आपको यहां लाया गया है। ये रहा आरोप पत्र। क्या आप इस लिखावट को पहचानते हैं? वीलफोर ने अपनी जेब से पत्र निकाला और डांतेस को दिया, जिसने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, नहीं, मैं इस लिखावट को नहीं जानता। यह बदली हुई है। फिर भी इसमें एक प्रकार की ईमानदारी का आभास है। किसी भी दशा में यह किसी शिक्षित हाथ की लिखावट है। उसने कृतज्ञता से वीलफोर की ओर देखा। मुझे प्रसन्नता है कि मेरा सामना आपके जैसे व्यक्ति से हो रहा है, क्योंकि मेरा प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक सच्चा शत्रु है। उस युवक की आंखों में इन शब्दों के साथ जो चमक कौंधी, उससे वीलफोर समझ गया कि उसकी शांत बाहरी प्रकृति के नीचे कितनी प्रचंड ऊर्जा छिपी हुई है। तो फिर उपराजकीय अभियोजक ने कहा, मेरे प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दो, न अभियुक्त की भांति अपने न्यायाधीश गेकिश को, बल्कि उस व्यक्ति की तरह जो स्वयं को अन्यायपूर्वक आरोपित मानता है और ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जिसके मन में उसके हित हैं। इस अनाम आरोप में कितना सत्य है। और विल्फोर ने उस पत्र को, जिसे डांतेस अभी उसे लौटा चुका था, घृणा भरे संकेत के साथ मेज पर फेंक दिया। सब कुछ भी और कुछ भी नहीं, यही पूर्ण सत्य है, डांतेस ने कहा। एक नाविक के रूप में अपनी शपथ पर, मर्सेदेस के प्रति, अपने प्रेम पर और अपने पिता के जीवन की कसम। आगे कहो, विल्फोर ने कहा और धीमे स्वर में जोड़ा। यदि रैने मुझे देख पाती तो आशा है कि वह प्रसन्न होती और मुझे झल्लाद कहना छोड़ देती। जब हम नेपल्स से चले, डांतिस ने कहा, तो कप्तान लेक्लेयर मस्तिष्क ज्वर से बीमार पड़ गया। जहाज पर कोई चिकित्सक नहीं था, और एल्बा शीघ्र पहुंचने की उसकी उत्कंठा के कारण वह तट के किसी भी स्थान पर लंगर डालना नहीं चाहता था। इस प्रकार उसकी बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि 3 दिनों बाद, ये समझकर कि वह मर रहा है, उसने मुझे बुलवाया। मेरे प्रिय डांतेस, उसने कहा, अपने सम्मान की शपथ लो कि तुम वह करोगे जो मैं तुमसे मांगूंगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने उसकी इच्छा पूरी करने की शपथ ली। अच्छा, उसने कहा, मेरी मृत्यु के बाद द्वितीय अधिकारी होने के कारण जहाज की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। अतः मैं चाहता हूं कि तुम कमान संभालो, एल्बा का मार्ग लो, पोर्तो फेर्राजो में उतरो, मार्शल से भेंट मांगो और उसे यह पत्र सौंपो। संभव है कि तुम्हें एक और पत्र दिया जाए और कोई कार्य सौंपा जाए।
वह कार्य जिसे मुझे स्वयं पूरा करना था, डांतेस, तुम मेरी जगह करोगे और उसका सम्मान तुम्हें मिलेगा। मैं ऐसा करूंगा कप्तान, पर मार्शल से मिलना मेरे लिए आपकी अपेक्षा से अधिक कठिन हो सकता है। ये रही एक अंगूठी, कप्तान ने कहा। सुनिश्चित करना कि वह उसे प्राप्त कर ले और सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही उसने मुझे एक अंगूठी दी। समय रहते ऐसा हुआ। 2 घंटे बाद वह उन्माद में चला गया और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर तुमने क्या किया? वही किया जो करना मेरा कर्तव्य था और जो मेरी स्थिति में कोई भी करता। किसी भी दशा में मरते हुए व्यक्ति की इच्छाएं पवित्र होती है और एक नाविक के लिए उच्च अधिकारी की इच्छाएं आदेश होती हैं जिन्हें पूरा करना ही होता है। अतः मैं एल्बा के लिए रवाना हुआ और अगले दिन वहां पहुंचा। मैंने सभी को जहाज पर ही रहने का आदेश दिया और अकेला उतरा। जैसा कि मैंने अनुमान किया था, मार्शल से मिलने में कुछ कठिनाई हुई, पर मैंने उसे वह अंगूठी भेज दी जो मेरे लिए पहचान चिन्ह थी और सभी द्वार खुल गए। उसने मुझे स्वीकार किया। बेचारे लेकलेयर के अंतिम घंटों की परिस्थितियों के विषय में मुझसे प्रश्न किए और जैसा कि कप्तान ने कहा था, मुझे एक पत्र दिया जिसे उसने मुझसे कहा कि मैं स्वयं पेरिस ले जाकर सौंपूं। मैंने ऐसा करने का वचन दिया क्योंकि ये मेरे कप्तान की अंतिम इच्छाएं थीं। मैंने स्थल पर उतरकर जहाज के सभी आवश्यक कार्य शीघ्र निपटा दिए। फिर मैं अपनी मंगेतर से मिलने गया, जिसे मैंने पहले से भी अधिक सुंदर और अधिक प्रेमपूर्ण पाया। मुरेल की कृपा से हम गिरजाघर की सभी औपचारिकताओं से बच सके और अंततः, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी सगाई का उत्सव मना रहा था। 1 घंटे में मेरा विवाह होने वाला था और मैं कल पेरिस के लिए रवाना होने की आशा कर रहा था, जब मुझे इस निंदा पत्र के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आप भी उतना ही तुच्छ समझते प्रतीत होते हैं जितना मैं। हाँ हाँ, वीलफोर ने बुदबुदाया। तुम्हारा कथन मुझे संतुष्ट करता है, और यदि तुम दोषी भी हो तो केवल अविवेक के, और वह भी तुम्हारे कप्तान के आदेश से क्षम्य है। मुझे वह पत्र दे दो जो एल्बा में तुम्हें सौंपा गया था। मुझे यह वचन दो कि प्रथम बुलावे पर उपस्थित होंगे और तुम अपने मित्रों के पास लौट सकते हो। तो मैं मुक्त हूं, डांतेस ने पुकारा। हाँ, यदि तुम मुझे वह पत्र दे दो। वह तो आपके सामने ही होना चाहिए, क्योंकि उसे मेरे अन्य कागजों के साथ ले लिया गया था, जिनमें से कुछ को मैं उस पुलिंदे में पहचान रहा हूं। ठहरो, वकील ने कहा, जब डांतेस अपनी टोपी और दस्ताने उठाने लगा। वह किसके नाम संबोधित था? नोर्तिये के नाम, रू कॉकेरों, पेरिस। यदि वीलफोर पर बिजली गिरती तो भी वह इससे अधिक आकस्मिक और चौंकाने वाली न होती। वह उस कुर्सी पर वापस गिर पड़ा जिससे वह आधा उठ चुका था, डांतेस से लिए गए कागजों के पुलिंदे तक हाथ बढ़ाने के लिए, और उन्हें घबराहट में उलट पुलट कर उस घातक पत्र को निकाल लिया जिस पर उसने अवर्णनीय आतंक के साथ दृष्टि डाली। नॉर्थिए, रू कॉकेरो, नंबर 13। उसने बुदबुदाया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ, डांतेस ने विस्मय से कहा। क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं, वीलफोर ने जोर देकर कहा। राजा का एक निष्ठावान सेवक षड्यंत्रकारियों को नहीं जानता। तो क्या यह षड्यंत्र का विषय है? डांतेस ने पूछा, अब पहले से भी अधिक व्याकुल होकर, क्योंकि वह अभी अभी स्वयं को मुक्त समझ बैठा था।
किसी भी दशा में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे उस पत्र की सामग्री का कोई ज्ञान नहीं था जिसे मैं ले जा रहा था। शायद नहीं, विल्फोर ने कठोर स्वर में कहा। पर तुम उस व्यक्ति का नाम जानते थे जिसके नाम वह संबोधित था, क्योंकि मुझे उसे स्वयं सौंपना था, डांतिस ने कहा। इसलिए उसका नाम जानना आवश्यक था। और तुमने यह पत्र किसी को नहीं दिखाया? विल्फोर ने पूछा, पत्र पढ़ते हुए और पढ़ते पढ़ते और अधिक पीला पड़ते हुए। किसी को नहीं, अपनी शपथ पर, डांतिस ने कहा। तो किसी को यह झात नहीं है कि तुम एल्बा से नोर्तिये के नाम संबोधित एक पत्र के वाहक थे? किसी को नहीं, उस व्यक्ति के अतिरिक्त जिसने मुझे वह पत्र दिया था। वह भी एक अधिक है, विल्फोर ने बुदबुदाया। जैसे जैसे वह अंत की ओर पढ़ता गया, उसका ललाट और अधिक गहराता गया। उसके पीले होंठ, कांपते हुए हाथ और दहकती आंखें डांतेस के मन में तीव्र और पीड़ादायक चिंता उत्पन्न कर रही थी। पढ़ लेने के बाद विल्फोर ने अपना सिर दोनों हाथों में छिपा लिया और कुछ क्षण उसी अवस्था में बैठा रहा, मानो पराजित हो गया हो। हे भगवान, आखिर बात क्या है? डांतेस ने भयभीत स्वर में पूछा। विल्फोर ने उत्तर नहीं दिया। वह कुछ समय उसी तरह बैठा रहा, फिर पीले और विचलित चेहरे के साथ सिर उठाया और पत्र को एक बार फिर पढ़ने लगा। तुम कहते हो कि तुम्हें इस पत्र की सामग्री का कोई ज्ञान नहीं है? उसने पूछा। मैं अपनी शपथ पर फिर दोहराता हूं कि मुझे कुछ भी जात नहीं है, डांतेस ने कहा। पर कृपया बताइए, आपको क्या हो गया है? आप अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। क्या मैं घंटी बजाऊं? क्या किसी को बुलाऊं? बिल्कुल नहीं, विल्फोर ने अचानक उठते हुए कहा। न हिलो, न एक शब्द कहो। यहां आदेश मैं देता हूं, तुम नहीं। मैं तो केवल सहायता करना चाहता था, डांतेस ने आहत स्वर में कहा। मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मुझे क्षण भर के लिए चक्कर आ गया था, और कुछ नहीं। अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। डांतेस को लगा था कि इसके बाद और प्रश्न पूछे जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। विल्फोर अपनी कुर्सी पर ढह गया, पसीने से भीगे ललाट पर एक बर्फ सा ठंडा हाथ फेरा और तीसरी बार पत्र पढ़ने लगा। यदि उसे इस पत्र की सामग्री का ज्ञान है, वह सोच रहा था, और यदि कभी उसे यह झांत हो गया कि नोर्तिये विल्फोर का पिता है, तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, पूरी तरह नष्ट। वह समय समय पर एडमंड की ओर देखता, मानो उसकी दृष्टि उस अदृश्य पर्दे को भेद सकती हो जो हृदय में रहस्यों को बंद रखता है और उन्हें होठों तक नहीं आने देता। आह, अब और कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, उसने अचानक कहा। पर ईश्वर के नाम पर, दुर्भाग्यशाली युवक चिल्लाया। यदि आपके संदेह मुझ पर हैं, यदि आप मुझे संदिग्ध मानते हैं, तो मुझसे प्रश्न कीजिए। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। विल्फोर ने स्वयं पर जोरदार नियंत्रण किया और उस स्वर में बोला जिसे वह स्थिर बनाए रखने का प्रयास कर रहा था। तुमसे की गई पूछताछ ने तुम्हारे विरुद्ध अत्यंत गंभीर आरोप उत्पन्न कर दिए हैं। अतः अब मैं, जैसा कि मैंने पहले आशा की थी, तुम्हें तुरंत मुक्त नहीं कर सकता। इससे पहले मुझे जांच करने वाले न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा। इस बीच तुमने देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है। हाँ, डांतेस ने कहा, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने मेरे साथ न्यायाधीश से अधिक मित्र की भांति व्यवहार किया है।
तो मुझे तुम्हें कुछ समय और बंदी रखना होगा, पर जितना संभव हो उतना कम। तुम पर मुख्य आरोप इस पत्र का अस्तित्व है, और तुम देख रहे हो। विल्फोर चूल्हे के पास गया, पत्र को आग में फेंक दिया और तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक वह राख में न बदल गया। और तुम देख रहे हो, मैंने उसे नष्ट कर दिया है। यह तो न्याय से भी बढ़कर है, डांतेस ने पुकारा। यह तो स्वयं भलाई है। पर मेरी बात सुनो, विल्फोर ने आगे कहा। यह देखकर कि मैंने ऐसा किया, अब तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, है ना? जो आदेश देंगे, मैं उसका पालन करूंगा। नहीं, विल्फोर ने युवक के पास आते हुए कहा। मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं दूंगा, मैं तुम्हें केवल सलाह दूंगा। मैं उसे आदेश की भांति मानूंगा। मैं तुम्हें आज सायंकाल तक यहाँ न्यायालय में रखूंगा। संभव है कि कोई और तुमसे पूछताछ करे। उसे वही सब बताना जो तुमने मुझे बताया है, पर उस पत्र का कोई उल्लेख मत करना। मैं वचन देता हूं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विनती विल्फोर कर रहा हो और बंदी अपने न्यायाधीश को आश्वस्त कर रहा हो। तुम समझते हो, वह आगे बोला, अब भी उस राख की ओर देखते हुए जिसमें कागज का आकार अब भी झलक रहा था। अब जबकि पत्र नष्ट हो चुका है, केवल तुम और मैं जानते हैं कि वह कभी अस्तित्व में था। तुम उसे फिर कभी नहीं देखोगे। यदि कोई उसका उल्लेख करे तो उसे नकार देना, निर्भय होकर नकार देना, और तुम बच जाओगे। चिंता मत कीजिए, मैं नकार दूंगा, डांतिस ने कहा। अच्छा, अच्छा, विल्फोर ने कहा और घंटी की डोरी की ओर हाथ बढ़ाया। फिर रुक गया और बोला, क्या तुम्हारे पास और कोई पत्र था? केवल यही एक। मुझसे शपथ लो, डांतिस ने हाथ आगे बढ़ाया। मैं शपथ लेता हूं। विल्फोर ने घंटी बजाई। पुलिस आयुक्त भीतर आया। विल्फोर ने उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। आयुक्त ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, इस सज्जन के साथ जाओ। विल्फोर ने डांतेस से कहा। डांतेस ने झुककर प्रणाम किया, कृतज्ञता की अंतिम दृष्टि डाली और बाहर चला गया। द्वार बंद होते ही विल्फोर के शरीर से सारी शक्ति निकल गई और वह लगभग अचेत अवस्था में कुर्सी पर गिर पड़ा। कुछ क्षण बाद वह बुदबुदाया, हे ईश्वर, कितने नाजुक धागों पर जीवन और भाग्य टिके होते हैं। यदि राज अभियोजक मार्सेई में होता या मेरी जगह जांच न्यायाधीश बुला लिया गया होता, तो मैं नष्ट हो गया होता। वह कागज, वह अभिशप्त कागज मुझे गर्त में धकेल देता। पिता, क्या तुम सदा इस संसार में मेरे सुख के मार्ग में बाधा बने रहोगे? और क्या मुझे सदा तुम्हारे अतीत से संघर्ष करना पड़ेगा? तभी मानो उसके मस्तिष्क में अचानक कोई प्रकाश कौंधा। उसके अब भी भींचे हुए होंठों पर एक मुस्कान उभरी। उसकी व्याकुल दृष्टि स्थिर हो गई और उसका मन एक ही विचार पर केंद्रित हो गया। बस यही है, उसने कहा। यह पत्र जो मुझे नष्ट कर सकता था, संभव है मेरा भाग्य बना दे। चलो विल्फोर, काम पर लगो। यह सुनिश्चित करने के बाद कि बंदी अब प्रवेश कक्ष में नहीं था, उपराजकीय अभियोजक भी बाहर निकला और तेजी से अपनी मंगेतर के घर की ओर बढ़ गया। शातो डीएफ। प्रवेश कक्ष पार करते ही
पुलिस आयुक्त ने 2 जेंडार्मों की ओर संकेत किया, जिन्होंने डांतेस के दोनों ओर अपनी जगह ले ली। राज अभियोजक के कक्षों से न्यायालयों की ओर जाने वाला एक द्वार खोला गया और वे उन लंबे, अंधेरे गलियारों में से एक से होकर आगे बढ़े, जो उनमें प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में सिहरन जगा देते हैं, चाहे उसके पास भय का कोई कारण हो या ना हो। जैसे विलफोर के कक्षों से पालाइदा जस्टिस तक पहुंचा जा सकता था, वैसे ही पालाइदा जस्टिस से कारागार तक पहुंचा जा सकता था। एक उदास भवन, जिस पर सामने उठता लेज अकूल का घंटाघर ऊपर से झांकता है और अपनी हर खुली खिड़की से उसे जिज्ञासा से निहारता है। गलियारे के कई मोड़ों से गुजरने के बाद डांतेस ने अपने सामने एक लोहे की झरोखे वाली दरवाजा खुलते देखा। पुलिस आयुक्त ने उस पर छोटे हथौड़े से दस्तक दी और वे 3 प्रहार डांतेस को ऐसे लगे मानो उसके हृदय पर पड़े हों। दरवाजा खुला और दोनों जेंडार्मों ने अपने बंदी को धीरे से आगे बढ़ाया, क्योंकि वह अभी भी पीछे ठिठक रहा था। डांतेस ने उस भयानक देहरी को पार किया और उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वह एक भिन्न वातावरण में सांस ले रहा था, जहां हवा भारी और गंधक सी थी। वह कारागार में था। उसे एक कोठरी में ले जाया गया, जो सलाखों और ताले होने के बावजूद पूरी तरह साफ थी। इसलिए उसके परिवेश का दृश्य उसमें अत्यधिक भय नहीं जगा सका। वैसे भी उपराजकीय अभियोजक के वे शब्द, जो डांतेस को इतनी चिंता से भरे प्रतीत हुए थे, अब भी उसके कानों में आशा के मधुर वचन की तरह गूंज रहे थे। जब डांतेस को अपनी कोठरी में पहुंचाया गया, तब 4 बज चुके थे। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, वह पहली मार्च का दिन था, इसलिए बंदी शीघ्र ही अंधेरे में डूबने वाला था। जैसे जैसे उसकी दृष्टि मंद होती गई, उसकी श्रवण शक्ति तीक्ष्ण होती चली गई और जो भी क्षीण सा शब्द उसके कानों तक पहुंचता, वह यह मानकर उछल पड़ता कि वे उसे मुक्त करने आ रहे हैं। वह उठकर दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाता, पर वह ध्वनि शीघ्र ही किसी दूसरी दिशा में विलीन हो जाती और डांतेस फिर अपनी चौकी पर ढह जाता। अंततः लगभग रात के 10 बजे, जब वह आशा खोने ही वाला था, उसने एक नई ध्वनि सुनी, जो इस बार सचमुच उसकी कोठरी की ओर आती प्रतीत हुई। वास्तव में गलियारे में कदमों की आहट थी, जो उसके दरवाजे के सामने आकर थम गई। ताले में चाबी घूमी, कुंडियां चरमराईं और ओक की भारी किवाड़ खुल गई, जिससे 2 मशालों की चकाचौंध भरी रोशनी अचानक कक्ष में भर गई, जिनकी रोशनी में डांतेस 4 जेंडार्मों की चमकती तलवारें और बंदूकें देख सका। वह 2 कदम आगे बढ़ चुका था, पर इस बढ़ी हुई शक्ति को देखकर वहीं ठिठक गया। क्या आप मुझे लेने आए हैं? उसने पूछा। हाँ, जेंडार्मों में से एक ने उत्तर दिया। उपराजकीय अभियोजक की ओर से? ऐसा ही समझो। अच्छा, डांतेस ने कहा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। ये निश्चित मानकर कि उसे बुलाने वाला विलफोर ही है, वह दुर्भाग्यशाली युवक किसी भी आशंका के बिना सहज कदमों से बाहर निकला और सैनिकों के बीच अपनी जगह ले ली, जो उसका पहरा बना रहे थे। सड़क के द्वार पर एक गाड़ी खड़ी थी। सारथी अपनी सीट पर था और उसके पास एक पुलिस अधिकारी बैठा था। क्या यह गाड़ी मेरे लिए आई है? डांतेस ने पूछा। तुम्हारे लिए ही है, एक जेंडार्म ने कहा। चढ़ो। डांतेस कुछ कहना चाहता था, पर दरवाजा खुल चुका था और उसे एक धक्का लगा। उसके पास न तो प्रतिरोध का अवसर था, न ही ऐसा करने का कोई विचार। क्षण भर में वह गाड़ी के भीतर 2 जेंडार्मों के बीच बैठा था, जबकि बाकी 2 सामने की बेंच पर जा बैठे और भारी वाहन एक अशुभ गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ चला। बंदी ने खिड़कियों की ओर देखा, जो सलाखों से बंद थीं। उसने केवल एक कारागार के बदले दूसरा कारागार पाया था। अंतर बस इतना था कि यह चलता फिरता था और उसे किसी अज्ञात गंतव्य की ओर ले जा रहा था। फिर भी सलाखों के बीच से, जो इतनी पास पास थीं कि उनके बीच से मुश्किल से हाथ निकल सके, डांतेस देख सका कि वे रू कायसेरी से होते हुए, फिर रू सैन लॉरां और रू तारामिस से गुजरते हुए
बंदरगाह की ओर जा रहे थे। थोड़ी ही देर में अपनी ही सलाखों और उस स्मारक की सलाखों के बीच से, जिसके पास वे रुके थे, उसने डिटेंशन बैरक की चमकती रोशनियां देखीं। गाड़ी रुकी, पुलिस अधिकारी उतरा और पहरे के कमरे की ओर गया। एक दर्जन सैनिक बाहर आए और पंक्तिबद्ध हो गए। डांतेस ने गोदी की बत्तियों के प्रतिबिंब में उनकी राइफलों की चमक देखी। क्या ये सब मेरे लिए हैं? उसने मन ही मन सोचा कि इतने लोगों को तैनात किया जा रहा है। अधिकारी ने दरवाजा खोला और बिना एक शब्द कहे ही उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया, क्योंकि डांतेस देख सका कि सैनिकों की दो पंक्तियों के बीच उसके लिए एक मार्ग खुला हुआ था जो गोदी तक जाता था। सामने की बेंच पर बैठे दोनों जेंडार्म पहले उतरे, फिर उसे बाहर निकाला गया और उसके बाद वे दोनों जो उसके पास बैठे थे, वे एक छोटी नाव की ओर बढ़े जिसे सीमा शुल्क विभाग का एक नाविक जंजीर से गोदी से सटाए हुए था। सैनिक मूक जिज्ञासा से डांतेस को जाते हुए देखते रहे। एक क्षण में उसे नाव के पिछवाड़े बैठा दिया गया, अब भी चारों जेंडार्मों के बीच, जबकि अधिकारी धनुष भाग में खड़ा था। एक तीव्र झटके के साथ नाव गोदी से अलग हुई और चार नाविक जोर शोर से चप्पू चलाने लगे पिल्लों की ओर। नाव से आई एक पुकार पर बंदरगाह के प्रवेश पर लगी जंजीर नीचे कर दी गई और डांतेस स्वयं को उस क्षेत्र में पाया जिसे फ्रियूल कहा जाता है, अर्थात बंदरगाह के बाहर। बाहर पहुंचते ही बंदी की पहली प्रतिक्रिया आनंद की थी। खुली हवा, लगभग स्वतंत्रता थी। उसने गहरी सांसें लीं ताकि उस तीखी समीर से अपने फेफड़ों को भर सके जो अपने पंखों पर रात और समुद्र की सभी अनजानी सुगंधें लाती हैं। पर शीघ्र ही उसने आह भरी। वे उसी रिजर्व के सामने से खे रहे थे जहां उसी सुबह, गिरफ्तारी से पहले के उस घंटे में, वह इतना प्रसन्न था और दो तेज रोशन खिड़कियों से उसे नृत्य समारोह के हर्षोल्लासपूर्ण स्वर सुनाई दे रहे थे। उसने अपने हाथ जोड़ लिए, आंखें आकाश की ओर उठाईं और प्रार्थना की। नाव आगे बढ़ती रही। वह तेत द्यूमोर के पास से गुजर चुकी थी और फ़ुआरों की खाड़ी के सामने थी। अब वह बैटरी को घेरने ही वाली थी और ये बात डांतेस को समझ में नहीं आ रही थी। पर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसने एक जिंडार्म से पूछा। तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा। पर फिर भी हमें कुछ बताने की अनुमति नहीं है। आधे सैनिक होने के नाते डांतेस जानता था कि उन अधीनस्थों से प्रश्न करना निरर्थक है जिन्हें उत्तर देने से मना किया गया हो। इसलिए वह चुप रहा। फिर भी उसके मस्तिष्क में विचित्र कल्पनाएं उमड़ पड़ीं। चूंकि इस आकार की नाव में वे बहुत दूर नहीं जा सकते थे और जिस दिशा में वे जा रहे थे वहां कोई जहाज लंगर डाले नहीं था, उसने सोचा कि वे उसे तट के किसी दूरस्थ भाग पर उतारकर उसे मुक्त बता देंगे। वह बांधा नहीं गया था और न ही हथकड़ी लगाने का कोई प्रयास हुआ था। यह एक शुभ संकेत प्रतीत होता था। फिर क्या उप राजकीय अभियोजक ने उससे यह नहीं कहा था कि बशर्ते वह नोर्तिये का वह भयावह नाम न ले, उसे किसी बात का भय नहीं? और क्या विल्फोर ने उसकी उपस्थिति में ही उस खतरनाक पत्र को नष्ट नहीं कर दिया था जो उसके विरुद्ध एकमात्र प्रमाण था? इस प्रकार वह मौन और गहन विचारों में डूबा प्रतीक्षा करता रहा, अपने नाविक नेत्रों से जो अंधेरे के अभ्यस्त और विस्तार से परिचित थे रात के कालेपन को भेदने का प्रयास करता हुआ। दाहिनी ओर वे इल रातोनों को उसके प्रकाश स्तंभ सहित पीछे छोड़ चुके थे और लगभग तटरेखा का अनुसरण करते हुए कातालाओं की खाड़ी के सामने पहुंच गए थे। यहाँ बंदी ने और भी तीव्रता से दृष्टि जमाई। यहीं मर्सेदेस रहती थी और उसे हर क्षण ऐसा लगता कि वह अंधेरे तट पर किसी स्त्री की धुंधली और अस्पष्ट आकृति देख सकता है। क्या यह संभव था कि किसी पूर्वाभास ने मर्सेदेस को सचेत कर दिया हो कि उसका प्रेमी मात्र 300 गज की दूरी पर से गुजर रहा है? कातालान गांव में केवल एक ही दीपक जल रहा था। उसकी स्थिति देखकर डांतेस ने समझ लिया कि वह उसकी मंगेतर के कक्ष से आ रहा था। पूरी छोटी बस्ती में केवल मर्सेदेस ही जाग रही थी।
यदि युवक जोर से पुकारता तो उसकी मंगेतर उसे सुन सकती थी, पर झूठी लज्जा की भावना ने उसे रोक लिया। जो लोग उसे देख रहे थे, वे क्या कहते यदि वह किसी पागल की तरह चिल्लाने लगता? इसीलिए वह मौन रहा और उस प्रकाश को निहारता रहा। इसी बीच नाव आगे बढ़ती रही, पर बंदी का ध्यान नाव पर नहीं था। वह मर्सेदेस के बारे में सोच रहा था। वह प्रकाश एक छोटे से टीले के पीछे ओझल हो गया। डांतेस ने मुड़कर देखा और समझा कि वे खुले समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं। जब वह तट की ओर देख रहा था और अपने विचारों में डूबा था, तभी चप्पुओं के स्थान पर पाल लगा दिए गए थे और अब नाव हवा के सहारे चल रही थी। और अधिक प्रश्न पूछने की अनिच्छा के बावजूद डांतेस जेंडार्म के पास खिसक गया और उसका हाथ पकड़ लिया। साथ ही उसने कहा, अपनी अंतरात्मा के नाम पर और एक सैनिक के रूप में मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझ पर दया करो और मुझे उत्तर दो। मैं कप्तान डांतेस हूं, एक भला और निष्ठावान फ्रांसीसी। यद्यपि मुझ पर न जाने किस देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बता दो, और मैं एक नाविक की शपथ लेकर कहता हूं कि कर्तव्य की पुकार पर उपस्थित रहूंगा और अपने भाग्य को स्वीकार कर लूंगा। जेंडार्म ने अपना कान खुजाया और अपने साथी की ओर देखा। उसने ऐसा संकेत किया जिसका अर्थ मोटे तौर पर यह था कि अब तक आ ही गए हैं तो कोई आपत्ति नहीं। तब जेंडार्म फिर डांतीस की ओर मुड़ा। तुम मार्सेई के निवासी और नाविक हो और मुझसे पूछते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि अपनी शपथ पर कहता हूं कि मुझे नहीं पता। तुमने अनुमान नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं। यह असंभव है। मैं संसार की हर उस वस्तु की शपथ लेता हूं जो मेरे लिए पवित्र है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बता दो। और मेरे आदेश? तुम्हारे आदेश तुम्हें यह बताने से नहीं रोकते, जो मुझे 10 मिनट, आधे घंटे या शायद 1 घंटे में स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। पर इस बीच तुम मुझे सदियों की अनिश्चितता से बचा सकते हो। मैं तुमसे यह मित्र की तरह मांग रहा हूं। देखो, मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही भागने का प्रयास। वैसे भी यह असंभव है। हम कहाँ जा रहे हैं? यदि तुमने आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है या तुम कभी मार्सेई के बंदरगाह से बाहर नहीं गए हो, तो तुम्हें अवश्य ही अनुमान हो जाना चाहिए। नहीं, तो अपने चारों ओर देखो। डांतेस उठ खड़ा हुआ और स्वाभाविक रूप से अपनी दृष्टि उस दिशा में डाल दी जिस ओर नाव बढ़ती प्रतीत हो रही थी। लगभग 200 गज सामने एक सीधी काली चट्टान उभर रही थी, जिससे चकमक की फूंसी की तरह शातोडीफ उठता था। डांतेस के लिए, जो इस विषय में बिल्कुल नहीं सोच रहा था, इस विचित्र आकृति का अचानक प्रकट होना, ये कारागार जो इतने गहरे आतंक में डूबा हुआ था, ये किला जो 3 शताब्दियों से मार्सेई को अपनी उदास किंवदंतियों से पोषित करता आया था, उसी प्रकार का प्रभाव लेकर आया जैसा किसी मृत्युदंड पाए व्यक्ति पर फांसी का दृश्य। हे ईश्वर! वह चिल्लाया। शातोडीफ, हमें वहां क्यों ले जाया जा रहा है? जेंडार्म मुस्कुराया। तुम मुझे वहां कैद करने तो नहीं ले जा रहे? डांतिस ने आगे कहा। शातो डीफ तो एक राजकीय कारागार है जो केवल बड़े राजनीतिक अपराधियों के लिए है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। क्या शातोडीफ में कोई जांच न्यायाधीश या किसी भी प्रकार के अन्य न्यायाधीश होते हैं? जहां तक मुझे झांत है, जेंडार्म ने कहा, वहां केवल एक राज्यपाल, कारापाल, एक सैन्य टुकड़ी और मजबूत दीवारें हैं। अब मेरे मित्र, इतना अचंभित मत हो, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी रियायत का बदला मेरा उपहास करके ले रहे हो। डांतेस ने जेंडार्म का हाथ कसकर पकड़ लिया। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे शातोडीफ ले जाकर वहां बंद किया जा रहा है? ऐसा ही प्रतीत होता है, जेंडार्म ने कहा। पर किसी भी दशा में मेरे मित्र, मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। बिना किसी और जांच या औपचारिकता के? युवक ने पूछा।
औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और जांच की जा चुकी है। ऐसे ही वीलफोर के वचन के बावजूद। मुझे नहीं पता वीलफोर ने तुमसे क्या वचन दिया, जेंडार्म ने कहा। मैं केवल इतना जानता हूं कि हम शातोडिएव जा रहे हैं। अरे, वहां तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, यहां हाथ बटाओ। बिजली की तरह तेज, पर जेंडार्म की अभ्यासपूर्ण दृष्टि से बच निकलने के लिए पर्याप्त नहीं। एक हरकत में डांतिस ने नाव से छलांग लगाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसके पैर तख्तों से उठे, उसे पकड़ लिया गया और वह वापस नाव में गिर पड़ा, उन्मत्त क्रोध में चीखता हुआ। अच्छा, जेंडार्म ने कहा, उसके वक्ष पर घुटना टेकते हुए। अच्छा, तो नाविक की तरह तुम अपना वचन ऐसे निभाते हो। शांत जल गहरा होता है। अब सुनो, मेरे भले मित्र, एक भी हरकत की, सिर्फ एक, और मैं तुम्हारे सिर में गोली उतार दूंगा। मैंने पहला आदेश नहीं माना, पर दूसरे का पालन करने में मैं चूक नहीं करूंगा। उसने अपने इरादे का पूरा संकेत दिया, बंदूक नीचे करते हुए, यहां तक कि डांतेस अपनी कनपटी पर नाल का दबाव महसूस कर सका। एक क्षण के लिए उसने निषिद्ध हरकत करने और उस विपत्ति का हिंसक अंत करने का विचार किया, जो गिद्ध की पकड़ की तरह अचानक उस पर टूट पड़ी थी। पर ठीक इसलिए कि यह विपत्ति इतनी अप्रत्याशित थी, डांतेस को लगा कि यह दीर्घकालिक नहीं हो सकती। फिर उसे विलफोर के वचन याद आए और अंततः यह स्वीकार करना पड़ेगा कि खुले नाव के पेंदे में किसी जेंडार्म के हाथों मृत्यु उसे भद्दी और भयावह लगी। इसलिए वह क्रोध की चीख के साथ जहाज के तख्तों पर ढह गया, मुट्ठियां भींचे हुए। लगभग उसी क्षण नाव जोर से हिल उठी। एक नाविक उस चट्टान पर कूद पड़ा जो अभी उसके अग्रभाग से टकराई थी। एक रस्सी चरमराई, पुली से खुलती हुई, और डांतेस ने समझ लिया कि वे पहुंच चुके हैं और नाव बांधी जा रही है। उसके पहरेदारों ने एक साथ उसकी बाहों और जैकेट के कॉलर को पकड़कर उसे उठने को मजबूर किया। उसे किनारे ले गए और ककिले के द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों की ओर घसीटते चले गए, जबकि अधिकारी पीछे पीछे बंदूक और संगीन से लैस चलता रहा। किसी भी दशा में डांतेस ने निरर्थक संघर्ष करने का प्रयास नहीं किया। उसकी सुस्ती प्रतिरोध से अधिक जड़ता का परिणाम थी। वह नशे में धुत व्यक्ति की तरह डगमगाता हुआ चला। एक बार फिर उसने तीखे ढलान के साथ पंक्तिबद्ध सैनिकों को देखा। उसने महसूस किया कि सीढ़ियां उसे पैर उठाने को बाध्य कर रही हैं, और देखा कि वह एक द्वार के नीचे से गुजर रहा है और द्वार उसके पीछे बंद हो रहा है। पर यह सब उसे धुंध की तरह लगा, बिना किसी स्पष्ट अनुभूति के। वह अब समुद्र तक को अलग नहीं कर पा रहा था। वह विशाल शोक, जिसे कैदी शून्य में निहारते हैं, इस भयावह अनुभूति के साथ कि वे उसे पार करने में असमर्थ हैं। एक क्षणिक विराम हुआ, जिसमें उसने अपने होश संभालने की कोशिश की। उसने चारों ओर देखा। वह एक चौकोर प्रांगण में था, जो चार ऊंची दीवारों से घिरा था। वह पहरेदारों के धीमे, नियमित कदमों की आहट सुन सकता था, और हर बार जब वे कैले के भीतर जल रही उतनी ही दीपकों की रोशनी से दीवारों पर पड़े दो तीन प्रतिबिंबों के सामने से गुजरते, तो वह उनकी बंदूकों की नालों पर चमक उठती। वे वहां लगभग 10 मिनट तक रुके रहे, यह सुनिश्चित करके कि डांतेस भाग नहीं सकता। जेंडार्मों ने उसे छोड़ दिया था। वे आदेश की प्रतीक्षा करते प्रतीत होते थे, जो अंततः आया। कैदी कहाँ है? एक आवाज ने पूछा। यहां, जेंडार्मों में से एक ने उत्तर दिया। इसे मेरे साथ आने दो, मैं इसे इसकी कोठरी तक ले जाऊंगा। चलो, जेंडार्मो ने कहा, डांतेस को आगे धकेलते हुए। बंदी अपने मार्गदर्शक के पीछे चला, जो उसे लगभग भूमिगत एक कक्ष में ले गया। उसकी नंगी टपकती दीवारें मानो आंसुओं की भाप से भरी हुई थीं। लकड़ी के एक तख्त पर रखी एक प्रकार की दीपक, जिसकी बत्ती दुर्गंधयुक्त तेल में डूबी थी, उस भयावह निवास की चमकती दीवारों को प्रकाशित कर रही थी और डांतेस को उसके मार्गदर्शक को दिखा रही थी, जो एक प्रकार का अधीनस्थ कारापाल था, खराब कपड़ों में और रूखे चेहरे वाला। यह आज रात के लिए तुम्हारा कक्ष है, उसने कहा। काफी देर हो चुकी है और राज्यपाल सो चुका है। कल जब वह जागेगा,
और तुम्हारे विषय में अपने आदेश देख सकेगा, तो संभव है कि तुम्हें कहीं और भेज दे। तब तक यहाँ कुछ रोटी है, उस मटके में पानी है और वहाँ कोने में पुआल है। एक कैदी को बस इतना ही चाहिए। शुभ रात्रि। डांतेस उत्तर देने के लिए मुंह खोल भी ना पाया था, न ही यह देख सका था कि कारापाल रोटी कहाँ रख रहा है या मटका किस स्थान पर है, और न ही उस कोने की ओर देख सका था जहाँ पुआल उसका बिछौना बनने के लिए रखा था, कि कारापाल दीपक उठा चुका था और द्वार बंद करते हुए कैदी को उस धुंधली रोशनी से भी वंचित कर गया जिसने क्षण भर के लिए बिजली की चमक की तरह उसे अपनी कारागार की बहती दीवारें दिखा दी थीं। इस प्रकार वह मौन और अंधेरे में अकेला रह गया, उतना ही काला और नीरव जितनी वे बर्फीली तहखाने थीं जिनका भार वह अपने ज्वरग्रस्त ललाट पर अनुभव कर रहा था। जब प्रभात की पहली किरणें इस गुफा में कुछ प्रकाश लाने लगीं, कारापाल लौटा और आदेश दिया कि बंदी को वहीं छोड़ा जाए। डांतेस हिला नहीं था, मानो किसी लोहे के हाथ ने उसे उसी स्थान पर कील दिया हो जहां वह पिछली रात रुका था। केवल उसकी गहरी ढंसी हुई आंखें अब आंसुओं की नमी से आई सूजन के पीछे छिप गई थीं। वह स्थिर खड़ा था, भूमि की ओर ताकता हुआ। उसने पूरी रात इसी प्रकार बिताई थी, खड़े हुए और एक क्षण भी न सोते हुए। कारापाल उसके पास आया और उसके चारों ओर घूम गया, पर डांतेस ने मानो ध्यान ही न दिया। उसने उसके कंधे पर थपकी दी और डांतेस सिहर उठा और सिर हिलाया। क्या तुम सोए नहीं? कारापाल ने पूछा। मुझे नहीं पता, डांतेस ने उत्तर दिया। कारापाल ने उसे आश्चर्य से देखा। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मुझे नहीं पता, डांतेस ने फिर कहा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं राज्यपाल से मिलना चाहता हूँ। कारापाल ने कंधे उचका दिए और बाहर चला गया। डांतेस ने उसके जाते हुए रूप को देखा, आधे खुले द्वार की ओर हाथ बढ़ाए, पर वह फिर से बंद हो गया। इस पर उसकी छाती एक गहरे फाड़ देने वाले सिसक से भर गई। जो आंसू उसमें भरे थे वे दो धाराओं की तरह फूट पड़े। वह गिर पड़ा, अपना चेहरा भूमि से लगा लिया और बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा, अपने पूरे अतीत जीवन को मन ही मन दोहराते हुए और यह सोचते हुए कि इतने अल्प समय में उसने कौन सा अपराध किया था जो इतने क्रूर दंड का अधिकारी हो। इस प्रकार दिन बीत गया। उसने रोटी के केवल कुछ कौर खाए और पानी की कुछ बूंदें पीं। कभी वह बैठा रहता, विचारों में डूबा हुआ। कभी वह अपनी कारागार में ऐसे टहलता जैसे लोहे के पिंजरे में फंसा कोई जंगली पशु। एक विचार ने उसे विशेष बल से आघात किया। वह यह था कि उस पारगमन के समय, जब यह जाने बिना कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, वह इतना शांत और आज्ञाकारी बना रहा था। ऐसे अनेक अवसर आए थे जब वह जहाज से कूद सकता था और पानी में पहुंचकर उस दक्षता के कारण जो उसे मार्सेई के सबसे कुशल गोताखोरों में से एक बनाती थी, लहरों के नीचे ओझल हो सकता था, अपने पहरेदारों से बच निकलता, तट तक पहुंचता, भाग जाता, किसी निर्जन खाड़ी में छिपता, किसी जेनोई या कातालान जहाज की प्रतीक्षा करता, इटली या स्पेन चला जाता और वहां से मर्सिडीज को उसके पास आने के लिए लिखता। आजीविका के विषय में उसे किसी देश में कोई संदेह नहीं था। अच्छे नाविक हर जगह दुर्लभ होते हैं। वह इतालवी टस्कन की तरह बोलता था और स्पेनिश पुरानी कास्तील के पुत्र की तरह। वह स्वतंत्रता में जीता, सुखी मर्सिडीज के साथ और अपने पिता के साथ, क्योंकि उसका पिता भी उनके पास आ जाता। और अब वह यहाँ था, एक कैदी, इस अभेद्य दुर्ग में, शातोडीफ में, ये जाने बिना कि उसके पिता का क्या हुआ या मर्सिडीज का क्या हुआ। और ये सब केवल इसलिए कि उसने विलफोर के वचन पर विश्वास किया था। डांतेस को लगा कि वह पागल हो जाएगा और वह उस ताजे पुआल पर क्रोध में लौटने लगा जो कारापाल ने उसके लिए लाया था। अगले दिन उसी समय कारापाल भीतर आया। तो उसने पूछा, क्या तुम कल से अधिक समझदारी की अवस्था में हो? डांतेस ने उत्तर नहीं दिया। चलो, अपने आप को संभालो। क्या तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है जिसे मैं ला सकूं? बताओ। मैं राज्यपाल से बात करना चाहता हूं।
हम्म। कारापाल ने अधीरता से कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि यह असंभव है। यह असंभव क्यों है? क्योंकि कारागार के नियमों के अनुसार किसी कैदी को यह अनुरोध करने की अनुमति नहीं है। और यहाँ क्या अनुमति है? डांतेस ने पूछा। यदि भुगतान करो तो बेहतर भोजन, सैर और कभी-कभी पुस्तकें। मुझे पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है, मुझे टहलने की इच्छा नहीं है और मेरा भोजन मुझे ठीक लगता है। इसलिए मुझे केवल एक ही वस्तु चाहिए, राज्यपाल से मिलना। यदि तुम एक ही बात बार-बार दोहराकर मुझे चिढ़ाओगे, कारापाल ने कहा, तो मैं तुम्हारे लिए भोजन लाना ही बंद कर दूंगा। तो ठीक है, डांतेस ने कहा, यदि तुम मुझे खाने के लिए कुछ नहीं लाओगे, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। डांतेस के इस स्वर ने कारापाल को दिखा दिया कि उसका कैदी मरने के लिए भी तैयार है। और चूंकि हर कैदी अंततः अपने कारापाल के लिए लगभग 10 सू प्रतिदिन का मूल्य रखता है, उस व्यक्ति ने उस हानि पर विचार किया जो डांतेस की मृत्यु से उसे होगी, और कुछ नरमी से बोला, सुनो, जो तुम चाहते हो वह असंभव है, इसलिए उसे फिर मत मांगो। किसी कैदी के अनुरोध पर राज्यपाल का कोठरी में आना कभी नहीं होता। पर अच्छा व्यवहार करो और तुम्हें सैर की अनुमति मिल जाएगी। और किसी दिन जब तुम व्यायाम प्रांगण में होगे, राज्यपाल वहां से गुजर सकता है। तब तुम उससे बात कर सकते हो। उत्तर देना या न देना उसका काम होगा। पर इसमें, डांतेस ने पूछा, मुझे कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? कौन जानता है, 1 महीना, 3 महीने, 6, शायद 1 वर्ष। यह अब बहुत लंबा है, डांतेस ने कहा। मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूं। अरे, उस एक ही वस्तु पर मत अटक जाओ जिसे पाना असंभव है, नहीं तो 15 दिनों में तुम पागल हो जाओगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? पूरी तरह पागल। पागलपन की शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है। हमारे पास यहाँ एक उदाहरण है। इसी कोठरी में तुमसे पहले रहने वाला वह अब्बे इसलिए पागल हो गया था कि वह राज्यपाल को मुक्त करने के बदले 10 लाख फ्रांक देने की पेशकश करता रहा। उसे इस कोठरी से गए कितना समय हो गया? 2 वर्ष। और क्या उसे मुक्त किया गया? नहीं, उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। सुनो, डांतिस ने कहा, मैं न तो अब्बे हूं और न ही पागल। संभव है कि मैं ऐसा बन जाऊं, पर दुर्भाग्य से इस समय मेरी बुद्धि सलामत है। मैं तुम्हें एक और प्रस्ताव देना चाहता हूं। क्या? मैं तुम्हें 10 लाख नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दे नहीं सकता। पर यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 100 EQ दूंगा, ताकि अगली बार जब तुम मार्सेई जाओ, कातालानो में जाकर मर्सेदेस नामक एक युवती को एक पत्र दे आओ। पत्र भी नहीं, केवल 2 पंक्तियां। यदि मैं 2 पंक्तियां ले जाऊं और पकड़ा जाऊं, तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगा, जिसकी कीमत बिना भोजन और इनाम के भी सालाना 1000 लिव्र है। इसलिए तुम समझ सकते हो कि मैं कितना बड़ा मूर्ख होता यदि 1000 लिव्र खोने का जोखिम उठाकर 300 कमाने जाता। तो सुनो, डांतिस ने कहा, और ध्यान रखो कि मैं क्या कह रहा हूं। यदि तुम मर्सिडीज तक 2 पंक्तियां ले जाने से इनकार करोगे, या कम से कम उसे यह बताने से कि मैं यहां हूं, तो मैं एक दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, अपने द्वार के पीछे छिपकर, और जैसे ही तुम भीतर आओगे, इस स्टूल से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। धमकियां! कारापाल चिल्लाया, एक कदम पीछे हटते हुए और सावधान होते हुए। तुम सचमुच अपनी बुद्धि खो रहे हो। अब्बे ने भी ऐसे ही शुरू किया था। 3 दिनों में तुम भी उसी की तरह बड़बड़ाते पागल हो जाओगे। सौभाग्य से शातो डीफ में काल कोठरियां हुए हैं। डांतेस ने स्टूल उठाया और उसे अपने सिर के ऊपर घुमा लिया। ठीक है, ठीक है, कारापाल ने कहा। चूंकि तुम जोर देते हो, इसे राज्यपाल को सूचित किया जाएगा। आखिरकार, डांतेस ने कहा,
स्टूल को फर्श पर रखकर उस पर बैठते हुए, जंगली दृष्टि से, सिर झुकाए हुए, मानो वह सचमुच पागल हो गया हो। कारापाल चला गया और कुछ ही क्षण बाद 3 सैनिकों और एक हवलदार के साथ लौटा। राज्यपाल के आदेश से, उसने कहा, इस कैदी को नीचे की मंजिल पर ले जाओ। आपका अर्थ काल कोठरियों से है, हवलदार ने कहा। काल कोठरियों में पागल को पागलों के साथ जाना चाहिए। चारों सैनिकों ने डांतेस को पकड़ लिया, जो एक प्रकार की जड़ता में चला गया था, और बिना प्रतिरोध किए उनके साथ चल पड़ा। उसे 15 सीढ़ियां नीचे ले जाया गया और एक कालकोठरी का द्वार खोला गया, जिसमें वह यह बुदबुदाते हुए भीतर गया। बिल्कुल ठीक। पागल को पागलों के साथ जाना चाहिए। द्वार बंद हो गया और डांतेस सीधे आगे बढ़ा, बाहें फैलाए हुए, जब तक कि उसने दीवार को छू न लिया। फिर वह एक कोने में बैठ गया और स्थिर रहा, जबकि उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधलके की अभ्यस्त होती हुई अपने चारों ओर का आभास लेने लगी। कारापाल सही था। डांतेस पागलपन के बहुत निकट था। सगाई की संध्या। जैसा कि हम बता चुके हैं, व्हील फॉर प्लाज दो ग्रैंड कोर्स लौटने के लिए निकल पड़ा था, और जब वह मैडम द सेंट मेराव के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि जिन अतिथियों को वह भोजन की मेज पर छोड़ आया था, वे अब बैठक कक्ष में कॉफी पी रहे थे। रेने उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, ऐसी अधीरता के साथ जो शेष सभी अतिथियों में भी समान रूप से थी, और उसका स्वागत सर्वसम्मत प्रशंसा से किया गया। अरे यह क्या! सिर काटने वाले, राज्य के स्तंभ, राजभक्त ब्रूट्स! एक ने पुकारा। हमें बताओ, क्या हुआ? हाँ, क्या हमें फिर से आतंक के शासन का सामना करना पड़ेगा? दूसरे ने पूछा। क्या कोर्सिकाई दैत्य अपनी गुफा से बाहर आ गया है? तीसरे ने कहा। मार्किस, वीलफोर ने अपनी भाभी सास के पास जाकर कहा, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं कि मुझे आपको इस प्रकार छोड़कर जाना पड़ रहा है। मार्की, क्या मैं आपसे एकांत में 2 शब्द कह सकता हूं? ओह! तो क्या बात सचमुच गंभीर है? मार्किस ने पूछा, वीलफोर के माथे पर छाए बादल को देखकर। इतनी कि मुझे आपको कुछ दिनों के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर वह रेने की ओर मुड़ा। इससे आप समझ सकती हैं कि विषय कितना गंभीर है। आप जा रहे हैं? रेने ने इस अप्रत्याशित समाचार पर अपनी भावनाएं छिपा न सकी। हाय, मुझे जाना ही होगा, विल्फोर ने उत्तर दिया। और आप कहाँ जा रहे हैं? मार्किस ने पूछा। यह कानून के अनुसार एक रहस्य रहना चाहिए। फिर भी यदि यहाँ किसी को पेरिस के लिए कोई संदेश भेजना हो, तो मेरे मित्रों में से एक आज रात वहां के लिए रवाना हो रहा है, और वह यह काम प्रसन्नता से कर देगा। सबने एक दूसरे की ओर देखा। आपने मुझसे कुछ क्षण मांगे थे, मार्की ने कहा। हाँ, यदि आप अनुमति दें तो हम आपके अध्ययन कक्ष में चलें। मार्की ने व्हीलफोर का हाथ थामा और दोनों बाहर चले गए। अब बताओ, ये सब किस बारे में है? उसने अध्ययन कक्ष में पहुंचकर पूछा। एक ऐसी बात जिसे मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं, और जिसके कारण मुझे तुरंत पेरिस रवाना होना पड़ रहा है। मार्की, मेरी स्पष्टता और असावधानी के लिए क्षमा करें, पर क्या आपके पास कोई सरकारी बांड है? मेरी पूरी संपत्ति उन्हीं में है, लगभग 6 या 7 लाख फ्रांक। तो उन्हें बेच दीजिए, मार्की, उन्हें बेच दीजिए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। पर मैं यहां से उन्हें कैसे बेच सकता हूं? आपका कोई दलाल तो है? हाँ, तो मुझे उसके नाम एक पत्र दीजिए, ताकि वह बिना एक क्षण भी गंवाए उन्हें बेच दे। फिर भी संभव है कि तब तक भी देर हो जाए। धिक्कार! मार्की ने कहा। समय नष्ट मत करें। वह मेज पर बैठा और अपने दलाल को पत्र लिखा, जिसमें किसी भी मूल्य पर बिक्री का आदेश दिया।
अब जब यह पत्र मेरे पास है, विलफोर ने उसे मोड़कर सावधानी से अपने बटुए में रखते हुए कहा, मुझे एक और चाहिए। किसके लिए? राजा के लिए। राजा के लिए? हाँ, पर मैं स्वयं महाराज को लिखने का साहस नहीं कर सकता। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप स्वयं लिखें, बल्कि यह कि आप द साल्वियो से ऐसा करने का अनुरोध करें। उन्हें मुझे ऐसा पत्र देना होगा जिससे मैं बिना सभी औपचारिकताओं से गुजरे महाराज तक पहुंच सकूं, क्योंकि वे कीमती समय नष्ट कर सकती हैं। पर महामंत्री तो ट्वेलरीज में स्वतंत्र रूप से आते जाते हैं। उनके माध्यम से आप दिन रात कभी भी राजा से संपर्क कर सकते हैं। निस्संदेह। पर मैं उस समाचार का श्रेय किसी और के साथ क्यों बांटूं जो मैं लेकर जा रहा हूं? क्या आप समझते हैं? महामंत्री स्वाभाविक रूप से मुझे गौण भूमिका में रख देंगे और मुझे मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित कर देंगे। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं, मार्की, यदि मैं सबसे पहले ट्यूलरीज पहुंच गया तो मेरा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि मैं राजा की ऐसी सेवा करूंगा जिसे वह कभी नहीं भूल सकेगा। तो फिर, प्रिय बालक, जाओ और सामान बांधो। मैं दे साल्वियो को बुलाता हूं और उनसे ऐसा पत्र लिखवाता हूं जो महाराज तक पहुंचने का तुम्हारा पासपोर्ट बने। कृपया एक क्षण भी ना गंवाए, क्योंकि 15 मिनट में मुझे अपनी गाड़ी में होना चाहिए। गाड़ी को द्वार के सामने लगवा दो। निश्चय ही। कृपया मेरी ओर से मार्किस से क्षमा याचना कर दीजिए, और मादमो आजेल द सेंट मेरा से भी, जिनसे आज के दिन मैं अत्यंत खेद के साथ विदा ले रहा हूं। दोनों अध्ययन कक्ष में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगी, ताकि तुम स्वयं विदा ले सको। हजारों धन्यवाद। मेरे पत्र का ध्यान रखना। मार्की ने घंटी बजाई और एक सेवक भीतर आया। काउंट द साल्वियो से कहो कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब तुम्हें जाना चाहिए। उसने व्हीलफोर से जोड़ा। मैं तुरंत लौटूंगा। व्हीलफोर बाहर दौड़ा, पर द्वार तक पहुंचकर उसे ध्यान आया कि उपराजकीय अभियोजक का इस प्रकार हड़बड़ी में दिखना पूरे नगर की शांति भंग कर सकता है। इसलिए उसने अपनी चाल धीमी कर ली और अपनी सामान्य गंभीर गति से चलने लगा। अपने द्वार पर उसने एक पीली प्रेत सी आकृति को उसकी प्रतीक्षा में खड़ा देखा, जो छाया में सीधी और स्थिर खड़ी थी। वह सुंदर युवा कातालान स्त्री थी, जो एडमंड का कोई समाचार न मिलने पर संध्या के समय फारो क्षेत्र से निकलकर स्वयं यह जानने आई थी कि उसके प्रिय की गिरफ्तारी का कारण क्या है। जैसे ही व्हीलफोर पास आया, वह दीवार की छाया से निकलकर उसके मार्ग में आ खड़ी हुई। डांतेस ने अभियोजक को अपनी मंगेतर के विषय में बताया था, और व्हीलफोर ने बिना नाम बताए ही मर्सेडेस को पहचान लिया। उसकी सुंदरता और गरिमा ने उसे चकित कर दिया, और जब उसने अपने प्रिय का हाल पूछा तो उसे लगा मानो वह स्वयं अभियुक्त हो और वह स्त्री न्यायाधीश। जिस व्यक्ति के विषय में आप बोल रही हैं, उसने रूखे स्वर में उत्तर दिया, वह एक बड़ा अपराधी है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मर्सेडेस अपने सिसक को रोक न सकी, और जब व्हीलफोर आगे बढ़ने लगा तो उसने उसे फिर रोक लिया। कम से कम मुझे यह तो बताइए कि वह कहाँ है, ताकि मैं जान सकूं कि वह जीवित है या मृत। मुझे नहीं पता। अब वह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, व्हीलफोर ने उत्तर दिया, और उसकी तीव्र दृष्टि और विनती भरे भाव से असहज होकर उसने मर्सिडीज को एक ओर धकेल दिया और भीतर चला गया, द्वार को जोर से बंद करते हुए, मानो उस पीड़ा को बाहर ही छोड़ देना चाहता हो जो वह अपने साथ लाई थी। पर पीड़ा इतनी सरलता से दूर नहीं की जा सकती। वह घायल मनुष्य उसे अपने साथ ले गया, उस घातक चिन्ह की तरह जिसका उल्लेख वर्जिल करता है। व्हीलफोर भीतर गया और द्वार बंद कर लिया, पर जैसे ही वह बैठक कक्ष पहुंचा, उसके पैर भी जवाब दे गए। उसने एक ऐसी आह भरी जो सिसकी से अधिक थी, और कुर्सी पर ढह गया। अब उस रोगग्रस्त हृदय की गहराइयों में
घातक फोड़े के पहले बीज फैलने लगे। वह मनुष्य, जिसे वह अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बलि चढ़ा रहा था, वह निर्दोष व्यक्ति जो विलफोर के पिता के अपराध की कीमत चुका रहा था, उसके सामने प्रकट हुआ, पीला और भयावह, अपनी उतनी ही पीली मंगेतर का हाथ थामे हुए और अपने साथ पश्चाताप को लिए हुए। वह पश्चाताप नहीं जो अपने शिकारों को रोमनों की भांति भाग्य के विरुद्ध उग्र बना देता है, बल्कि वह कड़वा, दबा हुआ आघात जो आत्मा पर अनियमित अंतरालों में बचता है और उसे किसी बीते कर्म की स्मृति से दग्ध करता है। एक पीड़ादायक घाव जो गहराता जाता है, यहाँ तक कि मृत्यु तक। अब भी उसके हृदय में एक क्षण का संकोच था। इससे पहले वह अनेक बार मृत्युदंड की मांग कर चुका था और उसमें उससे अधिक कोई भावना नहीं जागी थी जितनी अभियोजक और अभियुक्त के बीच के संघर्ष से उत्पन्न होती है। और वे अपराधी जो उसकी गर्जना भरी वाक्पटुता के कारण न्यायाधीशों या जूरी को घायल कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उन्होंने उसके माथे पर कोई छाया नहीं छोड़ी थी। वे दोषी थे, या कम से कम विलफोर ऐसा ही मानता था। पर इस बार बात भिन्न थी। उसने अभी अभी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी थी, पर वह व्यक्ति निर्दोष था जो सौभाग्य की दहलीज पर खड़ा था। उसने उससे न केवल स्वतंत्रता छीनी थी, बल्कि सुख भी। इस बार वह न्यायाधीश नहीं था, बल्कि जल्लाद था। और जब उसने यह सोचा, तो उसे वही दबा हुआ आघात अनुभव हुआ जिसका हमने वर्णन किया है। एक ऐसी अनुभूति जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी, जो उसके हृदय की गहराइयों में गूंज उठी और उसके वक्ष को एक अस्पष्ट भय से भर गई। जैसे कोई घायल मनुष्य पीड़ा की शक्तिशाली और सहज पूर्वानुभूति से चौकन्ना हो जाता है, और जब तक घाव भरा नहीं होता, तब तक जैसे ही उसकी उंगली खुले, रक्तस्राव करते घाव के पास जाती है, वह कांप उठता है। पर विलफोर को जो घाव लगा था, वह ऐसा था जो भरने वाला नहीं था, या ऐसा जो बंद तो होगा, पर फिर पहले से अधिक रक्त रंजित और पीड़ादायक होकर खुल जाएगा। यदि उसी क्षण रेने की मधुर आवाज उसके कानों में दया की याचना करती हुई गूंज उठती, या यदि सुंदर मर्सिडीज भीतर आकर कहती, उस ईश्वर के नाम पर जो हमें देखता और न्याय करता है, मुझे मेरा मंगेतर लौटा दीजिए, तो निश्चय ही वह माथा, जो पहले ही अनिवार्य के आगे झुकने को आधा तैयार था, पूरी तरह झुक जाता और वह अपने सुन्न पड़े हाथों में कलम लेकर स्वयं पर आने वाले जोखिम के बावजूद डांतेस को मुक्त करने का आदेश लिख देता। पर उस निस्तब्धता में कोई आवाज नहीं गूंजी, और द्वार केवल विलफोर के सेवक के लिए खुला, जो उसे यह बताने आया था कि डाक घोड़े उसकी बग्घी में जोत दिए गए हैं। वह उठा, या कहें किसी आंतरिक संघर्ष का निश्चय करते हुए उछल पड़ा, लिखने की मेज तक दौड़ा, उसकी एक दराज से सोना निकालकर जेबों में भरा, क्षण भर कमरे में विचलित सा टहलता रहा, माथे पर हाथ रखे हुए कुछ अस्पष्ट बुदबुदाता रहा, और अंततः जब उसके सेवक ने अभी अभी उसके कंधों पर कोट डाल दिया, तो बाहर गया, गाड़ी में कूद पड़ा और आदेश दिया कि रूट दू ग्रां कोर्स में सेंट मेराव के घर पर रुकते हुए चला जाए। दुर्भाग्यशाली डांतेस की सजा की पुष्टि हो चुकी थी। जैसा कि सेंट मेराव ने वचन दिया था, विलफोर ने अध्ययन कक्ष में मार्किस और रेने को पाया। रेने को देखकर युवक सिहर उठा, यह सोचते हुए कि कहीं वह फिर से उससे डांतेस को मुक्त करने की प्रार्थना न करे। पर हाय, ये कहना पड़ेगा, स्वार्थी मानवता के कलंक के रूप में, कि वह सुंदर युवती केवल एक ही बात से व्याकुल थी, विलफोर का प्रस्थान। वह विलफोर से प्रेम करती थी, और वह उसी क्षण जा रहा था जब वह उसका पति बनने वाला था। वह उसे यह नहीं बता सकता था कि वह कब लौटेगा, और रेने डांतेस के प्रति दया अनुभव करने के स्थान पर उस व्यक्ति को कोस रही थी जिसके अपराध ने उसे उसके प्रिय से अलग कर दिया था। इस प्रकार मर्सेदेस के कहने को कुछ भी न रहा। रू द्ला लॉज के मोड़ पर बेचारी मर्सिडीज की भेंट फर्नान से हुई, जो उसका पीछा कर रहा था। वह ले कातालान लौटी और निराशा की चरम अवस्था में अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। फर्नान बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया, और मर्सिडीज का वह बर्फ सा ठंडा हाथ, जिसे उसने
उससे छुड़ाने का भी विचार नहीं किया, अपने उष्ण चुंबनों से ढंक लिया, जिन्हें मर्सेडेस ने अनुभव तक नहीं किया। उसने उसी प्रकार रात बिताई। जब तेल समाप्त हुआ, तो दीपक बुझ गया, पर उसने अंधेरे को भी उतना ही नहीं जाना, जितना उसने पहले प्रकाश को नहीं जाना था। जब दिन लौटा, तब भी वह उससे अनभिज्ञ रही। शोक ने उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी, जो उसे केवल एडमंड को ही दिखाती थी। आह! ये तुम हो? उसने अंततः फर्नांद की ओर मुड़ते हुए कहा। कल से मैं तुम्हारे पास से गया ही नहीं हूं, उसने दयनीय आह के साथ उत्तर दिया। मोरेल हार मानने को तैयार नहीं था। उसे पता चला कि पूछताछ के बाद डांतेस को जेल भेज दिया गया है। इसलिए वह अपने सभी मित्रों से मिलने और मार्सेई में हर उस व्यक्ति के पास जाने के लिए दौड़ा, जिसके पास कुछ प्रभाव हो सकता था। पर पहले ही यह अफवाह फैल चुकी थी कि युवक को बोनापार्टवादी एजेंट के रूप में गिरफ्तार किया गया है। उस समय, जब सबसे साहसी लोग भी नेपोलियन द्वारा सिंहासन पुनः प्राप्त करने के किसी प्रयास को पागलपन की कल्पना मानते थे, मोरेल का हर जगह उदासीनता, भय या अस्वीकृति से सामना हुआ और वह निराश होकर घर लौटा, यह स्वीकार करते हुए कि स्थिति गंभीर है और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कादेरूस अपने पक्ष से अत्यंत विचलित और परेशान था। मुरेल के उदाहरण का अनुसरण करने और बाहर जाकर डांतेस के लिए कुछ करने का प्रयास करने के स्थान पर, जो वैसे भी असंभव था, वह 2 बोतल कैसिस के साथ अपने आप को बंद कर बैठा और मद्यपान में अपनी चिंता डुबोने का प्रयास करने लगा। पर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि 2 बोतलें उसके विचारों को बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इसलिए वह वहीं बैठा रहा, इतना नशे में कि और शराब लाने में असमर्थ, पर इतना भी नहीं कि भूल सके। 2 खाली बोतलों के सामने, एक लड़खड़ाती मेज पर कोहनियां टिकाए, उन सभी प्रेत छवियों को देखता हुआ जिन्हें हॉफमैन अपनी पंच से भीगे पांडुलिपियों पर बिखेरता है, जो उसकी लंबी बत्ती वाली मोमबत्ती की परछाइयों में कल्पनात्मक काले धूलकणों के बादल की तरह नाच रही थी। डांगलार अकेला था, पर न चिंतित था न व्याकुल। डांगलार तो प्रसन्न ही था, क्योंकि उसने अपने शत्रु से बदला ले लिया था और फ्रॉन पर उस स्थान को सुनिश्चित कर लिया था जिसके खो जाने का उसे भय था। डांगलार उन गणनात्मक लोगों में से था जो कान के पीछे कलम और हृदय के स्थान पर दवात लेकर जन्म लेते हैं। उसके लिए इस संसार में सब कुछ जोड़ घटाव था, और कोई अंक मनुष्य से कहीं अधिक प्रिय था जब वह अंक कुल में वृद्धि करता हो, जबकि मनुष्य उसे घटा सकता था। इसलिए डांगलार अपने नियमित समय पर सोने गया और शांति से सोया। विलफॉर द साल्व्यू का पत्र प्राप्त करने के बाद रैने के दोनों गालों पर चुंबन कर चुका था, सेंट मेराव की पत्नी का हाथ चूम चुका था और मार्की का हाथ दबा चुका था, और अब एक्स की सड़क पर तीव्र गति से यात्रा कर रहा था। डांतेस का पिता शोक और चिंता से नष्ट हो रहा था। और जहां तक एडमंड का प्रश्न है, हम जानते हैं कि उसका क्या हुआ था। ट्विलरीज में छोटा कक्ष। ट्विलरीज में छोटा कक्ष। आइए व्हीलफोर को पेरिस की सड़क पर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए छोड़ दें, हर पड़ाव पर अतिरिक्त घोड़े बदलते हुए, और उससे पहले ट्विलरीज के उस छोटे कक्ष में प्रवेश करें जो 2-3 कमरों के भीतर स्थित था, जिसकी धनुषाकार खिड़की प्रसिद्ध थी, पहले नेपोलियन की प्रिय अध्ययन स्थली होने के कारण, फिर राजा लुई 18वें की, और आज राजा लुई फिलिप की। यहाँ हार्टवेल से लाए गए अखरोट की लकड़ी के एक मेज के सामने बैठे हुए, जिससे वह महान व्यक्तियों में सामान्य पाई जाने वाली उन छोटी छोटी आदतों में से एक के कारण विशेष लगाव रखते थे। राजा लुई 18वां बिना विशेष ध्यान दिए 50 से 52 वर्ष के बीच आयु के एक व्यक्ति की बात सुन रहा था, जिसके बाल धूसर थे, चेहरे की रेखाएं कुलीन थीं, और जिसका पहनावा अत्यंत सुसज्जित था, और साथ ही होरास की एक प्रतिमय हाशिए हाशिए पर टिप्पणियां लिख रहा था, ग्राइफियस संस्करण, जो अत्यधिक प्रशंसित था, पर प्रायः अशुद्ध भी, और जो महाराज की भाषा शास्त्रीय टिप्पणियों में
कुछ कम योगदान नहीं देता था। आप कह रहे थे? राजा ने पूछा कि मैं अत्यंत व्याकुल महसूस कर रहा हूं। सच में? क्या आपने संयोग से 7 मोटी और 7 दुबली गायों का स्वप्न देखा है? नहीं, क्योंकि वह तो केवल 7 वर्षों की समृद्धि और 7 वर्षों के अकाल का संकेत देता। और ऐसे दूरदर्शी राजा के अधीन हमें अकाल का भय नहीं होना चाहिए। तो फिर कौन सी अन्य विपत्ति हमें ग्रसित कर सकती है, मेरे प्रिय ब्लाकास? मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज, दक्षिण दिशा से एक तूफान उठने वाला है। और मैं, मेरे प्रिय ड्यूक, लुई 18वें ने उत्तर दिया, समझता हूं कि आप अत्यंत गलत सूचना पर आधारित हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां का मौसम इसके विपरीत अत्यंत अच्छा है। कुछ बुद्धि के व्यक्ति होने के बावजूद लुई 18वां सरल हास्य में लिप्त होना पसंद करता था। महाराज, ब्लाकास ने आगे कहा, यदि केवल अपने निष्ठावान सेवक को आश्वस्त करने के लिए ही सही, तो क्या आपकी महामहिम कुछ विश्वसनीय व्यक्तियों को लांगडॉक, प्रोवांस और दौफिने नहीं भेज सकती, ताकि वे इन 3 प्रांतों की भावना पर रिपोर्ट दें? कैनिमुस सुरदिस, राजा ने उत्तर दिया, हॉरास पर अपनी टिप्पणी जारी रखते हुए। दरबारी हंसा, यह दिखाने के लिए कि वह वेनुसिया के कवि के शब्द समझता है। आपकी महामहिम को फ्रांसीसियों की निष्ठा पर भरोसा करने का पूरा अधिकार है, पर मुझे लगता है कि किसी दुस्साहसिक प्रयास की आशंका करना पूरी तरह अनुचित नहीं है। किसके द्वारा? बोनापार्ट द्वारा, या कम से कम उसके गुट द्वारा। मेरे प्रिय ब्लाकास, राजा ने कहा, आप अपनी इन भयानक कथाओं से मेरे कार्य में बाधा डाल रहे हैं। और आप महाराज, आपकी सुरक्षा की चिंता से मुझे नींद से वंचित कर रहे हैं। एक क्षण, मेरे अच्छे मित्र, एक क्षण रुकिए। यहाँ मेरे पास पास्टोरकुम त्राहिरेट पंक्ति पर एक अत्यंत सूक्ष्म टिप्पणी है। मुझे इसे पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप आगे कहिए। कुछ क्षणों का मौन छा गया, जब लुई 18वें ने अपनी लिखावट को जितना संभव हो उतना सूक्ष्म बनाते हुए होरास के हाशिए में एक नई टिप्पणी लिखी। फिर टिप्पणी पूरी होने पर उसने उस व्यक्ति की संतुष्टि भरी दृष्टि से ऊपर देखा जो किसी और के विचार पर टिप्पणी करके स्वयं को खोजकर्ता समझता है, और कहा, जारी रखिए मेरे प्रिय ड्यूक, जारी रखिए, मैं सुन रहा हूं। महाराज, प्लाकास ने कहा, जिसने कुछ समय के लिए व्हीलफॉर का उपयोग अपने हित में करने की आशा की थी, मुझे आपको यह बताना होगा कि जो समाचार मुझे व्याकुल कर रहा है वह कोई अस्पष्ट फुसफुसाहट नहीं है, न ही निराधार अफवाह। एक विवेकशील व्यक्ति जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास है और जिसे मैंने दक्षिण पर दृष्टि रखने का कार्य सौंपा था। यह कहते हुए ड्यूक कुछ क्षण रुका। अब भी अभी अत्यंत शीघ्रता से आकर मुझे यह बताने पहुंचा है कि राजा के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण महाराज, मैं तुरंत यहां आया। माला ड्यूसिस आवी डोमुम, लुई 18वें ने एक और टिप्पणी लिखते हुए कहा, क्या आपकी महामहिम मुझे इस विषय पर और कुछ न कहने का आदेश दे रही हैं? नहीं, मेरे प्रिय ड्यूक, पर अपना हाथ आगे बढ़ाइए। कौन सा? जो चाहें वहां, बाईं ओर। यहां महाराज? मैं बाईं कह रहा हूं और आप दाईं देख रहे हैं। मेरा बायां, वहां, मिल गया। आपको वहां पुलिस मंत्री की कल की तिथि की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। पर यहां तो स्वयं दांद्रे आ गए हैं। आपने दांद्रे ही कहा था, है ना? राजा ने द्वारपाल की ओर मुड़ते हुए कहा, जिसने वास्तव में अभी अभी पुलिस मंत्री की घोषणा की थी। हाँ महाराज, बैरन दांद्रे, द्वारपाल ने दोहराया।
बस वही, बैरन। लुई 18वें ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आइए, बैरन, और ड्यूक को बोनापार्ट के विषय में अपनी नवीनतम सूचना दीजिए। स्थिति चाहे जितनी भी गंभीर हो, हमसे कुछ न छिपाइए। तो बताइए, क्या एल्बा द्वीप एक ज्वालामुखी नहीं है? और क्या उससे युद्ध भड़क उठेगा? दहकता और उग्र, बेला, होरिदा बेला। दांद्रे शालीनता से एक कुर्सी की पीठ से टिक गया, दोनों हाथ उस पर रखे हुए, और बोला, क्या आपकी महामहिम ने कल की तिथि की मेरी रिपोर्ट देखने की कृपा की? हाँ, निस्संदेह। पर ड्यूक को बताइए कि उसमें क्या था, क्योंकि वह उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उन्हें उस सब की जानकारी दीजिए जो वह हड़पने वाला अपने द्वीप पर कर रहा है। ड्यूक, बैरन ने कहा, महाराज के सभी सेवकों को एल्बा से प्राप्त नवीनतम समाचारों पर प्रसन्न होना चाहिए। बोनापार्ट। दांद्रे ने लुई 18वें की ओर देखा, जो टिप्पणी लिखने में व्यस्त थे, और उन्होंने सिर तक नहीं उठाया। बोनापार्ट, बैरन ने आगे कहा, घोर रूप से मर रहा है। वह पूरे दिन पोर्तो लोंगोने में अपने खनिकों को काम करते देखता रहता है और मनोरंजन के लिए खुजलाता रहता है। राजा ने कहा। खुजलाता है? ड्यूक ने पूछा। आपका क्या आशय है, महाराज? हाँ, मेरे प्रिय ड्यूक, क्या आप भूल गए कि यह महान व्यक्ति, यह नायक, यह अर्धदेव एक चर्म रोग प्रूरिगो से अत्यंत पीड़ित रहता है? और भी है, ड्यूक, पुलिस मंत्री ने कहा। हम लगभग निश्चित हैं कि वह हड़पने वाला शीघ्र ही पागल हो जाएगा। पागल? पूरी तरह। उसका मस्तिष्क शिथिल हो रहा है। कभी वह फूट फूट कर रोता है, तो कभी उन्माद में हंसता है। कई बार वह घंटों समुद्र तट पर बैठकर कंकड़ उछालने का खेल खेलता रहता है, और जब कोई कंकड़ 5 या 6 छलांगे लगा लेता है, तो वह उतना ही संतुष्ट दिखता है मानो उसने मारेंगो या ऑस्ट्रेलिट्ज की कोई और लड़ाई जीत ली हो। आपको मानना होगा कि ये उन्माद के लक्षण हैं। या फिर बुद्धिमत्ता के, बैरन, या बुद्धिमत्ता के? लुई 18वें ने हंसते हुए कहा। प्राचीन काल के महान सेनानायक भी अपने मन को ताज़ा करने के लिए कंकड़ उछालने का खेल खेलते थे। प्लूटार्क की स्किपियो अफ्रीकानुस की जीवनी देखिए। इन दो प्रकार की निश्चिंतताओं के बीच ब्लाकास निरुत्तर रह गया। विल्फोर, जो नहीं चाहता था कि वह सब कुछ बताए ताकि कोई और उसके रहस्य से मिलने वाले समस्त लाभ को न छीन ले, फिर भी इतना कह चुका था कि ब्लाकास अत्यंत चिंतित हो गया। जारी रखिए दांद्रे, जारी रखिए, लुई 18वें ने कहा। ब्लाकास अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। उन्हें उस हड़पने वाले के रूपांतरण के बारे में बताइए। पुलिस मंत्री ने सिर झुकाया। हड़पने वाले का रूपांतरण? ड्यूक ने बुदबुदाते हुए कहा, राजा, और दांद्रे की ओर देखते हुए, जो बारी बारी से ऐसे बोल रहे थे मानो वर्जिल के दो चरवाहे हों। क्या उस हड़पने वाले का रूपांतरण हो गया है? पूरी तरह, मेरे प्रिय ड्यूक। सही सिद्धांतों की ओर समझाइए, बैरन। सच्चाई ये है, ड्यूक, मंत्री ने अत्यंत गंभीरता से कहा। नेपोलियन ने हाल ही में अपने सैनिकों की समीक्षा की, और जब उसके 2-3 पुराने ग्रेनाडियरों ने, जिन्हें वह स्वयं अपने बूढ़े सिपाही कहता मशीमठी कहता है, फ्रांस लौटने की इच्छा प्रकट की, तो उसने उन्हें अनुमति दी और उनसे अपने अच्छे राजा की सेवा करने का आग्रह किया। यही उसके शब्द थे, ड्यूक। मुझे इसकी पूर्ण पुष्टि है। तो अब, ब्लाकास, आप क्या कहते हैं? राजा ने विजयी भाव से पूछा, क्षण भर के लिए अपने पास खुली विद्वत्तापूर्ण पुस्तक से ध्यान हटाकर। मैं यह कहता हूं, महाराज, ब्लाकास ने उत्तर दिया, कि या तो पुलिस मंत्री भ्रमित हैं, या
मैं। पर चूंकि यह असंभव है कि वह व्यक्ति भ्रमित हो जो आपकी महामहिम की सुरक्षा और सम्मान का दायित्व निभाता है, इसलिए संभवतः मैं ही गलत हूं। तथापि महाराज, आपकी जगह होता तो मैं उस व्यक्ति से भेंट करना चाहता जिसके विषय में मैंने कहा है, और मैं आग्रह करता कि आपकी महामहिम उसे यह सम्मान प्रदान करें। निस्संदेह ड्यूक, आपके आग्रह पर मैं जिसे चाहे उससे भेंट करूंगा, पर मैं यह पूरी तैयारी के साथ करना चाहता हूं। मंत्री, क्या आपके पास इस रिपोर्ट से अधिक नवीन कोई सूचना है? ये तो 20 फरवरी की तिथि की है और आज तो 30 मार्च है। नहीं महाराज, पर मैं हर क्षण एक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आज प्रातःकाल से बाहर था और संभव है कि मेरी अनुपस्थिति में वह आ गई हो। तो प्रीफेक्चर जाइए, और यदि वहां ना हो। लुई 18वें ने हंसते हुए कहा, तो एक बना लीजिए। क्या यही प्रक्रिया नहीं है? ओह महाराज, मंत्री ने कहा, ईश्वर का धन्यवाद है कि इस विषय में कुछ भी गढ़ने की आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन हमारे कार्यालयों में सबसे विस्तृत निंदा पत्रों की बाढ़ आ जाती है। उन दयनीय लोगों की कृति जो उन सेवाओं के लिए थोड़ी सी कृतज्ञता की आशा रखते हैं जिन्हें वे करते ही नहीं, यद्यपि करना चाहें। वे संयोग पर दांव लगाते हैं इस आशा में कि किसी दिन कोई अप्रत्याशित घटना उनकी भविष्यवाणियों को कुछ वास्तविकता प्रदान कर दे। ठीक है, तो जाइए, लुई 18वें ने कहा, और याद रखिए, मैं आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं विलंब नहीं करूंगा महाराज, 10 मिनट में लौट आऊंगा। और मैं महाराज, ब्लाकास ने कहा, अपना दूत लेने जाऊंगा। रुकिए, रुकिए, लुई 18वें ने कहा, ब्लाकास, मुझे सचमुच आपके कुल चिह्न में परिवर्तन करना चाहिए। मैं आपको फैले हुए पंखों वाला एक गरुड़ दूंगा जो अपने पंजों में उस शिकार को दबोचे हुए हो जो व्यर्थ ही बचने का प्रयास कर रहा हो, और उस पर यह सूत्र होगा, 10x। मैं सुन रहा हूं महाराज, ब्लाकास ने अधीरता से हाथ मरोड़ते हुए कहा। मैं इस पाठ के विषय में आपसे परामर्श करना चाहता हूं। मोल्ली फॉजेंस अनहेलितु, आप जानते हैं, यह उस हिरण से संबंधित है जो भेड़िए से भाग रहा है। आप एक महान शिकारी हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, और भेड़ियों के विशेषज्ञ भी। इन दोनों हैसियतों से आप इस मोल्ली अनहेलितु के विषय में क्या सोचते हैं? अद्भुत महाराज, पर मेरा दूत उसी हिरण के समान है जिसका आपने उल्लेख किया, क्योंकि उसने केवल 3 दिनों में सड़क मार्ग से 200 लीग की दूरी तय की है। उसने बहुत शक्ति और बहुत परिश्रम व्यय किया है, मेरे प्रिय ड्यूक, राजा ने कहा, जबकि हमारे पास तार है जो केवल 3 या 4 घंटे लेता है और तनिक भी हांफे बिना यह कार्य कर देता है। महाराज, यह उस बेचारे युवक के लिए बहुत अल्प प्रतिफल है जो इतनी दूर से और इतने उत्साह के साथ आपकी महामहिम को महत्वपूर्ण समाचार देने आया है। कम से कम देश साल्वियों के कारण, जिन्होंने उसे मेरे पास भेजा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसे भली भांति ग्रहण करें। देश साल्वियो, मेरे भ्राता के कक्षपाल? वही, पर वह तो मार्सेई में है। वहां से ही वह मुझे लिख रहा है। क्या वह भी आपसे इस षड्यंत्र के विषय में लिखता है? नहीं, पर वह मुझे वीलफोर की सिफारिश करता है और निर्देश देता है कि मैं उसे आपकी महामहिम के समक्ष उपस्थित करूं। वीलफोर, राजा ने पुकारा, क्या यह दूत वीलफोर है? हाँ महाराज, और वही मार्सेई से आया है। स्वयं? तो आपने मुझे उसका नाम तुरंत क्यों नहीं बताया? राजा ने पूछा,
उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता की छाया उभरते हुए। महाराज, मुझे लगा कि आपकी महामहिम उस नाम को नहीं जानेंगी। ऐसा नहीं है, ब्लाकास, ऐसा नहीं है। वह एक गंभीर युवक है, सुसंस्कृत है और सबसे बढ़कर महत्वाकांक्षी है। और ईश्वर की शपथ, आप उसके पिता का नाम जानते हैं? उसके पिता? हाँ, नोरतिये। नोरतिये, गिरोंदा, नोरतिये, सीनेटर। ठीक वही। और आपकी महामहिम ने ऐसे व्यक्ति के पुत्र को पद प्रदान किया है? ब्लाकास, मेरे मित्र, आप कुछ भी नहीं समझते। मैंने आपको बताया था कि वीलफॉर महत्वाकांक्षी है। आगे बढ़ने के लिए वीलफॉर सब कुछ बलि चढ़ा देगा, यहां तक कि अपने पिता को भी। तो क्या मैं उसे भीतर आने दूं, महाराज? इसी क्षण ड्यूक, वह कहाँ है? वह नीचे मेरी गाड़ी में मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जाइए और उसे ले आइए। तुरंत ड्यूक युवा व्यक्ति की सी फुर्ती के साथ चला गया। उसकी निष्कपट राजनिष्ठा की ऊष्मा ने उसकी आयु से मानो 20 वर्ष घटा दिए थे। अकेला रह जाने पर लुई 18वां अपनी अध खुली होरास की पुस्तक की ओर फिर मुड़ा और बुदबुदाया, जस्तुम et tenex propositiverum। ब्लाकास उतनी ही शीघ्रता से सीढ़ियां चढ़कर लौट आया जितनी तेजी से वह उतरा था। पर प्रतीक्षा कक्ष में उसे राजा के अधिकार का सहारा लेना पड़ा। वीलफोर का धूल से सना कोट और उसका सामान्य हुलिया, जो दरबार की वेशभूषा से किसी प्रकार मेल नहीं खाता था, ब्रेजे को अप्रिय लगा। वह इस बात से चकित था कि कोई युवक इतनी साधारण पोशाक में राजा के सामने उपस्थित होने का साहस कर सकता है। पर ड्यूक ने एक ही वाक्य में उसके आपत्तियों को दूर कर दिया। राजा का आदेश। और यद्यपि समारोह प्रमुख औपचारिकता के लिए बुदबुदाता रहा, वीलफोर को राजकीय उपस्थिति में ले जाया गया। राजा ठीक वहीं बैठे थे जहां ड्यूक उन्हें छोड़कर गया था। द्वार खुलते ही वीलफोर स्वयं को सीधे उनके सामने पाया और युवा विधिवेत्ता का पहला आवेग वहीं ठिठक जाने का था। आइए, वीलफोर, राजा ने कहा। आइए। वीलफोर ने झुककर अभिवादन किया और कुछ कदम आगे बढ़ा, राजा के प्रश्न करने की प्रतीक्षा करते हुए। वीलफोर, राजा ने आगे कहा, ड्यूक ब्लाकास का कहना है कि आपको हमें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। महाराज, ड्यूक ठीक कहते हैं और मुझे आशा है कि आपकी महामहिम भी ऐसा ही स्वीकार करेंगी। सबसे पहले, किसी और बात से पूर्व, क्या आपके विचार में यह मामला उतना ही गंभीर है जितना मुझे बताया गया है? महाराज, मैं इसे अत्यावश्यक मानता हूं, पर मुझे आशा है कि मेरे प्रयासों के कारण यह अपूरणीय नहीं होगा। जितना समय चाहे लीजिए, राजा ने कहा, जो ब्लाकास के चेहरे पर देखी गई भावनाओं और वीलफोर की स्वर तनाव से प्रभावित होने लगे थे। बोलिए, और सबसे बढ़कर आरंभ से आरंभ कीजिए। मुझे हर बात में क्रम प्रिय है। महाराज, वीलफोर ने कहा, मैं आपकी महामहिम को सत्य विवरण दूंगा, पर यदि अपनी उत्कंठा में मैं उतनी स्पष्टता से न कह पाऊं जितनी चाहता हूं, तो कृपया मुझे क्षमा करें। इस विनीत प्रस्तावना के बाद राजा की ओर डाला गया एक त्वरित दृष्टिपात वीलफोर को उसके प्रतिष्ठित श्रोता की कृपा का आश्वासन दे गया और वह आगे बोला, महाराज, मैं अत्यंत शीघ्रता से पेरिस आया हूं ताकि आपकी महामहिम को यह सूचित कर सकूं कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मैंने उन साधारण और तुच्छ षड्यंत्रों में से किसी एक को नहीं खोजा जो प्रतिदिन जनता और सेना की निम्न पंक्तियों में रचे जाते हैं, बल्कि एक वास्तविक साजिश का पता लगाया है। एक ऐसा भंवर जो उसी सिंहासन को संकट में डाल रहा है जिस पर आपकी महामहिम विराजमान है। हड़पने वाला 3 जहाज़ों को तैयार कर रहा है। वह किसी ऐसे अभियान की योजना बना रहा है जो संभव है निरर्थक हो, पर फिर भी अत्यंत भयावह है। इसी क्षण
निस्संदेह वह एल्बा से निकल चुका है। कहाँ के लिए? मैं नहीं जानता, पर निश्चय ही नेपल्स या टस्कनी के तट या यहाँ तक कि फ्रांस में उतरने के इरादे से। आपकी महामहिम जानती होंगी कि एल्बा द्वीप का शासक इटली और फ्रांस दोनों से संपर्क बनाए हुए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, राजा ने गहरे चिंतित स्वर में कहा। हाल ही में हमें यह सूचना मिली है कि सेंट जैक सड़क में बोनापार्टवादियों की बैठकें हुई हैं। पर आगे बताइए, आपको यह जानकारी कैसे मिली? महाराज, यह उस पूछताछ का परिणाम है जो मैंने मार्सेई के एक व्यक्ति से की, जिसे मैं कुछ समय से निगरानी में रखे हुए था और जिसे मैंने अपने प्रस्थान के दिन गिरफ्तार किया। यह व्यक्ति एक विद्रोही नाविक, जिसकी बोनापार्टवादी सहानुभूतियों पर मुझे संदेह था, गुप्त रूप से एल्बा द्वीप गया। वहां उसकी भेंट ग्रैंड मार्शल से हुई, जिसने उसे पेरिस के एक बोनापार्टवादी के लिए मौखिक संदेश सौंपा, जिसका नाम मैं उससे उगलवा नहीं सका। पर संदेश यह था कि उस बोनापार्टवादी को अपने समर्थकों को एक वापसी के लिए तैयार करने का आदेश दिया गया है। आप समझते हैं, ये पूछताछ के शब्द हैं। महाराज, एक ऐसी वापसी के लिए जो शीघ्र ही अनिवार्य रूप से घटित होगी। और वह व्यक्ति कहाँ है? लुई 18वें ने पूछा। कारागार में, महाराज। आप इसे गंभीर मानते हैं? इतना गंभीर, महाराज, कि यद्यपि यह घटना एक पारिवारिक उत्सव में बाधक बनी, मेरे मंगनी के उसी दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी मंगेतर और अपने मित्रों को, और आपकी महामहिम से मिलने के लिए शीघ्रता की, ताकि अपने भय से आपको अवगत करा सकूं और अपनी निष्ठावान भक्ति का आश्वासन दे सकूं। यह सही है, लुई 18वें ने कहा। आपका विवाह सेंट मेराव की कन्या से होने वाला था, है ना? आपकी महामहिम के सबसे निष्ठावान सेवकों में से एक की पुत्री। हाँ, हाँ। पर अब षड्यंत्र पर लौटिए, वीलफोर। महाराज, मुझे भय है कि यह अब केवल षड्यंत्र नहीं रहा। मुझे भय है कि हम एक साजिश से जूझ रहे हैं। राजा मुस्कुराया। आजकल साजिश की कल्पना करना सरल है, पर उसे कार्य रूप देना कठिन, विशेषतः इसलिए कि हाल ही में अपने पूर्वजों के सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित होने के बाद हमारी दृष्टि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर टिकी है। पिछले 10 महीनों में मेरे मंत्रियों ने दुगुनी सतर्कता बरती है, ताकि भूमध्य सागरीय तट भली भांति सुरक्षित रहे। यदि बोनापार्ट नेपल्स में उतरता है, तो पियोम्बिनो पहुंचने से पहले ही संपूर्ण गठबंधन उसके विरुद्ध संगठित हो जाएगा। यदि वह टस्कनी में उतरता है, तो वह शत्रु भूमि पर कदम रखेगा। यदि वह फ्रांस में उतरता है, तो वह थोड़े से लोगों के साथ होगा और हम उसे सहज ही परास्त कर देंगे, क्योंकि वह जनता द्वारा घृणित है। इसलिए भय न कीजिए, फिर भी हमारी राजकीय कृतज्ञता का विश्वास रखिए। आह, दांद्रे आ गए, ड्यूक ब्लाकास ने कहा। उसी क्षण पुलिस मंत्री द्वार पर प्रकट हुआ, पीला, कांपता हुआ और शून्य दृष्टि से देखता हुआ, मानो किसी तीव्र प्रकाश झलक से चकित हो गया हो। व्हीलफॉर पीछे हटने को हुआ, पर ब्लाकास ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ थाम लिया। कोर्सिका का राक्षस। लुई 18वें ने जब यह उजड़ा हुआ चेहरा देखा, तो जिस मेज के सामने वह बैठे थे, उसे पीछे धकेल दिया। तुम्हें क्या हो गया है, बैरन? उन्होंने पुकारा। तुम ऐसे लग रहे हो मानो बिजली गिर पड़ी हो। क्या तुम्हारा यह विचलित रूप और हिचकिचाहट का व्यवहार उस बात से संबंधित है जो ब्लाकास कह रहे थे और जिसकी पुष्टि अभी अभी विलफोर्ड ने मुझसे की है? इसी बीच ब्लाकास ने बैरन की ओर एक तात्कालिक संकेत किया था, पर दरबारी का आतंक राजनेता के गर्व पर भारी पड़ गया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए पुलिस प्रमुख द्वारा अपमानित होना अधिक स्वीकार्य था, बजाय इसके कि वह स्वयं उसे अपमानित करे, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा था। महाराज, बैरन हकलाया। अरे, अरे!
लुई 18वें ने कहा। ये सुनते ही पुलिस मंत्री निराशा के आवेग में बह गया और राजा के चरणों में गिर पड़ा। लुई 18वें ने भौहें चढ़ाते हुए एक कदम पीछे हट लिया। क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? उन्होंने पूछा। ओह महाराज, कैसी भयानक विपत्ति! मेरा क्या होगा? मैं इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा। महाशय, लुई 18वें ने कहा, मैं तुम्हें बोलने का आदेश देता हूं। महाराज, हड़पने वाला 28 फरवरी को एल्बा से निकला और 1 मार्च को उतर गया। कहाँ? राजा ने व्यग्रता से पूछा। फ्रांस में महाराज, गोल्फ जुआ के एक छोटे से बंदरगाह पर, अंतिप के पास। हड़पने वाला फ्रांस में उतरा, अंतिप के पास, गोल्फ जुआ में, पेरिस से 200 लीग दूर, 1 मार्च को। और आज 3 मार्च है, और आज ही तुम मुझे यह बता रहे हो। महाशय, जो तुम कह रहे हो वह असंभव है। या तो तुम्हें गलत सूचना मिली है, या तुम पागल हो। हाय महाराज, यह अत्यंत सत्य है। लुई 18वें ने अवर्णनीय क्रोध और भय का संकेत करते हुए उठ खड़े हुए, मानो एक ही क्षण में उनके हृदय और मुख पर प्रहार हुआ हो। फ्रांस में, उन्होंने चिल्लाकर कहा। हड़पने वाला फ्रांस में? क्या कोई उस व्यक्ति पर निगरानी नहीं रख रहा था? कौन जानता है, शायद तुम ही उसके साथ मिले हुए थे। महाराज नहीं, ड्यूक ब्लाकास चिल्लाए। तांद्रे जैसे व्यक्ति पर कभी राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। हम सब अंधे थे महाराज, और पुलिस मंत्री भी उतने ही अंधे थे जितने हम, बस इतना ही। पर वीलफोर्ड ने कहा, फिर अचानक रुक गया। कृपया क्षमा करें महाराज, उसने झुककर कहा। मेरी उत्कटता मुझे वहां ले गई। कृपया मुझे क्षमा करें। बोलिए महाशय, निर्भय होकर बोलिए। रोग की सूचना आपने ही हमें दी थी। अब उपचार खोजने में हमारी सहायता कीजिए। महाराज, वीलफोर्ड ने कहा, हड़पने वाला दक्षिण में घृणित है। मुझे प्रतीत होता है कि यदि वह वहां अपना भाग्य आजमाता है, तो हम प्रोवांस और लैंगडॉक को उसके विरुद्ध सरलता से भड़का सकते हैं। निस्संदेह, मंत्री ने कहा, पर वह गैप और सिस्तेरों से होकर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। लुई 18वें ने कहा, तो क्या वह पेरिस की ओर कूच कर रहा है? पुलिस मंत्री ने कुछ नहीं कहा, पर उसका मौन स्वीकारोक्ति के समान था। दौफिने का क्या? राजा ने वीलफोर्ड से पूछा। क्या वहां भी हम वैसा ही प्रतिरोध खड़ा कर सकते हैं जैसा प्रोवांस में? महाराज, मुझे आपकी महामहिम को एक अप्रिय सत्य बताने का खेद है। दौफिने की भावना हमारे पक्ष में उतनी अनुकूल नहीं है जितनी प्रोवांस और लैंगडॉक की। पहाड़ी लोग बोनापार्टवादी हैं महाराज। तो उसकी गुप्तचर सूचना उत्तम है, लुई 18वें ने बुदबुदाया। उसके साथ कितने लोग हैं? मुझे नहीं पता महाराज, पुलिस मंत्री ने कहा। तुम्हारा क्या अर्थ है? तुम नहीं जानते? क्या तुम यह विवरण जानना भूल गए? निश्चय ही, यह तो एक तुच्छ बात है, उन्होंने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ जोड़ा। मैं यह जान न सका महाराज। संदेश में केवल उतरने और हड़पने वाले द्वारा लिए गए मार्ग का ही उल्लेख था। और तुम्हें यह संदेश कैसे प्राप्त हुआ? मंत्री ने सिर झुका लिया और तेजी से लाल पड़ गया। टेलीग्राफ द्वारा महाराज, वह हकलाया। लुई 18वें आगे बढ़े और अपनी भुजाएं मोड़ लीं, ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन किया करता था। तो तुम कहना चाहते हो, उन्होंने क्रोध से पीले पड़ते हुए कहा, कि 7 सेनाओं ने उस व्यक्ति को परास्त किया। एक दैवी चमत्कार ने मुझे 25 वर्षों के निर्वासन के बाद मेरे पूर्वजों के सिंहासन पर पुनः बैठाया। और उन 25 वर्षों में
मैंने इस फ्रांस देश के पुरुषों और परिस्थितियों का अध्ययन, परीक्षण और विश्लेषण किया, जो मुझे वचन दिया गया था, केवल इसलिए कि मैं अपनी सभी अभिलाषाओं का लक्ष्य प्राप्त करूं और वह शक्ति, जिसे मैं अपनी हथेली में समझता था, फटकर मुझे नष्ट कर दे। यह भाग्य है महाराज, मंत्री ने बुदबुदाया, यह समझते हुए कि ऐसा भार, यद्यपि नियति के तराजू में हल्का, किसी मनुष्य को कुचलने के लिए पर्याप्त है। तो क्या हमारे शत्रु हमारे विषय में जो कहते हैं वह सत्य है? कुछ सीखा नहीं, कुछ भूले नहीं? यदि मुझे भी उसी प्रकार विश्वासघात से गिराया गया होता जैसा उसे किया गया, तो शायद वह कुछ सांत्वना होती। पर उन लोगों से घिरा होना जिन्हें मैंने उच्च पदों पर पहुंचाया, जिन्हें मेरी सुरक्षा को अपनी से अधिक मूल्यवान समझना चाहिए, क्योंकि उनके हित मुझ पर निर्भर हैं। वे लोग जो मुझसे पहले कुछ नहीं थे और मेरे बाद भी कुछ नहीं होंगे, और अक्षमता और अयोग्यता के कारण दयनीय रूप से नष्ट हो जाना। हाँ महाशय, तुम ठीक कहते हो, यही भाग्य है। मंत्री इस भयानक अभियोग के भार तले दब गया। प्लाकास ने पसीने से भीगा हुआ माथा पोंछा और वीलफोर ने मन ही मन मुस्कान ली, क्योंकि उसे अपने महत्व का विस्तार अनुभव होने लगा। गिरना। लुई 18वें ने आगे कहा, राजतंत्र जिस खाई के ऊपर डगमगा रहा था, उसकी गहराई को तत्काल समझते हुए गिरना और अपने पतन का समाचार टेलीग्राफ से पाना। ओह, मैं अपने भाई लुई 16वें की भांति मचान पर चढ़ जाना अधिक स्वीकार करूंगा, बजाय इसके कि टुइलरीज की सीढ़ियां इस प्रकार उतरूं, उपहास द्वारा खदेड़े जाकर। महाशय, आप नहीं जानते कि फ्रांस में उपहास का क्या अर्थ है, और फिर भी यदि किसी को जानना चाहिए। महाराज, मंत्री ने बुदबुदाया, महाराज, दया के लिए। राजा उस युवक की ओर मुड़े जो कक्ष के पिछले भाग में स्थिर खड़ा था और इस वार्ता की प्रगति को देख रहा था, जिस पर एक राज्य का भाग्य टिका था। यहां आइए व्हील फॉर, उन्होंने कहा। आइए और इस सज्जन को बताइए कि उसकी अज्ञानता के बावजूद सब कुछ पूर्व से जाना जाना संभव था। महाराज, उन योजनाओं का अनुमान लगाना वस्तुतः असंभव था जिन्हें उस व्यक्ति ने सबसे छिपा कर रखा था। वस्तुतः असंभव, ये तो बड़े शब्द हैं। दुर्भाग्यवश बड़े शब्द बड़े सज्जनों जैसे होते हैं। मैंने दोनों की नाप ले ली है। वस्तुतः असंभव एक ऐसे मंत्री के लिए जिसके पास अधिकारी हों, कार्यालय हों, एजेंट हों, सूचनादाता हों, गुप्तचर हों और 15 लाख फ्रांक का गुप्त कोष हो। फ्रांस के तट से 60 लीग दूर क्या हो रहा है, यह ना जान पाना। आओ, आओ, यहां ये सज्जन है जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। यह सज्जन एक साधारण न्यायाधिकारी, जो तुम्हारी समस्त पुलिस शक्ति के बावजूद तुमसे अधिक जानता था और जो मेरा मुकुट बचा लेता। यदि तुम्हारी तरह उसे भी टेलीग्राफ का उपयोग करने का अधिकार होता। पुलिस मंत्री ने गहरी कटुता की अभिव्यक्ति के साथ व्हील फॉर की ओर देखा, जिसने विजय की विनम्रता के साथ अपना सिर झुका लिया। मैं यह तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, ब्लाकास, लुई 18वें ने आगे कहा। यद्यपि तुमने कुछ भी खोज नहीं पाया, फिर भी तुम में कम से कम इतना विवेक था कि तुमने अपने संदेह बनाए रखे। कोई और व्यक्ति विलफोर के इन उद्घाटनों को तुच्छ मान लेता या उन्हें किसी स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा की उपज समझ लेता। अंतिम कथन उस बात की ओर संकेत था जिसे पुलिस मंत्री ने 1 घंटे पहले इतने विश्वास से कहा था। विलफोर ने राजा की रणनीति को समझ लिया। कोई अन्य व्यक्ति इस प्रशंसा से बहक जाता, मदहोश हो उठता, पर वह मंत्री को, यद्यपि यह जानते हुए कि वह व्यक्ति पतन की ओर अग्रसर है, अपना घोर शत्रु बना लेने से डरता था। क्योंकि यद्यपि अपने सामर्थ्य के चरम पर रहते हुए मंत्री ने नेपोलियन का रहस्य नहीं समझा था, फिर भी अपने पतन की अंतिम घड़ियों में वह व्हीलफॉर का रहस्य खोज सकता था। उसे केवल डांतेस से पूछना था। इसलिए
विलफोर ने उस व्यक्ति की पीड़ा बढ़ाने के स्थान पर उसकी सहायता की। महाराज, विलफोर ने कहा, घटनाओं की तीव्रता स्वयं आपकी महामहिम को यह सिद्ध कर देती है कि केवल ईश्वर ही किसी तूफान को उठाकर इन्हें रोक सकता था। जो कुछ आपकी महामहिम मेरी गहन दूरदर्शिता मानती है, वह वास्तव में केवल संयोग का परिणाम है। मैंने केवल वही उपयोग किया जो संयोग ने मेरे मार्ग में रखा, एक निष्ठावान प्रजा के रूप में। मुझे उससे अधिक श्रेय न दीजिए महाराज, जितना मैं पात्र हूं, और तब आपको मेरे विषय में अपनी पहली धारणा को कभी संशोधित नहीं करना पड़ेगा। पुलिस मंत्री ने उस युवक को एक दृष्टि से धन्यवाद दिया और विल्फोर ने जान लिया कि उसकी योजना सफल हो गई है। राजा की कृतज्ञता को खोए बिना उसने अब भी अभी एक ऐसा मित्र बना लिया था जिस पर आवश्यकता पड़ने पर वह भरोसा कर सकता था। अच्छा, राजा ने कहा, फिर ब्लाकास और पुलिस मंत्री की ओर मुड़ते हुए, अब सज्जनों, मुझे आपकी और आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं। आगे जो कुछ किया जाना है वह युद्ध मंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। सौभाग्य से महाराज, हम सेना पर भरोसा कर सकते हैं, ब्लाकास ने कहा। आपकी महामहिम जानती हैं कि प्रत्येक रिपोर्ट उसकी आपकी सरकार के प्रति निष्ठा की पुष्टि करती है। मुझसे रिपोर्टों की बात मत करो, ड्यूक। अब मैं जान गया हूं कि उनमें कितना विश्वास करना चाहिए। पर उसी विषय में, बैरन रू सेंट जैक के प्रकरण के विषय में तुम्हारे पास और क्या समाचार है? रू सेंट जैक का प्रकरण, व्हीलफोर ने स्वयं को रोक न पाते हुए कहा। फिर वह ठिठक गया और बोला, क्षमा करें महाराज, आपकी महामहिम के प्रति मेरी भक्ति मुझे बार बार भुला देती है। आपके प्रति मेरे हृदय में अंकित सम्मान को नहीं, बल्कि शिष्टाचार के नियमों को। आप निसंकोच बोल सकते हैं, लुई 18वें ने कहा। आज आपने प्रश्न पूछने का अधिकार अर्जित कर लिया है महाराज, पुलिस मंत्री ने उत्तर दिया। मैं इसी विषय में आपकी महामहिम को वह नवीन सूचना देने ही वाला था जो मैंने एकत्र की है। तभी आपकी महामहिम का ध्यान तट पर घटी उस भयानक आपदा से हट गया। ये सूचना अब महाराज के लिए किसी रुचि की नहीं रह गई है। इसके विपरीत महाशय, यह मामला मुझे उसी विषय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा प्रतीत होता है जो इस समय हमारे मन में प्रधान है, और जनरल कैनल की मृत्यु हमें किसी महत्वपूर्ण आंतरिक षड्यंत्र की कड़ी तक पहुंचा सकती है। जनरल कैनल का नाम सुनते ही व्हीलफोर सिहर उठा। वास्तव में महाराज, पुलिस मंत्री ने आगे कहा, सब कुछ यही संकेत देता है कि वह आत्महत्या का नहीं, जैसा पहले समझा गया था, बल्कि हत्या का शिकार हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि जनरल कैनल एक बोनापार्टवादी क्लब से निकल रहे थे जब वे लापता हो गए। उसी सुबह एक अजनबी उनसे मिलने आया था और रूस एंड जैक में उनसे मिलने का समय तय किया था। दुर्भाग्य से वह सेवक जो उस समय जनरल के बाल बना रहा था जब उस अजनबी को उनके वस्त्र कक्ष में ले जाया गया, स्पष्ट रूप से उन्हें रूस एंड जैक का उल्लेख करते हुए सुन सका, पर घर का नंबर याद न रख सका। जब पुलिस मंत्री यह सूचना राजा को दे रहा था, विलफोर, जो उसके प्रत्येक शब्द पर मानो टिका हुआ था, पहले लाल पड़ा, फिर पीला पड़ गया। राजा उसकी ओर मुड़े। क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो, विलफोर, कि जनरल कैनल, जिसे हड़पने वाले का समर्थक समझा जा सकता था, पर जो वास्तव में मेरे प्रति पूर्णतः निष्ठावान था, बोनापार्टवादियों द्वारा रची गई घात का शिकार हुआ? ऐसा प्रतीत होता है महाराज, विलफोर ने कहा। क्या और कुछ झात नहीं है? हम उस व्यक्ति का पता लगा रहे हैं जिसने उससे भेंट का समय तय किया था। पता लगा रहे हैं? विलफोर ने दोहराया। हाँ, सेवक ने हमें उसका हुलिया बताया है। वह 50 से 55 वर्ष के बीच का व्यक्ति है। गहरी आंखें, झाड़ीदार भौहें और मूंछें। उसने नीला फ्रॉक कोट पहन रखा था और उसके बटन होल में लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी की गुलाबी रोसेट लगी थी। ठीक इसी विवरण से मेल खाता हुआ एक व्यक्ति कल देखा गया था।
पर मेरा एजेंट उसे रूद लाजुसियन और रू को खेरों के मोड़ पर खो बैठा। विल्फोर कुर्सी की पीठ से टिक गया था और जब पुलिस मंत्री बोल रहा था, उसे लगा कि उसके पैर उसके नीचे से जवाब दे रहे हैं। पर जैसे ही उसने सुना कि वह अजनबी अपने पीछा करने वाले से बच निकला है, उसने फिर सांस ली। तुम्हें इस व्यक्ति का पीछा करना ही होगा, राजा ने पुलिस मंत्री से कहा। यदि, जैसा कि सब कुछ मुझे यही विश्वास दिलाता है, जनरल केनेल, जिसने इस समय हमारी बड़ी सहायता की थी, हत्या का शिकार हुआ है, चाहे वह बोनापार्टवादियों द्वारा हो या न हो, तो मैं चाहता हूं कि उसके हत्यारों को कठोर दंड दिया जाए। राजा के ये शब्द सुनकर विल्फोर को अपने भीतर उठे भय को प्रकट न होने देने के लिए अपने पूरे आत्मसंयम की आवश्यकता पड़ी। यह कितना विचित्र है, राजा ने आगे कहा, अपनी झुंझलाहट व्यक्त करते हुए। पुलिस ये समझ लेती है कि जैसे ही वह यह घोषणा कर दे कि हत्या हो चुकी है, उसने अंतिम शब्द कह दिया है, और जब वह यह जोड़ देती है, हम दोषियों का पीछा कर रहे हैं, तो मान लेती है कि उसने सब कुछ कर लिया है। कम से कम इस विषय में मुझे आशा है कि आपकी महामहिम संतुष्ट होंगी। अच्छा, हम देखेंगे। मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा, बैरन। विल्फोर, यात्रा के बाद तुम अवश्य थके हुए होगे। जाओ और विश्राम करो। निस्संदेह तुम अपने पिता के यहाँ ठहरे होंगे। विल्फोर की आंखों के आगे एक बादल सा छा गया। नहीं महाराज, मैं रुद तुर्नो स्थित होटल द मैड्रिड में ठहरा हूं। तुम उनसे मिल चुके हो, ऐसा मानूं? मैंने सीधे ड्यूक ब्लाकास के पास ले चलने का अनुरोध किया था महाराज, पर तुम उनसे मिलोगे, फिर भी। मुझे ऐसा नहीं लगता महाराज। हाँ, निस्संदेह, लुई 18वें ने मुस्कुराते हुए कहा, या संकेत देते हुए कि इस बार बार के प्रश्न के पीछे कोई उद्देश्य था। मैं तुम्हारे और नोर्तिये के संबंधों की शीतलता भूल गया था, और यह भी कि यह राजकीय कारण के लिए तुम्हारा एक और बलिदान है, जिसके लिए मुझे तुम्हें प्रतिफल देना चाहिए। महाराज, आपकी महामहिम की कृपा की अभिव्यक्ति ऐसा पुरस्कार है जो मेरी सभी महत्वाकांक्षाओं से कहीं अधिक है, और मुझे अपने राजा से और कुछ मांगने को नहीं। कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। और इस बीच राजा ने अपने नीले कोट पर सेंट लुई के क्रॉस के पास और नोट्रदाम दुमो कार्मेले द सेंट लाजार के पदक के ऊपर, जो लीजन ऑफ ऑनर का क्रॉस वे सामान्यतः पहनते थे, उसे उतारा और विल्फोर को देते हुए कहा, इस बीच यह क्रॉस स्वीकार करो। पर महाराज, विल्फोर ने कहा, आपकी महामहिम भ्रमित हैं। यह तो लीजन के अधिकारी का क्रॉस है, तो ऐसा ही सही। लुई 18वें ने कहा, इसे जैसा है वैसा ही ले लो, मेरे पास दूसरा मंगवाने का समय नहीं है। ब्लाकास, ये सुनिश्चित करो कि प्रमाण पत्र विल्फोर को पहुंचा दिया जाए। विल्फोर की आंखों में आनंद और गर्व के आंसू भर आए। उसने क्रॉस लिया और उसे चूम लिया, और अब उसने पूछा, मुझे आपकी महामहिम से कौन से आदेश प्राप्त करने का सम्मान मिलेगा? जितना विश्राम आवश्यक हो कर लो, और ये समझो कि जब तक तुम पेरिस में मेरी सेवा नहीं कर सकते, तब तक मार्सेई में तुम मेरे लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हो। विल्फोर ने प्रणाम किया। महाराज, 1 घंटे में मैं पेरिस छोड़ चुका हूँगा। तो जाओ, और यदि मैं तुम्हें भूल जाऊं, क्योंकि राजाओं की स्मृति छोटी होती है, तो स्वयं को मुझे स्मरण दिलाने में संकोच मत करना। बैरन, युद्ध मंत्री को बुलाने का आदेश दो। प्लाकास, तुम यहीं रहो। जब वे टुइलरीज से बाहर निकल रहे थे, पुलिस मंत्री ने विल्फोर से कहा, आप सही द्वार से आए हैं, आपका भाग्य बन गया है। कितने समय के लिए? विल्फोर ने बुदबुदाया, मंत्री से विदा लेते हुए, जिसका कैरियर समाप्त हो चुका था।
और घर ले जाने के लिए गाड़ी ढूंढते हुए। एक गाड़ी तट के साथ चलती आई। विल्फोर ने उसे संकेत किया और वह रुक गई। उसने सारथी को अपना पता बताया और भीतर कूद पड़ा, जहां वह अपने महत्वाकांक्षी स्वप्नों में डूब गया। 10 मिनट बाद वह घर पहुंच गया। उसने 2 घंटे में प्रस्थान के लिए घोड़ों को तैयार करने का आदेश दिया और भोजन लगाने को कहा। वह अब भी मेज पर बैठने ही वाला था कि द्वार पर एक दृढ़ स्पष्ट घंटी बजी। सेवक द्वार खोलने गया और विल्फोर ने किसी को उसका नाम लेते सुना। इतनी जल्दी यहां होने की जानकारी किसे हो सकती है, उसने सोचा। उसी क्षण सेवक लौट आया। क्या है? विल्फोर ने पूछा। कौन घंटी बजा रहा था? मुझे कौन पूछ रहा है? एक अजनबी जो अपना नाम बताने से इनकार कर रहा है। कौन सा अज्ञात अजनबी? वह क्या चाहता है? वह आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? हाँ। उसने मुझे नाम लेकर पूछा। निश्चय ही। और वह अजनबी दिखता कैसा है? लगभग 50 वर्ष का पुरुष है, महोदय। नाटा? लंबा? आपके ही कद का? गोरा या सांवला? सांवला, बहुत सांवला। काले बाल, काली आंखें और काली भौहें। और पहनावा? विल्फोर ने व्यग्रता से पूछा। उसने क्या पहन रखा है? एक लंबा नीला फ्रॉक कोट, ऊपर से नीचे तक बटन लगा हुआ, और लीजन ऑफ ऑनर का अलंकरण। वही है, विल्फोर ने पीला पड़ते हुए बुदबुदाया। ईश्वर की कसम, जिस व्यक्ति का वर्णन हम 2 बार कर चुके हैं, वह द्वार पर प्रकट हुआ। ये किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का अच्छा ढंग है ये। क्या मार्सेई में यही रिवाज है कि एक पुत्र अपने पिता को द्वार पर प्रतीक्षा कराए? पिता! विल्फोर चिल्लाया। तो मैं गलत नहीं था। मैंने अनुमान लगा लिया था कि वही आप होंगे। यदि तुमने ऐसा अनुमान लगाया था, नए आए व्यक्ति ने कहा, अपनी छड़ी एक कोने में रखते हुए और टोपी कुर्सी पर रखते हुए, तो मेरे प्रिय जेरार, मुझे यह कहने दो कि मुझे इस प्रकार प्रतीक्षा करवाना तुम्हारी ओर से अत्यंत अमित्रतापूर्ण है। हमें अकेला छोड़ दो, जर्मेन, विल्फोर ने कहा। सेवक स्पष्ट आश्चर्य के भाव के साथ बाहर चला गया। पिता और पुत्र। नोटिए, क्योंकि वही व्यक्ति अभी भीतर आया था, ने सेवक पर तब तक दृष्टि रखी जब तक द्वार बंद न हो गया। फिर, संभवतः यह आशंका करते हुए कि वह दालान में सुन रहा होगा, वह स्वयं पीछे गया और फिर से द्वार खोल दिया। यह सावधानी व्यर्थ नहीं थी, और जर्मेन के शीघ्र प्रस्थान से यह सिद्ध हो गया कि वह उस पाप से अपरिचित नहीं था जिसने हमारे प्रथम माता पिता का पतन कराया। तब नोर्तिये ने स्वयं दालान का द्वार बंद किया, लौटकर शयनकक्ष का द्वार बंद किया, किवाड़ चढ़ाए और विल्फोर का हाथ पकड़ने आगे बढ़ा। इस बीच युवक इन सभी क्रियाओं को ऐसे आश्चर्य से देख रहा था जिससे वह अब तक उबर नहीं पाया था। क्या बात है? क्या तुम्हें पता है, प्रिय जेरार? नोर्तिये ने अपने पुत्र को एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ देखते हुए कहा कि तुम मुझे देखकर कुछ विशेष प्रसन्न नहीं प्रतीत होते। इसके विपरीत, पिता, विल्फोर ने कहा, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। पर आपका आगमन इतना अप्रत्याशित है कि मैं कुछ क्षणों के लिए अवाक रह गया हूं। मेरे प्रिय मित्र, नोर्तिये ने बैठते हुए कहा, मैं भी यही कह सकता हूं कि ये क्या बात है। तुम मुझे बताते हो कि तुम 28 फरवरी को मार्सेई में विवाह संबंध करने जा रहे हो और 3 मार्च को पेरिस में हो। यदि मैं यहाँ हूँ, पिता, जेरार ने नोर्तिये के पास जाते हुए कहा, तो इस पर शिकायत मत कीजिए। मैं आपके लिए ही आया हूँ
और यह यात्रा संभवतः आपका जीवन बचा सकती है। सचमुच? नोर्तिये ने जिस कुर्सी पर वह बैठा था, उसमें सहजता से पीछे झुकते हुए कहा, सचमुच? इसके बारे में बताओ, न्यायाधिकारी महोदय। मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। क्या आपने रुपये सैन जाक में मिलने वाले एक बोनापार्टवादी दल के बारे में सुना है? नंबर 53? हाँ, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। पिता, आपकी यह शांति मुझे विस्मित कर रही है। प्रिय बालक, तुम क्या अपेक्षा करते हो? जब कोई मोंतान्यारों द्वारा निष्कासित किया जा चुका हो, घास से भरी गाड़ी में पेरिस से बाहर ले जाया गया हो और रोबेस्पियर के रक्त पिपासु कुत्तों द्वारा बोर्डो के दलदलों में खदेड़ा गया हो, तब अधिकांश बातों की आदत हो जाती है। आगे कहो, रू सैनजाक के उस दल में क्या हुआ? यह हुआ कि जनरल कैनेल को वहां बुलाया गया और जनरल कैनेल, जो रात 9 बजे घर से निकले थे, 2 दिन बाद सीन नदी से निकाले गए। और यह सुंदर कथा तुम्हें किसने सुनाई? स्वयं राजा ने। अच्छा, तो तुम्हारी कथा के बदले मेरे पास भी तुम्हें सुनाने के लिए एक समाचार है। पिता, मुझे लगता है कि मैं पहले ही जानता हूं कि आप क्या कहने वाले हैं। आह, तो तुम्हें सम्राट महाराज के अवतरण के विषय में पहले से ज्ञान है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसी बातें न कहें, पिता। पहले आपके हित में, फिर मेरे। यह समाचार मुझे झांत था, बल्कि आपसे भी पहले, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं मार्सेई और पेरिस के बीच मार्ग को रौंदता चला आ रहा हूं, इस असमर्थता से क्रोधित कि मेरे मस्तिष्क में जल रहे विचार को 200 लीग आगे नहीं भेज सका। 3 दिन पहले? क्या तुम पागल हो? सम्राट 3 दिन पहले नहीं उतरे थे। कोई बात नहीं, मैं उनके इरादों से परिचित था। तुम्हें यह कैसे झांत हुआ? एल्बा द्वीप से आपको संबोधित एक पत्र के द्वारा। मुझे? आपको? मैंने उसे संदेशवाहक की थैली से निकाल लिया। यदि वह पत्र किसी और के हाथ लग जाता, पिता, तो अब तक आपको गोली मार दी गई होती। विलफोर के पिता जोर से हंस पड़े। आओ आओ, प्रतीत होता है कि पुनर्स्थापना शासन ने साम्राज्य से कार्यशीघ्रता का पाठ सीख लिया है। गोली मार दी जाती। मेरे प्रिय बालक, तुम बहक गए हो, तो वह पत्र कहाँ है? मैं तुम्हें इतना जानता हूं कि यह कल्पना न करूं कि तुम उसे यूं ही छोड़ देते। मैंने उसे जला दिया ताकि उसका एक टुकड़ा भी शेष न रहे। वह पत्र आपकी मृत्यु का आदेश था और तुम्हारे भविष्य के कैरियर का भी अंत। नोर्तिये ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हाँ, मैं ये समझता हूं, पर मुझे भय नहीं है, क्योंकि आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैंने उससे भी अधिक किया है महोदय। मैंने तुम्हें बचा लिया है। यह तो और भी नाटकीय होता जा रहा है। स्पष्ट करो कि तुम्हारा आशय क्या है। मैं फिर से रूप सैनचाक के उसी दल की ओर संकेत कर रहा हूं। पुलिस के सज्जन इस दल से बहुत लगाव रखते प्रतीत होते हैं। यदि उन्होंने ठीक से खोजबीन की होती तो उसे पा लेते। उन्होंने अभी तक उसे पाया नहीं है, पर वे उसके पीछे हैं। यह वही पुराना वाक्य है, मैं जानता हूं। जब पुलिस उलझन में होती है तो कहती है कि वह पीछे लगी है, और सरकार धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है जब तक वे आकर फुसफुसाकर यह न कह दें कि सुराग ठंडा पड़ गया है। हाँ, पर उन्होंने एक शव पा लिया है। जनरल कैनेल की मृत्यु हो चुकी है और संसार के हर देश में इसे हत्या कहा जाता है। हत्या कहते हो, पर यह सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है कि जनरल की हत्या हुई। प्रतिदिन लोग सीन नदी में पाए जाते हैं जिन्होंने निराशा में स्वयं को फेंक दिया होता है या तैरना न जानने के कारण डूब गए होते हैं। पिता, आप भली भांति जानते हैं कि जनरल ने निराशा में स्वयं को नहीं डुबोया था।
और न ही जनवरी के महीने में कोई सीन में स्नान करता है। नहीं, नहीं, भूल मत कीजिए, उसकी मृत्यु को वास्तव में हत्या माना गया है। यह निष्कर्ष किसने निकाला? स्वयं राजा ने। राजा, मैंने उन्हें इतना दार्शनिक समझा था कि वे जानते होंगे कि राजनीति में हत्या नाम की कोई वस्तु नहीं होती। तुम भी जानते हो, मेरे प्रिय बालक, कि राजनीति में व्यक्ति नहीं होते, केवल विचार होते हैं, भावनाएं नहीं, केवल हित होते हैं। राजनीति में तुम किसी व्यक्ति को नहीं मारते, केवल एक बाधा को हटाते हो, बस। क्या तुम जानना चाहते हो कि क्या हुआ? मैं बताता हूँ। हमें लगा था कि हम जनरल कैनल पर भरोसा कर सकते हैं। उन्हें एल्बा द्वीप से हमारी ओर से अनुशंसित किया गया था। हम में से एक उनके घर गया और उन्हें रू सैन जाक में होने वाली एक बैठक में आने का निमंत्रण दिया, जहां वे मित्रों के बीच होते। वे आए और उन्हें पूरी योजना बता दी गई। एल्बा द्वीप से प्रस्थान, प्रस्तावित अवतरण स्थल। फिर जब उन्होंने सब कुछ सुन लिया और समझ लिया और उनके लिए जानने को कुछ भी शेष न रहा, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वे राजभक्त हैं। इस पर हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। हमने उनसे शपथ दिलवाई और उन्होंने शपथ ली भी, पर इतनी अनिच्छा से कि उस प्रकार शपथ लेना ईश्वर को ललकारने जैसा था। इसके बावजूद हमने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जाने दिया। वे घर नहीं लौटे। प्रिय जयरार, तुम क्या अपेक्षा करते हो? वे हमसे अलग हुए और संभवतः गलत मार्ग पर चले गए, बस इतना ही। हत्या। सचमुच विलफोर, तुम मुझे चकित करते हो। तुम एक उपराजकीय अभियोजक इतने दुर्बल प्रमाणों पर आरोप लगाते हो। क्या मैंने कभी तुमसे यह कहा है, जब तुमने एक राजभक्त के रूप में अपना कर्तव्य निभाया और हमारे किसी व्यक्ति का सिर कटवाया? मेरे पुत्र, तुमने हत्या की? नहीं, मैंने कहा है। बहुत अच्छा महोदय, तुमने युद्ध किया और जीत गए, पर कल हम अपना प्रतिशोध लेंगे। पिता, सावधान रहिए। जब हम प्रतिशोध लेंगे तो वह भयानक होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या आप हड़पने वाले की वापसी पर भरोसा कर रहे हैं? मैं स्वीकार करता हूं कि कर रहा हूं। आप भ्रम में हैं, पिता। वह फ्रांस में 10 लीग भी आगे नहीं बढ़ पाएगा कि उसे खदेड़ा जाएगा, शिकार किया जाएगा और किसी जंगली जानवर की तरह पकड़ लिया जाएगा। मेरे अच्छे मित्र सम्राट इस समय ग्रेनोबल की ओर मार्ग पर हैं। 10वीं या 12वीं तारीख को वेलियो में होंगे और 20वीं या 25वीं को पेरिस में। जनता उठ खड़ी होगी उनके आगे आगे चलने के लिए। उनके साथ केवल मुट्ठी भर लोग हैं और उनके विरुद्ध सेनाएं भेजी जाएंगी, जो उन्हें राजधानी तक लौटाने के लिए एस्कॉर्ट बनेंगी। सच्चाई ये है, मेरे प्रिय जेरार, कि तुम अभी भी केवल एक बालक हो। तुम ये सोचते हो कि तुम भली भांति सूचित हो, क्योंकि टेलीग्राफ ने तुम्हें अवतरण के 3 दिन बाद ये बताया। हड़पने वाला कांस में कुछ लोगों के साथ उतर आया है। उसका पीछा किया जा रहा है। पर वह कहाँ है? वह क्या कर रहा है? तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं। तुम केवल इतना जानते हो कि उसका पीछा किया जा रहा है। वे उसे बिना एक भी गोली चलाए पेरिस तक खदेड़ते हुए ले जाएंगे। ग्रेनोब्ल और लियोन निष्ठावान नगर हैं, जो उसके विरुद्ध अजेय अवरोध प्रस्तुत करेंगे। ग्रेनोब्ल अपने द्वार खोल देगा और उसका अभिनंदन करेगा। समूचा लियों उसके पीछे पीछे चलेगा। मुझ पर विश्वास करो, हम भी उतने ही भली भांति सूचित हैं जितने तुम। और हमारी पुलिस कम से कम तुम्हारी पुलिस के बराबर है। क्या तुम प्रमाण चाहते हो? ये रहा। तुमने अपनी यात्रा मुझसे छिपाने का प्रयास किया, फिर भी पेरिस में प्रवेश करने के आधे घंटे के भीतर ही मुझे तुम्हारे आगमन का ज्ञान हो गया। तुमने अपना पता किसी को नहीं बताया, सिवाय अपने सारथी के। फिर भी मुझे तुम्हारा पता ज्ञात है, और इसे सिद्ध करने के लिए मैं ठीक उसी क्षण यहां पहुंचा हूं, जब तुम भोजन करने बैठने ही वाले थे। इसलिए अपने सेवक को बुलाओ, एक और स्थान लगवाओ, और हम साथ भोजन करेंगे। मुझे स्वीकार करना होगा, वीलफोर ने अपने पिता की ओर आश्चर्य से देखते हुए उत्तर दिया।
आप अत्यंत भली-भाँति सूचित प्रतीत होते हैं। अरे! ये तो बहुत सरल है। तुम लोग जिनके हाथ में सत्ता है, केवल वही रखते हो जो धन से खरीदा जा सकता है। हम, जो सत्ता प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह रखते हैं जो निष्ठा से दिया जाता है। निष्ठा? विल्फोर हँसा। हाँ, निष्ठा। महत्वाकांक्षा को यही ईमानदार नाम दिया जाता है, जब उसे आशाएँ होती हैं। विल्फोर के पिता ने स्वयं सेवक को बुलाने के लिए घंटी की डोरी की ओर हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसका पुत्र ऐसा नहीं कर रहा था। विल्फोर ने उसे रोक लिया। पिता, ठहरिए, एक और बात। कहो। राजभक्त पुलिस चाहे जितनी अयोग्य हो, एक भयानक बात वे जानते हैं। वह क्या? उस व्यक्ति का हुलिया जो जनरल केनेल से उनके लापता होने के दिन मिला था। आहा, तो भली पुलिस यह जानती है। और वह हुलिया क्या है? सांवले रंग का, काले बाल, गलफड़े और आंखें, ठुड्डी तक बटन लगा हुआ नीला फ्रॉक कोट, बटन होल में लीजन ऑन ऑफ ऑनर के अधिकारी की रोसेट, चौड़े किनारे वाली टोपी और बेंत की छड़ी। आहा, तो वे यह जानते हैं। नोर्तिये ने कहा। तो फिर उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि वे उसे खो बैठे, कल या परसों, रू कोकहेरों के मोड़ पर। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हारी पुलिस मूर्ख है? हाँ, पर वे किसी भी क्षण उसे ढूंढ सकते हैं। हाँ, नोर्तिये ने लापरवाही से चारों ओर देखते हुए कहा। हाँ, यदि उस व्यक्ति को चेतावनी न दी गई हो। पर उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, उसे चेतावनी दे दी गई है और वह अपना रूप और वस्त्र बदल लेगा। इन शब्दों के साथ वह उठा। उसने अपना कोट और क्रावात उतारे, उस मेज के पास गया जहां उसके पुत्र के श्रृंगार का सारा सामान रखा था। उस्तरा उठाया, अपने चेहरे पर झाग लगाया और पूर्णतः स्थिर हाथ से उन संदिग्ध गलफड़ों को मुंह डाला, जिन्होंने पुलिस को इतना मूल्यवान संकेत दिया था। वीलफॉर उसे भय से, किंतु प्रशंसा से रहित नहीं, देखता रहा। दाढ़ी बनाने के बाद नूर्तिये ने अपने बाल संवारे। काली क्रवात के स्थान पर उसने खुले संदूक के ऊपर पड़ी एक भिन्न रंग की क्रवात ली। नीले बटन लगे कोट के स्थान पर उसने वीलफोर का भूरा फैला हुआ कोट पहन लिया। दर्पण के सामने उसने युवक की टोपी पहनी, जिसका किनारा ऊपर मुड़ा हुआ था। वह उसे अनुकूल लगी और चूल्हे के पास टिकी अपनी बेंत की छड़ी वहीं छोड़कर उसने एक पतली बांस की छड़ी उठा ली, जिसका उपयोग सुसज्जित उपराजकीय अभियोजक अपने सहज ढंग के लिए किया करता था, और उसे अपने सुदृढ़ हाथ में घुमाया। कैसा है? उसने यह जादू सा रूपांतरण पूरा करने के बाद अपने विस्मित पुत्र की ओर मुड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी पुलिस मुझे पहचान लेगी? नहीं, पिता, वीलफोर ने हकलाते हुए कहा। कम से कम मुझे ऐसी आशा नहीं है। मेरे प्रिय जेरार, मुझे तुम्हारी सावधानी पर भरोसा है कि इन सब वस्तुओं का उचित निपटान कर दोगे, जिन्हें मैं तुम्हारे संरक्षण में छोड़ रहा हूं। ओह पिता, निश्चिंत रहिए, विल्फोर ने कहा। निस्संदेह, मैं निश्चिंत हूं, और अब मुझे विश्वास है कि तुम सही हो और कि तुमने वास्तव में मेरा जीवन बचा लिया होगा। पर यह जान लो कि मैं शीघ्र ही इस उपकार का प्रतिदान करूंगा। विल्फोर ने सिर हिलाया। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? कम से कम मुझे आशा है कि आप भ्रम में हो। क्या तुम राजा से फिर मिलोगे? संभव है। क्या तुम चाहते हो कि वे तुम्हें भविष्यवाणी की शक्ति रखने वाला समझें? जो लोग अनिष्ट की भविष्यवाणी करते हैं, पिता, वे दरबार में अप्रिय होते हैं। हाँ, पर अंततः उनके साथ अधिक न्याय होता है। मान लो कि दूसरी पुनर्स्थापना होती है, तब तुम्हें एक महान व्यक्ति माना जाएगा। तो फिर मुझे राजा से क्या कहना चाहिए? उन्हें यह कहना, महाराज,
आपको देश की मनःस्थिति, नगरों की धारणाओं और सेना की भावना के विषय में भ्रमित किया गया है। जिस व्यक्ति को आप पेरिस में कोर्सिका का राक्षस कहते हैं और जिसे नेवेर में अब भी हड़पने वाला कहा जाता है, वही लियोन में पहले ही बोनापार्टे और ग्रेनोबल में सम्राट के रूप में पुकारा जा रहा है। आप समझते हैं कि उसका पीछा किया जा रहा है, उसे खदेड़ा जा रहा है और वह भाग रहा है, पर वह उसी तीव्रता से अग्रसर है, जैसे वह गरुड़, जिसे वह अपने साथ लौटाता है। जिन सैनिकों को आप भूख से मरता हुआ, थका हुआ और पलायन के लिए तत्पर मानते हैं, उनकी संख्या हिमपात की तरह बढ़ रही है। जैसे कोई हिमगोला ढलान से लुढ़कते हुए अपने चारों ओर बर्फ बटोर लेता है। महाराज, चले जाइए। फ्रांस को उसके सच्चे स्वामी के लिए छोड़ दीजिए, जिसने उसे सोने के लिए नहीं, बल्कि विजय द्वारा प्राप्त किया। जाइए, महाराज, इसलिए नहीं कि आप किसी संकट में हैं। आपका प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली है कि आपको बख्श सकता है, बल्कि इसलिए कि संत लुई के वंशज के लिए यह अपमानजनक होगा कि वह अपनी जान आरकोल, मारेंगो और ऑस्ट्रलिट्स के नायक के कारण पाए। यह उन्हें कह देना जेरार, या बल्कि नहीं, उन्हें कुछ भी मत कहना। अपनी यात्रा छिपा लेना। जो कुछ तुमने पेरिस में करने का इरादा किया था या किया है, उसका ढिंडोरा मत पीटना। गाड़ी लो, और यदि आते समय तुमने सड़क को रौंदा था, तो लौटते समय पक्षी की तरह उड़ जाओ। रात में मार्सेई लौट आओ। पिछला द्वार लेकर अपने घर में प्रवेश करो और वहां शांत, विनम्र, गुप्त और सबसे बढ़कर हानि रहित बने रहो। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें वचन देता हूं, हम ऐसे दृढ़ पुरुषों की भांति कार्य करेंगे जो अपने शत्रुओं को जानते हैं। नोड़तिए मुस्कुराया। यह तुम्हें दूसरी बार मुझे बचाने का अवसर देगा। यदि किसी दिन राजनीतिक झूला तुम्हें फिर ऊपर उठाए और मुझे नीचे गिरा दे। विदा, मेरे प्रिय जेरार। अगली बार आओ तो मेरे साथ ठहरना। यह कहकर नोर्तिये उसी शांति के साथ चला गया जो इस कठिन साक्षात्कार की पूरी अवधि में उसके चेहरे पर बनी रही। विल्फोर, पीला और विचलित, खिड़की की ओर दौड़ा, पर्दे हटाए और उसे जाते देखा, शांत और अविचल, दो तीन भयावह रूप वाले व्यक्तियों के बीच से, जो सीमा चिन्हों के पास या सड़क के मोड़ पर तैनात थे और संभवतः काली गलफड़ों वाला, नीला कोट पहने और चौड़े किनारे वाली टोपी धारण किए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वहां थे। वह वहीं खड़ा रहा, सांस रोके हुए, जब तक उसका पिता कारफूर बुसी के पार ओझल न हो गया। तब वह उन वस्तुओं की ओर झपटा जिन्हें नोरतिये पीछे छोड़ गया था। काली क्रवात और नीले फ्रॉक कोट को अपने संदूक के तल में ठूंस दिया, टोपी को मरोड़कर अलमारी के तल में छिपा दिया और बांस की छड़ी को तीन टुकड़ों में तोड़कर आग में डाल दिया। फिर उसने यात्रा टोपी पहनी, अपने सेवक को बुलाया, उसे ऐसी दृष्टि देते हुए जो उसके होठों पर आने वाले 1000 प्रश्नों में से किसी को भी पूछने से रोक दे। होटल का हिसाब चुकाया, तैयार खड़ी गाड़ी में कूद पड़ा, जिसमें घोड़े जुए में जुट चुके थे। लियोन में यह समाचार जाना कि बोनापार्टे अभी अभी ग्रेनोबल में प्रवेश कर चुका है और पूरे मार्ग में व्याप्त उथल पुथल के बीच मार्सेई पहुंचा। उन सब पीड़ादायक भावनाओं का शिकार जो उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करती हैं जिसके भीतर महत्वाकांक्षा है और जिसे पहली बार सम्मान मिला है। 100 दिन। नोर्तिये एक अच्छे भविष्यवक्ता सिद्ध हुए और घटनाएं उसी तीव्रता से आगे बढ़ीं जैसा उन्होंने कहा था। एल्बा से वापसी के विषय में सब कुछ ज्ञात है। वह विचित्र और चमत्कारिक वापसी, जिसका कोई पूर्व उदाहरण नहीं था और जो संभवतः सदा के लिए अद्वितीय बनी रहेगी। लुई 18वें ने इस भयानक आघात को रोकने के लिए केवल दुर्बल प्रयास किए। मनुष्यों पर उनका अविश्वास घटनाओं पर भी उनके विश्वास को नष्ट कर चुका था। राजसत्ता, या कहें राजतंत्र, जिसे उन्होंने अभी अभी पुनर्निर्मित किया था, अपने अनिश्चित आधारों पर पहले ही कांप रहा था और सम्राट की एक ही गति ने पूरे भवन को ढहा दिया। पुराने पूर्वाग्रहों और नई धारणाओं का एक निराकार मिश्रण। इस प्रकार
विलफोर को अपने राजा से केवल कृतज्ञता ही मिली, जो उस समय न केवल निरर्थक थी, बल्कि वास्तव में खतरनाक भी। और लीजन ऑफ ऑनर का वह क्रॉस, जिसे वह पर्याप्त विवेक के साथ प्रदर्शित न करने में सफल रहा। यद्यपि ब्लाकास ने राजा के आदेशानुसार प्रमाण पत्र उसे विधिवत भेज दिया था। यदि नोर्तिये का संरक्षण न होता, तो नेपोलियन निश्चय ही विलफोर को पदच्युत कर देता। नोर्तिये, जो 100 दिनों के दौरान दरबार में सर्वशक्तिमान हो गए थे, उस जोखिम के कारण जो उन्होंने उठाया था और उन सेवाओं के कारण जो उन्होंने प्रदान की थी, ने उसे बचा लिया। इस प्रकार जैसा वादा किया गया था, 1793 का गिरोंदा और 1806 का सीनेटर उस व्यक्ति की रक्षा कर रहा था जिसने पहले उसकी रक्षा की थी। परिणाम स्वरूप साम्राज्य के इस पुनर्जन्म के दौरान, जिसके विषय में यह अनुमान लगाना कठिन न था कि वह फिर गिरेगा, विलफोर के सभी प्रयास उस रहस्य को दबाने में लगे रहे जिसे डांतेस प्रकट करने ही वाला था। केवल राजकीय अभियोजक को पदच्युत किया गया, क्योंकि उस पर बोनापार्टवाद के प्रति उत्साह की कमी का संदेह था। साम्राज्य पुनः स्थापित हो गया। इसका अर्थ यह था कि सम्राट ने टुइलरीज में प्रवेश किया, जिन्हें लुई 18वें अभी अभी छोड़कर गए थे, और उसी छोटे अध्ययन कक्ष से, जिसमें हमने अभी हाल ही में अपने पाठकों को विलफोर के पीछे पीछे प्रवेश कराया था, वह असंख्य आदेश जारी करने लगे। उसी अखरोट की मेज से, जिस पर उन्हें लुई 18वें की तंबाकू की डिब्बी मिली, खुली हुई और अब भी आधी भरी हुई। और ऐसा होते ही मार्सेई अपने न्यायालय की प्रवृत्ति के बावजूद गृह युद्ध की उन सुलगती आगों की गर्मी महसूस करने लगा, जो दक्षिण में कभी पूरी तरह बुझती नहीं है। प्रतिशोध साधारण उपद्रवों से आगे बढ़ने की धमकी देने लगे, केवल उन राजभक्तों के घरों पर हमले तक सीमित न रहकर जो घरों में बंद रहे, या उन लोगों पर सार्वजनिक अपमान तक जो बाहर निकलने का साहस करते थे। स्वाभाविक रूप से घटनाओं के इस मोड़ का यह परिणाम हुआ कि वह योग्य जहाज मालिक, जिसे हम पहले ही जनता पक्ष का समर्थक बता चुके हैं, इन परिस्थितियों में यदि पूर्णतः सर्वशक्तिमान नहीं, तो कम से कम इतना सक्षम अवश्य हो गया कि वह खड़ा होकर शिकायत दर्ज करा सके। यद्यपि बोनापार्टवादी उग्रपंथियों द्वारा उसे एक मध्यमार्गी कहकर खारिज कर दिया गया, और उसकी शिकायत, जैसा सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, डांतेस से संबंधित थी। विलफोर अपने वरिष्ठ के पदच्युत होने के बावजूद अपने पद पर बने रहे, किंतु उनका विवाह, यद्यपि सिद्धांततः तय था, अधिक अनुकूल समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यदि सम्राट सिंहासन पर बने रहते, तो जेरार को किसी अन्य परिवार में विवाह करना पड़ता और उसके पिता उसके लिए उपयुक्त संबंध खोज लेते। यदि लुई 18वें दूसरी पुनर्स्थापना के अंतर्गत फ्रांस लौटते, तो सैन मेरांग की शक्ति और स्वयं विलफोर का प्रभाव अत्यंत बढ़ जाता और यह विवाह पहले से कहीं अधिक लाभकारी सिद्ध होता। अतः उस समय उपराजकीय अभियोजक ही मार्सेई का प्रधान न्यायाधिकारी था। और एक दिन उसका द्वार खुला और मोरेल के आगमन की सूचना दी गई। कोई और होता तो जहाज मालिक का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ता, अपनी उतावली से अपनी ही दुर्बलता प्रकट कर देता। किंतु विलफोर एक उच्च बुद्धि का व्यक्ति था, जिसे संसार का अधिक अनुभव भले न हो, पर उसकी सहज समझ अवश्य थी। उसने मोरेल को प्रतीक्षा करने दी, जैसा वह पुनर्स्थापना काल में भी करता। इसलिए नहीं कि उसके पास कोई आगंतुक था, बल्कि इसलिए कि किसी राजकीय अभियोजक द्वारा लोगों को प्रतीक्षा करवाना स्वाभाविक बात है। फिर लगभग 15 मिनट, जिन्हें उसने विभिन्न विचारधाराओं के 2-3 समाचार पत्र पढ़ने में बिताया, के बाद उसने जहाज मालिक को भीतर बुलाने का आदेश दिया। मोरेल को अपेक्षा थी कि वह विलफोर को उदास पाएगा, पर उसने उसे वैसा ही पाया जैसा 6 सप्ताह पहले देखा था, शांत, दृढ़ और उन दूरस्थ शिष्टाचारों से परिपूर्ण जो एक सुसंस्कृत व्यक्ति और जनता के व्यक्ति के बीच सबसे अभेद्य दीवार खड़ी कर देते हैं। वह विलफोर के कक्ष में इस विश्वास के साथ प्रविष्ट हुआ था कि न्यायाधिकारी उसे देखते ही कांप उठेगा, पर इसके विपरीत उसी व्यक्ति के सम्मुख, जो जिज्ञासु दृष्टि से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था,
और अपनी मेज पर कोहनियां टिकाए बैठा था। वह स्वयं घबराहट और चिंता से भर उठा। वह द्वार पर ही रुक गया। वीलफोर ने उसकी जांच की, मानो उसे ठीक से याद ना आ रहा हो कि वह कौन है। अंततः कुछ क्षणों तक मौन में उसे देखने के बाद, जिन क्षणों में भले जहाज मालिक अपनी टोपी को हाथों में मरोड़ता और खोलता रहा, वीलफोर ने कहा, मुरेल, मुझे विश्वास है। न्यायाधिकारी ने हाथ से एक रक्षात्मक संकेत किया। इधर आइए और मुझे बताइए कि इस भेंट का सम्मान मुझे किस कारण प्राप्त हुआ है। क्या आपको कोई अनुमान नहीं है? मोरेल ने पूछा। जरा भी नहीं, पर इससे मुझे आपकी सेवा करने की इच्छा में कोई बाधा नहीं पड़ती, यदि वह मेरी सामर्थ्य में हो। यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है, मोरेल ने कहा। तो कृपया स्पष्ट कीजिए। महोदय, जहाज मालिक ने आगे कहा। बोलते बोलते उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और अपने मामले की न्यायसंगतता तथा अपने पक्ष की स्पष्टता से वह और दृढ़ होता गया। आपको स्मरण होगा कि सम्राट महाराज के अवतरण के समाचार से कुछ दिन पूर्व मैं आपके पास एक दुर्भाग्यशाली युवक, एक नाविक के लिए आपकी कृपा की याचना करने आया था, जो मेरी ब्रिग पर द्वितीय अधिकारी था। आपको याद होगा कि उस पर एल्बा द्वीप से संपर्क रखने का आरोप लगाया गया था। वह संबंध, जो उन दिनों अपराध था, आज अनुशंसा बन गया है। उस समय आप लुई 18वें की सेवा कर रहे थे और आपने बिना किसी संकोच के ऐसा किया। वह आपका कर्तव्य था। आज आप नेपोलियन की सेवा कर रहे हैं और आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। वह भी आपका कर्तव्य है। इसलिए मैं यह पूछने आया हूं कि उसके साथ क्या हुआ। वीलफोर अपने भावों को संभालने का प्रयास कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उसने पूछा। कृपया उसका नाम बताइए। एडमंड डांतेस। निस्संदेह वीलफोर 25 कदम की दूरी से द्वंद्व में सशस्त्र शत्रु का सामना करने में उतना ही प्रसन्न होता, जितना इस नाम को सीधे अपने ऊपर दागे जाने में। फिर भी उसकी भौं तक न हिली। इस प्रकार उसने सोचा, कोई मुझे इस युवक की गिरफ्तारी में किसी निजी स्वार्थ से प्रेरित होने का आरोप नहीं लगा सकेगा। डांतेस? उसने ऊंचे स्वर में पूछा। एडमंड डांतेस, आप कहते हैं? हाँ। वीलफोर ने अपनी मेज के पास बने खाने में रखे एक बड़े रजिस्टर को खोला, फिर एक मेज के पास गया और वहां से कुछ फाइलों तक पहुंचा। इसके बाद जहाज मालिक की ओर लौटा। क्या आपको निश्चय है कि आप भूल नहीं कर रहे? उसने अत्यंत स्वाभाविक स्वर में पूछा। यदि मुरेल अधिक तीक्ष्ण बुद्धि का होता या मामले से अधिक परिचित होता, तो उसे यह विचित्र लगता कि उपराजकीय अभियोजक ऐसे विषय पर उसे उत्तर देने की कृपा कर रहा है जो पूर्णतः उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। और वह यह भी सोच सकता था कि वीलफोर ने उसे कारागार के रजिस्टर, जेल अधिकारियों या विभाग के प्रीफेक्ट के पास क्यों नहीं भेज दिया। पर मोरेल, जिसने वीलफोर के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह व्यर्थ ही खोजा था, जैसे ही उसे उसमें भय का अभाव दिखाई दिया, उसने केवल सहायता करने की इच्छा ही देखी। वह वीलफोर का सामना नहीं कर सकता था। नहीं, मोरेल ने कहा, मैं भूल नहीं कर रहा। किसी भी स्थिति में मैं उस गरीब युवक को 10 वर्षों से जानता हूं और उसने 4 वर्षों तक मेरे अधीन सेवा की है। क्या आपको स्मरण नहीं? मैं 6 सप्ताह पूर्व आपके पास इसी दुर्भाग्यशाली युवक के लिए दया की याचना लेकर आया था, जैसे आज न्याय की याचना लेकर आया हूं। वास्तव में आपका व्यवहार उस समय कुछ उपेक्षापूर्ण था और आप मुझसे ऐसे बोले मानो मेरी पूछताछ से अप्रसन्न हो। आह! उन दिनों बोनापार्टवादियों से राजभक्तों को कठोर व्यवहार की ही अपेक्षा थी। वीलफोर ने अपनी परिचित फुर्ती और शीतलता से इस आघात को टाल दिया। महोदय, मैं तब तक राजभक्त था जब तक मैं बोर्बो वंश को न केवल सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी बल्कि राष्ट्र की पसंद भी मानता था। पर जिन घटनाओं का हम अब भी साक्षी बने हैं,
उनके चमत्कारिक मोड़ ने मुझे सिद्ध कर दिया कि मैं भ्रम में था। नेपोलियन की प्रतिभा ने विजय पाई है। वैध सम्राट वही है जिसे जनता का प्रेम प्राप्त हो। यह सुनकर अंततः प्रसन्नता हुई। मोरेल ने खुले मन से कहा, जब आप इस प्रकार बोलते हैं तो यह एडमंड के लिए शुभ संकेत है। ठहरिए, वीलफोर ने कहा, एक और रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए। वह एक नाविक था, है ना, जो एक कातालान युवती से विवाह करने वाला था? हाँ, हाँ, अब मुझे स्मरण आ गया। यह अत्यंत गंभीर मामला था। कैसे गंभीर? आप जानते हैं कि यहाँ से जाते समय उसे पहले दे जस्टिस की कारागार में ले जाया गया था। तो मैंने पेरिस को अपनी रिपोर्ट भेजी और उसके पास से मिले कागजात अग्रेषित कर दिए। वह मेरा कर्तव्य था। और मैं क्या कर सकता था? उसकी गिरफ्तारी के एक सप्ताह बाद कैदी को स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित! मोरेल चिल्लाया। उस गरीब लड़के के साथ क्या किया गया होगा? चिंता ना करें, उसे पिन्यरोल के फेनेस्ट्रेल या सेंट मार्गरीत द्वीपों पर ले जाया गया होगा, जिसे आधिकारिक रूप से निर्वासन कहा जाता है। किसी अच्छे दिन आप उसे लौटते देखेंगे, अपने जहाज की कमान संभालते हुए। वह जब चाहे आ सकता है। पद उसके लिए सुरक्षित रखा जाएगा। पर वह अब तक लौटा क्यों नहीं? मुझे लगा था कि बोनापार्टवादी न्याय का पहला कार्य उन लोगों को मुक्त करना होगा जिन्हें राजभक्त शासन के अधीन बंद किया गया था। मेरे प्रिय मोरेल, आरोप लगाने में इतनी शीघ्रता मत दिखाइए, वीलफोर ने उत्तर दिया। कानून की समुचित प्रक्रिया हर विषय में आवश्यक है। उसकी कैद का आदेश सर्वोच्च प्राधिकारी से आया था और उसकी रिहाई का आदेश भी वहीं से आना चाहिए। नेपोलियन को लौटे अभी 15 दिन ही हुए हैं, इसलिए निरस्तीकरण के आदेश अब भी अभी ही भेजे गए होंगे। पर क्या अब, जब हम फिर सत्ता में हैं, औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने का कोई उपाय नहीं है? मेरे कुछ मित्र हैं और कुछ प्रभाव भी। मैं आदेश पलटवा सकता हूं। इस प्रकरण में कोई निर्णय हुआ ही नहीं था, तो निरुद्ध रखने का आदेश। राजनीतिक मामलों में बंदियों का कोई रजिस्टर नहीं होता। कभी कभी सरकारों के हित में होता है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी निशान के गायब कर दिया जाए। निरुद्ध करने के आदेश उसे खोजने में सहायता कर देते। शायद बोरबों शासन में ऐसा रहा हो, पर अब यह हर समय ऐसा ही रहा है, मेरे प्रिय मोरेल। एक शासन दूसरे का स्थान लेता है और अपने पूर्ववर्ती के समान ही होता है। लुई 14वें के अधीन स्थापित कारागार प्रणाली बास्तील को छोड़कर अब भी लागू है। सम्राट कारागारों के प्रबंधन के विषय में सूर्य राजा से भी अधिक कठोर था। ऐसे कैदियों की संख्या जिनके नाम किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं है, असंख्य है। इतनी उपकारपूर्ण चिंता से तो पूर्ण निश्चय भी भ्रमित हो सकता था, और मोरेल को तो संदेह का अनुभव भी नहीं हुआ। तो अंततः वीलफोर, उसने कहा, गरीब डांतेस की वापसी शीघ्र कराने के लिए आप मुझे क्या परामर्श देंगे? केवल यही, मोरेल, न्याय मंत्री को एक याचिका भेजिए। हाँ, पर हम जानते हैं कि याचिकाओं का क्या होता है। मंत्री को प्रतिदिन 200 याचिकाएं मिलती हैं और वह 4 भी नहीं पढ़ता। निश्चय ही, वीलफोर ने सहमति दी, पर वह उस याचिका को अवश्य पढ़ेगा जो मेरे द्वारा भेजी जाए, मेरे द्वारा प्रमाणित हो और व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा संबोधित की गई हो। क्या आप ऐसी याचिका भेजने का दायित्व लेंगे? अत्यंत प्रसन्नता से। डांतेस तब दोषी हो सकता था, पर अब वह निर्दोष है और उसे मुक्त कराना मेरा कर्तव्य है, जैसे एक समय उसे बंद कराना मेरा कर्तव्य था। इस प्रकार वीलफोर उस जोखिम से बच सकता था, यद्यपि वह छोटा ही क्यों न हो, कि कोई जांच अवश्य ही उसके विनाश का कारण बनती। मंत्री को लिखने की प्रक्रिया क्या है? यहां बैठिए,
मोरेल, विलफोर्ड ने जहाज मालिक को अपनी कुर्सी देते हुए कहा, मैं पत्र लिखवाता हूँ। क्या आप सचमुच इतनी कृपा करेंगे? निस्संदेह। अब और समय न गंवाएं। हम पहले ही पर्याप्त गंवा चुके हैं। हाँ, विचार कीजिए कि वह बेचारा युवक किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा होगा, कष्ट सह रहा होगा और शायद निराशा के वश में आ रहा होगा। अंधकार और मौन में उस कैदी के अपने विरुद्ध शाप देने की कल्पना से वीलफोर सिहर उठा, पर वह इतनी दूर जा चुका था कि पीछे हट नहीं सकता था। डांतेस को उसकी महत्वाकांक्षा के चक्रों के बीच कुचला जाना ही था। मैं तैयार हूं, जहाज मालिक ने कहा, वीलफोर की कुर्सी पर बैठते हुए और कलम उठाते हुए। तब वीलफोर ने एक याचिका लिखवाई जिसमें निस्संदेह सर्वोत्तम आशयों से उसने डांतेस की देशभक्ति और बोनापार्टवादी उद्देश्य के लिए उसकी सेवाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। उसमें डांतेस नेपोलियन की वापसी सुनिश्चित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बन गया। स्पष्ट था कि दस्तावेज देखते ही मंत्री को समझ जाना चाहिए कि न्याय हो चुका है, यदि पहले से नहीं हुआ हो। जब याचिका पूरी हो गई, वीलफोर्ड ने उसे पढ़कर सुनाया। बस यही है, उसने कहा। अब मुझ पर भरोसा रखिए। क्या याचिका शीघ्र भेज दी जाएगी? आज ही, आपके द्वारा प्रमाणित। इस पर लगाने के लिए मेरे पास सबसे उत्तम टिप्पणी यही है कि इसमें कही गई प्रत्येक बात सत्य है। वीलफोर्ड ने अपना स्थान पुनः ग्रहण किया और याचिका के कोने पर अपना प्रमाण अंकित कर दिया। तो अब हमें क्या करना है? मोरेल ने पूछा। प्रतीक्षा, वीलफोर्ड ने उत्तर दिया। मैं सब कुछ देख लूंगा। इस आश्वासन से मोरेल की आशाएं जाग उठीं। वह उपराजकीय अभियोजक के कार्यालय से स्वयं पर अत्यंत प्रसन्न होकर निकला और डांतेस के पिता को यह बताने गया कि वह शीघ्र ही अपने पुत्र से मिलने वाला है। जहां तक वीलफोर का प्रश्न है, पेरिस को याचिका भेजने के स्थान पर उसने उसे सावधानी से सुरक्षित रख दिया, यह जानते हुए कि जो दस्तावेज वर्तमान में डांतेस को बचा सकता था, वही भविष्य में उस स्थिति में जिसकी भविष्यवाणी यूरोप की दशा और घटनाओं की गति पहले ही करने लगी थी, दूसरी पुनर्स्थापना के समय उसके लिए अत्यंत घातक प्रमाण बन जाएगा। इस प्रकार डांतेस कैदी ही बना रहा। जिस कालकोठरी की गहराइयों में वह गाड़ दिया गया था, वहां तक न तो लुई 18वें के सिंहासन के धराशायी होने की गूंज पहुंची और न ही साम्राज्य के और भी भयानक पतन की। पर विलफोर ने इन सब घटनाओं को निकट से देखा और ध्यानपूर्वक सुना। सम्राट के संक्षिप्त पुनः प्रकट होने, जिसे 100 दिन कहा गया, के दौरान दो अवसरों पर मोरेल ने अपने प्रयास दोहराए, हर बार डांतेस की रिहाई की मांग करते हुए। और प्रत्येक बार विलफोर ने उसे वादों और आशाओं से शांत किया। अंततः वाटरलू। इसके बाद मोरेल फिर कभी विलफोर के यहां दिखाई नहीं दिया। जहाज मालिक अपने युवा मित्र के लिए मानवीय रूप से जो कुछ कर सकता था, वह सब कर चुका था। और दूसरी पुनर्स्थापना के अधीन यदि वह और कोई प्रयास करता, तो वह बिना किसी उपयोग के स्वयं को संकट में डाल लेता। लुई 18वें पुनः सिंहासन पर लौट आए। विलफोर के लिए मार्सेई स्मृतियों से भरा था, जो पश्चाताप से कड़वी हो चुकी थीं। इसलिए उसने टूलूज में क्राउन अभियोजक के रिक्त पद के लिए अनुरोध किया और उसे प्राप्त कर लिया। अपने नए निवास में प्रवेश करने के 15 दिन बाद ही उसने सेंट मेरा की पुत्री रैने से विवाह किया, जिनके पिता दरबार में पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गए थे। इस प्रकार डांतेस 100 दिनों के दौरान और वाटरलू के बाद भी बंद ही रहा, मनुष्यों द्वारा नहीं तो कम से कम ईश्वर द्वारा भुलाया हुआ। जब डांगलार ने नेपोलियन की फ्रांस में वापसी देखी, तो उसे उस प्रहार का पूरा प्रभाव समझ में आ गया जो उसने डांतेस के विरुद्ध किया था। उसकी निंदा सही सिद्ध हुई थी और
अपराध के लिए एक प्रकार की प्राकृतिक प्रवृत्ति रखने वाले तथा सामान्य जीवन की औसत समझ रखने वाले सभी लोगों की तरह उसने इस विचित्र संयोग को ईश्वर की आज्ञा कहकर वर्णित किया। पर जब नेपोलियन पेरिस लौट आया और उसकी आज्ञाकारी तथा शक्तिशाली वाणी फिर से देश में गूंज उठी, तब डांगलार भयभीत हो गया। हर क्षण वह डांतेस के पुनः प्रकट होने की आशा करता रहा। ऐसे डांतेस की जो सब कुछ जानता हो, जो शक्तिशाली हो और जो हर प्रकार के प्रतिशोध की धमकी देता हो। इसलिए उसने मोरेल को समुद्री सेवा छोड़ने की अपनी इच्छा की सूचना दी और उससे एक स्पेनी व्यापारी के लिए सिफारिश प्राप्त की, जिसकी सेवा में वह मार्च के अंत की ओर, अर्थात नेपोलियन की ट्यूलरीज में वापसी के 10 या 12 दिन बाद लेखालिपिक के रूप में प्रविष्ट हुआ। वह मैड्रिड के लिए रवाना हो गया और फिर उसके विषय में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जहां तक फर्नांद का प्रश्न है, उसने कुछ भी नहीं समझा। डांतेस चला गया था, उसके लिए इतना ही पर्याप्त था। उसके साथ क्या हुआ, फर्नांद ने जानने का प्रयत्न नहीं किया। इस अनुपस्थिति से उसे जो राहत मिली, उसके पूरे समय में उसने आंशिक रूप से मर्सिडीज को उसके कारणों के विषय में भ्रमित करने का प्रयास किया और आंशिक रूप से प्रवासन तथा अपहरण की योजनाएं बनाई। समय समय पर ये उसके जीवन के अंधकारमय क्षण थे। वह कैप फारो के छोर पर भी बैठता, उस बिंदु पर जहां से मार्सेई और कातालान गांव दोनों दिखाई देते हैं, उदास शिकार के पक्षी की भांति स्थिर, इस आशा में देखता रहता कि कहीं वह सुंदर युवक किसी भी मार्ग से लौटता हुआ न दिख जाए। वह युवक जो सिर ऊंचा किए स्वतंत्र रूप से चलता था और जो फर्नांद के लिए भी एक क्रूर प्रतिशोध का दूत बन चुका था। उस स्थिति में फर्नांद निश्चय कर चुका था, वह अपनी बंदूक से डांतेस की खोपड़ी फोड़ देगा और फिर उसने सोचा हत्या को छिपाने के लिए स्वयं को मार डालेगा। पर फर्नांद भ्रमित था। वह कभी स्वयं को नहीं मारेगा, क्योंकि वह आशा में जीता था। इसी बीच, इन सभी पीड़ादायक परिवर्तनों के बीच, साम्राज्य ने सैनिकों की अंतिम भर्ती का आह्वान किया और हर वह व्यक्ति जो हथियार उठा सकता था, सम्राट के गूंजते आह्वान के पालन में फ्रांस की सीमा पार कर गया। फर्नांद भी दूसरों के साथ निकल पड़ा, अपनी झोंपड़ी छोड़ते हुए, मर्सिडीज को छोड़ते हुए, उस अंधे और भयानक विचार से ग्रसित कि उसके जाने के बाद उसका प्रतिद्वंद्वी लौट सकता है और उस स्त्री से विवाह कर सकता है जिसे वह प्रेम करता था। यदि कभी फर्नांद स्वयं को मारने का विचार करता, तो वह मर्सिडीज को छोड़ते समय ही ऐसा कर लेता। युवती के प्रति उसकी देखभाल, उसके दुर्भाग्य पर प्रकट होने वाली सहानुभूति और उसकी छोटी से छोटी इच्छाओं को पहले ही समझ लेने की उसकी सावधानी ने वही प्रभाव उत्पन्न किया जो उदार हृदय पर भक्ति का बाह्य रूप अनिवार्य रूप से करता है। मर्सिडीज ने फर्नांद को सदा एक मित्र के रूप में प्रेम किया था और अब उसके प्रति उसकी मित्रता में एक नया भाव जुड़ गया, कृतज्ञता। मेरे भाई, उसने कहा, कातालान के कंधों पर भर्ती का थैला बांधते हुए, मेरे एकमात्र मित्र, अपने आप को मरने मत देना। मुझे इस संसार में अकेला मत छोड़ना, जहां मैं रोती हूं और जहां तुम्हारे चले जाने पर मैं पूरी तरह अकेली रह जाऊंगी। प्रस्थान के समय कहे गए इन शब्दों ने फर्नांद को नई आशा दी। यदि डांतेस नहीं लौटा तो मर्सिडीज उसकी हो सकती थी। मर्सिडीज उस नंगे परिदृश्य में अकेली रह गई जो उसे पहले से कहीं अधिक शुष्क प्रतीत हुआ, समुद्र की असीमता से घिरा हुआ, आंसुओं में डूबी हुई उस उन्मत्त स्त्री की भांति जिसकी पीड़ादायक कथा हम सुन चुके हैं। वह निरंतर छोटे कातालान गांव के चारों ओर भटकती दिखाई देती थी, कभी जलते हुए दक्षिणी सूर्य के नीचे रुककर प्रतिमा की भांति स्थिर और मौन मार्सेई की ओर देखती हुई, कभी तट पर बैठकर समुद्र की करुण गूंज सुनती हुई जो उसके शोक की तरह अंतहीन थी, और निरंतर यह सोचती हुई कि क्या यह बेहतर ना होगा कि वह आगे झुक जाए, अपने ही भार से खाई में डूब जाए और अपने आप को निगल जाने दे, बजाय इसके कि वह निराश प्रतीक्षा की सभी क्रूर अनिश्चितताओं को सहती रहे। यह नहीं था कि मर्सिडीज में इस विचार को कार्य रूप देने का साहस नहीं था, बल्कि धर्म का सहारा था
जिसने उसे आत्महत्या से बचाया। कादेरूस को भी फरनाउत की तरह बुलाया गया, पर कातालान से 8 वर्ष बड़ा और विवाहित होने के कारण उसे भर्ती की तीसरी खेप में लिया गया और तट की रक्षा के लिए भेजा गया। बूढ़ा डांतेस, जिसे केवल आशा ने जीवित रखा था, सम्राट के पतन के साथ ही आशा खो बैठा। अपने पुत्र से अलग किए जाने के ठीक 5 महीने बाद और लगभग उसी घड़ी जब डांतेस गिरफ्तार किया गया था, उसने मर्सिडीज की बाहों में अंतिम सांस ली। मुरेल ने अंत्येष्टि के सभी व्यय वहन किए और उस तुच्छ आरण का भुगतान किया जो बूढ़े ने अपनी अंतिम बीमारी के दौरान किया था। यह करने के लिए केवल उदारता ही नहीं, साहस भी आवश्यक था। दक्षिण प्रज्वलित था और डांतेस जैसे खतरनाक बोनापार्टवादी के पिता की सहायता करना, यहां तक कि मृत्युशैया पर भी, एक अपराध माना जाता था। उन्मत्त कैदी और पागल। लुई 18वें की वापसी के लगभग 1 वर्ष बाद कारागारों के महानिरीक्षक ने निरीक्षण यात्रा की। डांतेस ने अपनी कोठरी की गहराई से सारी तैयारियों की चरमराहट और घिसटने की आवाजें सुनी। ऊपर बहुत हलचल थी, पर नीचे यह शोर किसी भी कान के लिए असंवेदी होता, सिवाय उस कैदी के कान के, जो रात की निस्तब्धता में मकड़ी के जाले बुनने की ध्वनि या काल कोठरी की छत पर एक एक घंटे में इकट्ठा होकर टपकने वाली जलबूंद की नियमित गिरावट सुनने का अभ्यस्त हो गया था। उसने अनुमान लगाया कि जीवितों के संसार में कुछ असाधारण घटित हो रहा है। वह इतनी देर से कब्र में जी रहा था कि स्वयं को मृत मान लेना उसके लिए अनुचित न होता। वास्तव में निरीक्षक एक एक करके कक्षों, कोठरियों और काल कोठरियों का निरीक्षण कर रहा था। कई कैदियों से प्रश्न किए गए, वे जो अपने सौम्य स्वभाव या अपनी पूर्ण मूर्खता के कारण कारागार अधिकारियों की सद्भावना प्राप्त कर चुके थे। निरीक्षक ने उनसे पूछा कि उन्हें भोजन कैसा मिलता है और उनकी कोई मांग है या नहीं। उन्होंने सर्वसम्मति से उत्तर दिया कि भोजन घृणित है और वे अपनी स्वतंत्रता की मांग करते हैं। तब निरीक्षक ने पूछा कि क्या वे उससे और कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने सिर हिला दिया। स्वतंत्रता के अतिरिक्त कोई कैदी और क्या मांग सकता है? निरीक्षक मुस्कुराया, मुड़ा और अधीक्षक से बोला, मैं नहीं समझ पाता कि हमें ये निरर्थक दौरे करने को क्यों बाध्य किया जाता है। जब आपने एक कैदी को देख लिया तो 100 देख लिए। जब आपने एक कैदी को सुन लिया तो 1000 सुन लिए। हमेशा वही राग। भोजन बुरा है और हम निर्दोष हैं। क्या और भी कोई है? हाँ, अधीक्षक ने कहा, हमारे पास उन्मत्त या खतरनाक कैदी हैं जिन्हें हम काल कोठरियों में रखते हैं। अच्छा, गहन थकान के भाव से निरीक्षक ने कहा, तो काम पूरा ही कर लिया जाए। चलिए, काल कोठरियों में चलते हैं। एक क्षण, अधीक्षक ने कहा, कम से कम 2 आदमियों को साथ लेना चाहिए। कभी कभी कैदी सिर्फ इसलिए कि वे जीवन से ऊब चुके होते हैं और मृत्युदंड पाना चाहते हैं, व्यर्थ और हताश कृत्य कर बैठते हैं। आप ऐसे किसी प्रयास का शिकार हो सकते हैं, तो कुछ सावधानियां बरत लीजिए, निरीक्षक ने कहा। उन्होंने 2 सिपाहियों को बुलाया और एक ऐसी सीढ़ी से नीचे उतरने लगे जो इतनी दुर्गंधपूर्ण, इतनी गंदी और इतनी फफूंदी से भरी थी कि वहां से गुजरना एक साथ देखने की इंद्रिय को आहत करता, श्वास को बाधित करता और नासिका पर प्रहार करता था। ईश्वर के नाम पर यहां कौन रह सकता है? आधे रास्ते में रुककर निरीक्षक ने पूछा। सबसे खतरनाक षड्यंत्रकारी, अधीक्षक ने उत्तर दिया, जिसके विषय में हमें चेतावनी दी गई है कि वह किसी भी सीमा तक जा सकता है। वह अकेला है। हाँ। वह यहाँ कितने समय से है? लगभग 1 वर्ष से। क्या उसे आते ही इस काल कोठरी में डाल दिया गया था? नहीं, केवल तब
जब उसने उस प्रहरी की हत्या करने का प्रयास किया जो उसे भोजन लाता था। उसने प्रहरी को मारने का प्रयास किया? यही जो दीपक पकड़े हुए है ना? आंतवान, अधीक्षक ने पूछा। वह मुझे मार ही डालना चाहता था, प्रहरी ने उत्तर दिया। अद्भुत! क्या वह पागल है? उससे भी बदतर, प्रहरी ने कहा। वह शैतान है। क्या आप चाहेंगे कि मैं उसके विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज करूं? निरीक्षक ने पूछा। इसकी आवश्यकता नहीं, अधीक्षक ने कहा। उसे जितना दंड मिल सकता है, मिल रहा है। वैसे भी वह पहले ही पागलपन के करीब है और हमारे अवलोकन के अनुसार 1 वर्ष में पूरी तरह विक्षिप्त हो जाएगा। तो यह उसके लिए और भी अच्छा है, निरीक्षक ने कहा। जब वह पूरी तरह पागल हो जाएगा तो कम कष्ट सहेगा। जैसा कि देखा जा सकता है, यह निरीक्षक अत्यंत मानवीय व्यक्ति था और उस पर सौंपे गए परोपकारी पद के सर्वथा योग्य था। आप ठीक कहते हैं, अधीक्षक ने कहा। आपकी टिप्पणी से सिद्ध होता है कि आपने इस विषय पर बहुत विचार किया है। संयोग से इस काल कोठरी से अधिकतम 20 फीट की दूरी पर, जिस तक दूसरी सीढ़ी से पहुंचा जाता है, हमारे पास एक वृद्ध अब्बे है, इटली में किसी गुट का पूर्व नेता, जो 1811 से यहाँ है और जिसने 1813 के अंत तक अपनी बुद्धि खो दी। तब से वह शारीरिक रूप से पहचान में नहीं आता। पहले वह रोता था, अब हंसता है। पहले दुबला होता जा रहा था, अब मोटा हो रहा है। क्या आप इस कैदी के स्थान पर उसे देखना चाहेंगे? उसकी पागलपन मनोरंजक है। वह आपको उदास नहीं करेगा। मैं दोनों को देखूंगा, निरीक्षक ने उत्तर दिया। हमें अपने कार्य में ईमानदार होना चाहिए। यह उसका पहला निरीक्षण दौरा था और वह अधिकारियों पर अच्छा प्रभाव डालना चाहता था। पहले यहीं चलिए, उसने जोड़ा। निस्संदेह, अधीक्षक ने कहा और प्रहरी को संकेत किया कि वह द्वार खोले। डांतेस काल कोठरी के एक कोने में दुबका हुआ था, जहां उसे उस पतली सी दिन की किरण का अवर्णनीय सुख मिलता था, जो एक संकीर्ण खिड़की की सलाखों से छनकर आती थी। भारी ताले की चरमराहट और जंग लगे किवाड़ के अपने कोटर में घूमने की चीख सुनकर उसने ऊपर देखा। 2 मशालधारी प्रहरियों के प्रकाश में खड़े उस अजनबी को देखकर, जिसे अधीक्षक टोपी हाथ में लिए संबोधित कर रहा था, और साथ में 2 सिपाहियों को देखकर डांतेस ने समझ लिया कि क्या हो रहा है। अंततः किसी उच्च अधिकारी से निवेदन करने का अवसर देखकर वह हाथ जोड़कर आगे कूद पड़ा। सिपाहियों ने तुरंत अपनी संगीनें आड़ी कर दीं, यह समझकर कि कैदी किसी बुरे उद्देश्य से निरीक्षक की ओर झपटा है। स्वयं निरीक्षक भी एक कदम पीछे हट गया। डांतेस ने समझ लिया कि उसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उसने अत्यंत दयालुता और विनय प्रकट करने वाला भाव अपनाया और एक प्रकार की भक्तिपूर्ण वाक प्रवृत्ति के साथ बोला, जिसने सबको चकित कर दिया, ताकि वह अपने आगंतुक के हृदय को स्पर्श कर सके। निरीक्षक ने डांतेस की बात अंत तक सुनी, फिर अधीक्षक की ओर मुड़कर धीमे स्वर में कहा, इसके भीतर धार्मिक प्रवृत्ति के बीज हैं। वह पहले ही अधिक उदार भावनाओं की ओर झुक रहा है। देखिए, भय ने उस पर प्रभाव डाला है। वह संगीनों से पीछे हटा, जबकि पागल किसी बात से नहीं हिचकता। इस विषय पर मैंने शारांतों में कुछ रोचक अनुसंधान किए हैं। फिर कैदी की ओर लौटकर उसने कहा, संक्षेप में बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने कौन सा अपराध किया है। मैं अपने मामले में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने और मुकदमा चलाए जाने की मांग करता हूं। अंततः यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गोली मार दी जाए, और यदि मैं निर्दोष हूं तो मुझे मुक्त किया जाए। क्या तुम्हें ठीक से भोजन मिलता है? निरीक्षक ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है। मुझे नहीं पता। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है, न केवल मेरे लिए, एक दयनीय कैदी के लिए,
बल्कि उन सभी अधिकारियों के लिए जो न्याय का प्रशासन करते हैं, और उस राजा के लिए जो हम पर शासन करता है। वह यह है कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी घृणित निंदा का शिकार न बने और सलाखों के पीछे मरते हुए अपने उत्पीड़कों को कोसता न रहे। आज तुम बहुत विनीत हो, अधीक्षक ने कहा। तुम सदा ऐसे नहीं थे। जिस दिन तुमने अपने प्रहरी की जान लेने का प्रयास किया था, तब तुम बिल्कुल भिन्न ढंग से बोलते थे। यह सत्य है, डांतिस ने कहा, और मैं विनम्रतापूर्वक उस व्यक्ति से क्षमा मांगता हूं जो सदा मेरे प्रति दयालु रहा है। पर आप क्या अपेक्षा करते हैं? मैं उन्मत्त था, उग्र था। अब नहीं, नहीं, कैद ने मुझे झुका दिया है, तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। मैं यहां बहुत समय से हूं। बहुत समय? तुम्हें कब गिरफ्तार किया गया? निरीक्षक ने पूछा। 28 फरवरी 1815 को दोपहर के 2 बजे। निरीक्षक ने गणना की। आज 30 जुलाई 1816 है। तो तुम क्या कहते हो? तुम केवल 17 महीने से कैदी हो। केवल 17 महीने? डांतिस ने दोहराया। ओह, आप नहीं जानते कि कारागार में 17 महीने क्या होते हैं? 17 वर्ष, 17 शताब्दियां। विशेषकर मेरे जैसे मनुष्य के लिए, जो सुख की दहलीज पर था। मेरे जैसे मनुष्य के लिए, जो उस स्त्री से विवाह करने वाला था जिसे वह प्रेम करता था। मेरे जैसे मनुष्य के लिए, जिसके सामने एक सम्मानजनक जीवन मार्ग खुला था और जिसे एक ही क्षण में सब कुछ छीन लिया गया, जो सबसे उज्जवल दिन से सबसे गहरी रात में धकेल दिया गया, जिसने अपना भविष्य नष्ट होते देखा, जो नहीं जानता कि जो स्त्री उससे प्रेम करती थी वह अब भी करती है या नहीं, जो यह भी नहीं बता सकता कि उसका बूढ़ा पिता जीवित है या मृत। समुद्री वायु का अभ्यस्त, नाविक की स्वतंत्रता, विस्तार, विशालता, अनंतता का आदि मनुष्य, उसके लिए 17 महीने की कैद मानव जिह्वाओं द्वारा झात सबसे घृणित नामों से पुकारे जाने वाले सभी अपराधों के लिए भी पर्याप्त दंड से अधिक है। मुझ पर दया कीजिए और मेरे लिए कृपा नहीं, दृढ़ता मांगे, क्षमा नहीं, निर्णय मांगे। एक न्यायाधीश। मैं केवल एक न्यायाधीश मांगता हूं। किसी अभियुक्त को न्यायाधीश से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, निरीक्षक ने कहा। हम देखेंगे। फिर अधीक्षक की ओर मुड़कर बोला। सच कहूं तो मुझे इस बेचारे पर तरस आता है। ऊपर लौटते समय तुम्हें उसका निरुद्ध आदेश मुझे दिखाना होगा। निस्संदेह, अधीक्षक ने कहा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें उसके विरुद्ध कुछ भयानक आरोप मिलेंगे। मैं जानता हूं, डांतिस ने आगे कहा, कि आप स्वयं मेरे मुक्त होने का निर्णय नहीं कर सकते, पर आप मेरी याचना उच्चाधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं, जांच आरंभ कर सकते हैं, मुझे न्यायालय में प्रस्तुत करा सकते हैं। मैं केवल न्याय चाहता हूं। मुझे बताया जाए कि मैंने कौन सा अपराध किया है और मुझे कौन सी सजा दी गई है, क्योंकि आप समझते हैं, अनिश्चितता ही सबसे भयानक यातना है। मुझे स्पष्ट करो, निरीक्षक ने कहा। मैं आपकी आवाज से समझ सकता हूं कि आप मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं, डांतिस ने कहा। कृपया मुझे आशा करने दीजिए। यह मैं नहीं कर सकता, निरीक्षक ने उत्तर दिया। मैं केवल इतना वचन दे सकता हूं कि मैं तुम्हारी फाइल की जांच करूंगा। ओह, तब तो मैं मुक्त हूं, मैं बच गया। तुम्हारी गिरफ्तारी का आदेश किसने दिया? निरीक्षक ने पूछा। वीलफोर ने, डांतिस ने उत्तर दिया। आप उनसे मिल सकते हैं और उनसे परामर्श कर सकते हैं। वीलफोर पिछले वर्ष भर से मार्सेई में नहीं, टूलूज में है। आह, अब यह मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगता, डांतिस ने बुदबुदाया। मेरा एकमात्र रक्षक चला गया। क्या वीलफोर के पास तुमसे घृणा करने का कोई कारण था?
निरीक्षक ने पूछा। कदापि नहीं, वह मेरे प्रति सद्भावनापूर्ण थे। तो मैं इस प्रकरण पर उनके द्वारा छोड़ी गई टिप्पणियों पर या जो वे मुझे देंगे, उन पर भरोसा कर सकता हूँ? पूरी तरह। बहुत अच्छा। धैर्य रखो। डांतेस घुटनों के बल गिर पड़ा। हाथ आकाश की ओर उठाकर उस व्यक्ति की रक्षा की प्रार्थना करने लगा जो उसके कारागार में उतरा था, मानो हमारा उद्धारकर्ता नर्क से अभिशप्तों को छुड़ाने उतरा हो। द्वार बंद हो गया, पर निरीक्षक जो आशा साथ लाया था, वह डांतेस की काल कोठरी में कैद रह गई। क्या आप निरुद्ध अभिलेख तुरंत देखना चाहेंगे? अधीक्षक ने पूछा। या अब्बे की काल कोठरी की ओर चलें? काल कोठरियों का काम अभी निपटा लेते हैं, निरीक्षक ने उत्तर दिया। यदि मैं फिर से दिन के उजाले में चला गया, तो इस उदास कार्य को जारी रखने का संकल्प खो सकता हूं। ये कैदी पिछले वाले जैसा नहीं है। उसकी उन्मत्तता आपको दूसरे की विवेकशीलता से कम उदास करेगी। किस प्रकार की उन्मत्तता? अत्यंत दुर्लभ। वह स्वयं को अपार धन का स्वामी मानता है। कैद के पहले वर्ष उसने सरकार को 1 मिलियन फ्रांक देने की पेशकश की, यदि वे उसे मुक्त कर दें। दूसरे वर्ष 2 मिलियन, तीसरे वर्ष 3, और इसी प्रकार बढ़ता गया। अब वह कैद के 5वें वर्ष में है, इसलिए वह आपसे एकांत में मिलने और 5 मिलियन की पेशकश करने की मांग करेगा। भला भला, यह तो रोचक है, निरीक्षक ने कहा। इस करोड़पति का नाम क्या है? अब्बे फारिया। 27 नंबर, निरीक्षक ने कहा। यही है, खोलो, आंतवान। दारोगा ने आज्ञा का पालन किया और निरीक्षक ने पागल अब्बे की काल कोठरी में झांकने का प्रयास किया, जैसा कि उस कैदी को प्रायः कहा जाता था। कक्ष के बीचों बीच एक व्यक्ति पड़ा था। दीवार से झड़ी छूने की एक टुकड़ी से भूमि पर बनाए गए वृत्त के भीतर, लगभग निर्वस्त्र, उसके वस्त्र चिथड़ों में बदल चुके थे। वह उस वृत्त में अत्यंत सटीक ज्यामितीय रेखाएं खींच रहा था और अपने प्रश्न को सुलझाने में उतना ही तल्लीन प्रतीत होता था जितना आर्किमिडीज तब था जब वह मार्सेलस के एक सैनिक के हाथों मारा गया। कोठरी का द्वार खुलने की आवाज पर उसने सिर भी नहीं उठाया। केवल तब कुछ सजग हुआ जब मशालों की किरणों ने उस नम भूमि पर अपरिचित प्रकाश डाला जहां वह काम कर रहा था। तब वह मुड़ा और चकित हुआ कि लोगों का एक समूह उसकी काल कोठरी में उतर आया है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, अपने दयनीय बिस्तर के पायों के पास पड़ी एक कंबल उठाई और उसे जल्दी से अपने चारों ओर लपेट लिया ताकि इन अजनबियों के सामने कुछ अधिक सभ्य रूप में दिखाई दे सके। तुम्हारी क्या मांगे हैं? निरीक्षक ने अपनी निर्धारित शैली बदले बिना पूछा। मैं? अब्बे ने विस्मय से उत्तर दिया। मेरी कोई मांग नहीं है। तुम समझे नहीं, निरीक्षक ने कहा। मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं। मेरा कर्तव्य है कारागारों का निरीक्षण करना और कैदियों की शिकायतें सुनना। आह, तब तो बात और है, अब्बे ने उत्साह से कहा। मुझे आशा है कि हम किसी समझौते पर पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं, अधीक्षक ने फुसफुसाकर कहा। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था? मैं अब्बे फौरिया हूं, कैदी ने आगे कहा। रोम में जन्मा, कार्डिनल रोस्पिलियोसी का 20 वर्षों तक सचिव रहा। मुझे 1811 के प्रारंभ में गिरफ्तार किया गया था। क्यों, यह मैं ठीक ठीक नहीं जानता। और तब से मैं इतालवी और फ्रांसीसी दोनों प्राधिकारों से अपनी स्वतंत्रता की मांग करता आ रहा हूं। फ्रांसीसी प्राधिकारों से क्यों? अधीक्षक ने पूछा। क्योंकि मुझे पियोम्बिनो में गिरफ्तार किया गया था और मैं यह मानता हूं कि मिलान और फ्लोरेंस की तरह पियोम्बिनो भी अब किसी फ्रांसीसी विभाग की राजधानी है। निरीक्षक और अधीक्षक ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े।
यह तो अद्भुत है, निरीक्षक ने कहा। मेरे मित्र, इटली के विषय में आपकी जानकारी कुछ पुरानी हो चुकी है। वह मेरी गिरफ्तारी के दिन की है, पर चूंकि सम्राट ने स्वर्ग प्रदत्त अपने पुत्र के लिए रोम का राज्य स्थापित किया था, इसलिए मैं मानता हूं कि उसने मैकियावेली और चेजारे बोर्जिया के स्वप्न को साकार करने के लिए अपने विजय अभियान आगे बढ़ाए होंगे और समस्त इटली को एक ही राज्य में एकत्र कर दिया होगा। सौभाग्य से, निरीक्षक ने कहा, दैवीय व्यवस्था ने उस महत्वाकांक्षी योजना को कुछ हद तक संशोधित कर दिया है। यद्यपि आप मुझे उसे बड़े उत्साह से समर्थन देते हुए प्रतीत होते हैं। इटली को शक्तिशाली, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र बनाने का यही एकमात्र उपाय है। अब्बे ने उत्तर दिया। संभव है, निरीक्षक ने कहा, पर मैं यहां आपसे परापर्वतीय राजनीति पर वाद विवाद करने नहीं आया हूं। मैं तो केवल यह पूछने आया हूं, जैसा कि पहले पूछ चुका हूं, कि क्या आपको भोजन या अपनी दशा के विषय में कोई शिकायत है? भोजन वही है जो सभी कारागारों में होता है, अब्बे ने कहा, अर्थात घृणित। जहां तक मेरे निवास का प्रश्न है, आप स्वयं देख सकते हैं। यह नम और अस्वस्थ है, पर कालकोठरी के लिए स्वीकार्य है। किंतु यह सब गौण है। मेरे पास सरकार को बताने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक बात है। अब यह आ ही गया, अधीक्षक ने निरीक्षक के कान में कहा। इसीलिए, अब्बे ने आगे कहा, आपको देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। यद्यपि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण गणना के मध्य में बाधित किया है, जो यदि सफल होती तो न्यूटन की प्रणाली को परिवर्तित कर सकती थी। क्या आप मुझे एकांत में मिलने की कृपा करेंगे? देखा, अधीक्षक ने कहा, मैंने क्या कहा था? तुम जानते हो अपने आदमी को, निरीक्षक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर फौरिया की ओर मुड़कर बोला, जो तुम मांगते हो वह असंभव है। फिर भी, अब्बे ने आग्रह किया, यदि बात सरकार को एक विशाल धनराशि मिलने की हो, उदाहरण के लिए 5 मिलियन फ्रॉक की। अरे अरे, निरीक्षक ने अधीक्षक की ओर मुड़कर कहा, तुमने तो राशि तक का अनुमान लगा लिया। एक क्षण, अब्बे ने कहा, यह देखकर कि निरीक्षक द्वार की ओर बढ़ रहा है। हमारा पूर्णतः अकेले होना आवश्यक नहीं है। अधीक्षक वह सब सुन सकता है जो मुझे कहना है। मेरे प्रिय, अधीक्षक ने कहा, दुर्भाग्य से हम पहले से ही जानते हैं कि तुम क्या कहोगे। तुम अपने खजाने की ही बात कर रहे हो, है ना? फौरिया ने उस उपहासपूर्ण व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भी निष्पक्ष दर्शक विवेक और सत्य का प्रकाश अवश्य देख लेता। निस्संदेह, उसने कहा, और किस विषय में बात करूं यदि उसी में सब कुछ निहित है? मेरे प्रिय निरीक्षक, अधीक्षक ने आगे कहा, पिछले 4 या 5 वर्षों में यह कथा बार बार सुनकर मैं इसे अब्बे जितना ही भली भांति सुना सकता हूं। इससे केवल यही सिद्ध होता है, अब्बे ने कहा, कि आप उन लोगों के समान हैं जिनके पास आंखें हैं पर वे देखते नहीं, और जिनके पास कान हैं पर वे सुनते नहीं। सरकार धनवान है, निरीक्षक ने कहा, और ईश्वर की कृपा से उसे आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे उस दिन के लिए बचा कर रखिए जब आप कारागार से बाहर निकलें। अब्बे की आंखें फैल गईं और उसने निरीक्षक का हाथ पकड़ लिया। पर यदि मैं कारागार से बाहर न निकल सका तो? उसने कहा, कल्पना कीजिए कि न्याय की सभी अवधारणाओं के विरुद्ध मुझे इसी कालकोठरी में रखा जाए और मैं बिना अपना रहस्य किसी को सौंपे यहीं मर जाऊं। तब वह खजाना नष्ट हो जाएगा। क्या यह सरकार के लिए और मेरे लिए अधिक उत्तम नहीं होगा कि वह उसका लाभ उठाए?
मैं 6 मिलियन तक देने को तैयार हूँ, हाँ। मैं 6 मिलियन दे दूंगा और शेष से संतुष्ट रहूंगा, यदि वे मुझे मुक्त कर दें। यदि यह ज्ञात ना हो कि यह व्यक्ति पागल है, निरीक्षक ने धीमे स्वर में कहा, तो जिस दृढ़ विश्वास से यह बोलता है, उससे कोई भी इसे सत्य समझ ले। मैं पागल नहीं हूं, फौरिया ने उत्तर दिया, और मैं सत्य कह रहा हूं। वह खजाना वास्तव में अस्तित्व में है। मैं आपसे एक समझौता करने को तैयार हूं। आप मुझे उस स्थान पर ले जाएंगे जिसे मैं निर्दिष्ट करूंगा। हमारे सामने भूमि खोदी जाएगी, और यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, यदि कुछ भी न मिले, यदि मैं पागल सिद्ध हूं, जैसा कि आप कहते हैं, तो आप मुझे इसी काल कोठरी में वापस ले आए, जहां मैं सदा रहूंगा, और फिर कभी आपसे या किसी से भी कुछ नहीं मांगूंगा। अधीक्षक जोर से हंस पड़ा। तुम्हारा खजाना यहां से बहुत दूर है? उसने पूछा। लगभग 100 ल्यूक, फौरिया ने कहा। यह बड़ी चतुर युक्ति है, अधीक्षक ने कहा। यदि हर कैदी अपने प्रहरियों को 100 ल्यूक की व्यर्थ यात्रा पर ले जाए, मान लिया जाए कि प्रहरी सहमत भी हो जाए, तो ऐसे सफर में कहीं ना कहीं कैदी को भाग निकलने का अवसर मिल ही जाएगा। यह एक पुरानी चाल है, निरीक्षक ने कहा, और यह सज्जन ये भी दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने इसे स्वयं गढ़ा है। फिर वह अब्बे की ओर मुड़ा। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हें ठीक से भोजन मिलता है? मसीह के नाम पर मुझसे यह शपथ लो कि यदि जो कुछ मैंने बताया है वह सत्य निकले, तो मुझे मुक्त कर दोगे। फौरिया ने उत्तर दिया, और मैं तुम्हें वह स्थान बता दूंगा जहां खजाना गड़ा है। क्या तुम्हें ठीक से भोजन मिलता है? निरीक्षक ने फिर आग्रह किया। इस प्रकार तुम कोई जोखिम नहीं उठाते। तुम देख सकते हो कि यह भागने का अवसर गढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि यात्रा होने तक मैं कारागार में ही रहूंगा। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, निरीक्षक ने अधीरता से दोहराया। और तुमने मेरी याचना का उत्तर नहीं दिया, अब्बे चिल्लाया। तो फिर उन अन्य मूर्खों की तरह धिक्कार हो तुम्हें, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करने से इनकार किया। तुम्हें मेरा सोना नहीं चाहिए, तो मैं उसे अपने पास रखूंगा। तुम मुझे स्वतंत्रता से वंचित करते हो, तो ईश्वर मुझे वह देगा। जाओ, मुझे अब कुछ नहीं कहना। ये कहते हुए उसने अपना कंबल झटक दिया, छूने का टुकड़ा उठाया, और फिर अपने वृत्त के मध्य बैठ गया, जहां वह फिर से अपनी रेखाओं और गणनाओं में लग गया। वह क्या कर रहा है? द्वार पर खड़े होकर निरीक्षक ने पूछा। अपने खजाने की गिनती, अधीक्षक ने उत्तर दिया। इस व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी के प्रत्युत्तर में फारिया ने सर्वोच्च तिरस्कार से भरी दृष्टि डाली। वे बाहर चले गए, और दारोगा ने उनके पीछे द्वार बंद कर दिया। शायद उसके पास सचमुच कुछ खजाना रहा हो, सीढ़ियां चढ़ते हुए निरीक्षक ने कहा। या उसने उसका सपना देखा हो, अधीक्षक ने उत्तर दिया, और अगली सुबह पागल होकर जागा हो। निस्संदेह, भ्रष्ट की सहजता के साथ निरीक्षक ने टिप्पणी की। यदि वह वास्तव में धनी होता, तो कारागार में न होता। अब्बे फारिया के लिए यही इस प्रसंग का अंत था। वह कैदी ही रहा, और निरीक्षक की यात्रा के बाद एक मनोरंजक मूर्ख के रूप में उसकी ख्याति पहले से कहीं अधिक हो गई। वे महान खजाना खोजी कैलिगुला और नीरो अप्राप्य की खोज में लगे हुए उस दरिद्र मनुष्य की बात सुनते, और उसे वह अवसर देते जिसकी वह कामना करता था, वह अवकाश जिसे वह इतना मूल्यवान मानता था, और वह स्वतंत्रता जिसके लिए वह इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार था। पर आज के राजा, संभावना की सीमाओं में बंधे हुए, अब इच्छा शक्ति की वह दृष्टता नहीं रखते। वे उन कानों से डरते हैं जो उनके आदेश सुनते हैं, और उन आंखों से जो उनके हर कृत्य को देखती है। उनमें अपने दैवी अस्तित्व की श्रेष्ठता का कोई बोध नहीं रह गया है। वे केवल मुकुट धारण करने वाले मनुष्य हैं, और कुछ नहीं। एक समय वे स्वयं को
या कम से कम ऐसा दावा बृहस्पति के पुत्र मानते थे, और उनके आचरण में किसी न किसी प्रकार उनके पिता देवता की छाया पड़ती थी। बादलों के परे क्या घटता है, उस पर नियंत्रण इतना सहज नहीं, पर आजकल राजा सहज ही पहुंच में है। और जैसे निरंकुश शासन प्रायः कारागार और यातना के प्रभावों को दिन के उजाले में दिखाने से कतराते रहे हैं। जैसे जांच न्यायालय का कोई पीड़ित टूटे हुए अस्थि पंजर और बहते घावों के साथ बाहर आता हुआ बहुत कम देखा गया है, वैसे ही उन्माद, जो नैतिक यातना के परिणाम स्वरूप कालकोठरियों की कीच में जन्मा एक फोड़ा है, प्रायः अपने जन्मस्थान में ही सावधानी से छिपा रहता है। या यदि बाहर आता भी है तो केवल इसलिए कि किसी अंधे अस्पताल में फिर से दफन कर दिया जाए, जहां के चिकित्सक उस थके हुए दारोगा द्वारा सौंपे गए उस निराकार ध्वंस में न तो मनुष्य को पहचानते हैं, न उसके विचारों को। अब बे फारिया कारागार में पागल हो गया था, और उसी पागलपन के कारण अनंतकालीन निरुद्धता का दंड उसे मिला। डांतेस के विषय में निरीक्षक अपने वचन का पक्का निकला। अधीक्षक की आवाज में लौटकर उसने निरुद्ध आदेश दिखाने को कहा। कैदी के संबंध में लिखी टिप्पणी इस प्रकार थी: एडमोन डांतेस, कट्टर बोनापार्ती, एल्बा से वापसी में सक्रिय भूमिका, एकांत निरुद्धता में रखा जाए, अत्यंत कड़ी निगरानी के अधीन। यह टिप्पणी शेष आदेश से भिन्न हस्तलेख और स्याही में थी, जिससे स्पष्ट था कि इसे डांतेस के कारावास के बाद जोड़ा गया था। आरोप इतने विशिष्ट थे कि किसी चर्चा की गुंजाइश न थी। इसीलिए उन शब्दों के ऊपर, जिन्हें कोष्ठकों में रखा गया था, निरीक्षक ने लिखा, कोई कार्रवाई नहीं। ये भेंट एक अर्थ में डांतेस को पुनर्जीवित कर गई। कारागार में आने के बाद से वह दिनों की गिनती भूल गया था, पर निरीक्षक ने उसे एक नई तिथि दी थी, जिसे वह भूला नहीं। पीछे अपनी छत से गिरे चूने के एक टुकड़े से उसने दीवार पर लिखा, 30 जुलाई 1816। उस समय से वह प्रतिदिन एक निशान लगाता रहा, ताकि समय के प्रवाह को खो न दे। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह, फिर महीने। डांतेस प्रतीक्षा करता रहा। उसने पहले अपनी रिहाई के लिए 15 दिन की सीमा तय की थी। यदि निरीक्षक ने उस विषय में उतनी ही चिंता दिखाई होती जितनी उसने प्रकट की थी, तो 15 दिन पर्याप्त होने चाहिए थे। जब वह अवधि समाप्त हो गई, तो उसने माना कि यह सोचना ही हास्यास्पद था कि निरीक्षक पेरिस लौटने से पहले उसका मामला उठाएगा। चूंकि निरीक्षण यात्रा के अंत तक, जो 1-2 महीने चल सकती थी, वह पेरिस नहीं लौट सकता था, इसलिए उसने 15 दिन के स्थान पर 3 महीने अपने लिए निर्धारित किए। 3 महीने बीत जाने पर उसने एक और तर्क से स्वयं को सांत्वना दी और 6 महीने स्वीकार कर ली। पर जब 6 महीने भी पूरे हो गए, तो सभी दिनों को जोड़ने पर प्रतीत हुआ कि वह 10.5 महीने प्रतीक्षा कर चुका था। इन 10 महीनों में उसके कारावास की परिस्थितियों में कुछ भी नहीं बदला था। उसे कोई उत्साहवर्धक समाचार नहीं मिला था, और जब वह अपने दारोगा से पूछता, तो वह हमेशा की तरह मौन रहता। डांतेस को अपनी इंद्रियों के प्रमाण पर संदेह होने लगा। उसे लगने लगा कि जिसे वह स्मृति समझता था, वह केवल एक विभ्रम है, और वह सेवक दूत जो उसके कारागार में प्रकट हुआ था, किसी स्वप्न के पंखों पर उड़ाया था। 1 वर्ष बाद अधीक्षक का स्थानांतरण हो गया। उसे हाम के किले का प्रबंधक नियुक्त किया गया, और वह अपने साथ अपने कई अधीनस्थों को ले गया, जिनमें डांतेस का दारोगा भी था। एक नया अधीक्षक आया। उसे अपने कैदियों के नाम सीखने में बहुत समय लगता, इसलिए उसने केवल उनके नंबर जानना पर्याप्त समझा। इस भयावह निवास में 50 सुसज्जित कोठरियां थीं। उनके निवासी उस कोठरी के नंबर से पुकारे जाते थे जिसमें वे रहते थे, और वह अभागा युवक अब न तो अपने नाम एडमोन से पुकारा जाता था, न अपने उपनाम डांतेस से। वह नंबर 34 बन गया। नंबर 34 और नंबर 27। डांतेस ने उन सभी दुर्दशाओं के चरणों से होकर गुजरा जिन्हें वे कैदी सहते हैं, जो कारागार में जीवित दफन कर दिए जाते हैं। उसने आरंभ गर्व से किया,
जो आशा और अपनी निर्दोषता के ज्ञान का परिणाम था। फिर उसे अपनी ही निर्दोषता पर संदेह होने लगा, जिसने अधीक्षक की मानसिक विक्षेप संबंधी धारणाओं को बहुत हद तक उचित ठहराया। अंततः वह अपने गर्व की चोटी से गिर पड़ा और उसने प्रार्थना की, ईश्वर से नहीं, मनुष्यों से, क्योंकि ईश्वर अंतिम आश्रय होता है। ऐसे अभागे लोग जिन्हें अपने प्रभु से आरंभ करना चाहिए, सभी अन्य आशाओं के स्रोत समाप्त कर लेने के बाद ही उन पर भरोसा करना सीखते हैं। इस प्रकार डांतेस ने प्रार्थना की कि उसे उसकी कालकोठरी से हटाकर किसी दूसरी में डाल दिया जाए, चाहे वह और भी गहरी तथा अंधेरी ही क्यों ना हो। कोई भी परिवर्तन, चाहे बदतर ही क्यों ना हो, परिवर्तन होता और कुछ दिनों के लिए ही सही, राहत देता। उसने व्यायाम, ताज़ी हवा, पुस्तकें या औजार देने की याचना की। इनमें से कोई भी निवेदन स्वीकार नहीं हुआ, पर वह फिर भी उन्हें करता रहा। वह अपने नए प्रहरी से बातें करने का अभ्यस्त हो गया था। यद्यपि वह व्यक्ति, यदि संभव हो तो, अपने पूर्ववर्ती से भी अधिक अल्पभाषी था, फिर भी किसी दूसरे मनुष्य से बोल पाना, चाहे वह कितना ही मौन क्यों ना हो, एक सुख था। डांतेस अपनी ही आवाज सुनने के लिए बोलता था। उसने एकांत में स्वयं से बात करने का प्रयास किया था, पर उससे वह भयभीत हो गया था। स्वतंत्रता के दिनों में डांतेस को उन कारागार कोठरियों की अस्पष्ट मौज मस्ती और भयावह संगति की कल्पना से भय लगता था, जहां आवारा, डाकू और हत्यारे अपने नीच सुख साझा करते हैं। पर अब वह यह कामना करने लगा कि काश उसे उन गड्ढों में से किसी में डाल दिया जाए, ताकि वह उस निर्विकार प्रहरी के चेहरे के अतिरिक्त कोई और चेहरा देख सके जो बोलने से इनकार करता था। और वह दंडित अपराधियों के जीवन का स्वप्न देखने लगा। लज्जाजनक वर्दी, टखने की जंजीर, दागा हुआ कंधा। कम से कम बेड़ियों में जकड़े लोग अपने साथियों की संगति में रहते थे, ताजी हवा में सांस लेते थे और खुले आकाश को देख सकते थे। अपराधी भाग्यशाली थे। एक दिन उसने प्रहरी से विनती की कि उसके लिए किसी सहकैदी की व्यवस्था की जाए, कोई भी, यहां तक कि वह पागल अब्बे भी, जिसके बारे में उसने सुना था। प्रहरी का हृदय चाहे कितना ही कठोर क्यों न हो, उसके नीचे कहीं न कहीं कुछ मानवीय अवश्य रहता है। यद्यपि उसने कभी इसका कोई संकेत नहीं दिया था, फिर भी अपने हृदय की गहराइयों में वह उस अभागे युवक पर दया करता था, जिसकी कयाद इतनी कठोर थी। इसलिए उसने नंबर 34 का संदेश अधीक्षक तक पहुंचा दिया। किंतु वह व्यक्ति, जो एक राजनेता की भांति सतर्क था, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डांतेस कैदियों के बीच दंगा भड़काना चाहता है, कोई षड्यंत्र रचना चाहता है, या भागने के प्रयास में सहायता के लिए किसी मित्र को पाना चाहता है। उसने निवेदन अस्वीकार कर दिया। डांतेस ने सभी मानवीय उपाय आजमा लिए थे। अनिवार्य रूप से, जैसा कि पहले कहा गया है, वह ईश्वर की ओर मुड़ा। संसार में कभी बोया गया प्रत्येक धार्मिक विचार, जिसे भाग्य के जुए के नीचे झुका कोई अभागा चुन लेता है, अब उसकी आत्मा को शीतल करने लगा। उसे वे प्रार्थनाएं स्मरण आईं जो उसकी माँ ने उसे सिखाई थीं, और उनमें उसे ऐसा अर्थ मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं समझा था। सुखी मनुष्य के लिए प्रार्थना एक नीरस, अर्थहीन रचना होती है, जब तक कि वह दिन ना आ जाए जब पीड़ा उस उदात्त भाषा को स्पष्ट कर देती है, जिसके माध्यम से दीन पीड़ित ईश्वर से संबोधित होता है। इस प्रकार उसने प्रार्थना की, उत्साह से नहीं, उग्रता से। ऊंचे स्वर में प्रार्थना करते हुए वह अपनी ही आवाज से अब भयभीत नहीं होता था। वह एक प्रकार की समाधि में चला जाता, हर शब्द में ईश्वर को दीप्तिमान देखता और अपने विनम्र तथा परित्यक्त जीवन के प्रत्येक कर्म को उस शक्तिशाली देवता की इच्छा पर छोड़ देता। उनसे शिक्षा ग्रहण करता और अपने लिए कर्तव्य निर्धारित करता। प्रत्येक प्रार्थना के अंत में वह स्वार्थपूर्ण विनती जोड़ देता, जिसे मनुष्य प्रायः ईश्वर की अपेक्षा अपने सहचर मनुष्यों से अधिक कहना जानते हैं। और हमारे अपराध क्षमा करो, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। अपनी प्रबल प्रार्थनाओं के बावजूद डांतेस कैदी ही बना रहा। तब उसका मन अंधकारमय हो गया और उसकी आंखों के सामने
एक बादल छा गया। डांतेस एक सरल, अशिक्षित मनुष्य था। उसके लिए अतीत एक धुंधले पर्दे से ढका था, जिसे केवल ज्ञान ही उठा सकता है। अपनी कालकोठरी के एकांत और अपने विचारों के मरुस्थल में वह बीते युगों का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता था, विलुप्त जातियों को पुनर्जीवित नहीं कर सकता था, न ही उन प्राचीन नगरों को फिर से खड़ा कर सकता था, जिन्हें कल्पना बढ़ा चढ़ाकर काव्यात्मक बना देती है, ताकि वे विशाल रूप में और ज्वलंत आकाश के प्रकाश में आंखों के सामने से गुजरें। उसके पास केवल उसका अपना अतीत था, जो बहुत छोटा था, उसका वर्तमान, जो अत्यंत अंधकारमय था, और उसका भविष्य, जो अत्यंत अनिश्चित था। 19 वर्ष के प्रकाश को देखने की संभावना, संभवतः शाश्वत अंधकार में। इसलिए उसके मन को भटकाने के लिए कुछ भी न था। उसकी ऊर्जावान आत्मा, जो युगों के पार उड़ जाना चाहती थी, एक पिंजरे में बंद गरुड़ की भांति जकड़ी रह गई। वह एक ही विचार से चिपका रहा, अपने उस सुख के विचार से, जिसे अभूतपूर्व भाग्य प्रहार ने बिना किसी स्पष्ट कारण के नष्ट कर दिया था। वह इस विचार को छोड़ने से इनकार करता रहा, उसे बार बार पलटता रहा, मानो उसे लोभपूर्वक निगल रहा हो। ठीक वैसे ही जैसे दांते के नरक में निर्दय उगोलिनो आर्च बिशप रोजर की खोपड़ी को चबाता है। उसका विश्वास क्षणिक था, और वह उसे खो बैठा, जैसे अन्य लोग सफलता प्राप्त करने पर खो देते हैं। अंतर केवल इतना था कि उसे इससे कोई लाभ नहीं मिला था। तपस्या के बाद उन्माद आया। एडमंड के शापों से उसका प्रहरी भय से पीछे हट जाता था। वह अपनी कारागार की दीवारों से सिर पटकता और अपने चारों ओर की हर वस्तु पर, सबसे पहले स्वयं पर, क्रोध करता। रेत के एक कण, एक तिनके या हवा के झोंके से हुई थोड़ी सी असुविधा पर भी, तब उसे वह निंदा पत्र स्मरण आया, जिसे उसने देखा था, जिसे वीलफोर ने उसे दिखाया था, जिसे उसके हाथों ने छुआ था। उसकी प्रत्येक पंक्ति काल कोठरी की दीवार पर वैसे ही दहक उठी, जैसे बेल छज्जर के भोज में मैंने तेकेल उपहरसिन। उसने निश्चय किया कि उसे इस गर्त में धकेलने वाली शक्ति दैवी प्रतिशोध नहीं, बल्कि मानवीय घृणा थी। उसने उन अज्ञात पुरुषों को उन सभी यातनाओं के लिए अभिशप्त किया, जिन्हें उसकी प्रज्वलित कल्पना गढ़ सकती थी, और फिर भी यह मानता रहा कि सबसे भयावह यातनाएं भी उनके लिए बहुत हल्की और सबसे बढ़कर बहुत क्षणिक थीं, क्योंकि यातना के बाद मृत्यु आती है, और मृत्यु यदि विश्रांति ना भी लाए, तो कम से कम उससे मिलती जुलती संवेदनहीनता तो ले ही आती है। वह अपने शत्रुओं के विषय में सोचते हुए अक्सर अपने आप से कहता था कि शांति मृत्यु है, और जो कोई क्रूर दंड देना चाहता है, उसे मृत्यु के अतिरिक्त अन्य साधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अंततः वह आत्महत्या के विचारों की उदास शांति में गिर पड़ा। उस मनुष्य पर हाय, जो दुर्भाग्य में फिसलते हुए ऐसे अंधकारमय विचारों द्वारा खींच लिया जाता है। यह उन मृत सागरों में से एक है जो शुद्ध जल के आकर्षक नीले रंग का आभास देते हैं, पर जहां तैराक के पांव एक डामरयुक्त कीच में धंस जाते हैं, जो उसे खींचती है, नीचे घसीटती है और निगल जाती है। एक बार फंस जाने पर वह नष्ट हो जाता है, यदि ईश्वर उसकी सहायता को न आए, और जो भी प्रयास वह करता है, वही उसे मृत्यु के और निकट ले जाता है। फिर भी नैतिक वेदना की यह अवस्था उस पीड़ा से कम भयानक होती है जो इसके पहले आती है, या उस दंड से जो इसके बाद हो सकता है। यह एक प्रकार का चक्करदार सांत्वन है, उस खुले गर्त को निहारना, जब उस गर्त की तली में शून्यता पड़ी हो। इस बिंदु तक पहुंचकर एडमंड को इस विचार में कुछ सांत्वना मिली। उसके सारे दुख, सारी वेदनाएं और उनके साथ चलने वाले भूतों की पूरी शोभा यात्रा मानो पंख लगाकर उड़ गई, और उसकी कालकोठरी के उस कोने से दूर हो गई जहां मृत्युदूत अपना मौन पांव रख सकता था। डांतेस ने अपने अतीत को संभव से देखा, आने वाले समय को भय से, और उस मध्य बिंदु को चुना जो उसे शरण देता प्रतीत होता था। कभी कभी ऐसे क्षणों में वह सोचता था, मेरी दूर की यात्राओं में जब मैं अभी भी एक मनुष्य था, और जब वह मनुष्य स्वतंत्र और शक्तिशाली दूसरों को आदेश देता था जिन्हें वे पूरा करते थे, मैंने आकाश को खुलते देखा है, समुद्र को कांपते और कराहते सुना है, आकाश के किसी भाग में उठते तूफान को देखा है,
जो एक विशाल उकाब की भांति अपने पंखों से क्षितिज को पीटता था, तब मुझे अनुभव होता था कि मेरा जहाज केवल एक निरर्थक आश्रय है, स्वयं कांपता और थरथराता हुआ, एक दैत्य के हाथ में पंख के समान हल्का। शीघ्र ही कुछ तीखे शिलाखंडों का दिखाई देना और उन पर लहरों का भयानक गर्जन मुझे मृत्यु का बोध कराता था, और मृत्यु मुझे आतंकित कर देती थी। मैं उससे बचने का प्रयास करता था, मनुष्य के रूप में अपनी सारी शक्ति और नाविक के रूप में अपनी सारी कुशलता को ईश्वर के विरुद्ध संघर्ष में झोंक देता था। ये सब इसलिए क्योंकि तब मैं सुखी था। जीवन में लौटना सुख में लौटना था, क्योंकि मैंने मृत्यु की कामना नहीं की थी, मैंने उसे चुना नहीं था। क्योंकि अंततः समुद्री शैवाल और कंकड़ों की शैया पर सोना मुझे कठोर प्रतीत होता था। मैं, जो स्वयं को ईश्वर की प्रतिमा में बना प्राणी मानता था, अपने मरने के बाद समुद्री पक्षियों और गिद्धों का आहार बनने के विचार से विद्रोह करता था। पर आज स्थिति भिन्न है। मैंने वह सब खो दिया है जो मुझे जीवन से प्रेम करवा सकता था, और अब मृत्यु मुझे उसी प्रकार मुस्कुरा कर देखती है जैसे धाय उस बालक को देखती है जिसे वह सुलाने वाली हो। आज मैं अपनी इच्छा से मरता हूँ और थका टूटा हुआ सोने जाता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं उन निराशा और उग्रता से भरी संध्याओं के बाद सो जाया करता था, जब मैंने अपने कक्ष के 3,000 चक्कर लगाए थे, अर्थात 30,000 कदम, या लगभग 10 ल्यूक। जैसे ही यह विचार उस युवक के मन में जम गया, वह अधिक कोमल और अधिक आज्ञाकारी हो गया। वह अपने कठोर बिस्तर और काले रोटी को अधिक सहजता से स्वीकार करने लगा, कम खाने लगा, अब सोता नहीं था, और जीवन के इस शेष अंश को कमोबेश सहनीय पाता था, यह निश्चित होकर कि जब चाहे वह इसे वैसे ही उतार फेंक सकता है जैसे फेंके गए वस्त्र। उसके लिए मरने के दो उपाय थे। पहला सरल था, अपने रूमाल को खिड़की की एक सलाख से बांधकर स्वयं को फांसी लगा लेना। दूसरा यह था कि खाने का अभिनय करे और भूख से मर जाने दे। टांतिस पहले उपाय को अपनाने में अत्यंत अनिच्छुक था। उसे समुद्री डाकुओं से घृणा के साथ पाला गया था, वे लोग जिन्हें यार्दार्म से लटकाया जाता है। इसलिए वह फांसी को एक अपमानजनक दंड मानता था जिसे वह स्वयं पर लागू नहीं करना चाहता था। परिणाम स्वरूप उसने दूसरा मार्ग चुना और उसी दिन अपने निश्चय को क्रियान्वित करना आरंभ कर दिया। लगभग 4 वर्ष बीत चुके थे जब उसकी मनः स्थिति ऊपर वर्णित प्रकार से डोलती रही। दूसरे वर्ष के अंत में डांतेस ने दिनों की गिनती छोड़ दी थी और उस समय अबोध में फिर गिर गया था, जिससे निरीक्षक की यात्रा ने उसे जगाया था। मैं मरना चाहता हूँ कह देने और अपनी मृत्यु स्वयं चुन लेने के बाद डांतेस ने उसके निहितार्थों पर विचार किया, और इस भय से कि कहीं उसका मन न बदल जाए, उसने स्वयं से शपथ ली कि वह इसी प्रकार मरेगा। जब वे मुझे प्रातः और संध्या का भोजन लाएंगे, वह सोचता था, मैं भोजन खिड़की से बाहर फेंक दूंगा और इस प्रकार यह प्रतीत करूंगा कि मैंने उसे खा लिया है। उसने वैसा ही किया जैसा उसने वचन दिया था। दिन में 2 बार वह अपना भोजन उस छोटी सलाखदार खुली जगह से बाहर फेंक देता था, जिससे उसे आकाश की केवल एक झलक मिलती थी। पहले प्रसन्नता से, फिर विचारमग्न होकर, और अंततः खेद के साथ। अपने भयावह निश्चय को जारी रखने की शक्ति पाने के लिए उसे उस शपथ की याद दिलानी पड़ती थी जो उसने खाई थी। भूख की आंखों से देखे जाने पर यह भोजन, जो पहले उसे घृणित लगता था, देखने में स्वादिष्ट और गंध में उत्कृष्ट प्रतीत होने लगा। कभी कभी वह उसे 1 घंटे तक हाथ में पकड़े रहता, सड़े हुए मांस या विकर्षक मछली के टुकड़े और फफूंद लगी काली रोटी को घूरता हुआ। जीवित रहने की अंतिम प्रवृत्ति उसके भीतर संघर्ष करती थी और कभी कभी उसके संकल्प को पराजित भी कर देती थी। ऐसे समय में उसकी कालकोठरी कम अंधकारमय और उसकी स्थिति कम निराशाजनक लगती थी। वह अभी भी युवा था, लगभग 25 या 26 वर्ष का, इसलिए उसके पास जीने के लिए लगभग 50 वर्ष शेष थे, अर्थात अब तक जे समय से दुगुना। इस विशाल काल विस्तार में कितनी ही घटनाएं शातो डीव के द्वार खोल सकती थीं और उसकी दीवारें ढा सकती थीं और उसे मुक्त कर सकती थीं। ऐसे क्षणों में वह अपने होंठ उस भोजन की ओर बढ़ा देता
जिसे वह जानबूझकर टैंटलस की भांति अपने ही मुख से छीन रहा था। पर फिर उसे वह शपथ स्मरण आ जाती, जिसे उसका स्वभाव अत्यधिक उदार होने के कारण इस भय से तोड़ नहीं सकता था कि कहीं अंत में वह स्वयं से घृणा न करने लगे। इसलिए दृढ़ और अडिग होकर वह अपने भीतर शेष बचे जीवन के उस छोटे से अंश को जुटाता रहा। उस दिन तक जब वे उसे रात्रि का भोजन लाए और वह इतना दुर्बल हो चुका था कि उठकर उसे खिड़की से बाहर फेंक भी न सका। अगले दिन वह देख नहीं पा रहा था और मुश्किल से सुन पा रहा था। दारोगा ने समझा कि वह गंभीर रूप से बीमार है। एडमंड ने शीघ्र मृत्यु की आशा की। दिन इसी प्रकार बीत गया। एडमंड पर एक सुन्न कर देने वाली उनींदापन की अनुभूति छा गई, जो पूरी तरह अप्रिय भी नहीं थी। उसके पेट की ऐंठन शांत हो गई थी और उसकी जलन भरी प्यास भी थम गई थी। जब वह आंखें बंद करता तो उसे चमकीली रोशनियों का एक समूह दिखाई देता, ठीक उन भटकती रोशनियों की तरह जो रात में दलदली भूमि के ऊपर मंडराती हैं। यह उस अज्ञात प्रदेश की संध्या थी जिसे मृत्यु कहा जाता है। अचानक साय लगभग 9 बजे उसने उस दीवार पर एक मंद सी ध्वनि सुनी, जिसके पास वह लेटा हुआ था। कारागार में इतने कीट पतंग और जीव जंतु ध्वनियां करते रहते थे कि एडमंड धीरे धीरे उन्हें अनसुना करते हुए सोने का अभ्यस्त हो गया था। किंतु इस बार या तो उपवास के कारण उसकी इंद्रियां अधिक तीक्ष्ण हो गई थीं, या सचमुच वह ध्वनि सामान्य से अधिक तीव्र थी, या फिर इसलिए कि इस अंतिम क्षण में हर वस्तु महत्वपूर्ण हो जाती है। एडमंड ने अपना सिर उठाया ताकि वह बेहतर सुन सके। यह एक नियमित खुरचने की आवाज थी, मानो कोई विशाल पंजा या शक्तिशाली दांत पत्थरों पर चल रहे हों, या फिर किसी औजार की चोट पत्थरों पर पड़ रही हो। जितना दुर्बल वह था, उतना ही उसके मस्तिष्क में वह साधारण विचार कौंध गया, जो हर कैदी के मन में निरंतर उपस्थित रहता है: स्वतंत्रता। ये ध्वनि ठीक उसी क्षण आई थी जब उसके लिए हर ध्वनि सदा के लिए समाप्त होने वाली थी। इसलिए उसे लगा कि ईश्वर ने अंततः उसकी पीड़ा पर दया की है और उसे यह संकेत भेजा है कि वह उस कब्र के किनारे रुक जाए जिसके ऊपर उसका पांव पहले ही टिक चुका था। कौन जानता है, शायद उसके किसी मित्र को, उन प्रिय प्राणियों में से किसी को जिनके बारे में वह इतना सोच चुका था कि उसका मस्तिष्क थक गया था, इस क्षण उसकी चिंता हो और वे दोनों के बीच की दूरी कम करने का प्रयास कर रहे हों। नहीं, एडमंड निश्चय ही भ्रम में था। यह उन भ्रांतियों में से एक थी जो मृत्यु के द्वारों के आसपास मंडराती रहती हैं। फिर भी वह उस ध्वनि को सुनता रहा। यह लगभग 3 घंटे तक चलती रही। फिर उसने किसी वस्तु के ढहने जैसी आवाज सुनी और ध्वनि रुक गई। कुछ घंटे बाद वह फिर शुरू हुई, इस बार और भी तीव्र और निकट। एडमंड अब इस खुदाई जैसी प्रक्रिया में रुचि लेने लगा था जो उसे संगति दे रही थी। तभी अचानक दारोगा भीतर आया। जिस सप्ताह से उसने मरने का निश्चय किया था और जिन 4 दिनों से वह उस निश्चय को कार्य रूप दे रहा था, उन दिनों में एडमंड ने उस व्यक्ति से एक शब्द भी नहीं बोला था। जब वह पूछता कि एडमंड को क्या हो गया है, तो वह उत्तर नहीं देता था, और जब उसे अधिक ध्यान से देखा जाता तो वह अपना मुख दीवार की ओर फेर लेता था। किंतु आज दारोगा उस मंद घिसटती ध्वनि को सुन सकता था, उससे घबरा सकता था और उसे रोकने के उपाय कर सकता था, और इस प्रकार उस आशा की उस हल्की सी झलक को नष्ट कर सकता था जिसका विचार मात्र ही डांतेस को अपने अंतिम घंटों में आनंदित कर रहा था। दारोगा उसका दोपहर का भोजन लेकर आया था। डांतेस अपने बिस्तर पर उठ बैठा और जितनी ऊंची आवाज वह जुटा सकता था उतनी में हर विषय पर बोलने लगा। उसे दिए जाने वाले भोजन की खराब गुणवत्ता पर, अपनी काल कोठरी की ठंडक पर, बड़बड़ाते हुए और शिकायत करते हुए, ताकि उसे ऊंचा बोलने का बहाना मिल सके। उसने दारोगा का धैर्य परखा, जबकि वह व्यक्ति वास्तव में उस दिन अपने बीमार कैदी के लिए साफ शोरबा और ताज़ी रोटी मंगवाकर ला रहा था।
सौभाग्य से उसने यह मान लिया कि डांतेस प्रलाप कर रहा है। उसने भोजन उस जर्जर मेज पर रख दिया जहां वह प्रायः उसे रखता था और बाहर चला गया। जैसे ही वह स्वतंत्र हुआ, एडमंड प्रसन्नतापूर्वक फिर से सुनने लगा। अब वह ध्वनि इतनी स्पष्ट हो चुकी थी कि युवक उसे आसानी से सुन सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं, उसने सोचा। चूंकि यह आवाज दिन में भी जारी है, यह निश्चय ही मेरे ही जैसा कोई दुर्भाग्यशाली कैदी होगा जो भागने का प्रयास कर रहा है। ओह! काश मैं उसके पास होता। कितनी इच्छा से मैं उसकी सहायता करता। फिर अचानक दुर्भाग्य का अभ्यस्त और सहज ही आनंद की ओर न लौट पाने वाले मन में इस पहली आशा की किरण पर एक काला बादल छा गया। उसे यह विचार आया कि यह ध्वनि उन मजदूरों के कारण भी हो सकती है जिन्हें अधीक्षक किसी पास की कोठरी की मरम्मत के लिए लगाए हुए हो। यह जानना आसान था, पर वह पूछने का जोखिम कैसे ले? निश्चय ही वह दारोगा के आने की प्रतीक्षा कर सकता था, उसे उस ध्वनि को सुनने को कह सकता था और उसकी प्रतिक्रिया से निर्णय कर सकता था। पर यदि वह इस प्रकार अपनी जिज्ञासा शांत करता, तो क्या वह किसी अधिक मूल्यवान हित को एक क्षणिक लाभ के लिए बलिदान न कर देता? दुर्भाग्य से एडमंड का मस्तिष्क एक रिक्त पात्र बन चुका था, जिसमें केवल एक ही विचार की भनभनाहट गूंज रही थी। वह इतना दुर्बल था कि उसका मन धुइयों की एक हल्की सी लकीर की तरह भटकता था और किसी एक विचार पर टिक नहीं पाता था। उसे अपनी बुद्धि को तेज करने और अपने निर्णय की स्पष्टता पुनः प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय दिखाई दिया। वह उस अभी-अभी लाए गए भाप उठाते शोरबे की ओर मुड़ा, उठ खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए उसके पास गया, कटोरा उठाया, उसे होंठों तक ले गया और उसमें भरे तरल को एक अवर्णनीय सुख की अनुभूति के साथ पी गया। उसमें इतना संयम था कि वह वहीं रुक गया। उसने सुना था कि जब अत्यंत भूख से पीड़ित दुर्भाग्यशाली जहाज डूबे नाविकों को बचाया गया, तो वे अत्यधिक ठोस भोजन खा लेने के बाद मर गए। एडमंड ने वह रोटी जिसे वह पहले ही होंठों तक ले जा रहा था, फिर से मेज पर रख दी और अपने बिस्तर पर लौट आया। वह अब मरना नहीं चाहता था। शीघ्र ही उसे अनुभव हुआ कि फिर से कुछ प्रकाश उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। उसके सभी धुंधले और लगभग अवर्णनीय विचार उस अद्भुत शतरंज पट पर पुनः अपने स्थान पर लौट आए, जहां शायद एक अतिरिक्त घर भी मनुष्य को पशुओं पर श्रेष्ठता दिलाने के लिए पर्याप्त होता है। वह सोचने में सक्षम हो गया और तर्क द्वारा अपने विचारों को सुदृढ़ करने लगा। इस प्रकार उसने स्वयं से कहा, मुझे एक परीक्षा करनी चाहिए, पर बिना किसी को संकट में डाले। यदि वह व्यक्ति जिसे मैं सुन रहा हूं कोई साधारण मजदूर है, तो मुझे केवल दीवार पर दस्तक देनी होगी और वह तुरंत अपना काम रोक देगा, यह जानने का प्रयास करने के लिए कि कौन और क्यों दस्तक दे रहा है। पर चूंकि वह न केवल वैध रूप से काम कर रहा होगा, बल्कि आदेश पर भी, वह शीघ्र ही अपना काम फिर शुरू कर देगा। यदि इसके विपरीत वह एक कैदी है, तो मेरे द्वारा की गई ध्वनि से वह चौंक जाएगा। उसे पकड़े जाने का भय होगा, इसलिए वह काम रोक देगा और केवल साय को फिर लौटेगा, जब उसे लगेगा कि सब लोग अपने बिस्तरों में हैं और सो रहे हैं। एडमंड फिर से उठा। इस बार उसके पैर स्थिर थे और उसकी आंखें स्पष्ट देख पा रही थीं। वह कोठरी के एक कोने में गया, वहां से नमी के कारण डीला पड़ा एक पत्थर निकाला और उसे लेकर लौट आया, ताकि उसे ठीक उसी स्थान पर दीवार पर ठोंक सके जहां गूंज की ध्वनि सबसे अधिक सुनाई देती थी। उसने 3 बार ठोंका। पहली ही चोट पर वह आवाज मानो जादू की तरह रुक गई। एडमंड ने ध्यान से सुना। 1 घंटा बीत गया, फिर 2, पर दीवार के उस पार से कोई और ध्वनि सुनाई नहीं दी। उसने उस ओर पूर्ण मौन उत्पन्न कर दिया था। आशा से भरकर उसने रोटी के कुछ कण खाए, पानी के कुछ घूंट निकले और उस सुदृढ़ शरीर रचना के कारण जो प्रकृति ने उसे दी थी, वह किसी हद तक फिर स्वयं को संभाल सका। दिन बीत गया और मौन बना रहा। रात आई
और तब भी वह आवाज़ वापस नहीं आई। यह कोई कैदी है, एडमंड ने अवर्णनीय आनंद के साथ सोचा। यह सोचते ही उसका मस्तिष्क तेजी से चलने लगा और जीवन उसमें फिर लौट आया, और भी अधिक प्रबल रूप से, क्योंकि अब उसके पास उसे सक्रिय रखने के लिए कुछ था। रात बीत गई और उसने रत्ती भर भी ध्वनि नहीं सुनी। उस रात एडमंड ने आंखें नहीं मूंदी। दिन का उजाला लौटा और दारोगा भोजन लेकर आया। एडमंड पहले ही अपना पिछला भोजन खा चुका था और उसने यह भोजन भी खा लिया, लगातार उस ध्वनि के लिए कान लगाए हुए, जो अब तक नहीं आई थी, इस भय से कि कहीं वह सदा के लिए समाप्त न हो गई हो। वह अपनी कालकोठरी में 10 या 12 ल्यूग तक चलता रहा, घंटों तक अपनी खिड़की की लोहे की सलाखों को झकझोरता रहा, ताकि लंबे समय तक बिना अभ्यास के खो चुकी अपनी देह की शक्ति और लचीलापन लौट सके। संक्षेप में, वह स्वयं को उस संघर्ष के लिए तैयार कर रहा था जो भी भाग्य उसके लिए सुरक्षित हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले अपनी बाहें कसता है और अपने शरीर पर तेल मलता है। फिर इन उन्मत्त गतिविधियों के बीच-बीच वह सुनता रहता कि क्या वह आवाज लौट आई है। उस अज्ञात कैदी की सावधानी से अधीर होता हुआ, जिसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसकी भागने की कोशिशों को बाधित करने वाला भी उसी जैसा एक अन्य कैदी है। एक ऐसा कैदी जिसकी स्वतंत्र होने की उत्कंठा कम से कम उतनी ही प्रबल है जितनी उसकी अपनी। 3 दिन बीत गए, 72 घातक घंटे, जिन्हें उसने मिनट दर मिनट गिना। अंततः एक संध्या, जब दारोगा अपनी अंतिम भेंट कर चुका था, जब डांतेस ने 100वीं बार अपना कान दीवार से लगाया, तो उसे लगा कि उस मौन पत्थर से सटी उसकी खोपड़ी में एक अत्यंत क्षीण खुरचने की ध्वनि गूंज रही है। डांतेस पीछे हटा, अपने घूमते मस्तिष्क को संभालने के लिए कमरे में कुछ चक्कर लगाए और फिर उसी स्थान पर कान लगाया। अब कोई संदेह नहीं था, उस पार कुछ हो रहा था। कैदी ने अपनी पहले की विधि के खतरे को समझ लिया था और उसे बदल दिया था। निश्चय ही अधिक सुरक्षा के साथ काम जारी रखने के लिए वह अब छेनी के स्थान पर किसी उत्तोलक का उपयोग कर रहा था। इस खोज से उत्साहित होकर एडमंड ने उस अथक श्रमिक की सहायता करने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले अपना बिस्तर हटाया, जिसके पीछे उसे लगा कि खुदाई हो रही है, और चारों ओर देखने लगा कि कोई ऐसा वस्तु मिल जाए जिससे वह दीवार को कुतर सके, नम मसाले को खोद सके और अंततः किसी पत्थर को ढीला कर सके। पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके पास कोई चाकू या अन्य काटने का औजार नहीं था। लोहे की सलाखों के अतिरिक्त कोई धातु नहीं थी, और वह उन सलाखों को इतनी बार परख चुका था कि जानता था वे दृढ़ता से जड़ी हैं और उन्हें ढीला करने का प्रयास करना भी व्यर्थ है। उसके पास केवल एक बिस्तर, एक कुर्सी, एक मेज, एक बाल्टी और एक सुराही थी। निश्चय ही बिस्तर पर लोहे के कोष्ठक लगे थे, पर वे लकड़ी से पेचों द्वारा जुड़े थे। उन्हें खोलने के लिए पेचकस की आवश्यकता होती। मेज और कुर्सी पर कुछ भी नहीं था। बाल्टी में कभी एक हत्था था, पर उसे हटा दिया गया था। डांतेस के लिए केवल एक ही उपाय शेष था, सुराही को तोड़ देना और मिट्टी के किसी नुकीले टुकड़े से काम शुरू करना। उसने सुराही को एक पत्थर पर मारा और वह चकनाचूर हो गई। उसने 2 या 3 नुकीले टुकड़े चुने और उन्हें अपने गद्दे में छिपा लिया। शेष टुकड़ों को फर्श पर बिखरा रहने दिया। सुराही का टूट जाना इतना स्वाभाविक था कि उससे किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता था। एडमंड के पास पूरी रात काम करने के लिए थी, पर अंधेरे में वह बहुत कम प्रगति कर सका, क्योंकि उसे टटोल-टटोल कर काम करना पड़ता था, और उसने समझ लिया कि वह अपने कच्चे औजार को ऐसे पत्थर पर कुंद कर रहा है, जो उससे अधिक कठोर है। इसलिए उसने बिस्तर वापस रख दिया और दिन के उजाले की प्रतीक्षा की, आशा के साथ
उसने धैर्य भी पुनः पा लिया था। उस पूरी रात वह सुनता रहा, अज्ञात खनिक को अपनी भूमिगत खुदाई जारी रखते हुए सुनता हुआ। दिन हुआ और दारोगा भीतर आया। डांतिस ने उससे कहा कि पिछली संध्या जब वह सीधे सुराही से पानी पी रहा था, वह उसके हाथ से फिसल गई और जमीन पर टूट गई। दारोगा बड़बड़ाता हुआ नई सुराही लाने चला गया, बिना पुराने टुकड़ों को उठाने की भी परवाह किए। वह कुछ ही क्षणों बाद लौटा, कैदी को अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी और चला गया। डांतेस उस कुंडी की आवाज सुनकर अत्यंत आनंदित हुआ, जो पहले हर बार उसके हृदय को बैठा देती थी। उसने कदमों की आवाज को दूर जाते सुना, और जब वह पूरी तरह थम गई, तो वह शीघ्रता से अपने बिस्तर के पास गया और उसे खिसका दिया। दिन के मध्यम प्रकाश में जो कोठरी में प्रवेश कर रहा था, उसने देखा कि पिछली रात के अपने प्रयासों से उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था, क्योंकि उसने मसाले के स्थान पर सीधे पत्थर पर ही वार किया था। यह मसाला नमी से नरम हो चुका था। आनंद की सिहरन के साथ डांतेस ने देखा कि इसके टुकड़े निकाले जा सकते हैं। निस्संदेह ये टुकड़े इतने छोटे थे कि लगभग अदृश्य लगते थे, पर फिर भी आधे घंटे में डांतेस लगभग एक मुट्ठी भर मसाला खुरच चुका था। कोई गणितज्ञ यह गणना कर सकता था कि लगभग 2 वर्षों के परिश्रम के बाद यदि उसे ठोस चट्टान का सामना न करना पड़े, 2 फुट चौड़ा और 20 फुट गहरा एक मार्ग खोदना संभव हो सकता था। यह विचार आते ही कैदी को इस बात का पश्चाताप हुआ कि उसने अब तक बीते हुए लंबे घंटों को, जो और भी अधिक धीरे धीरे बीतते जा रहे थे, इस कार्य में लगाने के बजाय आशा, प्रार्थना और निराशा में व्यर्थ कर दिया था। कार्य चाहे जितना भी धीमा रहा हो, उन 6 वर्षों में या लगभग उतने ही वर्षों में जो उसने इस कालकोठरी में गड़ा हुआ बिताए थे, वह कितना कुछ कर सकता था। इस विचार ने उसके भीतर फिर से उत्साह जगा दिया। अगले 3 दिनों तक खोज से बचने के लिए असाधारण सावधानी बरतते हुए उसने सारा पलस्तर हटा दिया और पत्थर को उघाड़ दिया। दीवार मलबे से बनी थी, जिसे कुछ स्थानों पर तराशे हुए पत्थरों के खंडों से मजबूत किया गया था। वह इन खंडों में से एक को लगभग ढीला कर चुका था और अब उसे उसके खांचे में हिलाना था। उसने अपने नाखूनों से ऐसा करने का प्रयास किया, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और घड़े के वे टुकड़े जिन्हें डांतेस ने दरारों में डालकर टेक के रूप में प्रयोग करना चाहा था, दबाव पड़ते ही टूट गए। 1 घंटे के निष्फल प्रयास के बाद वह व्याकुलता से पसीना बहाता हुआ उठ खड़ा हुआ। क्या वह प्रारंभ में ही पराजित हो जाएगा? क्या उसे असहाय और निष्क्रिय होकर अपने पड़ोसी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जबकि वह स्वयं भी निरुत्साहित हो सकता था? तभी उसे एक विचार सूझा, और वह वहीं खड़ा मुस्कुराने लगा। उसके माथे पर जमा पसीना अपने आप सूख गया। प्रतिदिन जेलर डांतेस के लिए टीन के बर्तन में सूप लाता था। उस बर्तन में उसके और एक अन्य कैदी के लिए सूप होता था, क्योंकि डांतेस ने देखा था कि वह कभी पूरा भरा होता था और कभी आधा, इस पर निर्भर करते हुए कि पहरेदार ने भोजन बांटना डांतेस से शुरू किया था या उसके सहकैदी से। उस बर्तन में लोहे का हथा था। वही लोहे का हथा डांतेस की लालसा का केंद्र था, और यदि आवश्यक होता तो वह उसके बदले अपने जीवन के 10 वर्ष देने को भी तैयार होता। जेलर ने बर्तन का सारा सूप डांतेस की थाली में उंडेल दिया। लकड़ी के चम्मच से सूप खाने के बाद डांतेस थाली धो देता था, ताकि वह प्रतिदिन उसी प्रयोजन में आ सके। संध्या को डांतेस ने थाली दरवाजे और मेज के बीच फर्श पर रख दी। भीतर आते समय जेलर ने उस पर पांव रख दिया और वह 1000 टुकड़ों में टूट गई। इस बार उसके पास डांतेस को दोष देने का कोई कारण नहीं था। निस्संदेह थाली फर्श पर छोड़ना डांतेस की भूल थी, पर जेलर की भी यह भूल थी कि उसने चलने में ध्यान नहीं रखा। इसलिए वह केवल बड़बड़ाया। फिर उसने चारों ओर देखा कि सूप कहाँ उंडेला जाए। चूंकि डांतेस के पास अब केवल वही एक बर्तन था, कोई विकल्प नहीं था। बर्तन यहीं छोड़ दीजिए, डांतेस ने कहा।
आप इसे कल मेरा रात्रि भोजन लाते समय ले सकते हैं। यह सलाह जेलर को भा गई, क्योंकि इससे उसे ऊपर जाकर फिर नीचे और फिर ऊपर जाने की मेहनत से मुक्ति मिल गई। वह बर्तन छोड़ गया। डांतेस आनंद से कांप उठा। इस बार उसने उतावलेपन से सूप और मांस खाया, जो, जैसा कि कारागारों में प्रचलित है, सूप में ही डाला जाता था। फिर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं जेलर का मन न बदल जाए, उसने 1 घंटा प्रतीक्षा की। फिर अपना बिस्तर हटाया, बर्तन उठाया, हत्थे के सिरे को उस पत्थर के खंड और उसके चारों ओर के मलबे के बीच फंसाया, जिसे वह पहले ही पलस्तर से साफ कर चुका था, और उसे टेक देने लगा। पत्थर में आई हल्की सी गति ने उसे विश्वास दिला दिया कि वह सफल हो रहा है। और वास्तव में 1 घंटे के भीतर वह पत्थर दीवार से निकल आया, जिससे 1.5 फुट से अधिक व्यास का एक छेद बन गया। डांतेस ने सावधानी से सारा पलस्तर बुहार लिया, उसे कोठरी के कोनों में फैला दिया, घड़े के एक टुकड़े से धूसर मिट्टी खुरची और पलस्तर को मिट्टी से ढक दिया। फिर उस रात का पूरा लाभ उठाने की इच्छा से, जिस रात संयोग ने, या कहें उस योजना की चतुराई ने जिसे उसने गढ़ा था, उसे इतना बहुमूल्य औजार सौंप दिया था, वह उत्साह से खुदाई करता रहा। भोर में उसने पत्थर को उसके स्थान पर वापस रखा, बिस्तर को दीवार से सटा दिया और उस पर लेट गया। उसका नाश्ता रोटी का एक टुकड़ा था। जेलर आया और उसे मेज पर रख गया। क्या? डांतेस ने पूछा। आप मुझे नई थाली नहीं ला रहे? नहीं, पहरेदार ने कहा। तुम सब कुछ तोड़ देते हो। तुमने अपना घड़ा फोड़ दिया और थाली टूटने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। यदि सभी कैदी इतना नुकसान करें तो सरकार इसे सह नहीं सकेगी। हम तुम्हें यही बर्तन रहने दे रहे हैं और तुम्हारा सूप इसी में उंडेला जाएगा। इस तरह शायद तुम यहाँ की हर चीज नष्ट नहीं करोगे। डांतेस ने आंखें आकाश की ओर उठाईं और कंबल के नीचे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इस लोहे के टुकड़े के लिए, जिसे उसे अपने पास रखने दिया गया था, उसके हृदय में स्वर्ग के प्रति जो कृतज्ञता उमड़ी, वह उसकी पूर्ववर्ती जिंदगी में प्राप्त सबसे बड़े वरदानों से भी अधिक गहरी थी। हालांकि उसने यह भी देखा कि जब से उसने स्वयं काम शुरू किया था, दूसरा कैदी अब खुदाई नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, यह प्रयास छोड़ने का कारण नहीं था। उस संध्या अपने नए औजार की सहायता से उसने दीवार से पत्थर, पलस्तर और गाड़े के 10 से अधिक मुट्ठी भर टुकड़े निकाल लिए। जब जेलर के आने का समय हुआ, उसने बर्तन के मुड़े हुए हत्थे को सीधा किया और पात्र को उसके सामान्य स्थान पर रख दिया। पहरेदार ने सूप और मांस की निर्धारित मात्रा उंडेल दी, या कहें सूप और मछली की, क्योंकि वह उपवास का दिन था। सप्ताह में 3 बार कैदियों को मांस रहित आहार दिया जाता था। यदि डांतेस ने बहुत पहले समय को गिनना न छोड़ दिया होता, तो यह भी समय गिनने का एक और तरीका हो सकता था। फिर सूप उंडेल कर पहरेदार चला गया। इस बार डांतेस यह जानना चाहता था कि क्या उसका पड़ोसी सचमुच काम छोड़ चुका है। उसने कान लगाया। सब कुछ उतना ही मौन था जितना उन 3 दिनों में रहा था जब काम रुका हुआ था। डांतेस ने आह भरी। उसका पड़ोसी स्पष्टतः उस पर संदेह कर रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और पूरी रात काम करता रहा। किंतु 2-3 घंटे की खुदाई के बाद वह एक अवरोध से टकरा गया। लोहा अब काट नहीं रहा था, बल्कि एक सपाट सतह पर फिसल रहा था। एडमंड ने हाथों से उस वस्तु को टटोला और समझ गया कि वह एक शहतीर से टकरा गया है। वह उस छेद के आर पार, या कहें कि उसे पूरी तरह रोकते हुए, पड़ा था, जिसे डांतेस ने खोदना आरंभ किया था। अब उसे ऊपर से या नीचे से खोदना पड़ेगा। उस निर्धन युवक ने इस बाधा की कल्पना नहीं की थी। हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, वह पुकार उठा। मैंने आपसे इतनी बार प्रार्थना की है कि मुझे आशा थी आपने मुझे सुन लिया होगा। हे ईश्वर, जीवन में मेरी स्वतंत्रता छीन लेने के बाद, हे ईश्वर, मृत्यु की शांति भी मुझसे छीन लेने के बाद, हे ईश्वर, जब आपने मुझे फिर जीवन की ओर बुलाया है, तो मुझ पर दया कीजिए। ईश्वर,
मुझे निराशा में मरने ना दीजिए। कौन है जो एक ही समय में ईश्वर और निराशा की बात करता है? एक आवाज़ ने पूछा, जो मानो धरती के नीचे से आ रही थी और जो अंधेरे में दबकर युवक के कानों में समाधि जैसी गूंज के साथ पहुंची। एडमंड के सिर के बाल खड़े हो गए और वह घुटनों के बल पीछे सरक गया। आह! वह चिल्लाया, मैं किसी मनुष्य की आवाज़ सुन सकता हूँ। पिछले 4 या 5 वर्षों से एडमंड ने अपने जेलर के अतिरिक्त किसी को बोलते नहीं सुना था, और किसी कैदी के लिए जेलर मनुष्य नहीं होता, बल्कि उसकी कोठरी के ओक द्वार से जुड़ा एक जीवित द्वार और लोहे की सलाखों से जुड़ी हुई मांसल छड़ होता है। ईश्वर के नाम पर डांतेस पुकार उठा, जिसने भी बोला है, फिर बोलो, चाहे तुम्हारी आवाज़ ने मुझे भयभीत कर दिया हो। तुम कौन हो? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? उस आवाज़ ने कहा। एक दुर्भाग्यशाली कैदी, डांतेस ने उत्तर दिया, उत्तर देने में बिल्कुल भी अनिच्छुक न होते हुए। किस देश का? फ्रांस। और तुम्हारा नाम? एडमंड डांतेस। पेशा? नाविक? यहाँ कितने समय से हो? 28 फरवरी 1815 से। तुम्हारा अपराध क्या था? मैं निर्दोष हूं, पर तुम पर आरोप क्या लगाया गया? सम्राट की वापसी के लिए षड्यंत्र रचने का। क्या? सम्राट की वापसी? तो क्या वह अब सिंहासन पर नहीं है? उन्होंने 1814 में फॉन्टेनब्लो में पदत्याग किया और एल्बा द्वीप में निर्वासित कर दिए गए। पर आप स्वयं के विषय में क्या? यदि आपको इन सब बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो आप यहाँ कितने समय से हैं? 1811 से। डांतेस कांप उठा। ये मनुष्य उससे 4 वर्ष अधिक समय से कैद में था। अच्छा, अब और मत खोदो, उस आवाज ने शीघ्रता से कहा। बस मुझे यह बताओ कि जो छेद तुमने खोदा है, वह किस स्तर पर है? भूमि स्तर पर। वह कैसे छिपाया गया है? मेरे बिस्तर के पीछे। जब से तुम इस कोठरी में हो, क्या तुम्हारा बिस्तर कभी हटाया गया है? एक बार भी नहीं। तुम्हारी कोठरी के बाहर क्या है? एक गलियारा। जो कहाँ जाता है? आंगन की ओर। हाय! उस आवाज ने कहा। हे स्वर्ग! क्या बात है? डांतेस चिल्लाया। बात यह है कि मैंने भूल कर दी है। मेरे रेखाचित्रों की असावधानी ने मुझे भटका दिया। दिशा सूचक के बिना मैं नष्ट हो गया हूं। मेरे नक्शे पर रेखा की मोटाई जितना विचलन जमीन पर 15 फुट के बराबर निकला, और जिस दीवार को तुम खोद रहे हो, मैंने उसे किले की दीवार समझ लिया। पर तब तो आप समुद्र में निकल आते। यही तो मैं चाहता था। मान लीजिए आप सफल हो जाते, तो मैं उसमें कूद पड़ता और शातोडीव के आसपास के किसी द्वीप तक तैर जाता, या तो इलेधोम या इलेदतिबुले, या यहाँ तक कि तट तक, और तब मैं बच जाता। क्या आप इतनी दूर तैर पाते? ईश्वर मुझे शक्ति देते, पर अब सब कुछ खो गया है। खो गया? हाँ। अपने छेद को सावधानी से बंद कर दो, उस पर काम रोक दो, किसी बात पर ध्यान मत दो, और मेरे संपर्क में आने की प्रतीक्षा करो। आप कौन हैं? कम से कम यह तो बताइए कि आप कौन हैं? मैं नंबर 27 हूं। तो क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? डांतेस ने पूछा। उसे लगा कि पत्थरों के भीतर से एक कड़वी हंसी उसकी ओर चली आई है। ओह, मैं एक अच्छा ईसाई हूं, उसने पुकारा, सहज ही यह अनुमान लगाते हुए कि वह मनुष्य उसे छोड़ देने का विचार कर रहा है। मैं मसीह के नाम पर शपथ लेता हूं कि अपने और आपके जेलरों को सत्य का संकेत देने की अपेक्षा मैं स्वयं मर जाना स्वीकार करूंगा। पर ईश्वर के नाम पर मुझे अपनी उपस्थिति से वंचित मत कीजिए, अपनी आवाज से वंचित मत कीजिए। नहीं तो
मैं शपथ लेता हूँ, मैं अपना सिर दीवार से दे मारूँगा और मेरी मृत्यु का अपराध आपके विवेक पर होगा। तुम्हारी आयु कितनी है? तुम्हारी आवाज़ किसी युवा की सी लगती है। मैं अपनी आयु नहीं जानता क्योंकि यहाँ आने के बाद से मेरे पास समय मापने का कोई साधन नहीं रहा। बस इतना जानता हूँ कि गिरफ्तारी के समय 18 फरवरी 1815 को मैं 19 के निकट था। अभी पूरे 26 भी नहीं। वह आवाज़ बुदबुदाई। अच्छा, तब इस आयु में मनुष्य अब भी गद्दार नहीं होते? नहीं, नहीं, मैं इसकी शपथ लेता हूँ, डांटिस ने फिर कहा। मैं पहले ही कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ कि आपको धोखा देने की अपेक्षा मैं स्वयं को टुकड़े-टुकड़े कटवा दूँगा। तुमने मुझसे बात करके अच्छा किया और विनती करके भी अच्छा किया, क्योंकि मैं अपनी योजनाएँ बदलने और तुमसे कोई सरोकार न रखने ही वाला था। पर तुम्हारी आयु ने मुझे आश्वस्त कर दिया है। मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मेरी प्रतीक्षा करो। कब? मुझे जोखिमों की गणना करनी होगी। मैं तुम्हें संकेत दूँगा। पर आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप या तो मेरे पास आएँगे या मुझे आपके पास आने देंगे। हम साथ-साथ भाग निकलेंगे और यदि हम न भाग सके, तो हम बातें करेंगे। आप उनके विषय में जिन्हें आप प्रेम करते हैं और मैं उनके विषय में जो मुझे प्रिय हैं। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं? मैं संसार में अकेला हूँ, तो आप मुझे प्रेम करेंगे। यदि आप युवा हैं, तो मैं आपका मित्र बनूँगा। यदि वृद्ध हैं, तो आपका पुत्र। मेरा एक पिता है, जो यदि जीवित है, तो 70 वर्ष के होंगे। मैंने केवल उन्हें और एक युवती को प्रेम किया था, जिसका नाम मर्सिडीज़ है। मुझे विश्वास है कि मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया होगा, पर उसके विषय में ईश्वर जाने वह अब भी मुझे स्मरण करती है या नहीं। मैं आपसे उसी प्रकार प्रेम करूँगा, जैसे मैंने अपने पिता से किया। ठीक है, कैदी ने कहा। कल तक। ये कुछ शब्द ऐसे स्वर में कहे गए थे कि डांतेस को विश्वास हो गया। उसने और कुछ नहीं पूछा, बल्कि उठ खड़ा हुआ। पहले की तरह दीवार से निकाले गए मलबे के विषय में वही सावधानियां बरतीं और अपना बिस्तर फिर से उसके सामने खिसका दिया। यह समझकर कैदी को खेद हुआ कि उसने अब तक बीते लंबे घंटों को, जो धीरे धीरे और भी अधिक धीरे बीतते गए थे, इस काम में लगाने के बजाय आशा, प्रार्थना और निराशा में नष्ट कर दिया था। चाहे काम कितना ही धीमा क्यों ना होता, उन 6 या उससे अधिक वर्षों में जो उसने इस काल कोठरी में गाड़े हुए बिताए थे, वह कितना कुछ कर सकता था। इस विचार ने उसमें नया उत्साह भर दिया। अगले 3 दिनों में अत्यंत सावधानी से, ताकि पकड़ा न जाए, उसने सारा प्लास्टर हटा दिया और पत्थर को उघाड़ दिया। दीवार मलबे की बनी थी, जिसे कहीं-कहीं तराशे हुए पत्थरों के खंडों से मजबूत किया गया था। उसने ऐसे ही एक खंड को लगभग ढीला कर दिया था और अब उसे उसके स्थान से सरकाना था। उसने नाखूनों से प्रयत्न किया, पर कोई प्रभाव न पड़ा और घड़े के जो टुकड़े डांतेस ने दरारों में खोसे थे ताकि उन्हें टेक के रूप में उपयोग कर सके, वे भी दबाव डालते ही टूट गए। 1 घंटे के निष्फल प्रयास के बाद वह उठ खड़ा हुआ, व्याकुलता से पसीना बहाता हुआ। क्या उसे आरंभ में ही पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी? क्या उसे असहाय और निष्क्रिय होकर अपने पड़ोसी के सब कुछ करने की प्रतीक्षा करनी होगी, जबकि वह मनुष्य स्वयं भी निराश हो सकता है? तभी उसके मन में एक विचार आया और वह वहीं मुस्कुराता हुआ खड़ा रह गया। अपने आप उसके माथे का पसीना सूख गया। प्रत्येक दिन जेलर डांतेस के लिए टीन के एक बर्तन में सूप लाता था। उस बर्तन में उसके और एक अन्य कैदी दोनों के लिए सूप होता था, क्योंकि डांतेस ने देखा था कि वह कभी पूरा भरा होता था और कभी आधा खाली। इस पर निर्भर कि पहरेदार ने भोजन बांटते हुए अपनी परिक्रमा डांतेस से शुरू की थी या उसके सहकैदी से। उस बर्तन में लोहे का एक हथा था और यही वह लोहे का टुकड़ा था जिसकी डांतेस को लालसा थी और यदि आवश्यकता पड़ती तो वह
इसके लिए अपने जीवन के 10 वर्ष भी दे देता। जेलर ने बर्तन की सामग्री डांतेस की थाली में उंडेल दी। लकड़ी के चम्मच से सूप पी लेने के बाद डांतेस थाली धो देता था, ताकि वह प्रतिदिन उसी काम आ सके। संध्या को डांतेस ने अपनी थाली द्वार और मेज के बीच फर्श पर रख दी। भीतर आते समय पहरेदार ने थाली पर पैर रख दिया और वह 1000 टुकड़ों में टूट गई। इस बार उसके पास डांतेस को उलाहना देने का कोई कारण नहीं था। निस्संदेह थाली फर्श पर छोड़ना उसकी भूल थी, पर जहां चल रहा था वहां न देखना पहरेदार की भी भूल थी। इसलिए उसने केवल बड़बड़ाया। फिर उसने इधर उधर देखा कि सूप कहाँ उंडेला जाए। चूंकि डांतेस के पास वही एक थाली थी, कोई विकल्प न था। बर्तन यहीं छोड़ दीजिए, डांतेस ने कहा। कल जब आप मेरा रात्रि भोजन लाएंगे, तब इसे ले जाइएगा। यह सुझाव पहरेदार को भा गया, क्योंकि इससे उसे ऊपर नीचे आने जाने की मेहनत बच जाती थी। उसने बर्तन छोड़ दिया। डांतेस आनंद से कांप उठा। इस बार उसने उत्साहपूर्वक सूप और मांस खाया, जो जैसा कि कारागारों में प्रचलित है, सूप के साथ ही डाला जाता था। फिर 1 घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं पहरेदार अपना विचार न बदल ले, उसने बिस्तर हटाया, बर्तन उठाया, उसके हत्थे का सिरा उस पत्थर के खंड और आसपास के मलबे के बीच खोसा, जिसे उसने प्लास्टर से साफ कर दिया था, और उसे टेक देना आरंभ किया। पत्थर में हल्की सी गति ने उसे विश्वास दिलाया कि वह सफल हो रहा है। और वास्तव में 1 घंटे के भीतर वह पत्थर दीवार से निकल आया, जिससे 1.5 फुट से अधिक व्यास का एक छेद बन गया। डांतेस ने सावधानी से सारा प्लास्टर समेटा, उसे कोठरी के कोनों में फैला दिया, अपने घड़े की एक किरच से धूसर मिट्टी खुरची और प्लास्टर को मिट्टी से ढक दिया। फिर इस रात का पूरा लाभ उठाने की इच्छा से, जिसमें संयोग ने, या कहें कि उस योजना की चतुराई ने जो उसने रची थी, उसे इतना मूल्यवान औजार दे दिया था, वह उत्साह से खोदता रहा। भोर होने पर उसने पत्थर को उसके स्थान पर वापस रखा, बिस्तर दीवार के सामने खिसकाया और उस पर लेट गया। उसका नाश्ता एक टुकड़ा रोटी था। पहरेदार आया और उसे मेज पर रख गया। क्या? डांतिस ने पूछा। आप मुझे नई थाली नहीं ला रहे? नहीं, पहरेदार ने कहा। तुम सब कुछ तोड़ डालते हो। तुमने अपना घड़ा तोड़ा और मेरी वजह से तुम्हारी थाली टूटी। ये तुम्हारी ही गलती है। यदि सभी कैदी इतना नुकसान करें, तो सरकार उसका भार नहीं उठा सकेगी। हम तुम्हें यही बर्तन दे रहे हैं और तुम्हारा सूप इसी में उंडेला जाएगा। इस तरह शायद तुम यहाँ की हर चीज नष्ट नहीं करोगे। डांतेस ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और कंबल के नीचे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लोहे का यह टुकड़ा, जिसे अपने पास रखने की उसे अनुमति मिल गई थी, उसके हृदय में स्वर्ग के प्रति कृतज्ञता की कहीं अधिक गहरी लहर जगा गया, जितनी उसने अपने पूर्व जीवन में उस पर उतरी सबसे बड़ी कृपाओं से भी कभी अनुभव की थी। फिर भी उसने देखा था कि जब से उसने स्वयं काम आरंभ किया था, दूसरा कैदी अब खोद नहीं रहा था। कोई बात नहीं, यह उसके प्रयास छोड़ने का कारण नहीं था। उसी संध्या अपने नए औजार की सहायता से उसने दीवार से पत्थर भराव, प्लास्टर और गाड़े की 10 से अधिक मुट्ठियां निकाल लीं। जब पहरेदार के आने का समय हुआ, उसने बर्तन के मुड़े हुए हत्थे को सीधा किया और पात्र को उसकी सामान्य जगह पर रख दिया। पहरेदार ने सूप और मांस का नियत भाग उंडेल दिया, या कहें सूप और मछली, क्योंकि वह उपवास का दिन था। सप्ताह में 3 बार कैदियों को बिना मांस का भोजन दिया जाता था। यदि डांतेस ने बहुत पहले समय गिनना न छोड़ दिया होता, तो ये समय मापने का एक और तरीका हो सकता था। फिर सूप उंडेलने के बाद पहरेदार चला गया। इस बार डांतेस ये जानना चाहता था कि क्या उसका पड़ोसी वास्तव में काम बंद कर चुका है। उसने कान लगाया। सब कुछ उतना ही शांत था जितना उन 3 दिनों में रहा था, जब काम रुका हुआ था। डांतेस ने आह भरी।
उसका पड़ोसी स्पष्टतः उस पर संदेह कर रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और सारी रात काम करता रहा। पर 2 या 3 घंटे की खुदाई के बाद वह एक अवरोध से टकरा गया। लोहे का औजार अब काट नहीं रहा था, बल्कि एक सपाट सतह पर फिसल रहा था। और फिर उसने अपने आप को पूरी तरह अपने आनंद की अनुभूति के हवाले कर दिया। अब वह निश्चय ही अकेला नहीं रहने वाला था। संभव है कि वह मुक्त भी हो जाए। सबसे बुरी स्थिति में भी यदि वह कैदी ही बना रहे, तो कम से कम उसे एक साथी मिलेगा। साझा की गई कैद आधी कैद ही होती है। साथ साथ निकली हुई आहें लगभग प्रार्थनाएं बन जाती हैं, और दो हृदयों से निकली प्रार्थनाएं लगभग अनुग्रह के कार्य होती हैं। दिन भर डांतेस अपनी कोठरी में इधर उधर आता जाता रहा। उसका हृदय आनंद से उछल रहा था। कभी कभी यह आनंद उसे घुटन सा देने लगता था। गलियारे में जरा सी भी आवाज होते ही वह अपने बिस्तर पर कूद जाता और दोनों हाथों से अपनी छाती को जकड़ लेता। एक दो बार उसके मन में यह भय भी आया कि कहीं उसे उस अपरिचित व्यक्ति से अलग न कर दिया जाए, जिसे वह पहले ही मित्र की भांति प्रेम करने लगा था। तब उसने निश्चय कर लिया, जिस क्षण दारोगा उसका बिस्तर हटाकर दीवार में बने उस छेद को देखने के लिए झुकेगा, वह उस पत्थर से जिस पर उसका घड़ा रखा था, उसका सिर फोड़ देगा। वह भली भांति जानता था कि तब उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। पर क्या वह उस उबाऊपन और निराशा से मरने ही वाला नहीं था, जब उस चमत्कारी ध्वनि ने उसे फिर से जीवन में लौटा दिया था? संध्या को दारोगा आया। डांतेस अपने बिस्तर पर था, क्योंकि वहीं से वह अधूरे छेद की बेहतर रक्षा कर सकता था। उसने इस अवांछित आगंतुक को शायद कुछ अजीब ढंग से देखा, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा, अरे अरे, क्या तुम फिर से पागल हो रहे हो? डांतेस ने उत्तर नहीं दिया, इस भय से कि उसकी आवाज में छिपा भाव उसे प्रकट न कर दे। दारोगा सिर हिलाता हुआ चला गया। जब रात हुई तो डांतेस ने सोचा कि उसका पड़ोसी इस निस्तब्धता और अंधकार का लाभ उठाकर फिर बातचीत आरंभ करेगा, पर वह गलत सिद्ध हुआ। रात बीत गई, पर उसकी ज्वरग्रस्त प्रतीक्षा को शांत करने के लिए कोई भी ध्वनि नहीं आई। किंतु अगले दिन प्रातःकालीन निरीक्षण के बाद, जब वह अब भी अभी अपना बिस्तर दीवार से हटा ही रहा था, उसने 3 थपथपाहटें सुनी समान अंतराल पर। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। क्या आप ही हैं? उसने कहा। मैं यहाँ हूँ। क्या तुम्हारा दारोगा चला गया है? उस आवाज ने पूछा। हाँ, डांतेस ने कहा। वह अब संध्या तक वापस नहीं आएगा। हमारे पास 12 घंटे की स्वतंत्रता है। तो क्या मेरे लिए कार्य करना सुरक्षित है? आवाज ने पूछा। हाँ हाँ, देर मत कीजिए, अभी करिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। डांतेस आधा छेद के भीतर था, और उसी क्षण जिस जमीन पर उसने अपने दोनों हाथ टिकाए थे, वह उसके नीचे से खिसकती सी प्रतीत हुई। वह पीछे की ओर गिर पड़ा, जबकि मिट्टी, मलबे और टूटे पत्थरों का एक ढेर उस गड्ढे में गिर गया, जो उसी छेद के नीचे खुल गया था, जिसे उसने स्वयं बनाया था। फिर उस अंधेरे गड्ढे की तली में, जिसकी गहराई का वह अनुमान भी नहीं कर सकता था, उसने पहले एक सिर उभरते देखा, फिर कुछ कंधे, और अंततः एक पूरा मनुष्य, जो काफी फुर्ती के साथ उस सुरंग से बाहर निकल आया जिसे उन्होंने खोदा था। एक इतालवी विद्वान। डांतेस ने उस नए मित्र को आलिंगन में भर लिया, जिसकी वह इतने लंबे समय से और इतनी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था, और उसे खिड़की की ओर खींच ले गया, ताकि बाहर से कोठरी में रिसती क्षीण रोशनी उसके चेहरे को प्रकाशित कर सके। उसका कद छोटा था। उसके बाल आयु से अधिक दुहक के कारण सफेद हो चुके थे। घनी धूसर भौहों के नीचे एक पैनी दृष्टि छिपी थी, और उसकी दाढ़ी, जो अब भी काली थी, उसके वक्ष तक आती थी। उसका दुबला चेहरा, जिस पर गहरी रेखाएं उभरी थीं, और उसके नैन नक्श की दृढ़ बनावट यह संकेत देती थी कि वह ऐसा व्यक्ति था जो अपने शारीरिक सामर्थ्य से अधिक अपनी बौद्धिक शक्तियों का अभ्यास करता आया था। उस नवागंतुक का माथा पसीने से भीगा हुआ था। जहां तक उसके वस्त्रों का संबंध था,
उनकी मूल आकृति पहचान में ही नहीं आती थी, क्योंकि वे चिथड़ों में बदल चुके थे। वह कम से कम 65 वर्ष का प्रतीत होता था। यद्यपि उसके आंदोलनों में एक प्रकार की फुर्ती यह संकेत देती थी कि दीर्घकालीन कैद के कारण वह जितना दिखाई देता था, वास्तव में उससे कम आयु का भी हो सकता था। युवक की इस आत्मीयता को पाकर उसने एक प्रकार का आनंद प्रकट किया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो गहराई तक ठंडी पड़ चुकी आत्मा दूसरे के उत्साह के संपर्क से गर्म होकर पिघल उठी हो। उसने उसकी स्नेहशीलता के लिए कुछ ऊष्मा के साथ धन्यवाद दिया। यद्यपि उसे यह जानकर गहरा निराश होना ही था कि जहां वह स्वतंत्रता की आशा कर रहा था, वहां उसे एक और काल कोठरी मिली थी। सबसे पहले उसने कहा, हमें यह देखना चाहिए कि तुम्हारे कारापालों से मेरी यहाँ आने के कोई निशान न रहे। हमारी आगे की सारी मानसिक शांति इसी पर निर्भर करती है कि उन्हें यह पता न चले कि क्या हुआ है। वह झुककर उस छेद के पास गया, पत्थर को उठाया, जो अपने भार के बावजूद उसने सहजता से उठा लिया और उसे फिर उसी स्थान पर जमा दिया। यह पत्थर बहुत ही रूखे ढंग से काटा गया है। सिर हिलाते हुए उसने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई औजार नहीं है? क्या आपके पास है? डांतिस ने विस्मय से पूछा। मैंने अपने लिए कुछ बना लिए हैं, रेती के अतिरिक्त। मेरे पास जो चाहिए वह सब है, छेनी, चिमटा, एक टेक। आपके धैर्यपूर्ण परिश्रम के इन फलों को देखने की मुझे अत्यंत उत्सुकता है। डांतिस ने कहा, तो पहले यह लो। एक छेनी। उसने उसे एक मजबूत धारदार फलक दिखाया, जो बीच की लकड़ी के हत्थे में जड़ा था। आपने इसे कैसे बनाया? डांतिस ने पूछा। अपने पलंग की एक खूंटी से। इसी औजार से मैंने लगभग पूरा वह रास्ता खोदा है जो मुझे यहां तक लाया। लगभग 50 फुट। 50 फुट। डांतिस ने किसी आतंक की भांति पुकार उठते हुए कहा। धीमे बोलो, युवक, धीमे बोलो। वे प्रायः कैदियों के द्वारों पर कान लगाए रहते हैं। उन्हें पता है कि मैं अकेला हूं। कोई बात नहीं। तो आप कह रहे हैं कि मुझे यहां तक पहुंचने के लिए आपने 50 फुट खोद डाले? हाँ, मेरी कोठरी और तुम्हारी कोठरी के बीच लगभग इतनी ही दूरी है। परंतु मैंने वक्रता का हिसाब गलत लगाया, क्योंकि मेरे पास कोई ज्यामितीय उपकरण नहीं था जिससे मैं सापेक्ष माप निकाल पाता। 40 फुट के दीर्घवृत्त के स्थान पर माप 50 फुट हो गया। जैसा मैंने तुम्हें बताया, मैं बाहरी दीवार तक पहुंचने, उसे तोड़ने और स्वयं को समुद्र में फेंक देने की आशा कर रहा था। पर मैंने उस गलियारे की रेखा पकड़ ली जो तुम्हारे कक्ष के बाहर से होकर जाता है, उसके नीचे से जाने के बजाय। और मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, क्योंकि यह गलियारा एक ऐसे आंगन की ओर ले जाता है जो पहरेदारों से भरा रहता है। यह सत्य है, डांतिस ने कहा। पर यह गलियारा मेरे कक्ष की केवल एक दीवार से सटा है और कुल 4 दीवारें हैं। निश्चय ही, पर सबसे पहले उनमें से एक ठोस चट्टान है। उसे काटने में पूरे साजो सामान से लैस 10 खनिकों को भी 10 वर्ष लग जाएंगे। ये वाली दीवार राज्यपाल के निवास की नींव से लगी हुई होगी। हम तहखानों में घुसेंगे, जो निश्चित ही बंद होंगे और फिर से पकड़ ली जाएंगे। दूसरी दीवार। एक क्षण ठहरो। उस दूसरी दीवार के पार क्या है? कालकोठरी का यह भाग वही था जिसमें वह छोटा सा झरोखा था, जिससे होकर दिन का प्रकाश भीतर आता था। वह खुलाव रोशनी की ओर जाते जाते क्रमशः संकरा होता जाता था। यद्यपि उसमें से कोई बच्चा भी नहीं निकल सकता था, फिर भी उसमें लोहे की सलाखों की 3 कतारें जड़ी थीं, जो किसी भी शंकालु प्रहरी को पलायन की असंभवता के विषय में निश्चिंत कर देती। यह प्रश्न पूछते हुए नवागंतुक ने मेज को खिड़की के पास खींच लिया। यहां चढ़ो, उसने डांते से कहा।
डांतेस ने आज्ञा का पालन किया, मेज पर चढ़ा और अपने साथी की मंशा समझकर दीवार से पीठ टिकाई तथा अपनी हथेलियां कटोरी की भांति आगे कर दी। वह व्यक्ति जिसने उसकी कोठरी का नंबर ले लिया था और जिसका वास्तविक नाम डांतेस अब भी नहीं जानता था, अपनी आयु के अनुमान से कहीं अधिक फुर्ती के साथ ऊपर चढ़ा, बिल्ली या छिपकली की भांति, पहले मेज पर, फिर मेज से डांतेस की हथेलियों पर और वहां से उसके कंधों पर। कोठरी की छत के कारण सीधा खड़ा न हो सकने से वह दोहरा होकर पहली कतार की सलाखों के बीच सिर डाल सका और इस प्रकार बाहर तथा नीचे देख पाया। तुरंत ही उसने झटके से सिर पीछे खींच लिया। ओह, ओह, उसने कहा, मैंने जैसा अनुमान लगाया था वैसा ही है। और वह डांतेस के पास से फिसलकर मेज पर उतरा, फिर वहां से भूमि पर कूद गया। आपने क्या अनुमान लगाया? युवक ने व्याकुलता से उसके पीछे उतरते हुए पूछा। वृद्ध कैदी कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, हाँ, यही बात है। तुम्हारी कालकोठरी की चौथी दीवार का किले के बाहर की एक गैलरी की ओर खुलती है, एक प्रकार का रास्ता जिस पर गश्त लगाई जाती है या जहां संतरी पहरा देते हैं। क्या आप निश्चित हैं? मैंने एक सिपाही की टोपी और उसकी बंदूक की नोक देखी। मुझे डर हुआ कि कहीं वह मुझे ना देख ले, इसलिए मैं तुरंत पीछे हट गया। तो डांतिस ने पूछा, तुम स्पष्ट देख सकते हो कि तुम्हारी कोठरी से निकलकर भागना असंभव है। तो अब क्या? तो ईश्वर की इच्छा पूरी हो, वृद्ध कैदी ने कहा, और उसके चेहरे पर गहन समर्पण की एक झलक उतर आई। आश्चर्य और प्रशंसा के मिश्रित भाव से डांतिस ने उस मनुष्य को देखा जो इतनी दार्शनिक शांति के साथ उस आशा को त्याग सकता था जिसे उसने इतने लंबे समय तक संजोया था। अब मुझे बताइए कि आप कौन हैं? डांतेस ने कहा। हाँ, यदि तुम्हें अच्छा लगे और यदि अब भी तुम्हारी रुचि हो, जबकि मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रह गया हूं, तो मैं बताऊंगा। आप मुझे सांत्वना दे सकते हैं और मेरा सहारा बन सकते हैं, क्योंकि आप मुझे असाधारण दृढ़ता वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। अब्बे ने उदास मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं अब्बे फारिया हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, 1811 से मैं शातोडीफ में कैदी हूँ, पर उससे पहले 3 वर्ष मैंने फनेस्ट्रेल की कैलेबंदी में बिताए। 1811 में मुझे पीडमोंट से फ्रांस लाया गया। तभी मुझे पता चला कि भाग्य ने, जो उस समय उसका सेवक प्रतीत होता था, नेपोलियन को एक पुत्र दिया है और वह बालक पालने में ही रोम का राजा नामित कर दिया गया। उस समय मैं ये अनुमान भी नहीं कर सकता था जो तुमने अभी कहा कि 4 वर्ष बाद वह विशाल प्रतिमा उलट दी जाएगी। तो अब फ्रांस पर कौन शासन करता है? नेपोलियन द्वितीय? नहीं, लुई 18वां। लुई 18वां लुई 16वें का भाई ईश्वर के आदेश रहस्यों में आवृत है। दैवी इच्छा ने जिसे ऊपर उठाया उसे गिराने और जिसे गिराया उसे उठाने का निर्णय क्यों किया? डांतेस ने उस मनुष्य की ओर देखा जिसने क्षण भर के लिए अपने ही भाग्य को भुला दिया था ताकि संसार के भाग्य पर विचार कर सके। हाँ, निस्संदेह, हाँ। वह आगे बोला, इंग्लैंड में भी यही हुआ था। चार्ल्स प्रथम के बाद क्रॉमवेल, क्रॉमवेल के बाद चार्ल्स द्वितीय, फिर शायद जेम्स द्वितीय के बाद कोई दामाद, कोई संबंधी, कोई ऑनरेंज का राजकुमार, कोई स्टेड होल्डर जो स्वयं को राजा घोषित करेगा। और फिर जनता को नई रियायतें, एक संविधान, स्वतंत्रता, यह सब तुम देखोगे, युवा? उसने डांतेस की ओर मुड़ते हुए कहा और गहरी चमकती आंखों से उसे देखा जो किसी भविष्यवक्ता की आंखों जैसी थीं। तुम अभी इतने युवा हो कि यह सब देख सको। हाँ, यदि मैं कभी यहां से बाहर निकल पाया। यह सत्य है, अब्बे फारिया ने कहा। हम कैदी हैं, कभी कभी मैं यह भूल जाता हूं
और क्योंकि मेरी आंखें मुझे घेरने वाली दीवारों को भेद लेती हैं, मैं स्वयं को स्वतंत्र समझने लगता हूँ। पर आपको कैद क्यों किया गया? मुझे? इसलिए कि 1807 में मैंने वही योजना गढ़ी थी, जिसे नेपोलियन ने 1811 में लागू करने का प्रयास किया। इसलिए कि माकियावेली की भांति मैं चाहता था कि उन सभी छोटी-छोटी रियासतों से, जो इटली को अत्याचारी किंतु दुर्बल छोटे राज्यों के झुंड में बदल देती हैं, एक एकल, महान, सुदृढ़ और शक्तिशाली साम्राज्य जन्म ले। इसलिए कि मुझे लगा था कि मैंने अपना सेजारे बोर्जिया एक ऐसे शाही मूर्ख में पा लिया है, जिसने मुझसे सहमति का नाटक किया, ताकि मुझे बेहतर ढंग से धोखा दे सके। यही अलेक्जेंडर षष्ठ और क्लेमेंट सप्तम की महत्वाकांक्षा थी। यह सदा विफल रहेगी, क्योंकि वे भी व्यर्थ प्रयास कर चुके हैं और नेपोलियन भी सफल ना हो सका। निस्संदेह इटली अभिशप्त है। उसने सिर झुका लिया। डांतेस ये समझ नहीं पा रहा था कि कोई व्यक्ति ऐसे उद्देश्य के लिए अपने जीवन को कैसे जोखिम में डाल सकता है। वह नेपोलियन को जानता था, क्योंकि उसने उसे देखा था और उससे बात की थी। पर दूसरी ओर उसे यह भी जात नहीं था कि क्लेमेंट सप्तम और अलेक्जेंडर षष्ठ कौन थे। वह अपने कारापाल की उस धारणा को साझा करने लगा था, जो शातोडीफ में सामान्यतः प्रचलित थी। क्या आप वही पादरी नहीं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अस्वस्थ हैं? तुम कहना चाहते हो, जिन्हें पागल समझा जाता है? मैं वैसा कहना नहीं चाहता था। डांतेस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हाँ, फौरिया ने कड़वी हंसी के साथ कहा। हाँ, वही मैं हूं, जिसे वे पागल समझते हैं। वही जो इतने लंबे समय से इस कारागार के आगंतुकों का मनोरंजन करता आया है। और यदि इस निराशाजनक पीड़ा स्थल में छोटे बच्चे होते, तो उन्हें भी बहला देता। कुछ समय तक डांतेस न हिला, न बोला। तो क्या आपने पलायन का विचार पूरी तरह त्याग दिया है? मैं देख चुका हूं कि पलायन असंभव है। उस कार्य का प्रयास करना ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह है, जिसे ईश्वर स्वयं पूरा होते नहीं देखना चाहता। पर निराश क्यों हो? यदि आप पहली बार में सफल होने की आशा करें, तो यह ईश्वर से बहुत अधिक मांगना होगा। किसी दूसरी दिशा से फिर आरंभ क्यों न करें? क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि मैंने अब तक क्या किया है? तुम जो फिर से आरंभ करने की बात करते हो, क्या तुम्हें झांत है कि जिन औजारों को मेरे पास हैं, उन्हें बनाने में मुझे 4 वर्ष लगे? क्या तुम्हें पता है कि पिछले 2 वर्षों से मैं उस मिट्टी में खोदता और कुरेदता रहा हूं, जो ग्रेनाइट जितनी कठोर है? क्या तुम जानते हो कि मुझे ऐसे पत्थरों को उघाड़ना पड़ा, जिन्हें पहले मैं कभी हिला सकने की कल्पना भी नहीं कर सकता था? कि पूरे-पूरे दिन इन दैत्याकार प्रयत्नों में बीत जाते थे, और कि संध्या को मैं तब संतुष्ट होता था, जब मैं पुराने गाड़े का केवल 1 वर्ग इंच हटा पाता था, जो स्वयं पत्थर जितना कठोर हो चुका था। क्या तुम्हें पता है कि सारी खोदी गई मिट्टी और पत्थरों को छिपाने के लिए मुझे एक सीढ़ीदार मार्ग में सेंध लगानी पड़ी, और मलबे को धीरे-धीरे उसी सीढ़ी में भरना पड़ा, और कि वह कुआं अब इतना भर चुका है कि उसमें धूल की एक मुट्ठी भी नहीं डाली जा सकती। और अंत में, क्या तुम्हें यह भी ज्ञात है कि मैं समझ बैठा था कि मेरा श्रम समाप्त हो चुका है, कि मेरे भीतर कार्य पूर्ण करने भर की ही शक्ति शेष है, और कि अब ईश्वर ने न केवल मेरे लक्ष्य को पीछे धकेल दिया है, बल्कि उसे मैं नहीं जानता कहाँ पूरी तरह हटा दिया है। मैं तुमसे कहता हूँ और फिर दोहराता हूँ, मैं अपनी स्वतंत्रता पुनः पाने के लिए एक और कदम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यही है कि मैंने उसे सदा के लिए खो दिया है। एडमंड ने सिर झुका लिया, ताकि वह व्यक्ति यह खो न देख सके कि किसी सहचर को पाकर जो आनंद उसे हो रहा था, वही उसे उस कैदी की पीड़ा के प्रति वैसी सहानुभूति प्रकट करने से रोक रहा था, जैसी उसे करनी चाहिए थी। अब्बे फौरिया एडमंड के बिस्तर पर ढासे गए, जबकि एडमंड खड़ा ही रहा। युवक ने कभी पलायन के विषय में नहीं सोचा था। कुछ बातें इतनी असंभव प्रतीत होती हैं
कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से उनसे बचता है और उन्हें आजमाने का विचार तक नहीं करता। भूमि के नीचे 50 फुट तक खोदना, इस कार्य में 3 वर्ष लगाना और अंततः यदि सफलता मिले, समुद्र के ऊपर एक सीधे खड़े खड्ड के किनारे पहुंच जाना। फिर 50, 60, शायद 100 फुट नीचे उतरना, केवल इसलिए कि गिरकर चट्टानों पर सिर कुचल जाए। यदि संतरी पहले ही गोली न मार दें और मान लो कि इन सब खतरों से बच भी जाओ, तो भी एक ल्यूक की दूरी तैरकर पार करनी पड़े। यह सब इतना अधिक था कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य से समझौता कर ले। और जैसा कि हम देख चुके हैं, डांतेस लगभग मृत्यु तक समझौता कर चुका था। परंतु अब जब उसने एक वृद्ध को जीवन से इतनी दृढ़ता से चिपटे हुए देखा और उसे ऐसी हताश दृढ़ता का उदाहरण पाया, तो वह सोचने लगा और अपने साहस को परखने लगा। किसी अन्य मनुष्य ने वह करने का प्रयास किया था जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था, और वह व्यक्ति उससे कम युवा, कम शक्तिशाली और कम फुर्तीला था। फिर भी उसने केवल कौशल और धैर्य के बल पर इस अविश्वसनीय कार्य के लिए आवश्यक सभी साधन जुटा लिए थे, जो केवल माप की एक भूल के कारण असफल हुआ था। किसी और ने यह सब किया था, तो डांतेस के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। फारिया ने 50 फुट खोदा था, वह 100 खोदेगा। फारिया ने 50 वर्ष की आयु में इस कार्य में 3 वर्ष लगाए थे। वह उसकी आधी आयु का था, वह 6 वर्ष लगा सकता था। फारिया पुरोहित और विद्वान शातोडीव से डोम, रातोनो या लेमैयर द्वीपों तक तैरने की संभावना से नहीं डरा था। तो वह नाविक एडमंड डांतेस, साहसी तैराक, जिसने कितनी ही बार मूंगे की एक डाल लाने के लिए समुद्र की तह तक गोता लगाया था। क्या वह एक ल्यूक तैरने से डरेगा? एक ल्यूक तैरने में कितना समय लगता है? 1 घंटा? और क्या उसने किनारे पर पांव रखे बिना समुद्र में पूरे पूरे घंटे नहीं बिताए थे? नहीं, डांतेस को केवल उदाहरण से उत्साहित होने की आवश्यकता थी। जो कुछ किसी अन्य मनुष्य ने किया था या कर सकता था, डांतेस भी करेगा। उसने एक क्षण सोचा, मैंने वह खोज लिया है जिसकी आप तलाश कर रहे थे, उसने वृद्ध से कहा। फौरिया सिहर उठा और उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो यदि डांतेस सच कह रहा हो तो उसके साथी की निराशा शीघ्र ही समाप्त होने वाली हो। तुमने? उसने पूछा। बताओ, तुमने क्या खोजा है? जो सुरंग आपने अपनी कोठरी से यहां तक आने के लिए खोदी थी, वह बाहरी गैलरी की ही दिशा में जाती है। क्या यह सही है? हाँ। तो वह उससे अधिकतम 15 फुट दूर ही होगी। अधिक से अधिक। तो ठीक है, इस सुरंग के लगभग मध्य में हम एक दूसरी सुरंग समकोण पर खोदेंगे। इस बार आप अपने माप अधिक सावधानी से करेंगे। हम बाहरी गैलरी में निकल आएंगे, हम संतरी को मार देंगे और भाग निकलेंगे। इस योजना की सफलता के लिए हमें केवल संकल्प चाहिए, जो आपके पास है, और शक्ति, जो मेरे पास है। धैर्य की तो बात ही नहीं करता, आपने उसे पहले ही सिद्ध कर दिया है, और मैं भी करूंगा। एक क्षण, अब्बे ने उत्तर दिया। मेरे प्रिय मित्र, तुम मेरे संकल्प के स्वरूप या उस शक्ति के उपयोग को नहीं समझते जो मैं करना चाहता हूं। धैर्य की बात करें तो मैं पर्याप्त धैर्य रख चुका हूं, हर सुबह उस कार्य को फिर आरंभ करने में जिसे मैंने रात को छोड़ा था, और हर रात उस कार्य को जिसे मैंने सुबह छोड़ा था। पर तुम्हें यह समझना होगा, युवक, मैं ये सोचकर कार्य कर रहा था कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं, उसके एक निर्दोष प्राणी को मुक्त करके, जिसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए था। तो फिर, डांतेस ने कहा, अब क्या भिन्न है? क्या मुझसे मिलने के बाद आपने स्वयं को दोषी पाया है? नहीं, और मैं दोषी बनना भी नहीं चाहता। अब तक मैं केवल निर्जीव वस्तुओं से निपट रहा था, पर तुम मुझसे मनुष्यों से निपटने का सुझाव दे रहे हो। मैं दीवार काट सकता हूँ और सीढ़ी नष्ट कर सकता हूँ, पर मैं किसी मनुष्य की छाती नहीं काटूंगा और उसका जीवन नष्ट नहीं करूंगा। डांतेस ने आश्चर्य का हल्का सा संकेत किया और कहा, क्या आप सचमुच यह कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र होने की संभावना होते हुए भी
आप ऐसे विचारों के कारण रुक जाएंगे। और तुम, फौरिया ने पूछा, तुमने कभी एक शाम अपनी मेज के पाए से अपने जेलर का सिर क्यों नहीं कुचल दिया, उसके वस्त्र पहन लिए और भागने का प्रयास क्यों नहीं किया? मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसे अपराध के विचार के प्रति स्वाभाविक घृणा है, इतनी गहरी कि वह कभी तुम्हारे मन में आया ही नहीं। वृद्ध ने आगे कहा, सरल और अनुमत विषयों में भी हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियां हमें चेतावनी देती हैं कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करें। बाघ, जो अपने स्वभाव और नियति के अनुसार रक्त बहाता है, उसे केवल अपनी घ्राणेन्द्रिय से यह जान लेना होता है कि शिकार पास है। वह तुरंत उस पर झपटता है, उसे गिराता है और फाड़ डालता है। यही उसका स्वभाव है, जिसका वह पालन करता है। पर मनुष्य इसके विपरीत रक्त से घृणा करता है। हत्या को समाज के नियम नहीं, बल्कि प्रकृति के नियम निंदित करते हैं। डांतिस स्तब्ध रह गया। यह वास्तव में उसी बात की व्याख्या थी जो उसके जाने बिना उसके मन में, या कहें उसकी आत्मा में, घटित हो रही थी। कुछ विचार मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं, कुछ हृदय से। इसके अतिरिक्त फौरिया आगे बोला, लगभग 12 वर्षों में जो मैंने कारागार में बिताए हैं, मैंने मानसिक रूप से सभी प्रसिद्ध पलायनों पर विचार किया है। बहुत कम ही सफल होते हैं। सौभाग्यशाली पलायन जो पूरी तरह सफल होते हैं, वे ही होते हैं जो सावधानी से और लंबे समय में तैयार किए गए हों। इसी प्रकार ड्यूक डी बोफोर शातो डी वैनसैन से भाग निकले थे। अब वे डुबुकोई फोर्ट लेविक से और लात्यूद बेस्टील से। कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं जो संयोग से मिल जाते हैं, वही सबसे अच्छे होते हैं। आइए, ऐसे ही किसी अवसर की प्रतीक्षा करें और विश्वास कीजिए, यदि वह आए तो हम उसका लाभ उठाएं। आप प्रतीक्षा कर सके? डांतिस ने आह भरते हुए कहा। यह दीर्घ परिश्रम आपके हर क्षण को घेरे रहता था, और जब वह ध्यान बटाने को न होता, तब आपको आशा से सांत्वना मिलती थी। मैंने अन्य काम भी किए, फौरिया ने कहा। कौन से? मैं लिखता था या अध्ययन करता था। तो क्या वे आपको कागज, कलम और स्याही देते हैं? नहीं, अब्बे ने कहा, पर मैं उन्हें स्वयं बना लेता हूं। आप कागज, कलम और स्याही बनाते हैं? डांतेस चकित होकर बोला। हाँ। डांतेस ने प्रशंसा से उस व्यक्ति को देखा, पर उसकी बात पर विश्वास करना कठिन लगा। फौरिया ने इस संदेह की छाया को भांप लिया। जब तुम मुझे मिलने आओगे, उसने कहा, तो मैं तुम्हें एक पूरी पुस्तक दिखाऊंगा, मेरे समस्त जीवन के विचारों, अनुसंधानों और ध्यान का फल, जिसे लिखने का मैंने रोम में कोलोसियम की छाया में, वेनिस में सेंट मार्क के स्तंभ के नीचे, फ्लोरेंस में आर्नो के तट पर विचार किया था, और जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कारागार रक्षकों मुझे शातोडीव की 4 दीवारों के बीच उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दे देंगे। यह इटली में एक सार्वभौम राजतंत्र की संभावनाओं पर एक ग्रंथ है। यह एक बड़ा इन क्वार्टो खंड बनेगा। आपने इसे लिख लिया है? 2 कमीजों पर। मैंने ऐसी तैयारी ईजाद की है जो लिनन को चर्मपत्र जितना चिकना और समतल बना देती है। तो आप रसायनजे भी हैं? थोड़ा सा। मैं लावोजिए को जानता था और काबानिस का मित्र हूं। पर ऐसे कार्य के लिए आपको ऐतिहासिक अनुसंधान करना पड़ा होगा। क्या आपके पास कोई पुस्तकें हैं? रोम में मेरी पुस्तकालय में लगभग 5,000 खंड थे। उन्हें पढ़ते पढ़ते मैंने जाना कि यदि 150 पुस्तकें सावधानी से चुनी जाएं, तो वे, यदि मानव ज्ञान का पूर्ण सार नहीं, तो कम से कम वह सब देती हैं जो किसी मनुष्य के लिए जानना उपयोगी है। मैंने अपने जीवन के 3 वर्ष इन्हीं 150 खंडों को पढ़ने और पुनः पढ़ने में लगाए, ताकि जब मुझे गिरफ्तार किया गया, तब वे मुझे लगभग कंठस्थ हों। कारागार में स्मृति के थोड़े से प्रयास से मैंने उन्हें पूरी तरह स्मरण कर लिया। इसलिए मैं तुम्हें थ्यूसिडिडीज, जेनोफोन,
प्लूटार्क, लिवी, टैसिटस, स्ट्राडा, जोर्नादेस, दांते, मोंतेन, शेक्सपियर, स्पिनोजा, मैकियावेली और बोसियुए का पाठ सुना सकता हूँ। मैं केवल सबसे महत्वपूर्ण नाम ले रहा हूँ। तो इसका अर्थ है कि आप कई भाषाएं जानते हैं। मैं 5 जीवित भाषाएं बोलता हूँ। जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, अंग्रेजी और स्पेनिश। प्राचीन यूनानी की सहायता से आधुनिक यूनानी समझ लेता हूँ, पर उसे ठीक से बोल नहीं पाता। अभी उसका अध्ययन कर रहा हूँ। आप उसका अध्ययन कर रहे हैं? डांतेस विस्मित होकर बोला। हाँ, मैंने उन शब्दों की एक शब्दावली तैयार की है जिन्हें मैं जानता हूँ और उन्हें व्यवस्थित किया है, जोड़ा है, इधर-उधर मोड़ा है ताकि वे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त हो जाएँ। मुझे लगभग 1000 शब्द जात हैं और वही मुझे पूरी तरह पर्याप्त है। यद्यपि मुझे विश्वास है कि शब्दकोशों में 1 लाख शब्द होते हैं। निश्चय ही मैं एक परिष्कृत वक्ता नहीं बनूंगा, पर स्वयं को पूरी तरह समझा सकूंगा और यही पर्याप्त है। आश्चर्य से भरता हुआ एडमंड इस व्यक्ति की क्षमताओं को लगभग अलौकिक मानने लगा। वह उसे किसी न किसी बिंदु पर परखना चाहता था, इसलिए बोला, पर यदि वे आपको कलम नहीं देते थे, तो आपने यह विशाल ग्रंथ किससे लिखा? मैंने बहुत अच्छी कलमें बनाई, फौरिया ने कहा, जो यदि उनका पदार्थ जाना जाए तो साधारण कलमों से श्रेष्ठ सिद्ध हों। उन बड़ी वाइटिंग मछलियों के सिरों की मुलायम हड्डियों से, जिन्हें वे कभी-कभी उपवास के दिनों में हमें देते हैं। इस प्रकार मैं बुधवार, शुक्रवार और शनिवार की प्रतीक्षा करता था, क्योंकि वे कम से कम मेरे कलमों के भंडार को बढ़ाने की आशा देते थे। मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरा ऐतिहासिक कार्य मेरा प्रियतम काम है। जब मैं अतीत में लौटता हूँ, तो वर्तमान को भूल जाता हूँ। मैं इतिहास में स्वतंत्र और स्वायत्त होकर विचरण करता हूँ और यह भूल जाता हूँ कि मैं कैदी हूँ। पर स्याही? डांतिस ने पूछा। आपने स्याही कैसे बनाई? मेरी कालकोठरी में कभी एक चिमनी थी, फारिया ने कहा। यह चिमनी मेरे आने से बहुत पहले बंद कर दी गई थी, पर उससे पहले वहां वर्षों तक आग जलाई जाती रही थी। इसलिए भीतर की सारी दीवारें कालिक से ढकी थीं। मैं उस कालिक को उस मदिरा के एक भाग में घोल देता हूँ, जो वे हर रविवार मुझे देते हैं, और उससे उत्तम स्याही बन जाती है। विशेष टिप्पणियों के लिए, जिन्हें पाठ से अलग दिखाना होता है, मैं अपनी उंगलियां छुबोकर अपने रक्त से लिखता हूँ। और मैं यह सब कब देख सकता हूँ? डांतिस ने पूछा। जब चाहो, फौरिया ने उत्तर दिया। अभी, अभी, युवक उत्साह से बोला। तो मेरे पीछे आओ, अब्बे ने कहा, और वह भूमिगत मार्ग में अदृश्य हो गया। डांतेस उसके पीछे चल पड़ा। अब्बे की कोठरी, भूमिगत मार्ग से होकर झुके हुए, पर बिना अधिक कठिनाई के आगे बढ़ने के बाद डांतेस सुरंग के उस सिरे पर पहुंचा जहां वह अब्बे की काल कोठरी में खुलती थी। इस स्थान पर वह इतनी संकरी हो गई थी कि किसी व्यक्ति के लिए बस किसी तरह से निकल पाना ही संभव था। अब्बे की काल कोठरी की फर्श पत्थरों से जड़ी हुई थी और उसी के सबसे अंधेरे कोने में एक पत्थर उठाकर उसने वह श्रमसाध्य सुरंग खोदना आरंभ किया था, जो अंततः उसे डांतेस तक ले आई थी। भीतर पहुंचते ही और सीधे खड़े होकर युवक ने कक्ष को ध्यान से देखा। पहली दृष्टि में वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। अच्छा, अब्बे ने कहा, अभी 12:30 ही बजे हैं, इसलिए हमारे पास अभी कुछ घंटे शेष हैं। डांतेस ने चारों ओर देखा कि वह घड़ी कहाँ है जिसके सहारे अब्बे समय इतनी सटीकता से बता पा रहा था। मेरी खिड़की से भीतर आती उस धूप की किरण को देखो, अब्बे ने कहा। अब दीवार पर खींची गई इन रेखाओं को देखो। इन रेखाओं की सहायता से जो पृथ्वी की द्विगुण गति और सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा को ध्यान में रखती है, मैं समय को घड़ी से भी अधिक ठीक ठीक जान लेता हूँ।
क्योंकि घड़ी की यांत्रिक रचना बिगड़ सकती है, पर पृथ्वी और सूर्य की कभी नहीं। डांतेस को इस व्याख्या का कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया। उसने तो सदा यही माना था कि वह सूर्य ही है जो पर्वतों के पीछे से उगता और भूमध्य सागर में अस्त होता है, न कि पृथ्वी। पृथ्वी की इस द्विगुण गति को वह लगभग असंभव मानता था, क्योंकि उस पर निवास करते हुए भी उसने उसे कभी अनुभव नहीं किया था, और दूसरे व्यक्ति के प्रत्येक शब्द में उसे उस विज्ञान के रहस्य दिखाई देते थे जिनकी खोज उसे उतनी ही रोमांचक प्रतीत होती जितनी वे स्वर्ण और हीरे की खानें, जिन्हें उसने लगभग बाल्यावस्था में गुजरात और गोलकोंडा की यात्रा के दौरान देखा था। अब चलिए, उसने अब्बे से कहा, मुझे आपके खजाने देखने की उतावली हो रही है। अब्बे चिमनी के पास गया और अपने हाथ में पकड़ी छेनी से उस पत्थर को हटा दिया जो कभी अग्निकुंड का आधार रहा था। उसके पीछे एक काफी गहरा गड्ढा था जिसमें उसने वे सभी वस्तुएं छिपा रखी थीं जिनका उसने डांते से उल्लेख किया था। सबसे पहले तुम क्या देखना चाहते हो? उसने पूछा। इटली की राजसत्ता पर आपका महान ग्रंथ दिखाइए। फौरिया ने उस बहुमूल्य कोठरी से 3 या 4 मलमल के लपेटे हुए रोल निकाले जो पपीरस की तरह एक दूसरे पर लिपटे थे। ये कपड़े की पट्टियां थीं, लगभग 4 इंच चौड़ी और 18 इंच लंबी। प्रत्येक पर अंकन था और लेखन से भरी थी, जिसे डांतेस पढ़ सकता था, क्योंकि वह अब्बे की मातृभाषा इतालवी में था और एक प्रोवांसवासी होने के नाते वह उसे भली भांति समझता था। देखो, अब्बे ने कहा, सब कुछ यही है। लगभग 1 सप्ताह हुआ जब मैंने 68वें रोल के नीचे समाप्त शब्द लिखा। मेरी 2 कमीजें और मेरे पास रहे सभी रूमाल इसमें लग गए। यदि कभी मैं स्वतंत्र हो सका और इटली में कोई ऐसा मुद्रक मिला जो इस ग्रंथ को छापने का साहस करे, तो मेरी कीर्ति स्थापित हो जाएगी। हाँ, डांतिस ने कहा, मैं देख सकता हूं। और अब कृपया वे कलमें दिखाइए जिनसे आपने यह सब लिखा। देखो, फारिया ने कहा, और युवक को लगभग 6 इंच लंबी, चित्रकार की कूची के हत्थे जितनी मोटी एक छोटी लकड़ी दिखाई, जिसके सिरे पर उन मछलियों की हड्डियों में से एक धागे से बंधी हुई थी जिनका उसने पहले उल्लेख किया था। स्याही से सनी हुई, उसे नुकीला तराशा गया था और साधारण कलम की तरह चीरा लगाया गया था। डांतेस ने उसे ध्यान से देखा और चारों ओर उस औजार को खोजा जिससे निब को इतनी बारीकी से तराशा गया होगा। आह, हाँ, चाकू, फौरिया ने कहा, यह मेरा श्रेष्ठ कृति है। इसे मैंने और इस दूसरे चाकू को भी एक पुराने लोहे के कैंडलस्टिक से बनाया है। वह चाकू उस्तरे की तरह काटता था और दूसरा चाकू इस लाभ के साथ था कि वह काटने के औजार और खंजर दोनों का काम दे सकता था। डांतेस ने इन सभी वस्तुओं की उतनी ही बारीकी से जांच की जितनी वह कभी मार्से की जिज्ञासा दुकानों में दक्षिणी समुद्रों से लौटे कप्तानों द्वारा लाए गए जंगली लोगों के औजारों को किया करता था। और स्याही के विषय में फारिया ने कहा, तुम जानते हो कि मैं कैसे करता हूं। जब आवश्यकता होती है तब बना लेता हूं। अब केवल एक बात मुझे अब भी अचंभित करती है, डांतिस ने कहा, कि दिन इतने लंबे कैसे रहे कि आप ये सब कर सके। मेरे पास रातें थीं, फौरिया ने उत्तर दिया। रातें? क्या आप बिल्ली हैं? क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? नहीं, पर ईश्वर ने मनुष्य को इतनी बुद्धि दी है कि वह इंद्रियों की कमी की पूर्ति कर सके। मैंने प्रकाश खोज लिया। कैसे? जो मांस वे मुझे देते हैं, उससे मैं चर्बी अलग करता हूँ, उसे पिघलाता हूँ और उससे एक प्रकार का ठोस तेल बना लेता हूँ। देखो, यह मेरी मोमबत्ती है। उसने डांतेस को एक प्रकार का दीपक दिखाया, वैसा ही जैसा सार्वजनिक स्थानों को प्रकाशित करने में प्रयुक्त होता है। आप इसे जलाते कैसे थे? ये रहे मेरे 2 चकमक पत्थर और जला हुआ मलमल। पर दयासलई,
मैंने त्वचा रोग का बहाना किया और गंधक मांगा, जो उन्होंने दे दिया। डांतिस ने हाथ में पकड़ी सभी वस्तुएं मेज पर रख दी और सिर झुका लिया, इस आत्मा की दृढ़ता और शक्ति से अभिभूत होकर। इतना ही नहीं, पौरिया ने कहा, अपना सारा खजाना एक ही स्थान पर नहीं छिपाना चाहिए। चलो, इसे बंद करें। उन्होंने पत्थर वापस रख दिया। अब्बे ने उस पर थोड़ी सी धूल फैला दी और सतह की असमानता छिपाने के लिए उस पर पैर फेर दिया। फिर वह अपने बिस्तर के पास गया और उसे एक ओर सरका दिया। बिस्तर के सिरहाने के पीछे एक ऐसे पत्थर के नीचे छिपा हुआ, जो लगभग पूर्णतः वायुरुद्ध ढक्कन बनाता था, एक गड्ढा था जिसके भीतर 25 से 30 फुट लंबी रस्सी की सीढ़ी रखी थी। डांतेस ने उसे देखा। वह किसी भी भार को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। इस अद्भुत युक्ति के लिए आपको रस्सी किसने दी? उसने पूछा। सबसे पहले मेरी कुछ कमीजों ने, फिर फेनेस्ट्रेल में मेरी 3 वर्षों की कैद के दौरान मैंने अपने बिस्तर की चादरों को उधेड़ लिया। जब मुझे शातोडीफ लाया गया तो मैं धागे साथ लाने का उपाय कर सका और यहाँ आकर काम जारी रखा। क्या किसी ने यह नहीं देखा कि आपके बिस्तर की चादरों के किनारे उधेड़े जा चुके थे? मैंने उन्हें फिर से सी दिया। किससे? इस सुई से। डांतेस स्तब्ध रह गया। यह वास्तव में उसी बात की व्याख्या थी जो उसके मन में, या कहें उसकी आत्मा में, अनजाने घटित हो रही थी। कुछ विचार मस्तिष्क से आते हैं, कुछ हृदय से। CH-16-4। इसके अतिरिक्त, फारिया आगे बोला, लगभग 12 वर्षों की कैद में मैंने मन ही मन सभी प्रसिद्ध पलायनों पर विचार किया है। बहुत कम ही सफल होते हैं। जो सौभाग्यशाली पलायन पूर्ण रूप से सफल होते हैं, वे वही हैं जो लंबे समय तक और सावधानी से तैयार किए गए हों। इसी प्रकार ड्यूक बोफोर शातो द विंसेंट से निकला, अब्बे डुबुकोई फॉरलेविक से, और लातूत बास्तिल से। कुछ अवसर संयोग से भी आते हैं, वे सबसे अच्छे होते हैं। हमें ऐसे ही किसी अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और विश्वास करो, यदि वह आए तो उसका लाभ उठाना चाहिए। आप प्रतीक्षा कर सके, डांतेस ने आह भरते हुए कहा। यह दीर्घ परिश्रम आपके हर क्षण को घेरे रहा, और जब वह नहीं होता था तब आपको आशा से सांत्वना मिलती थी। मैंने और भी कार्य किए। कौन से? मैं लिखता था या अध्ययन करता था। तो क्या वे आपको कागज, कलम और स्याही देते हैं? नहीं, अब्बे ने कहा, पर मैं उन्हें स्वयं बना लेता हूं। आप कागज, कलम और स्याही बनाते हैं? डांतेस ने विस्मय से कहा। हाँ। डांतेस ने प्रशंसा से उस व्यक्ति की ओर देखा, पर उसकी बातों पर विश्वास करना कठिन पाया। पौरिया ने उसके संदेह की हल्की सी छाया भांप ली। जब तुम मुझसे मिलने आओगे, उसने कहा, तो मैं तुम्हें एक पूरा ग्रंथ दिखाऊंगा, मेरे समस्त जीवन के विचारों, अनुसंधानों और मननों का फल, जिसे लिखने की मैंने रोम के कोलोसियम की छाया में, वेनिस में सेंट मार्क के स्तंभ के नीचे, फ्लोरेंस में आर्नो के तट पर कल्पना की थी, और जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कारागार पालक मुझे शातो डीव पर अरे कालोब्रतीफीव की 4 दीवारों के भीतर पूरा करने का इतना समय दे देंगे। ये इटली में एक सामान्य राजसत्ता की संभावनाओं पर एक ग्रंथ है। ये एक बड़ा इन क्वार्टो खंड बनेगा। आपने इसे लिख लिया है? 2 कमीजों पर मैंने ऐसा मिश्रण खोजा है जो मलमल को चर्मपत्र जितना चिकना और समतल बना देता है। तो आप रसायनज्ञ भी हैं? थोड़ा सा। मैं लाउवाज़िए को जानता था और काबानिस का मित्र हूँ। पर ऐसे ग्रंथ के लिए तो आपको ऐतिहासिक शोध की आवश्यकता रही होगी। क्या आपके पास पुस्तकें हैं? रोम में मेरी पुस्तकालय में लगभग 5,000 खंड थे। उन्हें बार-बार पढ़कर मैंने जाना कि सावधानी से चुनी गई 150 पुस्तकें, यदि मानव ज्ञान का पूर्ण सार न भी दें,
तो कम से कम वह सब देती हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। मैंने अपने जीवन के 3 वर्ष इन्हीं 150 पुस्तकों को पढ़ने और पुनः पढ़ने में लगाए, ताकि गिरफ्तारी के समय वे मुझे लगभग कंठस्थ हों। कारागार में स्मृति पर थोड़ा-सा जोर डालकर मैंने उन्हें पूरी तरह याद कर लिया। इसलिए मैं तुम्हें थ्यूसिडाइड्स, जेनोफोन, प्लूटार्क, लिवी, टैकेटस, स्त्रादा, जोर्नादेस, दांते, मोंतेन्य, शेक्सपियर, स्पिनोजा, मैकियावेली और बोसुए सुना सकता हूँ। मैंने केवल प्रमुख नाम गिनाए हैं। तो इसका अर्थ है कि आप कई भाषाएं जानते हैं। मैं 5 जीवित भाषाएं बोलता हूँ: जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी, अंग्रेजी और स्पेनिश। प्राचीन ग्रीक की सहायता से आधुनिक ग्रीक समझ लेता हूँ, पर बोलता कमजोर हूँ। अभी उसका अध्ययन कर रहा हूँ। आप उसका अध्ययन कर रहे हैं? टांतेस ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैंने झात शब्दों की एक शब्दावली बनाई है और उन्हें क्रमबद्ध किया है, जोड़ा है, इधर उधर घुमाया है, ताकि वे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त हो जाएं। मैं लगभग 1000 शब्द जानता हूँ, जो मेरे लिए पर्याप्त हैं। यद्यपि शब्दकोशों में उनकी संख्या 1 लाख बताई जाती है। निस्संदेह मैं अलंकृत वक्ता नहीं बनूंगा, पर स्वयं को पूरी तरह समझा सकूंगा, और वही काफी है। और अधिक चकित होकर एडमंड इस मनुष्य की क्षमताओं को लगभग अलौकिक मानने लगा। वह उसे किसी बिंदु पर परखना चाहता था, इसलिए बोला, पर यदि उन्होंने आपको कलम नहीं दी, तो आपने यह विशाल ग्रंथ किससे लिखा? मैंने बहुत अच्छी कलमें बनाई, फौरिया ने कहा, जो यदि पदार्थ झात हो तो साधारण कलमों से श्रेष्ठ मानी जाए। उन बड़ी सफेद मछलियों के सिर की मुलायम हड्डियों से, जो उपवास के दिनों में कभी कभी हमें दी जाती है। इसी कारण मैं बुधवार, शुक्रवार और शनिवार की प्रतीक्षा करता था, क्योंकि वे कम से कम मेरी कलमों के भंडार को बढ़ाने की आशा देते थे। मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरा ऐतिहासिक कार्य मेरा प्रियतम व्यवसाय है। जब मैं अतीत में लौटता हूँ, तो वर्तमान भूल जाता हूँ। मैं इतिहास में स्वतंत्र और स्वाधीन विचरण करता हूँ, और भूल जाता हूँ कि मैं एक कैदी हूँ। पर स्याही? डांतेस ने पूछा। आप स्याही कैसे बनाते थे? मेरी कालकुठरी में पहले एक चिमनी थी, फारिया ने कहा। निश्चय ही मेरे आने से पहले किसी समय उसे बंद कर दिया गया था, पर उससे पहले वहां वर्षों तक आग जलाई जाती रही थी। इसलिए भीतर का पूरा भाग कालिक से ढका था। मैं उस कालिक को उस शराब के एक भाग में घोल देता हूँ, जो वे मुझे प्रत्येक रविवार देते हैं, और उससे उत्कृष्ट स्याही बन जाती है। विशेष टिप्पणियों के लिए, जिन्हें पाठ से अलग दिखाना होता है, मैं अपनी उंगलियों में सुई चुभोकर अपने रक्त से लिखता हूँ। और मैं ये सब कब देख सकूंगा? डांतेस ने पूछा। जब चाहो, फौरिया ने उत्तर दिया। अभी, अभी, युवक ने कहा। तो मेरे पीछे आओ, अब्बे ने कहा, और वह भूमिगत मार्ग में उतर गया। डांतेस उसके पीछे पीछे चला। अब्बे ने अपने वस्त्र का एक चिथड़ा अलग करते हुए डांतेस को एक लंबी, नुकीली मछली की कांटी दिखाई, जिसमें अभी भी धागा पिरोया हुआ था, और जिसे वह अपने पास रखता था। हाँ, वह आगे बोला। पहले मैंने सलाखों को ढीला करने और इस खिड़की से निकल भागने के बारे में सोचा था, जो तुम्हारी खिड़की से कुछ चौड़ी है, जैसा कि तुम देख सकते हो। भागते समय मैं इसे और चौड़ा कर लेता, पर मैंने देखा कि यह खिड़की केवल भीतर के एक आंगन में खुलती है, इसलिए मैंने इस योजना को अत्यधिक जोखिमपूर्ण मानकर छोड़ दिया। फिर भी मैंने यह सीढ़ी अपने पास रख ली, इस आशा में कि कभी उन संयोगजन्य पलायनों में से किसी का अवसर मिल जाए, जिनका मैंने उल्लेख किया है। डांतेस मानो उस सीढ़ी को ध्यान से देख रहा था, जबकि वास्तव में उसका मन किसी और ही विचार में डूबा हुआ था। उसके मस्तिष्क में एक कल्पना ने प्रवेश किया था। उसे लगा कि यह व्यक्ति, जो इतना बुद्धिमान, इतना कुशल और इतनी गहरी समझ वाला है, शायद अपने ही दुर्भाग्य के अंधकार में स्पष्ट देख सके, और वह बात पहचान ले जिसे वह स्वयं नहीं देख पाया था।
तुम किस बारे में सोच रहे हो? अब्बे ने मुस्कुराते हुए पूछा, यह कल्पना करते हुए कि डांतेस की चुप्पी उसके प्रति गहन प्रशंसा का संकेत है। सबसे पहले, डांतेस ने कहा, मैं एक बात के बारे में सोच रहा हूँ, उस अपार ज्ञान के बारे में जिसे तुमने इस स्तर तक पहुंचने के लिए व्यय किया होगा। यदि तुम स्वतंत्र होते तो तुम क्या क्या न कर पाते। शायद कुछ भी नहीं, अब्बे ने उत्तर दिया। मेरे मस्तिष्क का यह उफान केवल तुच्छताओं में ही वाष्पित हो जाता। मनुष्य की बुद्धि के कुछ रहस्यमय गर्तों को नापने के लिए दुर्भाग्य आवश्यक होता है। विस्फोट के लिए दबाव चाहिए। मेरी कैद ने मेरी सारी क्षमताओं को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया। पहले वे बिखरी हुई थीं, अब वे एक संकुचित स्थान में टकराईं। और जैसा कि तुम जानते हो, बादलों का टकराव विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत से बिजली जन्म लेती है और बिजली प्रकाश देती है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, डांतेस ने अपनी अज्ञानता पर लज्जित होते हुए कहा। आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे मेरे लिए अर्थहीन हैं। आप कितना सौभाग्यशाली हैं कि इतना जानते हैं। अब्बे मुस्कुराया। तुमने अब भी कहा था कि तुम दो बातों के बारे में सोच रहे हो। हाँ, तुमने मुझे केवल एक ही बताई है। दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि आपने मुझे अपने जीवन के बारे में बताया, पर आप मेरे जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारा जीवन, युवक, अब्बे ने कहा, इतना छोटा रहा है कि उसमें कोई विशेष घटना समा सके। उसमें एक भयानक दुर्भाग्य अवश्य है, डांतेस ने कहा। एक ऐसा दुर्भाग्य जिसका मैं पात्र नहीं हूं। और ताकि मैं अब ईश्वर के विरुद्ध निंदा न करूं, जैसा कि मैंने कभी कभी किया है, मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ ऐसे मनुष्य मिलें जिन्हें मैं अपने दुर्भाग्य के लिए दोष दे सकूं। तो तुम उस अपराध में स्वयं को निर्दोष मानते हो जिसके लिए तुम पर अभियोग लगाया गया है। पूर्णतः निर्दोष। मैं इसकी शपथ उन दो व्यक्तियों के सिर की खाता हूं जिन्हें मैं सबसे अधिक प्रिय मानता हूं, मेरे पिता और मर्सिडीज। तो फिर, अब्बे ने अपने गुप्त स्थान को बंद करते हुए और अपना बिस्तर फिर से उसकी जगह रखते हुए कहा, मुझे अपनी कहानी सुनाओ। डांतेस ने वह सुनाया जिसे वह अपने जीवन की कथा कहता था, जो भारत की एक यात्रा और लेवांत की 2-3 यात्राओं से अधिक कुछ न थी। और अंत में अपनी अंतिम यात्रा पर पहुंचा। कप्तान लेक्लेयर की मृत्यु, वह पैकेट जो कप्तान ने उसे मार्शल के लिए दिया था, मार्शल से भेंट, वह पत्र जो उसे सौंपा गया था और जो एक निश्चित नोटिये के नाम संबोधित था। फिर मार्सेई लौटना, अपने पिता से पुनर्मिलन, मर्सिडीज के प्रति उसका प्रेम, उसकी सगाई, उसकी गिरफ्तारी, पूछताछ, पाले द जस्टिस में अस्थायी निरुद्धावस्था और अंततः शातोडीफ में उसका कारावास। उस बिंदु के बाद डांतेस को कुछ भी जात नहीं था, यहां तक कि यह भी नहीं कि वह कितने समय से कैदी था। कथा समाप्त होने पर अब्बे गहन विचार में डूब गया। फिर कुछ क्षण बाद उसने कहा, विधि में एक अत्यंत गूढ़ सिद्धांत है जो उस बात से मेल खाता है जो मैंने अब भी तुमसे कही थी। और वह यह है, जब तक कोई दुष्ट विचार किसी विकृत मन में जन्म न ले, मानव स्वभाव अपराध से घृणा करता है। पर सभ्यता ने हमें आवश्यकताएं, दुर्गुण और कृत्रिम इच्छाएं दी हैं जो कभी कभी हमें अपने अच्छे स्वभाव को दबाने और अपराध की ओर ले जाती है। इसलिए यह सूत्र बना, यदि तुम अपराधी को खोजना चाहते हो तो पहले यह जानो कि अपराध से लाभ किसे होता है। तुम्हारे लुप्त हो जाने से किसके हित सत्य थे? किसी के नहीं, ईश्वर के लिए। डांतिस ने कहा, मैं तो इतना तुच्छ था। यह ताजा उत्तर नहीं है, अब्बे ने कहा, क्योंकि इसमें ना तर्क है, न सामान्य बुद्धि। सब कुछ सापेक्ष है। मेरे मित्र, उस राजा से लेकर जो अपने उत्तराधिकारी के मार्ग में खड़ा है, उस कर्मचारी तक जो अतिरिक्त कर्मचारी को रोकता है। यदि राजा मर जाए
तो उत्तराधिकारी को मुकुट मिलता है। यदि कर्मचारी मर जाए तो अतिरिक्त कर्मचारी को 1200 लिब्र का वेतन मिलता है। ये 1200 लिब्र उसकी नागरिक सूची है। वे उसके जीवन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने राजा के लिए उसके 12 मिलियन। समाज की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान से लेकर सबसे ऊंचे तक प्रत्येक व्यक्ति हितों के एक छोटे से जाल के केंद्र में होता है, अपने तूफानों और जुड़े हुए कणों के साथ। डिकार्त के संसारों की भिंती केवल इतना अंतर है कि ऊपर जाते जाते ये संसार बड़े होते जाते हैं। यह एक उलटी सर्पिल है जो एक ही बिंदु पर संतुलित है। तो चलो फिर तुम्हारे संसार की ओर लौटें। तुम्हें फ़राओन का कप्तान नियुक्त किया जाने वाला था। हाँ, तुम एक सुंदर युवती से विवाह करने वाले थे। हाँ, क्या किसी के हित में यह था कि तुम फ़राओन के कप्तान न बनो? क्या किसी के हित में यह था कि तुम मर्सिडीज से विवाह न करो? पहले पहले प्रश्न का उत्तर दो। क्रम ही सभी समस्याओं की कुंजी है। क्या तुम्हारे कप्तान न बनने से किसी को लाभ होता? नहीं, जहाज पर मुझे प्रेम किया जाता था। यदि नाविकों को अपना नेता चुनने का अधिकार होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे मुझे ही चुनते। केवल एक व्यक्ति के पास मुझसे घृणा करने का कारण था। कुछ समय पहले मेरा उससे झगड़ा हुआ था और मैंने उसे द्वंद्व के लिए ललकारा था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। सच में? और उस व्यक्ति का नाम क्या था? टांगलार। जहाज पर उसका पद क्या था? सुपर कार्गो। यदि तुम कप्तान बन गए होते तो क्या तुम उसे उसके पद पर बनाए रखते? नहीं। यदि निर्णय मेरे हाथ में होता तो नहीं, क्योंकि मुझे उसके हिसाबों में कुछ अनियमितताएं दिखाई दी थीं। बहुत अच्छा। अब बताओ, कप्तान लेक्लेयर से तुम्हारी अंतिम भेंट के समय क्या कोई उपस्थित था? नहीं, हम दोनों ही अकेले थे। क्या कोई तुम्हारी बातचीत सुन सकता था? हाँ, दरवाजा खुला था। और ठहरिए। हाँ हाँ, ठीक उसी क्षण डांगलार वहां से गुजरा जब कप्तान लेक्लेयर ने मुझे वह पैकेट सौंपा जिसे मार्शल तक पहुंचाना था। अच्छा, अब्बे ने कहा, अब हम कहीं पहुंच रहे हैं। जब तुम एल्बा पर लंगर डाले हुए थे तो क्या तुम किसी को जहाज से उतार कर ले गए थे? किसी को नहीं। तुम्हें एक पत्र दिया गया था। हाँ, ग्रैंड मार्शल द्वारा। तुमने उसका क्या किया? मैंने उसे अपने ब्रीफकेस में रख दिया। क्या ब्रीफकेस तुम्हारे पास था? एक आधिकारिक पत्र रखने के लिए बना ब्रीफकेस किसी नाविक की जेब में कैसे आ सकता था? आप ठीक कहते हैं। मेरा ब्रीफकेस जहाज पर ही था। तो केवल जहाज पर लौटने के बाद ही तुमने उस पत्र को ब्रीफकेस में रखा? हाँ, यही हुआ। पोर्टो फेर्राज़ो और जहाज के बीच के समय में तुमने उस पत्र का क्या किया? मैंने उसे अपने हाथ में पकड़े रखा। तो जब तुम पैराउन पर लौटे तब कोई भी देख सकता था कि तुम एक पत्र लेकर आ रहे हो? हाँ, डांगलार भी और कोई भी। टांगलार भी और कोई भी। अब ध्यान से सुनो और अपनी स्मृति को एकाग्र करो। क्या तुम्हें याद है कि निंदा पत्र किन सटीक शब्दों में लिखा गया था? हाँ, मुझे याद है। मैंने उसे 3 बार पढ़ा था और उसका हर शब्द मेरी स्मृति में अंकित है। उसे मुझे दोहराओ। डांतिस ने विचार समेटने के लिए एक क्षण ठहराव किया, फिर बोला, यह रहा शब्दशः राजमुकुट के अभियोजक को राजतंत्र और धर्म के एक मित्र द्वारा यह सूचना दी जाती है कि एक एडमंड डांतेस, फेराउन का प्रथम सहायक, जो आज प्रातः स्मिर्ना से नेपल्स और पोर्टो फेर्राजो में रुकते हुए पहुंचा है, को म्यूरा द्वारा एक पत्र उस ऊसुर पेटर के लिए सौंपा गया था और उस ऊसुर पेटर द्वारा पेरिस की बोनापार्टवादी समिति के लिए एक पत्र दिया गया था। उसकी अपराध सिद्धि का प्रमाण
उसकी गिरफ्तारी के समय मिल जाएगा, क्योंकि वह पत्र या तो उसके पास या उसके पिता के घर या फ़िरौन पर उसकी केबिन में पाया जाएगा। अब्बे ने कंधे उचका दिए। यह तो दिन के उजाले जितना स्पष्ट है, और तुम्हारा हृदय अवश्य ही अत्यंत सरल और भोला होगा, जो तुमने सत्य को तुरंत नहीं समझा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? डांतिस चिल्लाया। ओह! यह तो अत्यंत नीचता होगी। सामान्यतः डांगलार की लिखावट कैसी थी? बहुत सुडौल, तांबे की नक्काशी जैसी। और उस गुमनाम पत्र की लिखावट कैसी थी? पीछे की ओर झुकी हुई। अब्बे मुस्कुराए। भेष बदला हुआ, निस्संदेह। भेष बदले हाथ के लिए भी बहुत दृढ़। ठहरो, उन्होंने कहा, अपना कलम, या जिसे वे कलम कहते थे, उठाते हुए उसे स्याही में डुबोकर, और बाएं और हाथ से, पहले से तैयार, कपड़े के टुकड़े पर निंदा पत्र की पहली 2-3 पंक्तियां लिखते हुए। डांतेस पीछे हट गया और लगभग आतंक से भरी दृष्टि से अब्बे को देखने लगा। यह तो आश्चर्यजनक है, उसने कहा। यह लिखावट तो दूसरी से इतनी मिलती-जुलती है। इसका कारण यह है कि निंदा पत्र बाएं हाथ से लिखा गया था। मैंने एक बात देखी है, अब्बे ने जोड़ा, कि दाएं हाथ से लिखी गई लिखावटें भिन्न-भिन्न होती हैं, पर बाएं हाथ से लिखी गई लिखावटें प्रायः एक सी होती हैं। क्या ऐसी कोई बात है जो आपने देखी या समझी ना हो? आगे बढ़ें। हाँ, अवश्य। दूसरे प्रश्न का क्या? मैं सुन रहा हूं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे तुम्हारे मर्सिडीज से विवाह न करने से लाभ होता? हाँ, एक युवक जो उससे प्रेम करता था। नाम? फरनाम। स्पेनी नाम। वह कातालान है। क्या तुम्हें लगता है कि वह यह पत्र लिख सकता था? नहीं, वह तो सीधे मुझ पर चाकू चला देता। हाँ, यह एक स्पेनी की प्रकृति के अनुरूप है। हत्या, निश्चय ही, पर कायरतापूर्ण कृत्य नहीं। और फिर, डांतेस ने आगे कहा, उसे उन विवरणों का ज्ञान ही नहीं था जो निंदा पत्र में थे। तुमने यह बातें किसी से साझा नहीं की थीं। किसी से नहीं। अपनी प्रेमिका से भी नहीं, अपनी मंगेतर से भी नहीं। तो यह डांगलार ही होना चाहिए। अब मुझे भी इसमें कोई संदेह नहीं। ठहरो, क्या डांगलार फरनाव को जानता था? नहीं, या हाँ, अब मुझे याद आया। क्या याद आया? मेरी शादी से 2 दिन पहले मैंने उन्हें पेरे पाम्फिल के यहाँ एक साथ बैठे देखा था। डांगलार प्रसन्न और मिलनसार था, फरनाव पीला और व्याकुल। क्या वे अकेले थे? नहीं, उनके साथ एक और व्यक्ति था, जिसे मैं भली भांति जानता हूँ, जिसने निस्संदेह उनका परिचय कराया होगा। एक दर्जी, कादेरूस, पर वह पहले से ही नशे में था। ठहरिए, ठहरिए, मैं ये कैसे भूल गया। जिस मेज के पास वे पी रहे थे, उसके पास एक दवात कागज और कलमें रखी थीं। डांतेस ने हाथ माथे पर फेरा। ओह, वे दुष्ट, वे दुष्ट। क्या तुम और कुछ जानना चाहते हो? अब्बे ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, चूंकि आप सब कुछ समझते हैं, सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि मुझसे केवल एक बार ही पूछताछ क्यों की गई? मुझे मुकदमे के लिए न्यायाधीश क्यों नहीं दिए गए, और मुझे बिना सुने ही दंडित क्यों कर दिया गया? आ, अब्बे ने कहा, यह प्रश्न कहीं अधिक गंभीर है। न्याय के मार्ग अंधकारमय और रहस्यमय होते हैं, जिन्हें समझना कठिन है। अब तक तुम्हारे उन 2 मित्रों के विषय में जो हमने किया, वह बच्चों का खेल था। पर इस दूसरे विषय में तुम्हें यथासंभव सटीक होना होगा। तुम प्रश्न करते हो, क्योंकि वास्तव में तुम मेरे जीवन को मुझसे भी अधिक स्पष्टता से देख पा रहे हो। तुमसे पूछताछ किसने की थी?
राजकीय अभियोजक ने, उप अभियोजक ने या जांच न्यायाधीश ने? उप अभियोजक ने। युवा या वृद्ध? युवा, 26 या 27 वर्ष का। अच्छा, अभी भ्रष्ट नहीं हुआ, पर पहले ही महत्वाकांक्षी है, अब्बे ने कहा। तुम्हारे प्रति उसका व्यवहार कैसा था? कठोर से अधिक दयालु। क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया था? सब कुछ। पूछताछ के दौरान क्या उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया? एक क्षण के लिए आया, जब उसने वह पत्र पढ़ा जिसने मुझे संकट में डाला था। वह मेरी दुर्दशा से व्याकुल प्रतीत हुआ। तुम्हारी दुर्दशा से? हाँ। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि उसने तुम्हारी ही दुर्दशा को महसूस किया था? कम से कम उसने मुझे अपनी सहानुभूति के हर प्रमाण दिए। किस प्रकार? उसने उस एकमात्र दस्तावेज को जला दिया जो मुझे फंसा सकता था। कौन सा? निंदा पत्र? नहीं, दूसरा पत्र। तुम निश्चयपूर्वक कहते हो? मैंने अपनी आंखों से देखा। यह तो दूसरी बात है। वह व्यक्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरे रंग का दुष्ट हो सकता है। मैं शपथ लेकर कहता हूं, आप मुझे भयभीत कर रहे हैं, डांतिस ने कहा। तो क्या संसार बाघों और मगरमच्छों से भरा है? हाँ, केवल इतना अंतर है कि दो पैरों वाले बाघ और मगरमच्छ बाकी सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। आगे कहिए और बताइए। खुशी से। तुम कहते हो कि उसने पत्र जला दिया? हाँ, और ऐसा करते समय मुझसे कहा, देखो, यह तुम्हारे विरुद्ध एकमात्र प्रमाण है और मैं इसे नष्ट कर रहा हूं। ऐसा आचरण सच होने के लिए बहुत ही अच्छा था। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे पूरा विश्वास है। वह पत्र किसके नाम था? नॉर्तिये के नाम, पेरिस, कोक हेरो, मार्ग संख्या 13। क्या तुम्हें यह मानने का कोई कारण है कि तुम्हारे उस उप अभियोजक के पास यह चाहने का कोई कारण था कि वह पत्र लुप्त हो जाए? संभव है। उसने मेरे हित के नाम पर मुझसे 2-3 बार वचन लिया था कि मैं उस पत्र का उल्लेख किसी से न करूं, और उसने मुझसे यह भी शपथ दिलवाई थी कि मैं उस नाम का उच्चारण न करूं जो पते पर लिखा था। नॉर्तिये? अब्बे ने दोहराया। नॉर्तिये? मैं एत्रुरिया की पूर्व रानी के दरबार में एक नॉर्तिये को जानता था जो क्रांति के समय गिरोदिन था। और तुम्हारे उस उप अभियोजक का नाम क्या था? विल्फोर। अब्बे ठाका मारकर हंस पड़े और डांतिस ने उन्हें विस्मय से देखा। क्या बात है? उसने पूछा। क्या तुम्हें वह धूप की किरण दिखाई देती है? अब्बे ने पूछा। हाँ। तो जान लो, अब सब कुछ मुझे उस चमकती किरण से भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे गरीब बच्चे, मेरे दुर्भाग्यशाली युवक, और यह न्यायाधिकारी तुम्हारे प्रति दयालु था? हाँ। इस महानुभाव उप अभियोजक ने पत्र जला दिया, नष्ट कर दिया। हाँ। इस ईमानदार आत्माओं के कारागार आपूर्तिकर्ता ने तुमसे यह शपथ दिलवाई कि तुम कभी नौर्तिये का नाम न लो। ठीक है। और यह नौर्तिये? अरे, तुम अंधे मूर्ख! क्या तुम जानते हो कि यह नौर्तिये कौन था? यह नौर्तिये उसका पिता था। यदि डांतेस के पैरों के पास बिजली गिरती और नरक की गहराइयों वाला कोई गर्त खुल जाता, तो भी उस पर उतना भयानक, चौंकाने वाला और विद्युत सा प्रभाव न पड़ता जितना इन अप्रत्याशित शब्दों का पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया, मानो उसे फटने से रोक रहा हो। उसका पिता? उसका पिता! वह चिल्लाया। हाँ, उसका पिता, जिसका नाम नॉर्तिये दे विल्फोर है, अब्बे ने कहा।
इसके साथ ही बंदी के मस्तिष्क में एक विनाशकारी प्रकाश कौंध उठा और जो चित्र वह पहले नहीं समझ पाया था, वह एकाएक चकाचौंध भरे प्रकाश में नहा गया। उसे सब कुछ स्मरण आ गया। पूछताछ के दौरान विल्फोर की हिचकिचाहट, उसके द्वारा नष्ट किया गया पत्र, उससे लिया गया वचन और न्यायाधिकारी की लगभग याचक सी आवाज, जो धमकाने के स्थान पर मानो विनती कर रही थी। उसने एक चीख दी और क्षण भर के लिए नशे में धुत मनुष्य की भांति डगमगा गया। फिर अब्बे की कोठरी से अपनी कोठरी की ओर जाने वाले मार्ग की ओर दौड़ता हुआ बोला, आह, मुझे यह सब सोचने के लिए अकेला रहना होगा। जब वह अपनी काल कोठरी में पहुंचा तो बिस्तर पर गिर पड़ा और उसी अवस्था में उस संध्या पहरेदार ने उसे पाया, बैठा हुआ, टकटकी लगाए, चेहरा तन हुआ, मूर्ति के समान निश्चल और मौन। उन ध्यान के घंटों में जो क्षणों की भांति बीत गए थे, उसने एक भयानक निश्चय किया और एक कठोर शपथ ली। एक आवाज ने डांतेस को उसकी तल्लीनता से जगाया। यह अब्बे फारिया थे, जो पहरेदार द्वारा अपनी बारी में देखे जाने के बाद डांतेस को अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण देने आए थे। प्रमाणित पागल होने के कारण और विशेषतः एक मनोरंजक पागल होने के कारण वृद्ध कैदी को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। उनमें यह भी था कि उसे दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सफ़ेद रोटी और रविवार के दिन एक छोटा-सा मटकी भर मदिरा मिलती थी। वह रविवार ही था और अब्बे डांतेस से अपनी रोटी और मदिरा बाँटने का आग्रह कर रहे थे। डांतेस उनके साथ चल पड़ा। उसका मुख सामान्य हो चुका था और उसके हाव-भाव संयत थे, किंतु उनमें एक दृढ़ता और शक्ति झलक रही थी, मानो कोई पक्का संकल्प भीतर जम गया हो। अब्बे ने उसे ध्यान से देखा। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी जांच में तुम्हारी सहायता की और तुमसे वह सब कहा, उसने कहा। क्यों? डांतिस ने पूछा। क्योंकि मैंने तुम्हारे हृदय में वह भावना प्रवेश करा दी है जो पहले वहां नहीं थी, प्रतिशोध की इच्छा। डांतिस मुस्कुराया और बोला, आइए विषय बदल दें। अब्बे ने उसे एक और क्षण देखा, उदासी से सिर हिलाया और फिर डांतेस की इच्छा के अनुसार अन्य बातों पर बोलने लगे। वृद्ध कैदी उन लोगों में से था जिनकी बातचीत महान दुहक भोगने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तरह अनेक शिक्षाओं से भरी और निरंतर रोचक होती है, किंतु वह आत्मकेंद्रित नहीं थी। वह दुर्भाग्यशाली अपने कष्टों की चर्चा कभी नहीं करता था। डांतेस प्रत्येक शब्द को प्रशंसा के साथ सुनता था। अब्बे की कही कुछ बातें उन विचारों से मेल खाती थीं जो उसके भीतर पहले से थीं और जो वह अपने नाविक जीवन के अनुभव से जानता था। अन्य बातें अज्ञात प्रदेशों को छूती थीं और उत्तरी अक्षांशों में नाविकों को प्रकाश देने वाली ध्रुवीय ज्योति की भांति उस युवक के सामने नई भूमियाएं और नए क्षितिज खोल देती थीं जो अद्भुत रंगों से नहाए हुए थे। डांतिस ने उस बुद्धि के सुख को समझा जो नैतिक, दार्शनिक और सामाजिक शिखरों पर विचरण करने वाले ऐसे मस्तिष्क का अनुसरण कर सकती है। आप जो जानते हैं उसका कुछ अंश मुझे भी सिखाइए, उसने कहा, कम से कम इसलिए कि आप मेरी संगति से ऊब न जाएं। अब मुझे लगता है कि आप मेरे जैसे अशिक्षित और संकीर्ण बुद्धि वाले साथी की अपेक्षा एकांत को अधिक पसंद करेंगे। यदि आप सहमत हों तो मैं यह वचन देता हूं कि फिर कभी पलायन की बात आपसे नहीं करूंगा। अब्बे मुस्कुराए। हाय मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, मानव ज्ञान बहुत सीमित है और जब मैं तुम्हें गणित, भौतिकी, इतिहास और वे 3 या 4 आधुनिक भाषाएं सिखा दूंगा जिन्हें मैं जानता हूं, तब तुम वह सब जान लोगे जो मैं जानता हूं। और इस सारे ज्ञान को मेरे मस्तिष्क से तुम्हारे मस्तिष्क में स्थानांतरित करने में मुझे मुश्किल से 2 वर्ष लगेंगे। 2 वर्ष, डांतिस ने कहा। क्या आपको लगता है कि मैं ये सब 2 वर्षों में सीख सकता हूं? उनके प्रयोग में नहीं, पर सिद्धांतों में हाँ। सीखना किसी को विद्वान नहीं बना देता,
कुछ के पास ज्ञान होता है और कुछ के पास समझ। पहले को स्मृति चाहिए, दूसरे को दर्शन। पर क्या दर्शन सीखा नहीं जा सकता? दर्शन सिखाया नहीं जा सकता। दर्शन समस्त अर्जित ज्ञान और उसे लागू करने वाली प्रतिभा का संयोग है। दर्शन वह प्रकाशमान मेघ है जिस पर पांव रखकर मसीह स्वर्ग की ओर गए। तो आइए, डांतेस ने कहा, आप मुझे पहले क्या सिखाएंगे? मैं आरंभ करने को उत्सुक हूं। मुझे ज्ञान की प्यास है। तो फिर सब कुछ, अब्बे ने कहा। उसी संध्या दोनों कैदियों ने एक शिक्षण योजना बनाई जिसे उन्होंने अगले दिन से लागू करना आरंभ किया। डांतेस की स्मरण शक्ति असाधारण थी और वह अवधारणाओं को बहुत सहजता से ग्रहण कर लेता था। गणितीय प्रवृत्ति के कारण वह हर बात को गणना द्वारा समझ लेता था, जबकि नाविक की कविता भावना सूखे आंकड़ों और सीधी रेखाओं में सिमटे तर्कों की भौतिक कठोरता की भरपाई कर देती थी। इसके अतिरिक्त वह पहले से इतालवी और कुछ रोमाइक जानता था, जो उसने पूर्व की यात्राओं में सीखा था। इन दो भाषाओं के सहारे वह शीघ्र ही शेष सभी की संरचना समझ गया और 6 महीनों में स्पेनिश, अंग्रेजी और जर्मन बोलने लगा। जैसा कि उसने अब्बे फौरिया से वादा किया था, उसने पलायन की बात करना छोड़ दिया। या तो इसलिए कि अध्ययन का आनंद उसकी स्वतंत्रता हानि की क्षतिपूर्ति कर रहा था, या इसलिए कि जैसा हमने देखा है, वचन दे देने पर वह उसे कठोरता से निभाता था और दिन तेजी से तथा उपयोगी ढंग से बीतते गए। 1 वर्ष में वह बिल्कुल भिन्न मनुष्य बन गया। जहां तक अब्बे फौरिया का प्रश्न है, डांतेस ने देखा कि यद्यपि उसकी उपस्थिति से वृद्ध की कैद हल्की हुई थी, फिर भी वह दिन प्रतिदिन अधिक उदास होता जा रहा था। एक व्यापक और निरंतर विचार उसके मन को सताता प्रतीत होता था। वह गहन चिंतन में डूब जाता, अनायास आह भरता, अचानक उठ खड़ा होता, बाहें मोड़ लेता और अपनी कोठरी में उदास मन से चक्कर लगाता। एक दिन कमरे में 100वीं बार टहलते हुए वह अचानक रुक गया और चिल्लाया, ओह! काश वहां कोई प्रहरी ना होता। यदि आप सहमत हो जाएं, तो प्रहरी होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डांतेस ने कहा, जिसने मानो उसके मस्तिष्क में लगे किसी कांच की खिड़की से उसके विचारों की धारा का अनुसरण कर लिया हो। मैंने तुमसे कहा है, अब्बे ने कहा, मुझे हत्या का विचार घृणित लगता है। फिर भी यदि यह हत्या हो, तो वह आत्मरक्षा की प्रवृत्ति से, स्वरक्षा के आवेग से होगी। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पर आप इसके बारे में सोचते तो हैं? निरंतर, अब्बे ने बुदबुदाया। और आपने कोई योजना भी सोच रखी है ना? डांतेस ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, यदि हम उस मार्ग पर किसी अंधे और बहरे प्रहरी को तैनात कर सकें। वह अंधा होगा, वह बहरा होगा, युवक ने कठोर निश्चय के साथ कहा, जिसने अब्बे को भयभीत कर दिया। नहीं, नहीं, वह चिल्लाया, असंभव। डांते इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता था, पर अब्बे ने सिर हिलाकर और कुछ कहने से इनकार कर दिया। 3 महीने बीत गए। क्या तुम बलवान हो? एक दिन अब्बे ने डांतेस से पूछा। कुछ कहे बिना डांतेस ने छेनी ली, उसे घोड़े की नाल की तरह मोड़ दिया और फिर सीधा कर दिया। क्या तुम केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रहरी को मारने का दायित्व लोगे? हाँ, अपने सम्मान की शपथ पर। तब हम अपनी योजना पर अमल कर सकते हैं, अब्बे ने कहा। कितना समय लगेगा? कम से कम 1 वर्ष। पर हम काम शुरू तो कर सकते हैं। तुरंत। ये देखिए, डांतिस चिल्लाया, हमने 1 वर्ष व्यर्थ कर दिया। क्या तुम्हें लगता है वह व्यर्थ गया? अब्बे ने पूछा। ओह, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, एडमंड ने लजाते हुए कहा।
चुप, अब्बे ने कहा। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, और तुम उन श्रेष्ठ लोगों में से हो जिनसे मैं कभी मिला हूं। अब यह मेरी योजना है। अब्बे ने डांतेस को वह नक्शा दिखाया जो उसने बनाया था। उसमें उसकी अपनी कोठरी, डांतेस की कोठरी और उन्हें जोड़ने वाला मार्ग था। इसके मध्य से उसने खदानों की भांति एक पार्श्व सुरंग खींची थी। यह दोनों कैदियों को उस पगडंडी के नीचे ले जाएगी जहां प्रहरी पहरा देता था। वहां पहुंचकर वे एक चौड़ा गड्ढा खोदेंगे और दीर्घा के फर्श की एक पाथर की शिला डीली कर देंगे। चुने हुए क्षण पर यह शिला सिपाही के पांवों के नीचे धंस जाएगी और वह गड्ढे में गिर पड़ेगा। गिरने से स्तब्ध होकर जब वह अपनी रक्षा न कर सकेगा, तब डांतेस उस पर कूद पड़ेगा, उसे बांध देगा और मुंह बंद कर देगा। फिर दोनों दीर्घा की एक खिड़की से बाहर निकलकर रस्सी की सीढ़ी की सहायता से बाहरी दीवार से नीचे उतरेंगे और भाग निकलेंगे। डांतेस ने ताली बजाई। उसकी आंखें आनंद से चमक उठीं। योजना इतनी सरल थी कि उसका सफल होना निश्चित था। उसी दिन दोनों सुरंग खोदने वाले काम पर लग गए, और भी अधिक उत्साह से, क्योंकि वे लंबे समय से निष्क्रिय थे और संभवतः प्रत्येक भीतर ही भीतर इस शारीरिक श्रम के पुनरारंभ की कामना कर रहा था। उनके काम में केवल वही समय बाधा डालता था जब दोनों को जेलर की जांच के लिए अपनी अपनी कोठरियों में लौटना पड़ता था। इसके अतिरिक्त वे उसके पदचाप की लगभग अगोचर ध्वनि पहचानने के अभ्यस्त हो गए थे और ठीक ठीक बता सकते थे कि वह कब नीचे आ रहा है। इसीलिए उनमें से कोई भी कभी अचकचा कर नहीं पकड़ा गया। नई सुरंग से निकली मिट्टी, जो अंततः पुरानी सुरंग को भर देती, अत्यंत सावधानी से थोड़ी थोड़ी करके डांतेस या फौरिया की किसी न किसी खिड़की से बाहर फेंकी जाती थी। उसे इतना महीन पीस दिया जाता था कि रात्रि की हवा बिना कोई निशान छोड़े उसे उड़ा ले जाती थी। 1 वर्ष से अधिक समय इस कार्य में बीत गया, जो केवल एक छेनी, एक चाकू और लकड़ी के एक लीवर के अतिरिक्त किसी अन्य औजार के बिना किया गया था। उस पूरे वर्ष के दौरान काम करते हुए भी फौरिया डांतेस को शिक्षा देता रहा, कभी एक भाषा में, कभी दूसरी में। उसे राष्ट्रों का इतिहास और उन महान पुरुषों का जीवन सिखाता रहा जिन्होंने समय समय पर उन उज्ज्वल पगडंडियों में से किसी एक को पीछे छोड़ा है, जिन्हें गौरव कहा जाता है। संसार और उच्च समाज का अनुभवी व्यक्ति होने के कारण अब्बे के आचरण में एक प्रकार की उदास गरिमा भी थी, जिससे डांतेस, जिसे प्रकृति ने आत्मसात करने की क्षमता दी थी, उन शिष्टाचारों को ग्रहण कर सका जिनका उसमें पहले अभाव था, और एक कुलीन भाव भंगिमा को भी, जो सामान्यतः केवल उच्च वर्गों के संसर्ग से या श्रेष्ठ उपलब्धियों वाले लोगों के साथ उठने बैठने से प्राप्त होती है। 15 महीनों में सुरंग पूर्ण हो गई। उन्होंने गैलरी के नीचे एक गड्ढा खोद लिया था और ऊपर प्रहरी को आगे पीछे टहलते हुए सुन सकते थे। दोनों श्रमिक, जिन्हें अपने पलायन को अधिक सुनिश्चित करने के लिए अंधेरी और छांदहीन रात की प्रतीक्षा करनी थी, केवल एक ही बात से डरते थे कि कहीं सैनिक के पैरों के नीचे फर्श समय से पहले ही न ढह जाए। इससे बचाव के लिए उन्होंने नींव में मिली एक छोटी सी लकड़ी की बीम लगा दी। डांतेस उसी को कस ही रहा था कि उसे अचानक अब्बे फौरिया की ओर से संकट का एक स्वर सुनाई दिया। अब्बे युवक की कोठरी में ही रुका था और उस खूंटी को तेज कर रहा था जो रस्सी की सीढ़ी को थामने वाली थी। डांतेस तुरंत लौट आया और उसने अब्बे को कक्ष के बीचों बीच खड़ा पाया। चेहरा पीला, माथा पसीने से तर और मुट्ठियां भींची हुई। हे ईश्वर! डांतेस चिल्लाया। ये क्या है? क्या हो गया है? शीघ्र, अब्बे ने कहा। जो मैं कहूं उसे ध्यान से सुनो। डांतेस ने फौरिया के निस्तेज चेहरे, नीले घेरों से घिरी आंखों, सफेद होंठों और खड़े हुए बालों को देखा। भय से उसने अपने हाथ से छेनी गिरा दी। पर बात क्या है? उसने पुकारा। मैं समाप्त हो गया हूं, अब्बे ने कहा। मेरी बात सुनो। मुझे एक भयानक, संभवतः घातक द्वारा पड़ने वाला है। मैं उसे आते हुए महसूस कर रहा हूं। कैद से पहले वाले वर्ष में भी मुझे यही हुआ था।
इस रोग का केवल एक ही उपचार है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे कक्ष में दौड़ कर जाओ, पलंग के पाँव को उठाओ, वह खोखला है, और वहां तुम्हें एक छोटी सी शीशी मिलेगी जिसमें आधी मात्रा में लाल द्रव है। उसे ले आओ, या बल्कि नहीं, कहीं मुझे यहीं देख न लिया जाए। जब तक मुझ में कुछ शक्ति है, मुझे मेरे कक्ष तक ले चलो। द्वारे के दौरान क्या हो जाए, कौन जानता है। आपदा की विशालता के बावजूद डांतेस ने धैर्य बनाए रखा, सुरंग में उतर गया और अपने दुर्भाग्यशाली साथी को पीछे से खींचता हुआ अत्यंत सावधानी के साथ सुरंग के सिरे तक ले गया। अंततः अब्बे के कक्ष में पहुंचकर उसने उसे पलंग पर लिटा दिया। धन्यवाद, अब्बे ने कहा, मानो हर अंग में कांप रहा हो, जैसे उसे बर्फीले जल में डुबो दिया गया हो। अब ऐसा होगा, मैं कैटालेप्टिक दौरे में चला जाऊंगा। संभव है मैं पूरी तरह स्थिर रहूं और कोई आवाज ना करूं, पर यह भी हो सकता है कि मुंह से झाग निकले, शरीर अकड़ जाए, मैं चिल्लाऊं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि मेरी चीखें सुनी ना जाए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्यथा वे मुझे किसी दूसरे कक्ष में ले जा सकते हैं और हम सदा के लिए अलग हो जाएंगे। जब तुम मुझे निष्क्रिय, ठंडा और मानो मृत देखो, और केवल उसी क्षण, समझे, तो चाकू से मेरे दांतों को अलग करना और उस द्रव की 8 से 10 बूंदें मेरे मुंह में डाल देना। तब संभव है कि मैं पुनः चेतना में आ जाऊं। संभव है, डांतेस ने करुण स्वर में कहा। मेरी सहायता करो, सहायता, अब्बे चीखा। मैं मैं मर द्वारा इतना अचानक और इतना तीव्र था कि दुर्भाग्यशाली व्यक्ति शब्द भी पूरा न कर सका। समुद्र के तूफान से तीव्र और अंधेरे बादल की भांति कुछ उसके माथे पर छा गया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ विकृत हो गए और गाल बैंगनी पड़ गए। वह तड़पा, झाग निकला, गरजा। पर निर्देशानुसार टांतिस ने कंबल के नीचे उसकी चीखों को दबा दिया। द्वारा 2 घंटे तक चला। फिर वह पूरी तरह जड़ हो गया, संगमरमर सा, पीला और ठंडा, पैरों तले टूटी सरकंडे सा झुका हुआ, अंतिम ऐंठन में अकड़कर गिर पड़ा, और फिर निस्तेज सफेदी छा गई। एडमंड ने प्रतीक्षा की कि यह मृत्यु सदृश अवस्था पूरे शरीर में फैल जाए और उसे हृदय तक ठंडा कर दे। तब उसने चाकू उठाया, उसकी धार को आदमी के दांतों के बीच रखा, अत्यंत सावधानी से जबड़े अलग किए, लाल द्रव की 10 बूंदें एक एक करके मापकर उसके मुंह में डाली और प्रतीक्षा करने लगा। 1 घंटा बीत गया और वृद्ध ने तनिक भी गति नहीं की। डांतेस को भय हुआ कि कहीं वह बहुत देर न कर बैठा हो। वह दोनों हाथों से सिर थामे बैठा उसे देखता रहा। अंततः वृद्ध के होंठों पर हल्की सी रंगत लौटी। उसकी आंखों में, जो पूरे समय खुली पर निर्विकार थीं, दृष्टि वापस आई। उसने एक क्षीण आह भरी और हल्का सा हिला। बच गया, वह बच गया, डांतेस चिल्लाया। बीमार व्यक्ति अभी भी बोल नहीं पा रहा था, पर स्पष्ट बेचैनी के साथ उसने द्वार की ओर हाथ बढ़ाया। डांतिस ने कान लगाया और दारोगा के कदमों की आहट सुनी। लगभग 7 बज रहे थे और डांतिस समय का कोई हिसाब नहीं रख सका था। वह झट से उस छेद की ओर बढ़ा, उसमें उतर गया, अपने पीछे पत्थर की पट्टियां खींचकर वापस रख दी और अपनी काल कोठरी में लौट आया। एक क्षण बाद उसका अपना द्वार खुला और दारोगा ने हमेशा की तरह कैदी को उसके बिस्तर पर बैठा पाया। जैसे ही दारोगा की पीठ मुड़ी और उसके कदमों की आवाज गलियारे में दूर जाती हुई सुनाई दी, डांतेस ने भोजन को ज्यों का त्यों छोड़ दिया और भयानक चिंता से ग्रस्त होकर फिर सुरंग में उतरा, सिर से पत्थर को ऊपर धकेला और अब्बे की कालकोठरी में लौट आया। अब्बे को होश आ चुका था, पर वह अब भी अपने बिस्तर पर फैला हुआ, निःशक्त और थका पड़ा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर देखूंगा, उसने डांतेस से कहा। क्यों नहीं? युवक ने पूछा। क्या तुम्हें लगा था कि तुम मर जाओगे? नहीं, पर सब कुछ तुम्हारे पलायन के लिए तैयार है और मुझे लगा था कि तुम इस अवसर का उपयोग करोगे। डांतेस रोष से लाल हो गया। अकेले, आपके बिना, वह चिल्लाया। क्या आपने सचमुच मुझे ऐसा करने योग्य समझा?
अब मुझे पता चल गया है कि मैं गलत था, बीमार व्यक्ति ने कहा। ओह! मैं बहुत कमज़ोर हूँ, टूट चुका हूँ, समाप्त हो चुका हूँ। हिम्मत रखिए, आपकी शक्ति लौट आएगी, डांतेस ने कहा, फ़ौरिया के पास बिस्तर पर बैठते हुए और उसके हाथ थामते हुए। अब्बे ने सिर हिलाया। पिछली बार द्वारा आधे घंटे तक चला था और उसके बाद मुझे भूख लगी थी और मैं स्वयं उठ खड़ा हुआ था। आज मैं अपनी दाहिनी टाँग या दाहिना हाथ हिला नहीं सकता। मेरा सिर भारी है, जो इस बात का प्रमाण है कि मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ है। तीसरी बार, या तो मैं पूरी तरह लकवाग्रस्त रह जाऊंगा या तुरंत मर जाऊंगा। नहीं, नहीं, चिंता मत कीजिए, आप नहीं मरेंगे। यदि तीसरा दौरा पड़ा भी, तो वह स्वतंत्रता में पड़ेगा। हम आपको वैसे ही बचाएंगे, जैसे इस बार बचाया, और इससे भी बेहतर, क्योंकि हमारे पास आवश्यक सारी सहायता होगी। मेरे मित्र, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अपने आप को धोखा मत दीजिए। जो आघात अभी मुझे लगा है, उसने मुझे सदा के लिए कैद का दंड दे दिया है। भागने के लिए चल सकना आवश्यक है। हम 1 सप्ताह प्रतीक्षा करेंगे। 1 महीना, 2 महीने, यदि ज़रूरत पड़ी। इस बीच आपकी शक्ति लौट आएगी। हमारे पलायन की सारी तैयारी पूरी है और समय चुनना हमारे हाथ में है। जिस दिन आपको लगे कि आप तैरने के योग्य हैं, उसी दिन हम अपनी योजना को पूरा करेंगे। मैं कभी नहीं तैर पाऊंगा, फारिया ने कहा। यह बांह लकवाग्रस्त है। एक दिन के लिए नहीं, बल्कि सदा के लिए। इसे तुम स्वयं उठाकर देखो, इसका भार महसूस करो। युवक ने वह बांह उठाई, जो निष्क्रिय होकर फिर गिर पड़ी। वह आह भर उठा। अब तुम विश्वास करोगे, एडमंड? अब्बे ने कहा। मुझ पर भरोसा करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। इस रोग के पहले आक्रमण के बाद से मैं इस पर लगातार विचार करता आया हूं। मुझे इसका अनुमान था, क्योंकि यह वंशानुगत रोग है। मेरे पिता की मृत्यु तीसरे दौरे में हुई थी और मेरे दादा की भी। जिस चिकित्सक ने मेरे लिए यह औषधि तैयार की थी, और जो कोई और नहीं, वही प्रसिद्ध काबानी थे। उन्होंने भी मेरे लिए यही अंत बताया था। चिकित्सक गलत था, डांतिस ने कहा। और जहां तक आपके लकवे का प्रश्न है, वह मुझे नहीं रोक सकता। मैं आपको अपने कंधों पर उठा लूंगा और तैरते समय आपको संभालूंगा। मेरे बच्चे, अब्बे ने कहा, तुम नाविक हो, तैराक हो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि इतना बोझ उठाए व्यक्ति समुद्र में 50 स्ट्रोक भी नहीं तैर सकता। तुम ऐसे मृग तृष्णाओं के पीछे मत जाओ, जो तुम्हारे उदार हृदय को भी धोखा नहीं दे सकती। मैं यहीं रहूंगा, उस घड़ी तक जब मेरी मुक्ति का समय आएगा, जो अब मृत्यु की घड़ी के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता। और तुम भाग जाओ, चले जाओ। तुम युवा हो, फुर्तीले और शक्तिशाली हो। मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी शपथ से मुक्त करता हूं। ठीक है, डांतेस ने कहा, तो मैं भी यहीं रहूंगा। और उठकर बूढ़े व्यक्ति के सिर के ऊपर गंभीरता से अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं मसीह के रक्त की शपथ खाता हूं कि आपकी मृत्यु तक मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। फौरिया ने उस युवक की ओर देखा, इतना उदात्त, इतना सरल, इतना उत्कट, और उस चेहरे पर, जो शुद्धतम भक्ति की अभिव्यक्ति से प्रकाशित था, उसके स्नेह की सच्चाई और उसके वचन की निष्ठा पड़ी। ठीक है, उसने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, धन्यवाद। फिर हाथ बढ़ाते हुए उसने जोड़ा, संभव है कि तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति का प्रतिफल तुम्हें मिले, पर चूंकि न मैं और न तुम भाग सकते हो, हमें गैलरी के नीचे की भूमिगत सुरंग को बंद कर देना चाहिए। सैनिक चलते समय वहां की खोखली आवाज को महसूस कर सकता है और निरीक्षक को बुला सकता है। उस स्थिति में हम पकड़ लिए जाएंगे और अलग कर दिए जाएंगे। जाओ और ये काम करो। दुर्भाग्य से मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। यदि आवश्यक हो तो पूरी रात इसी काम में लगा दो।
और दारोगा की कल सुबह की यात्रा के बाद ही लौटना। मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। डांतिस ने अब्बे का हाथ थामा। एक मुस्कान से उसे आश्वस्त किया गया और वह अपने वृद्ध मित्र के प्रति सम्मानपूर्ण आज्ञाकारिता और भक्ति की भावना के साथ वहां से चला गया। खजाना। अगली सुबह जब डांतिस अपने सहकैदी की कोठरी में लौटा तो उसने उसे बैठा हुआ पाया। उसका चेहरा शांत था। उसकी कोठरी की संकरी खिड़की से भीतर आने वाली प्रकाश की एकमात्र किरण में वह अपने बाएं हाथ में, जो जैसा स्मरण होगा अब वही एकमात्र हाथ था जिसे वह प्रयोग कर सकता था, कुछ थामे हुए था। वह कागज की एक खुली शीट थी जो इतने लंबे समय तक कसकर लिपटी रही थी कि अब भी पूरी तरह सीधी नहीं हो पा रही थी। बिना कुछ कहे उसने उसे डांते इसको दिखा दिया। ये क्या है? युवक ने पूछा। ध्यान से देखो, अब्बे ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जितना ध्यान से देख सकता हूँ, देख रहा हूँ, और मुझे आग से आधा जला हुआ कागज का एक टुकड़ा दिखाई देता है जिस पर किसी विचित्र स्याही से गौथिक अक्षर लिखे हैं। यह कागज, मेरे मित्र, फौरिया ने कहा, अब मैं तुम्हें सब कुछ स्वीकार कर सकता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। ये कागज मेरा खजाना है और आज से इसका आधा तुम्हारा है। डांतेस के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अब तक और कितने लंबे समय से वह फौरिया से इस खजाने के विषय में बात करने से बचता आया था, क्योंकि यही वह कारण था जिसके आधार पर उस बेचारे अब्बे को पागल कहा गया था। सहज संवेदनशीलता के कारण एडमंड इस नाजुक विषय को छेड़ना नहीं चाहता था और फौरिया ने भी कभी कुछ नहीं कहा था। उसने बूढ़े की चुप्पी को इस बात का संकेत माना था कि वह होश में लौट आया है। पर अब ये कुछ शब्द जो इतनी भयानक अवस्था के बाद फौरिया के मुंह से निकले थे, मानसिक विक्षेप की गंभीर पुनरावृत्ति का संकेत देते प्रतीत हो रहे थे। तुम्हारा खजाना, डांतिस ने बुदबुदाया। फौरिया मुस्कुराया और बोला, हाँ एडमंड, तुम्हारा हृदय हर दृष्टि से उदात्त है और तुम्हारे चेहरे की पीली छाया और उस सिहरन से मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। नहीं, डरो मत, मैं पागल नहीं हूं। यह खजाना अस्तित्व में है, डांतिस, और यदि मैं इसे स्वयं प्राप्त न कर सकूं तो तुम करोगे। किसी ने मेरी बात सुनना या मुझ पर विश्वास करना नहीं चाहा, क्योंकि सबने मान लिया कि मैं पागल हूं। पर तुम, जो जानते हो कि मैं ऐसा नहीं हूं, मेरी बात सुनो और फिर चाहो तो विश्वास करना या न करना, तुम्हारी इच्छा। हाय, एडमंड ने मन ही मन सोचा, वह सचमुच फिर से बीमार हो गया है। यही विपत्ति बाकी रह गई थी। फिर ऊंचे स्वर में उसने कहा, मेरे मित्र, शायद इस दौरे ने तुम्हें बहुत थका दिया है। थोड़ा विश्राम क्यों न कर लो? कल, यदि तुम चाहो, तो मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा। पर आज मैं केवल तुम्हें स्वस्थ करना चाहता हूं और कुछ नहीं। वैसे भी, वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या हमें यहाँ किसी खजाने की खोज की इतनी जल्दी है? बहुत जल्दी है, एडमंड, बूढ़े ने उत्तर दिया। कौन जानता है कि कल या शायद परसों मुझे तीसरा दौरा पड़ जाए। उस स्थिति में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये सत्य है। मैंने अक्सर कड़वे आनंद के साथ उन धनराशियों के विषय में सोचा है जो 10 परिवारों का भाग्य बना सकती हैं, यह जानते हुए कि वे मेरे उत्पीड़कों की पहुंच से बाहर हैं। वही विचार मेरा प्रतिशोध था और मैं उसे अपनी कोठरी के अंधकार और अपने कारावास की निराशा में धीरे धीरे छकता रहता था। पर अब तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने संसार को क्षमा कर दिया है। और अब जब मैं तुम्हें युवा देखता हूँ, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खुला हुआ है, और जब मैं सोचता हूँ कि ऐसी उद्घाटन तुम्हें कितना सुख दे सकता है, तो मैं विलंब सहन नहीं कर सकता और इस विचार से कांप उठता हूँ कि कहीं मैं यह सारा गड़ा हुआ धन इतने योग्य स्वामी को सौंप न सकूं। एडमंड ने आह भरते हुए मुंह फेर लिया। तुम अब भी अविश्वास में अड़े हो, एडमंड? क्या मेरी वाणी तुम्हें आश्वस्त नहीं करती? मैं देखता हूं कि तुम्हें और प्रमाण चाहिए। अच्छा, तो इस कागज को पढ़ो।
जिसे मैंने किसी और को नहीं दिखाया। कल मेरे मित्र एडमंड ने कहा, बूढ़े की इस भ्रांति में भाग लेने से कतराते हुए, हमने तय किया था कि हम इस विषय में कल तक बात नहीं करेंगे। हम कल इस पर बात करेंगे, पर आज इस कागज को पढ़ो। मुझे उसे उत्तेजित होने से बचाना चाहिए, एडमंड ने सोचा, और उसने वह कागज ले लिया जिसका आधा भाग निस्संदेह किसी दुर्घटना के कारण नष्ट हो चुका था। उसने पढ़ा, यह खजाना, जो संभवतः दो रोमन स्कूदी तक हो सकता है, दूसरे उद्घाटन के सबसे दूर के कोने में, जो उसे पूर्ण अधिकार में प्राप्त होगा, जैसे 25 अप्रैल 149। तो फौरिया ने पूछा, जब युवक ने पढ़ना समाप्त किया। मुझे यहाँ, डांतेस ने कहा, केवल टूटी हुई पंक्तियां और असंबद्ध शब्द दिखाई देते हैं। अक्षर आंशिक रूप से जल चुके हैं और शब्द समझ से बाहर हैं। तुम्हारे लिए, मेरे मित्र, जो इन्हें पहली बार पढ़ रहे हो, पर मेरे लिए नहीं, जिसने रात दर रात इनके ऊपर झुककर पीला पड़ते हुए हर वाक्य को फिर से गढ़ा है, हर विचार को पूरा किया है। और तुम्हें लगता है कि तुमने इसका अभिप्रेत अर्थ खोज लिया है। मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। स्वयं निर्णय करो, पर पहले मुझे तुम्हें इस कागज का इतिहास बताने दो। चुप! डांतिस चिल्लाया। कदमों की आहट, कोई आ रहा है, मुझे जाना होगा, विदा। और इस अवसर से प्रसन्न होकर, जो उसे उस कथा और व्याख्या से बचने का अवसर दे रहा था, जो निस्संदेह उसके मित्र की बीमारी की पुष्टि कर देती, वह सांप की तरह उस संकरे मार्ग से फिसल गया। जबकि फौरिया आतंक से ज्वरग्रस्त होकर अपने पांव से पत्थर को पीछे सरकाकर उस पर एक कपड़ा डाल देता है, ताकि उस उथल पुथल को ढक सके जिसे वह धूल में छिपाने का समय नहीं पा सका था। आगंतुक अधीक्षक था, जो जेलर से फौरिया की दुर्घटना के विषय में जानकर स्वयं यह देखने आया था कि उसकी स्थिति कितनी गंभीर है। फौरिया बैठा रहा, किसी भी संदिग्ध हरकत से बचता रहा और उस घातक पक्षाघात को छिपाने में सफल रहा जो उसके शरीर के आधे हिस्से को पहले ही जकड़ चुका था। उसे भय था कि कहीं अधीक्षक उस पर दया करके उसे किसी अधिक स्वस्थ कोठरी में न भेज दे, जिससे वह अपने युवा साथी से अलग हो जाए। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ और अधीक्षक यह मानकर चला गया कि उसका बेचारा पागल, जिसके प्रति उसके हृदय में कुछ स्नेह था, केवल हल्की अस्वस्थता से पीड़ित है। इस बीच एडमंड अपने बिस्तर पर बैठा था, सिर हाथों में थामे, और अपने विचारों को समेटने का प्रयास कर रहा था। फौरिया से पहली भेंट के बाद से उस मनुष्य की हर बात में ऐसी तर्कशीलता, ऐसी गरिमा और ऐसी तार्किक संगति झलकती रही थी कि वह यह समझ नहीं पा रहा था कि सभी बातों में इतनी सर्वोच्च बुद्धि एक ही विषय पर इस प्रकार के अविवेक के साथ कैसे जुड़ सकती है। क्या फौरिया अपने खजाने के विषय में भ्रमित था, या फौरिया के विषय में शेष सभी लोग भ्रमित थे? डांतेस पूरे दिन अपनी कोठरी में ही रहा, अपने मित्र के पास लौटने का साहस न कर सका। इस प्रकार वह उस क्षण को टालना चाहता था जब उसे निश्चयपूर्वक यह जानना पड़ता कि अब्बे पागल है। ऐसी निश्चितता उसके लिए अत्यंत भयावह होती। संध्या के समय कारागार रक्षक की नियमित भेंट के बाद जब युवक नहीं लौटा, तो फौरिया ने दोनों के बीच की दूरी पार करने का प्रयास किया। बूढ़े व्यक्ति के अपने को घसीटते हुए किए जा रहे पीड़ादायक प्रयत्नों की ध्वनि सुनकर एडमंड सिहर उठा। उसकी एक टांग निश्चल थी और वह अपने एक हाथ का उपयोग नहीं कर सकता था। एडमंड को उसे अपनी कोठरी में खींचकर लाना पड़ा, क्योंकि अन्यथा वह अपने ही प्रयासों से उस संकरे छिद्र से कभी निकल नहीं पाता। जैसा कि तुम देख रहे हो, तुम्हारा पीछा करने में मैं बिल्कुल निर्दय हूं, उसने उदारता से भरी उज्जवल मुस्कान के साथ कहा। तुमने सोचा था कि मेरी अपार उदारता से बच निकलोगे, पर ऐसा नहीं होगा, इसीलिए सुनो। एडमंड ने देखा कि पीछे हटने का कोई उपाय नहीं है, और उसने बूढ़े को अपने बिस्तर पर बैठा दिया।
स्वयं पास की चौकी पर बैठ गया। तुम जानते हो कि मैं कार्डिनल स्पादा का सचिव, निकटतम और मित्र हुआ करता था, जो उस नाम के अंतिम राजकुमार थे। इसी सम्मानित व्यक्ति का मैं इस जीवन में छके गए समस्त सुखों का अरणी हूँ। वह धनी नहीं था, यद्यपि उसके परिवार की संपत्ति की ख्याति प्रसिद्ध थी, और मैंने लोगों को प्रायः कहते सुना है, स्पादा जितना धनी, परंतु लोकोक्ति की भांति वह वैभव की इसी प्रतिष्ठा पर जीवित था। उसका महल मेरे लिए स्वर्ग समान था। मैंने उसके भतीजों को पढ़ाया, जो बाद में मर गए, और जब वह संसार में अकेला रह गया, तब मैंने बीते 10 वर्षों में उसने मेरे लिए जो कुछ किया था, उसका प्रतिदान उसके प्रत्येक अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अपने पूर्ण समर्पण से दिया। शीघ्र ही कार्डिनल का घर मेरे लिए किसी रहस्य से रहित हो गया। मैंने कई बार मोनसेन्योर को प्राचीन पुस्तकों से परामर्श करते और धूल भरे पुराने पारिवारिक दस्तावेजों में उत्सुकता से खोज करते देखा था। एक दिन जब मैंने उन्हें व्यर्थ ही नींद गंवाने और देर रातों के बाद होने वाली थकान के लिए डांटा, तो उन्होंने कटु मुस्कान के साथ रोम नगर के इतिहास की एक पुस्तक खोली। वहां पोप अलेक्जेंडर छठे के जीवन के 20वें अध्याय में मैंने निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी, जिन्हें मैं कभी नहीं भूला हूं। रोमाग्ना प्रांत में महान युद्ध समाप्त हो चुके थे। चेजारे बोर्जिया अपनी विजयों को पूर्ण कर लेने के बाद समूचे इटली को खरीदने के लिए धन का इच्छुक था। पोप को भी धन की आवश्यकता थी, यदि उसे फ्रांस के राजा लुई 12वें से निपटना था, जो अपनी हाल की पराजयों के बावजूद अब भी एक खतरा बना हुआ था। सफलतापूर्वक सट्टा खेलना आवश्यक था, और यह थकी हुई निर्धन इटली की भूमि में अब सरल नहीं रहा था। परम पावन के मन में एक विचार आया। उन्होंने 2 कार्डिनल बनाने का निश्चय किया, रोम के 2 प्रमुख पुरुषों को चुनकर, और विशेषतः 2 धनी पुरुषों को। पवित्र पिता अपने इस उपक्रम से यह अपेक्षा कर सकते थे, प्रथम, कि उन्हें उन दोनों कार्डिनलों के उच्च पदों और भव्य उपाधियों का अधिकार मिल जाएगा, और द्वितीय, कि दोनों कार्डिनलों की टोपी बेचने से उन्हें एक शानदार मूल्य प्राप्त होगा। एक तृतीय आय स्रोत भी था, जो शीघ्र ही प्रकट होगा। पोप और चेजारे बोर्जिया ने पहले अपने भावी 2 कार्डिनल खोजे। वे थे जियोवानी रोस्पिलियोसी, जिनके पास अकेले ही पवित्र सिंहासन के 4 सर्वोच्च पद थे, और चेजारे स्पादा, रोम के सबसे कुलीन परिवारों में से एक का अत्यंत धनी व्यक्ति। दोनों पुरुषों ने पोप की कृपा का मूल्य समझ लिया। वे महत्वाकांक्षी थे। उन्हें चुन लेने के बाद चेजारे ने शीघ्र ही उनके पदों के लिए खरीदार ढूंढ लिए। परिणाम यह हुआ कि रोस्पिलियोसी और स्पादा ने कार्डिनल बनने के लिए धन दिया, और 8 अन्य पुरुषों ने वे पद प्राप्त करने के लिए धन दिया, जो पहले इन दोनों नवनिर्मित कार्डिनलों के पास थे। इस प्रकार सट्टा खेलने वाले 8 लाख एक्यू और अधिक धनी हो गए। अब समय आ गया है कि हम इस उपक्रम के अंतिम भाग पर विचार करें। पोप ने रोस्पिलियोसी और स्पादा पर कृपाओं की वर्षा की, और उन्हें उनके नए पद की निशानियां प्रदान की। फिर यह निश्चय करके कि उन पर लगाए गए कृतज्ञता के भारी आर्ण को चुकाने के लिए उन्होंने अपने भाग्य को सुदृढ़ कर लिया होगा, और रोम में बसने से पूर्व उसे तरल रूप दे दिया होगा। पोप और चेजारे बोर्जिया ने दोनों कार्डिनलों को भोज पर आमंत्रित किया। पवित्र पिता और उनके पुत्र के बीच इस विषय पर विवाद हुआ। चेजारे का विचार था कि वे उन उपायों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें वह अपने घनिष्ठ मित्रों के लिए सदैव तैयार रखता था। उदाहरणार्थ, वह प्रसिद्ध चाबी, जिससे कुछ लोगों से एक विशेष अलमारी खोलने को कहा जाता था। उस चाबी में तालेसाज द्वारा अनजाने में छोड़ी गई लोहे की एक छोटी नोक थी। जब कोई व्यक्ति उसे दबाकर अलमारी खोलता, ताला कड़ा था, तो वह उस छोटी सुई से चुभ जाता और अगले दिन मर जाता। उसी प्रकार सिंह मस्तक वाली वह अंगूठी भी थी, जिसे छेजारे अपनी उंगली में पहनकर कुछ विशेष लोगों से हाथ मिलाता था। सिंह उन सौभाग्यशाली हाथों की त्वचा को काट लेता, और वह काट 24 घंटों के भीतर घातक सिद्ध होती। इसीलिए छेजारे ने अपने पिता से सुझाव दिया
कि या तो कार्डिनलों से अलमारी खुलवाई जाए अथवा प्रत्येक को एक स्नेहिल हस्ताक्षेप दिया जाए। परंतु अलेक्जेंडर छठे ने उत्तर दिया, जब हमारे अतिथि इतने उत्कृष्ट पुरुष हों, कार्डिनल स्पादा और रोस्पिलियोसी, तो एक भोज पर कंजूसी क्यों करें? कुछ मुझे बताता है कि हमारे व्यय की भरपाई अवश्य होगी। और फिर, चेजारे, तुम यह भूल रहे हो कि अपच तुरंत प्रहार करता है, जबकि चुभन या दंश को प्रभाव दिखाने में 1-2 दिन लगते हैं। इस तर्क से छेजारे सहमत हो गया और इस प्रकार दोनों कार्डिनलों को भोज पर आमंत्रित किया गया। मेजें उस अंगूर बारी में सजाई गईं, जो पोप के स्वामित्व में सान पिएत्रो इन विनकुला के निकट स्थित एक रमणीय निवास पर थी, जिसे कार्डिनल ख्याति से भली भांति जानते थे। रोस्पिग्लियोसी अपने नए पद की गरिमा से कुछ विस्मित होकर अपने उदर और अपने सबसे मनोहर मुखमंडल को इस अवसर के लिए तैयार कर रहा था। स्पादा, एक सावधान व्यक्ति जो केवल अपने भतीजे से प्रेम करता था, एक युवा कप्तान जिसके भविष्य की संभावनाएं अत्यंत उज्जवल थीं, ने अपना वसीयतनामा बनाने के लिए कागज और कलम उठा ली। फिर उसने अपने भतीजे को यह संदेश भिजवाया कि वह दाखबारी के निकट उसकी प्रतीक्षा करे। किंतु प्रतीत होता है कि सेवक उस युवक को खोज नहीं पाया। स्पादा ऐसे निमंत्रणों का अर्थ भली भांति जानता था। उस समय से जब ईसाइयत, वह महान सभ्यताकारी प्रभाव, रोम में प्रकाश लेकर आई, यह अब उस शतपति की बात नहीं रही थी जो अत्याचारी की ओर से आकर यह घोषणा करे, सीजर चाहता है कि तुम मर जाओ। अब यह लेगेट लातेरे होता था, जो होठों पर मुस्कान लिए आता और पोप का संदेश देता, परम पावन, आपको अपने साथ भोजन करने की इच्छा रखते हैं। लगभग 2 बजे स्पादा उस दाखबारी की ओर चल पड़ा, जहां पोप उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जिसकी दृष्टि सबसे पहले उस पर पड़ी, वह स्वयं उसका भतीजा था, सुसज्जित और सुरुचिपूर्ण, जो सेजारे बोर्जिया के स्नेहपूर्ण ध्यान का पात्र था। स्पादा का मुख विवरण हो गया और सेजारे ने व्यंग्य से भरी दृष्टि डालकर उसे यह जता दिया कि उसने सब कुछ पहले ही भांप लिया था और जाल अत्यंत सावधानी से बिछाया जा चुका था। उन्होंने भोजन किया। स्पादा को केवल इतना अवसर मिला कि वह अपने भतीजे से पूछ सके कि क्या उसे संदेश मिला था। भतीजे ने उत्तर दिया कि नहीं मिला था और वह प्रश्न के आशय को भली भांति समझ गया। किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह अभी-अभी उत्कृष्ट मदिरा का एक प्याला पी चुका था, जो उसके लिए विशेष रूप से पोप के मदिरा निर्माता द्वारा सुरक्षित रखा गया था। उसी क्षण स्पादा ने देखा कि एक और बोतल लाई जा रही है, जिससे उसे भी उदार मात्रा में परोसा गया। 1 घंटे बाद एक चिकित्सक ने घोषणा की कि दोनों को घातक कुकुरमुत्तों द्वारा विष दिया गया है। स्पादा दाखबारी के द्वार पर मर गया, जबकि भतीजे ने अपने घर के द्वार पर अंतिम सांस ली, अपनी पत्नी की ओर संकेत करते हुए, एक संकेत जिसे वह समझ न सकी। सेजारे और पोप ने तुरंत ही मृतकों द्वारा छोड़े गए कुछ कागजों की खोज के बहाने उत्तराधिकार पर अधिकार जमाने की जल्दी की। किंतु वह उत्तराधिकार ये था, कागज का एक पन्ना, जिस पर स्पादा ने लिखा था, मैं अपने प्रिय भतीजे को अपने संदूक और अपनी पुस्तकें सौंपता हूँ, जिनमें मेरी सुंदर ब्रेवियरी भी सम्मिलित है, जिसके कोने सोने से मढ़े हैं। यह इच्छा रखते हुए कि वह इसे अपने स्नेही चाचा की स्मृति के रूप में रखे। वारिसों ने हर जगह खोज की, ब्रेवियरी की प्रशंसा की, फर्नीचर पर कब्जा कर लिया और इस बात पर चकित रह गए कि स्पादा, वह धनी पुरुष, वास्तव में सबसे निर्धन चाचाओं में से एक निकला। धन के विषय में उन्हें कुछ भी न मिला, सिवाय उस ज्ञान संपदा के जो उसकी पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं में निहित थी। बस यही सब था। सेजारे और उसके पिता ने शिकार किया, लूटपाट की और पहरा दिया, किंतु उन्हें कुछ भी न मिला, या बहुत थोड़ा, संभवतः 1000 एक्यू मूल्य की चांदी की थालियां और शायद उतनी ही राशि चांदी के सिक्कों में। पर भतीजे को अपनी पत्नी से यह कहने का समय मिल गया था, मेरे चाचा के कागजों में देखो, एक सच्चा वसीयतनामा है। संभवतः
उन्होंने कुलीन वारिसों से भी अधिक उत्साह से खोज की। सब व्यर्थ रहा। अंततः केवल 2 महल और पैलेटाइन पहाड़ी के पीछे की एक दाखबारी ही शेष रही। उस समय भूमि संपत्ति का मूल्य अपेक्षाकृत कम था, इसलिए वे दोनों महल और दाखबारी परिवार के पास ही रहने दी गईं, क्योंकि वे पोप और उसके पुत्र की लोभ लालसा के योग्य नहीं समझी गईं। महीने और वर्ष बीत गए। अलेक्जेंडर षष्ठम की मृत्यु हो गई, एक ऐसी विषाक्त भूल से जिसके विषय में तुम जानते हो। सेजारे, जो पोप के साथ ही विषाक्त हुआ था, सांप की भांति कैंचुल बदलकर बच निकला, नए आवरण के साथ, जिस पर विष के धब्बे वैसे ही दिखते थे जैसे बाघ की खाल पर। अंततः रोम छोड़ने को विवश होकर वह एक अज्ञात रात्रिकालीन झगड़े में मारा गया, जिसे इतिहास ने दर्ज करने में भी विशेष रुचि नहीं ली। पोप की मृत्यु और उसके पुत्र के निर्वासन के बाद अधिकांश लोगों को आशा थी कि स्पादा परिवार फिर से वैसा ही राजसी जीवन अपनाएगा जैसा उसने कार्डिनल स्पादा के दिनों में जाना था। पर ऐसा नहीं हुआ। स्पादाओं ने मध्यम सुविधा की एक अस्पष्ट स्थिति में जीवन बिताया और इस भीषण घटना पर स्थायी रहस्य छाया रहा। यह अफवाह थी कि सेजारे, अपने पिता से भी अधिक सूक्ष्म राजनीतिज्ञ, ने दोनों कार्डिनलों की संपत्ति पोप से चुरा ली थी। मैं कहता हूं दोनों, क्योंकि कार्डिनल रोस्पिग्लियोसी, जिसने कोई सावधानी नहीं बरती थी, पूरी तरह वंचित कर दिया गया था। अब तक, फौरिया ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा, ये तुम्हें बिल्कुल निरर्थक तो नहीं लगता, है ना? मेरे मित्र, डांतेस ने कहा, इसके विपरीत मुझे लगता है कि मैं इतिहास का एक अत्यंत आकर्षक अंश पढ़ रहा हूं। कृपया आगे बढ़िए। मैं ऐसा ही करूंगा, उसने कहा। परिवार अपनी गुमनामी का अभ्यस्त हो गया। वर्ष बीतते गए और कार्डिनल स्पादा के वंशजों में से कुछ सैनिक बने, कुछ राजनयिक, कुछ चर्च के पुरुष, कुछ बैंकर, कुछ धनी हुए, कुछ दरिद्रता में समाप्त हो गए। अब मैं परिवार के अंतिम व्यक्ति, काउंट स्पादा पर आता हूं, जिसका मैं सचिव था। मैंने उसे अक्सर यह शिकायत करते सुना था कि उसकी संपत्ति उसके पद के अनुपात में नहीं है। इसलिए मैंने उसे सलाह दी कि जो थोड़ा बहुत उसके पास है, उसे वार्षिक भत्तों में लगा दे। उसने ऐसा ही किया और इस प्रकार उसकी आय दोगुनी हो गई। प्रसिद्ध ब्रेवियरी परिवार में ही बना रहा था और उसका स्वामी काउंट स्पादा था। वह पिता से पुत्र को सौंपा जाता रहा था, क्योंकि जो एकमात्र वसीयत मिली थी, उसकी एक विचित्र शर्त ने उसे एक प्रकार का अवशेष बना दिया था, जिसे अंधविश्वासपूर्ण श्रद्धा के साथ परिवार में सुरक्षित रखा जाना था। वह अत्यंत उत्कृष्ट गोथिक अलंकरणों से सुसज्जित था और सोने से इतना भारी था कि औपचारिक अवसरों पर एक सेवक उसे कार्डिनल के आगे आगे उठाकर चलता था। परिवार के अभिलेखागार में रखे गए सभी प्रकार के कागजात, उपाधियां, अनुबंध, परिचय, जो सब उस विष दिए गए कार्डिनल से संबंधित थे, उन्हें देखकर मैंने इन भारी गट्ठों को पढ़ना आरंभ किया। ठीक वैसे ही जैसे मुझसे पहले 20 सेवकों, 20 प्रबंधकों और 20 सचिवों ने किया था। अपने अनुसंधान में जितनी ऊर्जा और समर्पण मैंने लगाया, उसके बावजूद मुझे कुछ भी नहीं मिला। तथापि मैंने बोर्जियाओं का एक अत्यंत सटीक, लगभग दिन प्रतिदिन का इतिहास पढ़ा था और मैंने स्वयं भी एक ऐसा इतिहास लिखा था, केवल यह जानने के लिए कि क्या इन राजकुमारों ने मेरे कार्डिनल चेजारे स्पादा की मृत्यु पर कोई अतिरिक्त संपत्ति प्राप्त की थी। और मैंने उनके वैभव में केवल कार्डिनल रोस्पिलियोसी की संपत्ति की वृद्धि ही दर्ज की, जो उसके दुर्भाग्य का साथी था। इस प्रकार मैं लगभग निश्चिंत हो गया कि न तो बोर्जियाओं ने और न ही परिवार ने इस उत्तराधिकार से कोई लाभ उठाया था, बल्कि वह ऐसे ही अनाथ पड़ा रहा था जैसे अरेबियन नाइट्स के वे खजाने जो धरती के नीचे सोते रहते हैं और जिन्हें कोई जिन्न पहरा देता है। बार बार, हजार बार मैंने खोज की, मैंने गिनती की, मैंने पिछले 300 वर्षों की पारिवारिक आय और व्यय का हिसाब लगाया। सब व्यर्थ। मैं अपने अज्ञान में ही रहा और काउंट स्पादा अपनी दरिद्रता में। मेरे स्वामी की मृत्यु हो गई। अपनी वार्षिक आय में से उसने अपने पारिवारिक कागजात, 5,000 खंडों का अपना पुस्तकालय
और अपना प्रसिद्ध ब्रेवियरी सुरक्षित रख छोड़ा था। यह सब उसने मुझे सौंप दिया, साथ ही 1000 रोमन एक्यू नकद दिए, इस शर्त पर कि मैं उसकी मृत्यु की वर्षगांठ पर उसके लिए एक मिस्सा करवाऊं और हाउस ऑफ स्पादा की वंशावली तथा इतिहास तैयार करूं। और मैंने उसकी सभी इच्छाओं को अक्षरशः पूरा किया। धैर्य रखो प्रिय एडमंड, हम अंत के निकट हैं। 1807 में मेरी गिरफ्तारी से 1 महीना पहले और काउंट की मृत्यु के 15 दिन बाद 25 दिसंबर को, और शीघ्र ही तुम समझ जाओगे कि उस स्मरणीय दिन की तिथि मेरी स्मृति में क्यों अंकित रह गई है। मैं इन कागजों को हजारवीं बार पढ़ रहा था और उन्हें क्रम में लगा रहा था, क्योंकि महल अब किसी अजनबी का हो चुका था। मैं रोम छोड़कर फ्लोरेंस में बसने वाला था और अपने लगभग 12,000 ग्रंथ, अपना पुस्तकालय और अपना प्रसिद्ध ब्रेवियरी साथ ले जाने वाला था। अध्ययन से थककर और उस कुछ भारी भोजन से अस्वस्थ होकर जो मैंने किया था, मैंने अपना सिर अपने हाथों पर गिरा दिया और सो गया। उस समय दोपहर के 3 बजे थे। मैं तब जागा जब घड़ी 6 बजा रही थी। मैंने सिर उठाया। चारों ओर घोर अंधकार था। मैंने किसी सेवक को प्रकाश लाने के लिए घंटी बजाई, पर कोई नहीं आया। तब मैंने निश्चय किया कि मुझे स्वयं ही काम चलाना होगा। वैसे भी भविष्य में मुझे इसी का अभ्यस्त होना था। एक हाथ में मैंने एक मोमबत्ती ली और दूसरे हाथ में, ये जानते हुए कि डिब्बे में कोई तीली नहीं है, मैंने चूल्हे में जलते हुए अंतिम अंगारों से आग लेने के लिए किसी कागज के टुकड़े की खोज की। पर मुझे भय था कि अंधेरे में कहीं किसी बेकार कागज की जगह कोई मूल्यवान पन्ना ना उठा लूं, इसलिए मैं हिचकिचाया। तभी मुझे स्मरण आया कि प्रसिद्ध ब्रेवियरी में जो मेरे पास मेज पर रखा था, मैंने एक पुराना कागज का टुकड़ा देखा था जो आंशिक रूप से समय के साथ पीला पड़ गया था और जो एक बुकमार्क के रूप में काम करता प्रतीत होता था, और जिसे कार्डिनल स्पादा के उत्तराधिकारियों की श्रद्धा के कारण पीढ़ियों से उसी रूप में सुरक्षित रखा गया था। मैंने टटोलकर उस बेकार से टुकड़े को ढूंढा, उसे पाया, मोड़ा और आग जलाने के लिए उसे बुझती हुई आग में डाल दिया। लेकिन जैसे ही आग ने पकड़ ली, मेरी उंगलियों के नीचे मैंने देखा कि श्वेत कागज पर से पीले पड़ते हुए अक्षर उभरने लगे और उस पर प्रकट हो गए, मानो किसी जादू से। यह देखकर मैं आतंक से भर गया। मैंने कागज को दोनों हाथों में जकड़ लिया, लौ को दबा दिया और अंगीठी से सीधे मोमबत्ती जला ली। फिर ऐसे भावों के साथ, जिन्हें मैं शब्दों में नहीं बांध सकता, मैंने उस कुचले हुए पत्र को फिर से खोला और जाना कि उस पर कुछ शब्द लिखे थे, किसी रहस्यमय अदृश्य स्याही से, जो केवल ऊष्मा के संपर्क में आने पर दिखाई देती थी। कागज का लगभग 1/3 भाग आग से नष्ट हो चुका था। यही वह पत्र है जिसे तुमने आज सुबह पढ़ा था। इसे फिर से पढ़ो, डांतेस, और जब तुम ऐसा कर लोगे, तब जो कुछ भी अनुपस्थित या अस्पष्ट है, मैं उसे भर दूंगा। फारिया ने वह कागज डांतेस को दिया, जिसने इस बार उसे उत्कटता से पढ़ा। उस पर जंग के समान लालिमा लिए अक्षरों में निम्नलिखित शब्द लिखे थे: आज 25 अप्रैल 1498, जब अलेक्जेंडर षष्ठम के साथ, और इस भय से कि न केवल वह मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनना चाहे, और बेंटिवोलियो प्राणघातक रूप से विष दिए गए अपने एकमात्र वारिस के रूप में मैं यह घोषित करता हूं, मेरे साथ उसे देखने के बाद, अर्थात मोंटे क्रिस्तो द्वीप में, वह सब जो मेरा है, स्वर्ण शलाकाएं, हीरे, रत्न, आभूषण, जो लगभग 2 मिलियन तक हो सकते हैं। 20वीं, पूर्व की ओर सीधी रेखा में छोटी खाड़ी से। 2, इन गुफाओं में खजाना स्थित है, जिस खजाने को मैं सौंपता और प्रदान करता हूं, एकमात्र उत्तराधिकारी। 25 अप्रैल 1498 CS। अब अब्बे ने कहा, इस दूसरे कागज को पढ़ो, और उसने डांतेस को आंशिक रूप से भरी हुई पंक्तियों वाला एक और पत्र दिया। डांतेस ने उसे लिया और पढ़ा।
पोप द्वारा रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया। मेरी कार्डिनल की टोपी की कीमत चुकवाने से संतुष्ट न होकर मेरे लिए कार्डिनल क्रापारा के समान भाग्य रचते हुए मैं अपने भतीजे गुइदो स्पादा से घोषणा करता हूँ, जिसे वह जानता है, उस स्थान में छिपाया गया छोटे द्वीप की गुफाओं में स्वर्ण शलाकाएं, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य, जिस खजाने के अस्तित्व को कोई नहीं जानता, रोमन एक्यू, और वह पाएगा। छोटी, इनमें बनाए गए द्वार, दूसरे से सबसे दूर कोने में पूर्ण अधिकार सहित उसे सौंपता हूं। स्पादा। फौरिया उसे ध्यान से देख रहा था। और अब, उसने कहा, जब उसने देखा कि डांतेस अंतिम पंक्ति तक पहुंच गया है, इन दोनों टुकड़ों को साथ रखो और स्वयं निर्णय करो। डांतेस ने आज्ञा का पालन किया। जब उसने दोनों अंशों को मिलाया तो वे मिलकर यह पाठ बने। आज 25 अप्रैल 1498, जब रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया, पॉप अलेक्जेंडर षष्ठम, और इस भय से कि न केवल मेरी कार्डिनल की टोपी की कीमत चुकवाने से संतुष्ट होकर वह मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनना चाहे, और मेरे लिए कार्डिनल क्रापारा के समान भाग्य रचते हुए और बेंटिवोलियो प्राणघातक रूप से विष दिए गए, मैं अपने भतीजे गुइदो स्पादा से घोषणा करता हूं, अपने एकमात्र वारिस के रूप में, कि मैंने छे पाकर रखा है उस स्थान में जिसे वह जानता है, मेरे साथ उसे देखने के बाद, अर्थात छोटे मोंटे क्रिस्तो द्वीप की गुफाओं में, वह सब जो मेरा है, स्वर्ण शलाकाएं, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न, हीरे, आभूषण, जो जिसके अस्तित्व को कोई नहीं जानता, यह खजाना लगभग 2 मिलियन तक हो सकता है, रोमन एक्यू, और वह पाएगा 20वीं छोटी चट्टान को उठाने पर, पूर्व की ओर सीधी रेखा में छोटी खाड़ी से 2 द्वार बनाए गए हैं। इन गुफाओं में खजाना स्थित है, दूसरे से सबसे दूर कोने में। जिस खजाने को मैं सौंपता और प्रदान करता हूं, उसे पूर्ण अधिकार सहित अपने एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में 25 अप्रैल 1498 सीस आरे स्पादा। अब अंततः क्या तुम समझते हो? फौरिया ने पूछा। तो यह कार्डिनल स्पादा की अंतिम वसीयत थी, जिसे वे इतने समय से खोज रहे थे? एडमंड ने कहा, अब भी अविश्वास में। हाँ, 1000 बार हाँ। इसे इस प्रकार किसने जोड़ा? मैंने, शेष अंश की सहायता से। मैंने पंक्तियों की लंबाई कागज की लंबाई से मापकर जो अनुपस्थित था, उसका अनुमान लगाया, और जो स्पष्ट था, उसके माध्यम से छिपे अर्थ को उजागर किया। ठीक वैसे ही जैसे किसी सुरंग में ऊपर से आती प्रकाश रेखा मार्ग दिखाती है। और जब तुम्हें अपने ज्ञान का विश्वास हो गया, तब तुमने क्या किया? मैं वहां जाना चाहता था, और वास्तव में तुरंत निकल पड़ा, अपने साथ इटली के राज्य की एकता पर अपने महान कार्य की शुरुआत लेकर। लेकिन उस समय मैं साम्राज्य की पुलिस की निगरानी में था, जो प्रांतों को विभाजित करना चाहती थी। यद्यपि बाद में जब उसके पुत्र का जन्म हुआ, नेपोलियन इसके विपरीत चाहता था। पुलिस को मेरी शीघ्र प्रस्थान का कारण ज्ञात नहीं था, पर संदेह उत्पन्न हो गया, और जैसे ही मैं प्योम्बिनो में जहाज पर चढ़ने वाला था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अब, फौरिया ने लगभग पिता सुलभ दृष्टि से डांतेस की ओर देखते हुए कहा, अब मेरे मित्र, तुम उतना ही जानते हो जितना मैं। यदि हम कभी साथ साथ भाग निकलें, तो मेरा आधा खजाना तुम्हारा होगा। यदि मैं यहीं मर जाऊं और तुम अकेले निकलो,
तो वह सब तुम्हारा है। लेकिन निश्चय ही, डांतेस ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसका उस पर हमसे अधिक वैध अधिकार हो? नहीं, इस विषय में निश्चिंत रहो। वह परिवार पूर्णतः समाप्त हो चुका है और किसी भी दशा में अंतिम काउंट स्पादा ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया। यह ब्रेवियरी मुझे सौंपकर उसने प्रतीकात्मक रूप से उसमें निहित सब कुछ भी मुझे सौंप दिया। नहीं नहीं, स्वयं को शांत रखो। यदि हम इस संपत्ति पर हाथ रख सकें तो हम उसे बिना किसी संकोच के भोग सकते हैं। और तुम कहते हो कि यह खजाना 2 मिलियन रोमन एक्यू, जो हमारी मुद्रा में लगभग 13 मिलियन के बराबर है। असंभव, डांतेस ने कहा, राशि की विशालता से स्तब्ध। असंभव? क्यों असंभव? वृद्ध ने कहा, स्वादी 15वीं शताब्दी के सबसे पुराने और शक्तिशाली परिवारों में से एक थे। और वैसे भी उस युग में जब न तो सट्टा था न उद्योग, स्वर्ण और रत्नों के ऐसे संग्रह दुर्लभ नहीं थे। आज भी रोम में ऐसे परिवार हैं जो भूख से मर रहे हैं, जबकि उनके पास हीरे और बहुमूल्य पत्थरों में बंधा हुआ 1 मिलियन सुरक्षित पड़ा है, जिसे वे छू भी नहीं सकते। एडमंड को लगा मानो वह स्वप्न देख रहा हो। वह आनंद और अविश्वास के बीच झूल रहा था। मैंने यह रहस्य तुमसे इतने समय तक केवल 2 कारणों से छिपाए रखा, फौरिया ने आगे कहा। पहला, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। दूसरा, तुम्हें चकित करने के लिए। यदि मेरी कैटालेप्टिक अवस्था से पहले हम साथ साथ भाग निकलते तो मैं तुम्हें मोंटे क्रिस्तो ले जाता। अब उसने आह भरते हुए जोड़ा, तुम्हें मुझे ले जाना होगा। तो डांतेस, क्या तुम मुझे धन्यवाद नहीं दोगे? यह खजाना आपका है मेरे मित्र, डांतेस ने कहा। यह केवल आपका है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। हम रक्त संबंधी नहीं हैं। तुम मेरे पुत्र हो, डांतेस, वृद्ध ने पुकारा। तुम मेरी कैद की संतान हो। मेरे पुरोहितीय पद ने मुझे ब्रह्मचर्य के लिए बाध्य किया। ईश्वर ने तुम्हें मुझे भेजा, उस पुरुष को सांत्वना देने के लिए जो पिता नहीं बन सका, और उस बंदी को जो स्वतंत्र नहीं हो सका। और उसने अपनी स्वस्थ बांह उस युवक की ओर बढ़ाई जो रोते हुए उसके वक्ष पर गिर पड़ा। तीसरी जब्ती। अब जबकि वह खजाना जो इतने लंबे समय से अब्बे के चिंतन का विषय रहा था, उस व्यक्ति के भविष्य के सुख को सुनिश्चित कर सकता था जिसे फौरिया सचमुच पुत्र की भांति प्रेम करता था, उसकी दृष्टि में उसका मूल्य दुगुना हो गया। प्रतिदिन वह उसकी राशि पर विचार करता और डांतेस को समझाता कि आज के समय में 13 या 14 मिलियन की संपत्ति के सहारे मनुष्य अपने मित्रों के लिए कितना भला कर सकता है। तब डांतेस का मुख मलिन हो जाता, क्योंकि उसे वह प्रतिशोध की शपथ स्मरण आ जाती थी जो उसने ली थी। और वह यह भी सोचता था कि आज के समय में 13 या 14 मिलियन की संपत्ति के साथ मनुष्य अपने शत्रुओं के लिए कितना अनिष्ट कर सकता है। अब्बे मोंते क्रिस्तो को नहीं जानता था, पर डांतेस उसे जानता था। वह इस द्वीप के पास से कई बार जहाज चला चुका था, जो प्यानोसा से 25 मील की दूरी पर कोर्सिका और एल्बा के बीच स्थित है। एक बार तो उसने वहां लंगर भी डाला था। यह द्वीप निर्जन था, सदा से और आज भी। लगभग शंखवाकार आकार की एक चट्टान, जो मानो किसी ज्वालामुखीय प्रलय में समुद्र की गहराइयों से उछलकर सतह पर आ गई हो। डांतेस ने फौरिया के लिए द्वीप का एक मानचित्र बनाया और फारिया ने डांतेस को खजाने को निकालने के सर्वोत्तम उपायों पर सलाह दी। पर डांतेस वृद्ध की अपेक्षा कहीं कम उत्साही और सबसे बढ़कर कम आश्वस्त था। निस्संदेह अब वह पूरी तरह निश्चित हो चुका था कि फारिया पागल नहीं था, और जिस विधि से उसने उस खोज तक पहुंचा था जिसने दूसरों को उसे विक्षिप्त मानने पर विवश किया, वही विधि डांतेस के लिए उसके प्रति सम्मान को और बढ़ा देती थी। फिर भी वह यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह निधि, यदि वह कभी अस्तित्व में भी रही हो, अब भी विद्यमान है। और यद्यपि
वह उसे पूर्णतः कल्पना नहीं मानता था, फिर भी वह कम से कम उसे अनुपस्थित अवश्य मानता था। इसी बीच मानो नियति कैदियों से उनकी अंतिम आशा भी छीन लेना चाहती हो और उन्हें यह जता देना चाहती हो कि वे जीवन भर के लिए कारागार को अभिशप्त हैं, एक नया दुर्भाग्य घटित हुआ। समुद्र के किनारे वाली वह सुरंग जो अनेक वर्षों से ढहती जा रही थी, फिर से बनवाई गई, पत्थरों की परतें दुरुस्त की गईं और वह छेद, जिसे डांतेस पहले ही आधा खोद चुका था, विशाल शिलाखंडों से भर दिया गया। यदि वे सावधानियां न बरती गई होती, जो जैसा पाठक को स्मरण होगा अब्बे ने डांतेस को सुझाई थी, तो यह दुर्भाग्य और भी बड़ा होता, क्योंकि पलायन का प्रयास प्रकट हो जाता और वे निश्चय ही एक दूसरे से अलग कर दिए जाते। किसी भी स्थिति में उनके सामने एक नया द्वार बंद कर दिया गया था, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत और अभेद्य था। देखिए, युवक ने उदास स्वर में फौरिया से कहा, ईश्वर मुझे उस योग्यता से भी वंचित करना चाहता है जिसे आप मेरी आपके प्रति निष्ठा कहते हैं। मैंने आपसे सदा साथ रहने का वचन दिया था और अब मैं उसे तोड़ने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूं। ना मुझे खजाना मिलेगा, ना आपको। हम में से कोई भी इस स्थान से बाहर नहीं जाएगा। और फिर मेरे सच्चे मित्र, मेरा वास्तविक खजाना वह नहीं है जो मोंते क्रिस्तो की अंधकारमय चट्टानों के नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बल्कि आपकी उपस्थिति है। और वे 5 या 6 घंटे हैं जो हम प्रतिदिन अपने कारापालों के होते हुए भी साथ बिताते हैं। वे समझ की किरणें हैं जो आपने मेरे मस्तिष्क में प्रवाहित की हैं, और वे भाषाएं हैं जिन्हें आपने मेरी स्मृति में रोप दिया है, जो अब वहाँ फैलती जा रही है और आगे और शाखाएं निकाल रही हैं। वे असंख्य विज्ञान हैं जिन्हें आपने अपने गहन ज्ञान और उनसे निकाले गए मूल सिद्धांतों की स्पष्टता के द्वारा मेरी पहुंच में ला दिया है। यही मेरा खजाना है मेरे मित्र। यही वह है जिसने मुझे समृद्ध और सुखी बनाया है। मेरा विश्वास कीजिए और स्वयं को सांत्वना दीजिए। यह मेरे लिए सोने के ढेरों और हीरों से भरे संदूकों से कहीं अधिक मूल्यवान है, चाहे वे अनिश्चित न भी हों। उन बादलों की भांति जो प्रातः समुद्र के ऊपर भूमि का आभास देते हैं, पर जैसे जैसे मनुष्य उनके निकट जाता है वे वाष्पित होकर बिखर जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। आपको यथासंभव अधिक समय तक अपने समीप रखना, आपकी वाणी को सुनना जो मेरी बुद्धि को प्रकाशित करती है, मेरी आत्मा को पुनः दृढ़ करती है, मेरे समस्त अस्तित्व को महान और विस्मयकारी कर्मों के योग्य बनाती है। यदि कभी मैं मुक्त हुआ, मेरे मन और आत्मा को इतनी पूर्णता से भर देती है कि वह निराशा, जिसके आगे मैं आपसे मिलने के समय झुकने ही वाला था, अब उनमें कहीं स्थान नहीं पा सकती। यही मेरी संपत्ति है। यह कोई कल्पना नहीं है। मैं इसे सचमुच आपसे प्राप्त करता हूँ, और पृथ्वी के समस्त सम्राट, चाहे वे सभी के सभी चेजारे बोर्जिया ही क्यों ना हों, इसे मुझसे छीन नहीं सकते। इन दोनों दुर्भाग्यग्रस्तों के लिए ये दिन यदि पूर्णतः सुखी न भी थे, तो कम से कम बाद में आने वाले दिनों की भांति शीघ्रता से बीत जाते थे। फारिया, जिसने कई वर्षों तक खजाने के विषय में मौन रखा था, अब उसके बारे में निरंतर बातें करने लगा। जैसा उसने भविष्यवाणी की थी, उसका दाहिना हाथ और बायां पैर पक्षाघातग्रस्त रह गए थे, और उसे लगभग यह आशा भी नहीं रही थी कि वह स्वयं कभी उस संपत्ति का उपभोग कर सकेगा। पर वह लगातार यह स्वप्न देखता रहता था कि उसका युवा साथी किसी दिन मुक्त होगा या पलायन करेगा और उसके लिए उस धन का उपभोग करेगा। इस भय से कि कहीं वह पत्र किसी दिन गुम या नष्ट ना हो जाए, उसने डांतेस को उसे कंठस्थ करा दिया, और प्रथम दिन से ही डांतेस उसे प्रथम शब्द से अंतिम शब्द तक जानता था। फिर उसने उसका दूसरा भाग नष्ट कर दिया, इस विश्वास के साथ कि यदि पहला भाग भी मिल जाए तो कोई भी उसका वास्तविक अर्थ समझ नहीं सकेगा। कभी कभी पूरे के पूरे घंटे इस प्रकार बीत जाते थे जिनमें फारिया डांतेस को उन बातों के निर्देश देता था जिन्हें उसे स्वतंत्र होने पर करना था, और जैसे ही वह स्वतंत्र हो, उसी दिन, उसी घंटे, उसी क्षण उसके मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि किसी भी प्रकार मोंते क्रिस्तो पहुंचे, किसी बहाने से वहां अकेला रह जाए,
और वहां पहुंचकर अकेला होने पर उन अद्भुत गुफाओं को खोजे और पत्र में बताए गए स्थान की तलाश करे, जो जैसा पाठक को स्मरण होगा, दूसरी खुली जगह का सबसे दूर का कोना था। इस बीच समय बीतता रहा, यदि तेजी से नहीं तो कम से कम सहनीय ढंग से। फारिया, जैसा कि हम कह चुके हैं, अपने हाथ और पैर का उपयोग फिर से प्राप्त नहीं कर सके थे, पर उनका मन पूर्णतः स्पष्ट था और उन नैतिक उपदेशों के अतिरिक्त जिनका हम उल्लेख कर चुके हैं, उन्होंने अपने युवा साथी को कैदी का धैर्यपूर्ण और उदात्त शिल्प सिखाया था, अर्थात शून्य से कुछ बना लेने की कला। इसलिए वे निरंतर व्यस्त रहते थे। फारिया बुढ़ापे को दूर रखने के लिए और डांतेस उस अतीत को भुलाने के लिए जो अब लगभग लुप्त हो चुका था और जो उसकी स्मृति की सबसे दूरस्थ गहराइयों में अंधेरे में टिमटिमाते किसी दूरस्थ प्रकाश की भांति मात्र मंडराता रहता था। इस प्रकार समय बीतता गया, जैसा वह उन जीवनों के लिए बीतता है जो दुर्भाग्य से अप्रभावित रहते हैं और जो ईश्वर की दृष्टि के अधीन शांत और यांत्रिक रूप से चलते रहते हैं। किंतु इस शांत सतह के नीचे उस युवक के हृदय में और संभवतः वृद्ध के हृदय में भी अनेक दबी हुई भावनाएं और घुटी हुई आयें थीं, जो तब उभर आती थीं जब फौरिया अकेले होते और एडमंड अपनी कोठरी में लौट चुका होता। एक रात एडमंड चौंक कर जाग उठा, यह सोचते हुए कि उसने कोई चीख सुनी है। उसने आंखें खोलीं और अंधेरे को भेदने का प्रयास किया। उसे मंद सा अपना नाम सुनाई दिया, या यूं कहें, कोई करुण स्वर उसके नाम को पुकारने का प्रयास कर रहा था। वह अपने बिस्तर पर उठ बैठा, उसके माथे पर पसीना आ गया और वह सुनने लगा। इसमें कोई संदेह नहीं था, वह पुकार उसके मित्र की कालकोठरी से आ रही थी। हे ईश्वर, उसने बुदबुदाया, क्या यह हो सकता है? उसने अपना बिस्तर खिसकाया, पत्थर हटाया, मार्ग में दौड़ा और अंतिम छोर तक पहुंचा। फर्श का पत्थर उठा हुआ था। दीपक की उस धुंधली कांपती रोशनी में जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है, एडमंड वृद्ध को देख सका, पीला पड़ा हुआ, अब भी खड़ा, अपने लकड़ी के बिस्तर के खंभे को पकड़े हुए। उसका चेहरा उन भयानक लक्षणों से विकृत हो चुका था जिन्हें एडमंड अब पहचानता था और जिन्हें पहली बार देखने पर वह इतना भयभीत हो गया था। तो मेरे मित्र, फारिया ने समर्पित स्वर में कहा, तुम समझ गए, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एडमंड पीड़ा और शोक से कराह उठा और पूर्णतः सुध बुध खोकर द्वार की ओर दौड़ा, चिल्लाते हुए, मदद, मदद। फारिया में अब भी उसे रोक लेने की पर्याप्त शक्ति थी। चुप, उन्होंने कहा, अन्यथा तुम नष्ट हो जाओगे। अब से हमें केवल तुम्हारे विषय में सोचना है, मेरे बच्चे, और यह कि तुम्हारी कैद को कैसे सहनीय बनाया जाए या तुम्हारा पलायन कैसे संभव हो। जो कुछ मैंने यहाँ किया है उसे अकेले करते करते तुम्हें वर्षों लग जाते, और यदि हमारे प्रहरी हमारे बीच की भेंटों के विषय में जान गए तो वह सब एक ही क्षण में नष्ट हो जाएगा। फिर भी शांत रहो प्रिय मित्र, जो कालकोठरी मैं छोड़ रहा हूं वह अधिक समय तक खाली नहीं रहेगी। कोई और दुर्भाग्यशाली आकर मेरी जगह ले लेगा। वह दूसरा मनुष्य तुम्हें एक रक्षक देवदूत की भांति देखेगा। वह तुम्हारी तरह युवा, शक्तिशाली और धैर्यवान हो सकता है। वह तुम्हारे पलायन में सहायता कर सकता है, जबकि मैं केवल बाधा ही बनता। अब तुम्हारे साथ आधी लाश बंधी नहीं रहेगी जो तुम्हारी सारी गतियों को रोक दे। निश्चय ही ईश्वर अंततः तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है। वह जितना ले रहा है उससे अधिक दे रहा है। मेरे मरने का समय आ गया है। एडमंड केवल हाथ जोड़ सका और पुकार उठा, ओह मेरे मित्र, शांत रहिए। फिर पहले आघात और वृद्ध के निराशाजनक शब्दों से स्वयं को संभालते हुए उसने कहा, मैंने आपको एक बार पहले भी बचाया है, मैं फिर बचा सकता हूं। उसने बिस्तर की टांग उठाई और शीशी निकाली, जिसमें अभी भी एक तिहाई लाल द्रव शेष था। देखिए, हमारे पास अभी भी जीवनदायी औषधि है। शीघ्र बताइए, इस बार मुझे क्या करना है? क्या कोई नई हिदायत है? कृपया बताइए।
मेरे मित्र, मैं सुन रहा हूं। अब कोई आशा नहीं रही, फारिया ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। फिर भी कोई बात नहीं। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य, जिसे उसने रचा है और जिसके हृदय में उसने जीवन के प्रति प्रेम को इतनी गहराई से रोप दिया है, उस अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करे, जो कभी कभी इतना पीड़ादायक होता है, पर सदा उसे इतना प्रिय रहता है। हाँ हाँ, मैं आपको बचाऊंगा। तो तब प्रयास करो। मुझे ठंड लगने लगी है और मैं अनुभव कर रहा हूं कि रक्त मेरे सिर की ओर दौड़ रहा है। वह भयानक कंपी जो मेरे दांतों को कटकटाने लगाती है और मानो मेरी हड्डियों को उखाड़ देती है, अब मेरे शरीर में फैलने लगी है। 5 मिनट में दौरा पड़ेगा और 15 मिनट में मैं केवल एक शव रह जाऊंगा। ओह! डांतेस ने करुण स्वर में पुकारा। उसका हृदय विदीर्ण हो गया। जैसा पहले किया था वैसा ही करो। केवल इतना कि इस बार देर मत करना। मेरे जीवन के सारे स्रोत अब घिस चुके हैं और मृत्यु, अपने लकवाग्रस्त हाथ और पैर की ओर संकेत करते हुए, को अब केवल आधा काम ही करना है। यदि 12 बूंदें 10 के स्थान पर मेरे मुंह में डालने के बाद भी तुम देखो कि मैं होश में नहीं आ रहा, तो शेष सब मुझे दे देना। अब मुझे बिस्तर तक ले चलो। मैं अब और खड़ा नहीं रह सकता। एडमंड ने वृद्ध को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अब मेरे मित्र, फौरिया ने कहा, मेरे दुखी जीवन की एकमात्र सांत्वना, तुम जिन्हें स्वर्ग ने मुझे दिया है, देर से सही, पर फिर भी दिया है, एक अमूल्य उपहार, जिसके लिए मैं उसका आभार मानता हूं। इस क्षण, जब हम सदा के लिए अलग होने वाले हैं, मैं तुम्हारे लिए वही सुख और समृद्धि चाहता हूं जिसके तुम अधिकारी हो। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। युवा पुरुष घुटनों के बल गिर पड़ा और अपना सिर वृद्ध के बिस्तर से सटा दिया। पर सबसे बढ़कर उन बातों को सुनो जो मैं इन अंतिम क्षणों में कह रहा हूं। स्पादा का खजाना वास्तव में अस्तित्व में है। ईश्वर ने मेरे लिए सारी दूरियां और हर बाधा मिटा दी है। मैं उसे देख सकता हूं। दूसरी गुफा की गहराई में मेरी आंखें धरती की अतल गहराइयों में उतर जाती हैं और उन अपार संपदाओं से चकाचौंध हो जाती हैं। यदि तुम बच निकलो तो यह स्मरण रखना कि वह निर्धन अब्बे, जिसे सब पागल समझते थे, वैसा नहीं था। शीघ्र मोंटे क्रिस्तो पहुंचना, हमारे भाग्य का लाभ उठाना, उसका आनंद लेना। तुमने पर्याप्त कष्ट सह लिया है। एक प्रचंड कंपन ने उसके शब्दों को रोक दिया। डांतेस ने ऊपर देखा और आंखों को रक्तवर्ण होते देखा, मानो छाती से ललाट तक रक्त की एक लहर चढ़ाई हो। विदा, विदा, बूढ़े ने ऐंठते हुए युवक का हाथ पकड़कर बुदबुदाया। अलविदा। अभी नहीं, अभी नहीं, डांतेस चिल्लाया। हे ईश्वर, हमें न छोड़िए, उनकी सहायता कीजिए। सहायता, सहायता। चुप रहो, चुप रहो, मरता हुआ व्यक्ति बड़बड़ाया। यदि तुम मुझे बचा सकते हो तो हमें अलग नहीं होना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। हाँ, निश्चय ही। डरिए मत, मैं आपको बचा लूंगा। और यद्यपि आप बहुत कष्ट में हैं, फिर भी आप पहली बार से कम कष्ट में प्रतीत होते हैं। भ्रम में मत पड़ो। मैं कम कष्ट में इसलिए हूं क्योंकि मुझ में कष्ट सहने की शक्ति कम रह गई है। तुम्हारी आयु में जीवन पर विश्वास होता है। विश्वास करना और आशा रखना युवावस्था का विशेषाधिकार है। पर बूढ़े लोग मृत्यु को अधिक स्पष्ट देखते हैं। वह यहां है, वह आ रही है। यही अंत है। मेरा जीवन जा रहा है। मेरी बुद्धि धुंधला रही है। डांतेस, तुम्हारा हाथ। अलविदा, अलविदा। और अपने संपूर्ण अस्तित्व का अंतिम प्रयास करके उसने कहा, मोंटे क्रिस्टो, मोंटे क्रिस्टो को मत भूलना। यह कहते ही वह बिस्तर पर ढह पड़ा। द्वारा भयानक था। कुछ क्षण पहले वहां पड़े बुद्धिमान प्राणी के स्थान पर अब केवल ऐंठे हुए अंग, सूजी हुई आंखें, रक्त मिश्रित झाग और एक निश्चल शव रह गया था। डांतिस ने दीपक उठाकर
उसे बिस्तर के सिरहाने एक उभरे हुए पत्थर पर रखा, ताकि उसकी कांपती लौ इन विकृत आकृतियों और इस जड़ निर्जीव देह पर एक विचित्र और कल्पनालोक जैसा प्रकाश डाले। उसी पर दृष्टि जमाए वह निर्विकार भाव से उस क्षण की प्रतीक्षा करता रहा, जब वह जीवन रक्षक औषधि दे सके। जब उसे लगा कि समय आ गया है, उसने चाकू लिया, होंठों को अलग किया, जो पहली बार की अपेक्षा कम प्रतिरोध कर रहे थे, और एक-एक कर 10 बूंदें गिनी। फिर वह प्रतीक्षा करने लगा। शीशी में अब भी उस मात्रा का लगभग दुगुना शेष था जो उसने उंडेला था। उसने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा प्रतीक्षा की। कोई हरकत न हुई। कांपते हुए, बाल खड़े, ललाट ठंडे पसीने से भीगा, वह अपने हृदय की धड़कनों से सेकंड गिनता रहा। तब उसने अंतिम उपाय आजमाने का निश्चय किया। उसने शीशी को फौरिया के बैंगनी होंठों तक ले गया, और जबड़े को अलग करने की आवश्यकता भी न पड़ी, जो अब भी खुले थे। उसने उसकी सारी सामग्री उंडेल दी। औषधि का तत्काल प्रभाव पड़ा। एक प्रचंड झटके ने बूढ़े के सारे अंगों में कंपन भर दिया। उसकी आंखें भयावह अभिव्यक्ति के साथ फिर खुलीं। उसने ऐसी सांस छोड़ी जो चीत्कार के अधिक निकट थी, और फिर कांपती देह धीरे धीरे फिर से निश्चलता में डूब गई। केवल आंखें खुली रहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बीत गया। इस 1.5 घंटे की यातना में एडमंड झुककर हाथ अपने मित्र के हृदय पर रखे यह अनुभव करता रहा कि देह धीरे धीरे ठंडी हो रही है, और हृदय की धड़कन मंद और अधिक मंद होती जा रही है। अंततः कुछ भी शेष न रहा। हृदय का अंतिम कंपन थम गया, और चेहरा नीलवर्ण हो गया। आंखें खुली रहीं, पर निर्जीव। प्रातः के 6 बजे थे। दिन फूटने लगा, और उसकी फीकी रोशनी कालकोठरी में प्रवेश कर दीपक की बुझती लौ को फीका कर गई। विचित्र छायाएं चेहरे पर गुजरती रहीं, जो कभी कभी उसमें जीवन का आभास दे देती थीं। दिन और रात के इस संघर्ष के दौरान डांतेस अभी भी संदेह कर सकता था, पर जैसे ही दिन ने विजय पाई, उसे निश्चय हो गया कि वह एक शव के साथ अकेला है। तब एक गहरा और अजेय आतंक उस पर छा गया। वह एक बिस्तर के बाहर लटके हाथ को पकड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। उन फैली हुई श्वेत आंखों में देखने का भी साहस नहीं, जिन्हें वह कई बार बंद करने का प्रयास करता, पर व्यर्थ। वे सदा फिर खुल जाती। उसने दीपक बुझा दिया, उसे सावधानी से छिपाया, और ऊपर के पत्थर को यथासंभव अपने स्थान पर रखकर पीछे हट गया। वह ठीक समय पर था। दारोगा प्रकट होने ही वाला था। उस सुबह उसने अपना द्वार डांतेस से आरंभ किया। उसकी कालकोठरी के बाद वह फारिया की ओर गया, नाश्ता और स्वच्छ वस्त्र लाते हुए। उसके व्यवहार में ऐसा कुछ न था जिससे यह लगे कि उसे घटित दुर्घटना का कोई ज्ञान है। वह बाहर चला गया। अब डांतेस के भीतर अपने दुर्भाग्यशाली मित्र की कालकोठरी में क्या होगा, यह जानने की अवर्णनीय अधीरता जाग उठी। इसलिए वह फिर भूमिगत मार्ग से नीचे गया और समय पर पहुंचा, ताकि दारोगा की सहायता के लिए पुकार सुन सके। शीघ्र ही अन्य पहरेदार भीतर आए। फिर सैनिकों के भारी नियमित कदमों की ध्वनि सुनाई दी, वैसी ही जैसी ड्यूटी से बाहर होने पर भी उनकी होती है। सैनिकों के पीछे अधीक्षक आया। एडमंड ने बिस्तर के हिलने की आवाज सुनी जब वे देह को झकझोर रहे थे। फिर अधीक्षक की आवाज, जो चेहरे पर पानी डालने का आदेश दे रही थी, और यह देखकर कि इसके बावजूद कैदी को होश नहीं आ रहा, डॉक्टर को बुलाने की मांग कर रही थी। अधीक्षक बाहर चला गया, और करुणा के कुछ शब्द डांतेस के कानों तक पहुंचे, व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ मिले हुए। तो तो उनमें से एक ने कहा, पागल अपने खजाने को ढूंढने चला गया। शुभ यात्रा। अपने सारे करोड़ों के बावजूद उसके पास कफन चुकाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा, दूसरे ने कहा। शातोडीफ में कफन महंगे नहीं होते, तीसरी आवाज ने टिप्पणी की। चूंकि वह एक धर्माधिकारी है, पहली दो आवाजों में से एक ने कहा। शायद वे उसके लिए कुछ अतिरिक्त खर्च करेंगे। उस स्थिति में उसे एक बोरी का सम्मान मिलेगा। एडमंड ने सब कुछ सुना, और एक भी शब्द नहीं चूका।
पर जो कहा जा रहा था उसका अर्थ वह बहुत कम समझ पाया। शीघ्र ही आवाजें मंद पड़ गईं और उसने निश्चय किया कि लोग कोठरी से जा चुके हैं। फिर भी वह भीतर जाने का साहस नहीं कर सका। संभव था कि उन्होंने शव की निगरानी के लिए कोई दारोगा छोड़ दिया हो, इसलिए वह चुप और निष्क्रिय रहा, सांस लेने तक का साहस नहीं करता हुआ। जब कोई लौटा तो वह अधीक्षक था। उसके साथ चिकित्सक और कई अधिकारी थे। कुछ क्षणों का मौन रहा। स्पष्ट था कि चिकित्सक बिस्तर तक जाकर शव की जांच कर रहा था। फिर प्रश्न आरंभ हुए। चिकित्सक ने रोगी की स्थिति का निदान किया और उसे मृत घोषित किया। प्रश्न और उत्तर ऐसी उदासीनता से दिए जा रहे थे कि डांतिस को क्रोध आ गया। उसे प्रतीत हुआ कि सबको उस अभागे अब्बे के प्रति उसके अपने स्नेह का कम से कम कुछ अंश तो अनुभव करना चाहिए। यह सुनकर मुझे दुख हुआ। अधीक्षक ने चिकित्सक की पुष्टि के उत्तर में कहा, वह एक सौम्य और अहानिकर कैदी था जो अपनी सनकों से हमें आनंद देता था, और सबसे बढ़कर जिसकी निगरानी करना अत्यंत सरल था। उस विषय में, दारोगा बोला, हमें उसकी कोई निगरानी करने की आवश्यकता ही नहीं थी, और मैं इसकी गारंटी देता हूं कि यह व्यक्ति बिना एक बार भी भागने का प्रयास किए यहां 50 वर्ष रह सकता था। फिर भी, अधीक्षक ने आगे कहा, चूंकि इस विषय में उत्तरदायित्व मेरा है, इसलिए जितना आप सुनिश्चित हैं और आपकी वो क्षमता पर मुझे कोई संदेह नहीं, उतना ही आवश्यक है कि यथाशीघ्र ये सुनिश्चित किया जाए कि कैदी वास्तव में मृत है। कुछ क्षणों का पूर्ण मौन रहा, जिसके दौरान डांतेस अब भी सुनते हुए समझ गया कि चिकित्सक दूसरी बार शव की जांच कर रहा होगा। आप पूरी तरह निश्चिंत रह सकते हैं, उसने संक्षेप में कहा। वह मर चुका है, मैं इसकी गारंटी देता हूं। पर जैसा कि आप जानते हैं, अधीक्षक ने आग्रह किया, ऐसे मामलों में हम केवल साधारण जांच से संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए सभी बाह्य लक्षणों के बावजूद कृपया अपने कर्तव्य पूर्ण करें और कानून द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं निभाएं। लोहे को गर्म किया जाए, चिकित्सक ने कहा। हालांकि सच कहूं तो यह एक सर्वथा अनावश्यक सावधानी है। गर्म लोहे का आदेश सुनकर डांतेस कांप उठा। उसने तेज कदमों की आहटें सुनी, दरवाजे की चरमराहट, कोठरी के भीतर आने जाने की आवाजें, और कुछ ही क्षणों बाद एक दारोगा लौटा और बोला, यही रहा अंगीठी और गरम लोहा। फिर कुछ क्षणों का मौन रहा और उसके बाद जलते हुए मांस की ध्वनि और एक भारी मिचली लाने वाली गंध उठी, जो उस दीवार के पार तक पहुंच गई जिसके पीछे डांतेस भयभीत होकर सुन रहा था। जलते मानव मांस की गंध से युवक का माथा पसीने से भीग गया और उसे लगा कि वह मूर्छित हो जाएगा। आप देख रहे हैं, अधीक्षक, चिकित्सक ने कहा, वह निस्संदेह मर चुका है। एडी पर किया गया दग्ध परीक्षण निर्णायक है। वह अभागा मूर्ख अपनी सनक से मुक्त हो गया है, और अपनी कैद से भी। क्या उसका नाम फारिया नहीं था? अधीक्षक के साथ आए अधिकारियों में से एक ने पूछा। हाँ, चिकित्सक ने कहा। और वह दावा करता था कि यह एक प्राचीन कुल नाम है। वह निस्संदेह अत्यंत शिक्षित था और अपने खजाने के विषय को छोड़कर लगभग हर विषय में पूर्णतः विवेकशील था। उस विषय में यह कहना होगा, वह हठी था। ये एक विकार है जिसे हम एकाग्र उन्माद कहते हैं, चिकित्सक ने कहा। क्या कभी उससे कोई शिकायत हुई? अधीक्षक ने उस जेलर से पूछा जो अब्बे का भोजन लाता था। कभी नहीं, अधीक्षक, जेलर ने उत्तर दिया। कभी नहीं, जरा भी नहीं। उलटे एक समय वह मुझे कहानियां सुनाकर बहुत मनोरंजन करता था, और एक दिन जब मेरी पत्नी बीमार थी तो उसने मुझे एक नुस्खा दिया जिससे वह ठीक हो गई। आहा, आहा, मुझे यह नहीं पता था कि वह मेरा सहकर्मी था, चिकित्सक ने कहा। फिर हंसते हुए जोड़ा, आशा है
अधीक्षक, आप उसके साथ उसी अनुसार व्यवहार करेंगे? हाँ, हाँ, निश्चिंत रहिए, अधीक्षक ने कहा। उसे सबसे नई बोरी में सम्मानपूर्वक लपेटा जाएगा, जो हमें मिल सके। क्या इससे आप संतुष्ट हैं? क्या हमें यह अंतिम औपचारिकता आपकी उपस्थिति में पूरी करनी है? एक दारोगा ने पूछा। निश्चय ही, पर जल्दी कीजिए। मैं पूरा दिन इस कोठरी में नहीं रह सकता। डांतिस ने फिर आने जाने की आवाजें सुनी। फिर कुछ क्षण बाद कपड़े के मसलने की ध्वनि, बिस्तर के स्प्रिंग चरमराए, फर्श पर किसी भारी बोझ को उठाने जैसी कदमों की आवाज आई। फिर बिस्तर उस भार के लौटाए जाने पर फिर से चरमराया। तो फिर आज संध्या तक, अधीक्षक ने कहा। क्या कोई मिस्सा होगा? एक अधिकारी ने पूछा। असंभव, अधीक्षक ने उत्तर दिया। कारागार के पादरी ने कल मुझसे अनुमति मांगी थी कि वह 1 सप्ताह के लिए हियर की छोटी यात्रा पर जाए, और मैंने उससे कहा था कि इतने समय तक मैं अपने कैदियों की देखभाल कर सकता हूँ। बेचारे अब्बे को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, तब उसे अपना शोक मिस्सा मिल जाता। 6, चिकित्सक ने अपने पेशे की परिचित अधार्मिकता के साथ कहा। वह एक धर्माधिकारी था। ईश्वर उसकी अवस्था पर विचार करेगा और नरक को किसी पादरी को पाने का संतोष नहीं देगा। इस असंगत उपहास पर ठहाका गूंज उठा। इसी बीच शव की तैयारी जारी रही। तो आज संध्या तक, अधीक्षक ने कहा, जब सब पूरा हो गया। किस समय? दारोगा ने पूछा। लगभग 10 या 11 बजे, निस्संदेह। क्या हमें शव की निगरानी करनी चाहिए? क्यों? हम कोठरी को वैसे ही बंद कर देंगे जैसे वह जीवित हो, बस इतना ही। कदमों और आवाजों का क्षय हो गया। डांतेस ने द्वार का कराहता हुआ ताला और चरमराते कुंडे सुने, और फिर एक ऐसा मौन छा गया जो एकांत से भी अधिक शोकपूर्ण था। मृत्यु का मौन, जो गहराई तक उतरकर उस युवक की आत्मा में समा गया। तब उसने धीरे धीरे अपने सिर से फर्श की शिला उठाई और कोठरी में चारों ओर देखा। वह खाली थी। डांतेस सुरंग से बाहर निकल आया। शैतो डीव का कब्रिस्तान। काल कोठरी के भीतर खाट पर फैला हुआ, खिड़की से आती धूल भरी प्रकाश रेखा में क्षीण रूप से उभरा हुआ मोटे कपड़े का एक बोरा पड़ा था, जिसके चौड़े मोड़ों के नीचे एक लंबा कठोर सा आकार अस्पष्ट रूप से दिखाई देता था। यही फारिया का अंतिम कफन था, जो पहरेदारों के अनुसार बहुत सस्ते में पड़ा था। सब कुछ समाप्त हो चुका था। अब डांतेस और उसके वृद्ध मित्र के बीच एक खाई आ गई थी। वह अब उन आंखों को नहीं देख सकता था जो मृत्यु से परे देखने की चेष्टा में खुली रह गई थी। वह उस परिश्रमी हाथ को फिर नहीं थाम सकता था जिसने उसके लिए गूढ़ विषयों पर से पर्दा उठाया था। फौरिया, वह प्रिय और मूल्यवान साथी जिससे वह अत्यंत गहराई से जुड़ गया था, अब केवल उसकी स्मृति में ही जीवित था। वह उस भयावह शैया के सिरहाने बैठ गया और गहन तथा कटु विषाद में डूब गया। अकेला, वह फिर से अकेला हो गया था। वह फिर मौन में गिर पड़ा था। उसके सामने फिर वही शून्यता खड़ी थी। अकेला, अब उसके पास न तो उस एकमात्र मानव का दर्शन था और न ही उसकी आवाज की ध्वनि, जो अभी भी उसे पृथ्वी से बांधे हुए थी। क्या उसके लिए फौरिया की भांति ईश्वर के पास जाकर जीवन की पहेली का उत्तर मांगना बेहतर ना होता, चाहे उसे पीड़ा के उस अंधकारमय द्वार से ही क्यों ना गुजरना पड़े? मित्र की उपस्थिति ने आत्महत्या के विचार को दूर कर दिया था, पर अब वह भूत की भांति लौट आया और फौरिया के शव के पास आ खड़ा हुआ। यदि मैं मर सकता, उसने कहा, तो मैं वहीं जाता जहां वह गया है और निश्चय ही उसे फिर पा लेता। पर मैं मरूं कैसे? ये तो सरल है, उसने हंसते हुए जोड़ा। मुझे बस यहीं रहना है, भीतर आने वाले पहले व्यक्ति पर झपटना है और उसका गला घोंट देना है। वे मुझे गिलोटिन पर चढ़ा देंगे। पर जैसा कि प्रायः होता है, महान दुख में भी और महान तूफानों में भी,
दो लहरों की चोटियों के बीच एक गर्त होता है। डांतेस ने इतनी अपमानजनक मृत्यु के विचार से स्वयं को पीछे खींच लिया और शीघ्र ही इस निराशा की भावना से जीवन और स्वतंत्रता की जलती हुई प्यास की ओर लौट आया। मरना नहीं, नहीं, वह चिल्लाया। इतना जीना और इतना सहना इसलिए नहीं था कि अब मर जाऊं। मृत्यु पहले स्वीकार्य थी, जब मैंने बहुत वर्ष पहले उससे मिलने का निश्चय किया था। पर अब यह वास्तव में अपने दयनीय भाग्य के सामने बहुत अधिक समर्पण करना होगा। नहीं, मैं जीना चाहता हूं। मैं अंत तक संघर्ष करना चाहता हूं। नहीं, मैं वह सुख फिर पाना चाहता हूं जो मुझसे छीन लिया गया है। मैं ये भूल रहा हूं कि मरने से पहले मुझे अपने शत्रुओं को दंड देना है, और कौन जानता है, शायद कुछ मित्रों को पुरस्कार भी देना है। पर अब जब मुझे यहाँ भुला दिया गया है, मैं अपनी काल कोठरी से फौरिया की ही भांति निकलूंगा। इन शब्दों पर एडमंड स्थिर रह गया। उसकी दृष्टि जमी हुई थी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे अचानक कोई विचार आ गया हो, ऐसा विचार जो उसे भयभीत कर देता है। वह तुरंत उठा, मानो चक्कर से पीड़ित हो। उसने अपना हाथ माथे पर रखा, कक्ष में 2-3 बार चक्कर लगाया और फिर खाट के पास लौट आया। आह! वह बोला, यह विचार कहाँ से आया? तुमसे, ईश्वर। क्योंकि केवल मृतक ही इस स्थान से स्वतंत्र रूप से निकलते हैं। तो चलो, मृतकों का स्थान ले लें। और अपने इस निश्चय पर पुनर्विचार करने में एक क्षण भी न गंवाते हुए, मानो अपने विचारों को, इस निराशाजनक संकल्प को नष्ट करने का अवसर न देना चाहता हो, वह उस भयानक बोरे पर झुका, उसे उस चाकू से खोला जो फ़ारिया ने बनाया था, शव को बाहर निकाला, उसे अपनी ही कालकोठरी में घसीट ले गया, अपनी खाट पर रखा, उसके सिर को उस कपड़े के टुकड़े से ढक दिया जिसे वह स्वयं पहनने का अभ्यस्त था, उसे अपनी चादर से ढक दिया। अंतिम बार उसके जमे हुए माथे को चूमा और उन आंखों को बंद करने का प्रयास किया जो हठपूर्वक खुली रह गई थीं। इसलिए और भी भयावह, क्योंकि उनके पीछे अब कोई विचार न था। फिर उसने सिर को दीवार की ओर मोड़ दिया, ताकि जब दारोगा संध्या का भोजन लाए तो उसे लगे कि वह सो रहा है, जैसा कि अक्सर होता था। इसके बाद वह सुरंग में लौटा, खाट को दीवार से लगा दिया, दूसरी काल कोठरी में गया, अलमारी से सुई और धागा निकाला, अपने चिथड़े उतार फेंके ताकि कपड़े के नीचे नग्न देह का स्पर्श हो, खाली बोरे में घुस गया, शव की ही भांति उसी स्थिति में लेट गया और भीतर से ही उसे सी दिया। यदि दुर्भाग्यवश उस क्षण कोई भीतर आ जाता तो उसके हृदय की धड़कनें सुन सकता था। डांते सरलता से संध्या की पहरेदारी के बाद तक प्रतीक्षा कर सकता था, पर उसे भय था कि तब तक अधीक्षक अपना विचार बदल लेगा और शव को हटवा देगा। उस स्थिति में उसकी अंतिम आशा भी नष्ट हो जाती। अब किसी भी दशा में उसकी योजना निश्चित हो चुकी थी। उसका अभिप्राय यह था, यदि कालकोठरी से बाहर ले जाते समय कब्र खोदने वालों को यह झांत हो जाता कि वे किसी शव के स्थान पर एक जीवित मनुष्य को उठा रहे हैं, तो डांतेस उन्हें संभलने का अवसर नहीं देगा। वह चाकू के एक तीव्र वार से बोरे को ऊपर से नीचे तक चीर देगा और उनके आतंक का लाभ उठाकर भाग निकलेगा। यदि वे उसे रोकने का प्रयास करेंगे, तो वह चाकू का प्रयोग करेगा। यदि वे उसे कब्रिस्तान ले जाएं और किसी कब्र में रख दें, तो वह स्वयं को मिट्टी से ढक जाने देगा। फिर, क्योंकि रात होगी, कब्र खोदने वाले मुश्किल से ही पीठ फेरेंगे कि वह नरम मिट्टी को खोदकर बाहर निकल आएगा और भाग निकलेगा। उसे आशा थी कि मिट्टी इतनी भारी नहीं होगी कि वह उसे हटा न सके। यदि उसकी आशा गलत सिद्ध हुई और मिट्टी बहुत भारी निकली, तो वह दम घुटने से मर जाएगा, और तब तो और भी अच्छा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। डांतेस ने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था, पर उस प्रातः उसे अपनी भूख का ध्यान नहीं आया था, और अब भी उसे उसका आभास नहीं था। उसकी स्थिति इतनी अनिश्चित थी कि वह किसी और बात पर विचार करने का समय नहीं गंवा सकता था। सबसे पहला खतरा यह था कि जेलर, जो 7 बजे उसका रात्रि भोजन लाने वाला था, इस अदला बदली को देख न ले। सौभाग्य से डांतेस कई बार जेलर की उपस्थिति में लेटा ही रहता था, कभी मानव द्वेष के कारण, कभी थकान से।
ऐसे अवसरों पर वह आदमी प्रायः रोटी और सूप मेज पर रख देता और बिना उससे बोले चला जाता था। इस बार किंतु जेलर अपनी आदत की चुप्पी से हट सकता था, कुछ कह सकता था, और जब डांटेस उत्तर न देता तो पलंग के पास जाकर छल को खोज निकालता। जैसे जैसे 7 बजे का समय निकट आया, डांतेस सचमुच पीड़ा सहने लगा। एक हाथ वह अपने हृदय पर रखे था, उसकी धड़कन को दबाने के प्रयास में, जबकि दूसरा उसके ललाट से बहते पसीने को पोंछता जाता था, जो उसकी कनपटियों पर लकीरों में बह रहा था। समय समय पर उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती और उसके हृदय को बर्फीली पकड़ में जकड़ लेती। ऐसे क्षणों में उसे लगता कि अब वह मर जाएगा। घंटे बीतते गए, कैले में किसी प्रकार की हलचल की कोई ध्वनि नहीं हुई, और डांतेस समझ गया कि वह पहले खतरे से बच निकला है, जो एक शुभ संकेत था। अंततः लगभग उस समय जब राज्यपाल ने नियत किया था, सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। एडमंड समझ गया कि वह क्षण आ पहुंचा है। उसने सारा साहस समेटा, सांस रोके रहा। काश वह अपनी नाड़ी की धड़कन को भी उसी प्रकार रोक पाता। कदमों की आवाज दो व्यक्तियों की द्वार के बाहर रुक गई। डांतिस ने अनुमान लगाया कि ये वही दो कब्र खोदने वाले होंगे जो उसे लेने आए हैं। यह शंका तब निश्चय में बदल गई जब उसने तख्ते को नीचे रखने की आवाज सुनी। द्वार खुला और एक मध्यम प्रकाश डांतेस की आंखों तक पहुंचा। अपने ऊपर पड़े कपड़े के आर पार उसने दो आकृतियों को पलंग की ओर आते देखा। द्वार पर एक तीसरा व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में लालटेन थी। जो दो पलंग तक आए थे, उन्होंने बोरे के दोनों सिरे पकड़ लिए। इतना दुबला बूढ़ा होने पर भी यह काफी भारी है, एक ने कहा, सिर उठाते हुए। कहते हैं हर साल हड्डियों के वजन में आधा पौंड जुड़ जाता है। दूसरे ने उत्तर दिया, पैरों की ओर से पकड़ते हुए। गांठ बांध ली? पहले ने पूछा। बेकार वजन ढोना मूर्खता होगी, वहां पहुंचकर बांधूंगा। ठीक है, चलो। यह कौन सी गांठ है? डांतिस ने मन ही मन सोचा। वे कथित शव को पलंग से उठाकर तख्ते पर ले आए। एडमंड ने स्वयं को और कठोर कर लिया, मृतक का अभिनय ठीक से करने के लिए। उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर रखा और लालटेन लिए व्यक्ति के आगे आगे चलने पर शव यात्रा सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रात की ठंडी तीक्ष्ण हवा में नहा गया। डांतिस ने मिस्त्राल को पहचान लिया और उसके भीतर एक साथ आनंद और व्यथा की लहर उठी। उसे उठाए हुए लोग लगभग 20 कदम चले, फिर रुके और तख्ते को जमीन पर रख दिया। उनमें से एक चला गया। डांतिस ने पत्थरों पर उसके कदमों की आवाज सुनी। मैं कहाँ हूं? उसने सोचा। सच बताऊं, यह बिल्कुल हल्का नहीं है। जो पीछे रह गया था, वह स्ट्रेचर के किनारे बैठते हुए बोला। डांतेस की पहली प्रवृत्ति भाग निकलने की थी, पर सौभाग्य से उसने उसे दबा लिया। यहां रोशनी दिखाओ, अरे गंवार, दूर गए हुए ने कहा, वरना मुझे जो चाहिए वह कभी नहीं मिलेगा। लालटेन वाले ने आज्ञा मानी। यद्यपि जैसा कि हमने देखा, यह अनुरोध काफी अपमानजनक शब्दों में किया गया था। ये क्या ढूंढ रहा होगा? डांतेस ने सोचा। निश्चय ही कोई फावड़ा। एक संतुष्ट उद्गार से संकेत मिला कि कब्र खोदने वाले को वह वस्तु मिल गई थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। आखिरकार, दूसरे ने कहा, तूने तो बड़ा कठिन काम बना दिया। हाँ, पर देर से कुछ खोया नहीं गया। इन शब्दों के साथ वह एडमंड के पास आया, जिसने उसके बगल में कोई भारी और गूंजती वस्तु रखे जाने की आवाज सुनी। उसी क्षण उसके पैरों के चारों ओर एक रस्सी कसकर और पीड़ादायक ढंग से बांध दी गई। तो गांठ बांध दी? जो निष्क्रिय खड़ा था उसने पूछा। और अच्छी तरह, दूसरे ने कहा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो फिर चलो। और तख्ता फिर उठा लिया गया। वे लगभग 50 कदम चले, फिर एक फाटक खोलने के लिए रुके
और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, कहिले की चट्टानों से टकराती लहरों की आवाज डांतेस के कानों में और अधिक स्पष्ट होती गई। मौसम खराब है, एक ने कहा। आज रात समुद्र में होना अच्छा नहीं लगता। हाँ, अब्बे को तो आज अच्छी खासी नमी मिलेगी, दूसरे ने कहा, और दोनों जोर से हंस पड़े। डांतेस इस मजाक को पूरी तरह नहीं समझ पाया, पर फिर भी उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, पहुंच गए, पहले ने कहा। थोड़ा आगे, थोड़ा और, दूसरे ने कहा। याद है, पिछली बार वाला चट्टानों में अटक गया था, और अगले दिन राज्यपाल ने हमें कितना आलसी कहा था। वे 4-5 कदम और चले, अब भी ऊपर की ओर। फिर डांतिस ने महसूस किया कि वे उसे सिर और पैरों से पकड़कर झुला रहे हैं। एक, कब्र खोदने वालों ने कहा। दो, तीन। इसी क्षण डांतिस ने स्वयं को एक विशाल शून्य में फेंका जाता महसूस किया, एक घायल पक्षी की भांति हवा में उड़ता हुआ, फिर गिरता हुआ, एक भयानक अवतरण में जो उसके हृदय को जकड़ लेता था। यद्यपि किसी वजन ने उसे नीचे खींच रखा था और उसकी गति तेज कर दी थी, फिर भी उसे लगा कि यह गिरावट एक शताब्दी तक चली। अंततः एक भयंकर गर्जना के साथ वह तीर की भांति बर्फीले जल में जा गिरा और वह चीख पड़ा, पर उसकी चीख तुरंत पानी द्वारा दबा दी गई। डांतेस को समुद्र में फेंक दिया गया था और उसके पैरों से बंधा 36 पौंड का तोप का गोला उसे तल की ओर घसीट रहा था। समुद्र शातोडीव का कब्रिस्तान है। टिबुले द्वीप। यद्यपि स्तब्ध और लगभग दम घुटने की अवस्था में, दांतेस ने फिर भी इतना आत्मसंयम बनाए रखा कि उसने सांस रोक ली और, जैसा कि हम कह चुके हैं, उसका दाहिना हाथ किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार था। खुले चाकू को पकड़े हुए उसने तुरंत कपड़े को चीर दिया और पहले अपना हाथ बाहर निकाला, फिर अपना सिर। परंतु तब तोप के गोले को ऊपर उठाने के अपने प्रयासों के बावजूद उसे लगा कि वह लगातार नीचे की ओर खींचा जा रहा है। इसलिए वह झुककर उस रस्सी को खोजने लगा जो उसके पैरों को बांधे हुए थी, और अंतिम निराशाजनक प्रयास में ठीक उसी क्षण उसे काट दिया जब उसका दम घुटने ही वाला था। जोरदार ढंग से पैर मारते हुए वह मुक्त होकर समुद्र की सतह पर ऊपर आ गया, जबकि वह भार उस खुरदरे लिनन को, जो लगभग उसका कफन बन चुका था, अज्ञात गहराइयों में नीचे खींच ले गया। दांतेस ने सांस लेने के लिए जितना आवश्यक था, उससे अधिक देर तक रुकना उचित न समझा और फिर से गोता लगाया। उसे जो पहली सावधानी बरतनी थी, वह यह थी कि वह दिखाई न दे। जब वह दूसरी बार ऊपर आया, तब वह पहले गिरने की जगह से कम 50 गज दूर था। उसके ऊपर उसे एक काला, झुका हुआ आकाश दिखाई दिया, जिसके आर पार बादल हवा से तेजी से बह रहे थे और बीच बीच में नीले आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा प्रकट कर देते थे, जहां से कोई तारा चमकता था। उसके सामने एक अंधेरा, गरजता हुआ विस्तार था, जिसकी लहरें तूफान के आगमन पर उफरने लगी थीं, और उसके पीछे समुद्र से भी अधिक काला, आकाश से भी अधिक काला, किसी धमकी भरे प्रेत की भांति वह ग्रेनाइट का दैत्य उठ खड़ा था, जिसकी उदास चोटी ऐसे थी मानो शिकार को पकड़ने के लिए बढ़ा हुआ हाथ हो। सबसे ऊंची चट्टान पर एक लालटेन जल रही थी, जो दो मानव आकृतियों को प्रकाश दे रही थी। उसे प्रतीत हुआ कि वे दोनों आकृतियां बेचैनी से समुद्र की ओर झुकी हुई थीं। वे विचित्र कब्र खोदने वाले निश्चय ही उस चीख को सुन चुके थे, जो उसके हवा में उड़ते समय उसके मुंह से निकल गई थी। अतः दांतेस ने फिर से गोता लगाया और काफी दूरी तक पानी के भीतर तैरा। वह पहले भी ऐसा करने का अभ्यस्त रह चुका था, और फारो की खाड़ी में तो उसने प्रायः अपने चारों ओर अनेक प्रशंसक आकर्षित कर ली थे, जो अक्सर उसे मार्सेई का सबसे निपुण तैराक घोषित करते थे। जब वह फिर सतह पर आया, तो लालटेन गायब हो चुकी थी। अब उसे अपनी दिशा निर्धारित करनी थी।
शातोद्वीप के आसपास के सभी द्वीपों में रातोनो और पोमेग सबसे निकट हैं, परंतु रातोनो और पोमेग आबाद हैं। दूम का छोटा द्वीप भी आबाद है। इसलिए सबसे सुरक्षित उतरने की जगह टिबुले या लेमियर में से कोई एक थी, और ये दोनों द्वीप शातोद्वीप से 1 लीग की दूरी पर स्थित हैं। फिर भी इन्हीं दोनों में से किसी एक की ओर जाने का दांतेस ने निश्चय किया, किंतु उस रात के गहराते अंधेरे में, जो हर क्षण उसके चारों ओर घना होता जा रहा था, वह उन्हें कैसे खोजे? तभी तारे की भांति चमकता हुआ उसने प्लानियर का प्रकाश स्तंभ देखा। यदि वह सीधे उस प्रकाश की ओर तैरे तो टिबुले उसके बाईं ओर थोड़ा सा रह जाएगा। अतः यदि वह थोड़ा सा बाईं ओर मुड़े तो वह द्वीप की दिशा में बढ़ रहा होगा। परंतु जैसा कि हम कह चुके हैं, शातोद्वीप से टिबुले तक कम से कम 1 लीग की दूरी थी। अक्सर अपनी कैद के दौरान फ़ारिया ने उस युवक से कहा था, जब वह उसे उदास और निष्क्रिय देखता था, दांतेस, तुम्हें इस दुर्बलता के आगे नहीं झुकना चाहिए। यदि तुम सचमुच भाग निकलने में सफल हो जाओ और अपनी शक्ति बनाए रखने में असफल रहे, तो तुम डूब जाओगे। उस भारी, कड़वे उफान के नीचे दांतेस ने एक बार फिर ये शब्द अपने कानों में सुने, और वह शीघ्र ही सतह पर लौट आया, ताकि लहरों को चीरते हुए आगे बढ़े और ये भी ये परखे कि कहीं उसने सचमुच अपनी शक्ति तो नहीं खो दी है। उसे यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ कि उसकी विवश निष्क्रियता ने उसकी शक्ति और फुर्ती में से कुछ भी नहीं छीना था, और यह कि वह अब भी इस तत्व का स्वामी था जिसमें उसने बाल्यावस्था में क्रीड़ा की थी। किसी भी दशा में भय, वह तीव्र यातनादाता, उसकी शक्ति को दुगुना कर रहा था। लहरों की चोटियों पर उठते हुए वह सुनने लगा कि कहीं कोई आवाज तो नहीं आ रही। हर बार जब वह किसी लहर के सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचता, तो वह शीघ्रता से दिखाई देने वाले क्षितिज का निरीक्षण करता और उस कालेपन को भेदने का प्रयास करता। हर वह लहर जो बाकी लहरों से कुछ ऊंची उठती थी, उसे किसी पीछा करती हुई नाव की भांति प्रतीत होती थी। इसलिए वह और भी अधिक परिश्रम करता, जो उसे आगे तो ले जाता था, पर साथ ही उसे शीघ्र ही थका देने की धमकी भी देता था। फिर भी वह तैरता रहा, और वह भयावह दुर्ग रात की धुंध में कुछ हद तक धुंधला पड़ गया था। वह अब उसे देख नहीं सकता था, किंतु उसे अब भी उसका आभास था। 1 घंटा बीत गया, जिसके दौरान दांतेस उस स्वतंत्रता की अनुभूति से उत्साहित होकर, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई थी, अपने निर्धारित मार्ग पर लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। अब देखूं, उसने सोचा, मैं लगभग 1 घंटे से तैर रहा हूं, पर प्रतिकूल हवा के कारण मुझे अपनी गति का 1/4 भाग खो देना चाहिए था। फिर भी यदि मैंने दिशा में कोई भूल नहीं की है, तो अब मुझे टिबुलेन द्वीप के निकट होना चाहिए। पर यदि मैं भ्रमित हो गया हूं तो? इस विचार से तैराक के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने कुछ क्षण के लिए तैरते रहने का प्रयास किया, ताकि स्वयं को विश्राम दे सके, पर समुद्र निरंतर भारी होता जा रहा था, और उसे शीघ्र ही यह अनुभव हो गया कि जिस विश्राम की उसने आशा की थी, वह असंभव था। अच्छा, तो ऐसा ही सही, उसने कहा। मैं अंत तक जाऊंगा, जब तक मेरी बाहें जवाब न दे दें, जब तक ऐंठन मेरे पूरे शरीर को न जकड़ ले, और तब मैं डूब जाऊंगा। और वह निराशा की ऊर्जा और आतुरता के साथ तैरने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि आकाश, जो पहले ही बहुत अंधेरा था, और भी गहरा हो गया है, और एक घना, भारी, अभेद्य बादल उसके ऊपर उतर आया है। उसी समय उसे अपने घुटने में तीव्र पीड़ा महसूस हुई। उसकी कल्पना ने तुरंत उसे बताया कि यह अवश्य ही किसी गोली का आघात है, और कि वह तुरंत बंदूक की आवाज सुनेगा। पर कोई विस्फोट नहीं हुआ। दांतेस ने हाथ बढ़ाया और किसी वस्तु को टटोला। उसने अपना दूसरा पैर ऊपर उठाया और ठोस भूमि को छुआ। तभी उसने देखा
कि जिसे वह बादल समझ रहा था, वह वास्तव में क्या था? उसके सामने 20 गज की दूरी पर अजीब आकार की चट्टानों का एक ढेर उठ खड़ा था, जो ऐसे प्रतीत होता था मानो किसी विशाल आग को उसके सबसे प्रचंड दहन के क्षण में ही ठोस कर दिया गया हो। यही टिबुले द्वीप था। दांतेस खड़ा हुआ और कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर उन ग्रेनाइट की नोकों पर लेट गया, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, जो उस क्षण उसे सबसे कोमल बिस्तर से भी अधिक मुलायम प्रतीत हो रही थी। फिर हवा के बावजूद, तूफान के बावजूद और उस वर्षा के बावजूद जो गिरने लगी थी, अत्यंत थका होने पर भी वह उस मधुर नींद में सो गया जो उस मनुष्य को मिलती है जिसका शरीर सुन्न है, पर जिसका मन अप्रत्याशित सौभाग्य की चेतना से जागृत है। 1 घंटे बाद एडमोंड एक भीषण गड़गड़ाहट की आवाज से जाग उठा। आकाश में तूफान फूट पड़ा था और अपनी चमकदार उड़ान से वायु को पीट रहा था। समय समय पर बिजली की एक धार आकाश से अग्निसर्प की भांति निकलती, लहरों और बादलों को प्रकाशित कर देती, जो एक दूसरे के पीछे ऐसे सिर के बल गिरते थे जैसे किसी विशाल गर्त के प्रचंड उफान। दांतेस ने अपनी नाविक दृष्टि से ठीक ही अनुमान लगाया था। वह दोनों द्वीपों में से पहले पर आ उतरा था, जो टिबूले हैं। वह जानता था कि यह एक निर्वस्त्र चट्टान है, जो प्रकृति के प्रहारों के लिए खुली और बिना किसी आश्रय के है। तूफान थम जाने पर वह फिर समुद्र में उतरेगा और लिमेयर द्वीप की ओर बढ़ेगा, जो उतना ही निर्जन है, पर अधिक विस्तृत होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है। एक लटकती हुई चट्टान ने उसे कुछ समय के लिए आश्रय प्रदान किया और वह उसके नीचे शरण लेने चला गया। लगभग उसी क्षण तूफान अपनी पूरी उग्रता के साथ टूट पड़ा। एडमोंड ने अनुभव किया कि जिस चट्टान के नीचे वह छिपा था, वह कांप रही है और विशाल पिरामिड के आधार से टकराती लहरें उसके आश्रय स्थल तक पहुंच रही थीं। इस विनाशकारी शोर और अंधा कर देने वाली चमकों के बीच, यद्यपि वह सुरक्षित था, उसे एक प्रकार का चक्कर आ गया। उसे ऐसा लगा मानो पूरा द्वीप उसके नीचे हिल रहा हो और किसी भी क्षण किसी लंगर डाले जहाज की भांति अपने बंधनों को तोड़कर उसे अपने साथ उस विराट भंवर के बीच खींच ले जाएगा। तभी उसे स्मरण हुआ कि उसने 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था। उसे भूख और प्यास लगी थी। उसने अपने हाथ और गर्दन बढ़ाई और चट्टान की एक खोखल से कुछ वर्षा जल पी लिया। जैसे ही वह सिर उठा रहा था, बिजली की एक धार जो ईश्वर के दीप्तिमान सिंहासन के चरणों तक आकाश को चीरती हुई प्रतीत होती थी, दृश्य को प्रकाशित कर गई। उसके प्रकाश में दांतेस ने एक छोटी मछुआरों की नाव को देखा, जो किसी प्रेत की भांति लहर की छोटी से गर्त में फिसलती हुई दिखाई दी। लहरों और तूफान दोनों से आगे धकेली जाती हुई लेमेयर द्वीप और क्रुआजिए की केप के बीच उससे एक चौथाई लीग की दूरी पर। एक क्षण बाद वही प्रेत दूसरी लहर की चोटी पर फिर प्रकट हुआ, भयावह वेग से उसकी ओर बढ़ता हुआ। दांतेस चिल्लाना चाहता था। उसने किसी कपड़े के टुकड़े की खोज की जिसे वह हवा में लहरा सके, यह दिखाने के लिए कि वे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, पर वे स्वयं ही इसे भली भांति देख रहे थे। बिजली की एक और चमक में युवक ने 4 लोगों को मस्तूलों और रस्सियों से लिपटे हुए देखा, जबकि 5वां टूटे हुए पतवार दंड को थामे हुए था। निस्संदेह जिन पुरुषों को वह देख रहा था, वे भी उसे देख पा रहे थे, क्योंकि निराशाजनक चीखें सीटी बजाती झोंकों के साथ उसके पास तक पहुंच रही थीं। मस्तूल के ऊपर सरकंडे की तरह मुड़ा हुआ एक फटा पुराना पाल हवा से बार बार टकराते हुए फड़फड़ा रहा था। अचानक जो रस्सियां अब तक उसे थामे हुए थीं, वे टूट गईं और वह अदृश्य हो गया। अंधेरे आकाश की गहराइयों में बहता हुआ
किसी काले बादल की पृष्ठभूमि पर उभरे विशाल श्वेत पक्षी की भांति। उसी समय उसने एक भयानक चरमराहट और पीड़ा की चीखें सुनी। गर्त के ऊपर स्फिंक्स की तरह अपनी चट्टान को थामे हुए दांतेस ने एक और चमक में उस छोटी नाव को टूटा हुआ देखा। उसके मलबे के बीच भय से विकृत मुखों वाले सिर और हाथ आकाश की ओर बढ़े हुए थे। फिर अंधकार लौट आया। वह भयानक दृश्य बिजली की एक कौंध भर की अवधि तक ही रहा। दांतेस फिसलन भरी चट्टानों से नीचे की ओर तेजी से उतरा, स्वयं समुद्र में गिर जाने के जोखिम पर। उसने देखा, सुना, पर कुछ भी न दिखाई दिया, न सुनाई दिया। न कोई और चीख, न कोई मानवीय संघर्ष, केवल तूफान, ईश्वर का वह महान कर्म, हवा के साथ गरजता और लहरों के साथ झाग उछालता रहा। धीरे धीरे हवा शांत होने लगी। आकाश में पश्चिम की ओर विशाल धूसर बादल लुढ़कते चले गए, जो तूफान से फीके पड़ गए प्रतीत होते थे। नीले आकाश के टुकड़े फिर प्रकट हुए और तारों ने पहले से भी अधिक उज्ज्वल चमकना शुरू कर दिया। शीघ्र ही पूर्व दिशा में एक लंबी लालिमा की पट्टी ने क्षितिज की लहराती नीली काली रेखा को प्रकाशित कर दिया। लहरें नृत्य करने लगीं और तुरंत ही उनकी चोटियों पर एक प्रकाश दौड़ गया, प्रत्येक को स्वर्ण केसर में परिवर्तित करता हुआ। भोर हो रही थी। दांतेस इस महान दृश्य के सामने निश्चल और मौन खड़ा रहा, मानो इसे पहली बार देख रहा हो। वास्तव में शातोदिफ में बिताए गए अपने सभी वर्षों में वह इसे भूल चुका था। उसने मुड़कर दुर्ग की ओर देखा। भूमि और समुद्र के पूरे चाप पर अपनी दृष्टि घुमाते हुए वह अंधेरा ढेर लहरों के मध्य से उठ खड़ा था, उस प्रभावशाली भव्यता के साथ जो सभी स्थिर वस्तुओं में समान रूप से होती है, जो एक साथ देखने और आदेश देने का आभास देती हैं। समय लगभग 5 बजे का रहा होगा। समुद्र निरंतर शांत होता जा रहा था। 2 या 3 घंटों में, एडमोंड ने सोचा, पहरेदार मेरे कमरे में जाएगा, मेरे गरीब मित्र के शरीर को पाएगा, उसे पहचानेगा, मुझे व्यर्थ खोजेगा और शोर मचा देगा। तब वे छेद और सुरंग ढूंढ निकालेंगे। वे उन लोगों से पूछताछ करेंगे जिन्होंने मुझे समुद्र में फेंका था, जिन्होंने अवश्य ही मेरी चीख सुनी होगी। तुरंत सैनिकों से भरे जहाज उस दुर्भाग्यपूर्ण भगोड़े का पीछा करने निकल पड़ेंगे जो बहुत दूर नहीं जा सकता। तोपें दागी जाएंगी ताकि तट पर सबको चेतावनी दी जा सके कि जो भी मनुष्य नंगा और भूखा दिखाई दे, उसे कोई आश्रय न दे। मार्सेई के जासूसों और अल्गुआ जिलों को सूचित किया जाएगा। वे तट की तलाशी लेंगे, जबकि शातोदेव का गवर्नर समुद्र की खोज करेगा। तो समुद्र में खदेड़ा गया, भूमि पर गिरा हुआ, मेरा क्या होगा? मैं भूखा और प्यासा हूं, और मैंने अपना जीवन रक्षक चाकू भी खो दिया है, क्योंकि तैरते समय वह मुझे बाधा दे रहा था। मैं उस पहले किसान की दया पर हूं जो मुझे सौंपकर 20 फ्रांक कमाना चाहे। मेरे पास न शक्ति बची है, न विचार, न कोई निश्चय। ओह! मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर! क्या मैंने पर्याप्त कष्ट नहीं सहे? अब क्या तुम मेरे लिए उससे अधिक कर सकते हो, जितना मैं स्वयं अपने लिए कर सकता हूँ? जैसे ही एडमुंड यह उत्कट प्रार्थना उच्चारित कर रहा था, अपनी थकान और सिर के हल्केपन से उपजे एक प्रकार के उन्माद में और व्याकुलता से शातोद्वीप की ओर देखते हुए, उसने पोमेक द्वीप के सिरे के पास क्षितिज के विरुद्ध उसकी लैटिन पाल को लहरों पर फिसलती हुई किसी समुद्री पक्षी की भांति देखा। एक छोटी सी नाव को, जिसे केवल किसी नाविक की आंख ही जेनोआ की टार्टन पहचान पाती, जो अभी भी अस्पष्ट समुद्री रेखा पर दिखाई दे रही थी।
वह मार्सेई के बंदरगाह से आ रही थी और खुले समुद्र की ओर जा रही थी, अपनी तीक्ष्ण नोक के आगे चमकती हुई छींटों को धकेलती हुई, जो उसके उभरे हुए किनारों से पहले समुद्र को चीर रही थी। "ज़रा सोचो," एडमोंड ने कहा। "आधे घंटे में मैं उस जहाज़ तक पहुंच सकता था, यदि मुझे पूछताछ का, भागे हुए कैदी के रूप में पहचाने जाने का, और फिर मार्सेई वापस ले जाए जाने का भय ना होता। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कह सकता हूँ? कौन सी कहानी गढ़ूँ कि उन्हें धोखा दे सकूँ? ये लोग सब तस्कर हैं, लगभग समुद्री डाकू। तट पर व्यापार करने का दिखावा करते हुए वे लूट के लिए इसे छानते हैं। वे निःशुल्क भलाई करने की अपेक्षा मुझे बेच देना अधिक पसंद करेंगे। प्रतीक्षा करें, पर प्रतीक्षा करना असंभव है। मैं भूख से मर रहा हूँ। कुछ ही घंटों में मेरी बची-खुची शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। किसी भी स्थिति में पहरेदार की गश्त का समय निकट आ रहा है। अभी तक शोर नहीं मचा है, इसलिए शायद उन्हें कुछ संदेह नहीं हुआ है। मैं स्वयं को उस छोटी नाव के नाविकों में से एक बता सकता हूँ, जो कल रात डूब गई थी। यह पर्याप्त रूप से विश्वसनीय कथा है। कोई मुझे झुठला नहीं सकेगा, क्योंकि पूरा दल डूब चुका है। चलो। ये शब्द कहते हुए दांतेस ने उस स्थान की ओर देखा जहां छोटी नाव डूबी थी, और सिहर उठा। डूबे हुए नाविकों में से एक की फ्राइजियाई टोपी चट्टान के दांतेदार किनारे पर अटकी हुई थी, और उसके पास जहाज के ढांचे का कुछ मलबा तैर रहा था। निष्प्राण शहतीर, जिन्हें समुद्र द्वीप के आधार से टकराता हुआ ऐसे धकेल रहा था मानो वे शक्तिहीन मेंढक मोड़ हों। एक क्षण में दांतेस ने अपना निश्चय कर लिया। वह फिर समुद्र में कूद पड़ा, टोपी की ओर तैरा, उसे अपने सिर पर रखा, शहतीरों में से एक को थाम लिया और ऐसी दिशा पकड़ी जो उसे नाव से मिलने तक ले जाए। अब मैं बच गया हूं, उसने बुदबुदाया, और इस निश्चय ने उसे शक्ति दी। शीघ्र ही उसने टार्टन को देखा, जो, क्योंकि वह लगभग सीधे हवा के विरुद्ध चल रही थी, शातोदैफ और प्लानियर की मीनार के बीच डगमगाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक क्षण के लिए दांतेस को भय हुआ कि तट के साथ साथ चलने के बजाय छोटी नाव खुले समुद्र की ओर मुड़ जाएगी, जैसा कि वह करती, उदाहरण के लिए, यदि वह कोर्सिका या सार्डिनिया जा रही होती। पर उसकी चाल ढाल से तैराक ने शीघ्र ही समझ लिया कि उसका इरादा जार और कैलसेराइन द्वीपों के बीच से निकलने का है। इस बीच जहाज और तैराक धीरे धीरे एक दूसरे के निकट आ रहे थे। एक दिशा में मोड़ लेते हुए छोटी नाव दांतेस से लगभग एक चौथाई लीग की दूरी तक आ गई। वह समुद्र में ऊपर उठा और संकट संकेत के रूप में अपनी टोपी लहराई, पर जहाज पर किसी ने उसे नहीं देखा, और वह दूसरी दिशा में मोड़ लेकर चल पड़ी। दांतेस ने पुकारने का विचार किया, पर उसने दूरी का अनुमान लगाया और समझ गया कि उसकी आवाज जहाज तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि समुद्री हवा में बह जाएगी और लहरों के शोर में दब जाएगी। अब उसे अपनी दूरदर्शिता पर संतोष हुआ कि वह एक शहतीर पर लेटा हुआ था। जितना वह दुर्बल था, शायद वह टार्टन तक पहुंचने तक स्वयं को तैरता न रख पाता, और निस्संदेह, यदि, जैसा कि पूरी तरह संभव था, टार्टन उसे देखे बिना निकल जाती, तो वह तट तक नहीं पहुंच पाता। यद्यपि वह लगभग निश्चित था कि नाव ने कौन सा मार्ग अपनाया है, दांतेस ने व्याकुलता से उसे तब तक देखते रहे जब तक उसने उसे फिर से मोड़ लेते हुए अपनी ओर लौटते न देखा। तब वह उससे मिलने के लिए तैरा, पर उनके मार्गों के मिलने से पहले ही नाव मुड़ने लगी। तुरंत अपनी सारी शक्ति समेटते हुए दांतेस लगभग पानी से बाहर उठाया, अपनी टोपी लहराई, और संकट में पड़े नाविक की उन दयनीय पुकारों में से एक दी, जो समुद्र के किसी जिन्न की विलाप ध्वनि के समान प्रतीत होती हैं।
इस बार वह देखा और सुना गया। टार्टन ने अपनी दिशा बदली और उसकी ओर मुड़ गई। उसी समय उसने देखा कि वे समुद्र में एक नाव उतारने की तैयारी कर रहे हैं। एक क्षण बाद दो आदमियों द्वारा चलाई जा रही वह नाव, जिनकी पतवारें समुद्र को चीर रही थीं, उसकी ओर आ रही थी। दांतेस ने शहतीर छोड़ दिया, यह सोचकर कि अब उसे इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, और अपने उद्धारकर्ताओं तथा स्वयं के बीच की दूरी आधी करने के लिए पूरे जोर से तैरने लगा। परंतु उसने उस शक्ति पर भरोसा कर लिया था जो लगभग उसे छोड़ चुकी थी। अब उसे यह अनुभव हुआ कि वह लकड़ी का टुकड़ा, जो अब 100 गज दूर निष्क्रिय रूप से तैर रहा था, उसकी कितनी सहायता कर रहा था। उसकी बाहें अकड़ने लगीं, उसके पैरों ने अपनी लचक खो दी, उसकी गतियां विवश और झटकेदार हो गईं, और उसकी छाती हाँफने लगी। उसने एक तीव्र चीख निकाली। दोनों नाव खेने वालों ने अपने प्रयास बढ़ा दिए, और उनमें से एक ने इतालवी में पुकारा, कोराज्जियो। वह शब्द उसी क्षण उसके पास पहुंचा जब एक लहर, जिसके ऊपर अब उसमें उठने की शक्ति नहीं रही थी, उसके सिर पर टूट पड़ी और उसे छींटों से भिगो गई। वह फिर दिखाई दिया, डूबते हुए मनुष्य की असमानना और निराशाजनक गतियों के साथ समुद्र को पीटता हुआ तीसरी बार चिल्लाया, और स्वयं को समुद्र में डूबता हुआ महसूस किया, मानो वह घातक तोप का गोला अब भी उसके पैरों से बंधा हो। पानी उसके सिर के ऊपर बंद हो गया, और पानी के ऊपर उसे काले धब्बों से भरा एक नीलाभ आकाश दिखाई दिया। एक अंतिम अतिमानवीय प्रयास ने उसे फिर समुद्र की सतह पर पहुंचा दिया। तब उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसके बालों से उसे पकड़ लिया हो, और फिर उसने न कुछ देखा न कुछ सुना। वह चेतना खो बैठा। जब उसने फिर आंखें खोलीं, तो वह टार्टन के डेक पर था, जो फिर से मार्ग में था। उसने सबसे पहले यह देखने का प्रयास किया कि वह किस दिशा में जा रही है। वह अब भी शातुद्वीप से दूर जा रही थी। दांतेस इतना अधिक थक चुका था कि उसका आनंद का उद्गार पीड़ा की चीख समझ लिया गया। जैसा कि हमने कहा, वह डेक पर लेटा हुआ था। एक नाविक ऊनी कंबल से उसके अंगों को रगड़ रहा था, जबकि दूसरा, जिसे उसने वहीं पहचाना जिसने कोराज्जियो पुकारा था, एक लौकी का किनारा उसके मुंह से लगा रहा था। तीसरा, एक वृद्ध नाविक, जो पायलट भी था और स्वामी भी, उसे उस स्वार्थपूर्ण करुणा से देख रहा था जो मनुष्य सामान्यतः उस दुर्भाग्य के प्रति अनुभव करते हैं जिससे वे केवल एक दिन पहले ही बचे होते हैं, और जो अगले ही दिन उनका इंतजार कर सकता है। लौकी से निकली रम की कुछ बूंदों ने युवक के हृदय को उत्तेजित किया, जबकि दूसरा नाविक, जो उसके सामने घुटने टेक कर ऊन से अब भी मालिश कर रहा था, उसके अंगों में कुछ गति लौटा रहा था। तुम कौन हो? स्वामी ने टूटी फूटी फ्रेंच में पूछा। मैं माल्टा का एक नाविक हूं, दांतेस ने टूटी फूटी इतालवी में उत्तर दिया। हम सिराक्यूज से चल रहे थे, मदिरा और पैनोलीन के माल के साथ। कल रात की आंधी ने हमें कैप मॉर्ज्यू के पास आ घेरा, और हम उन चट्टानों से टकराकर डूब गए जो आपको वहां दिखाई दे रही हैं। और तुम कहां से आए हो? उन्हीं चट्टानों से जिन पर सौभाग्य से मैं बहकर पहुंच गया, जबकि हमारे गरीब कप्तान का सिर उनसे टकराकर चकनाचूर हो गया। हमारे 3 साथी डूब गए। मुझे लगता है कि मैं ही अकेला जीवित बचा हूं। मैंने आपका जहाज देखा, और यह सोचकर कि उस निर्जन वीरान द्वीप पर मुझे बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, मैंने अपनी नाव के मलबे के एक टुकड़े के सहारे आप तक पहुंचने का जोखिम उठाया। धन्यवाद, दांतेस ने आगे कहा। आपने मेरा जीवन बचा लिया। जब आपके एक नाविक ने मुझे बालों से पकड़ा, तब मैं पूरी तरह थक चुका था। वह मैं था, लंबे साइडबर्न्स से घिरे, खुले और निष्कपट चेहरे वाले एक नाविक ने कहा। देर हो ही गई थी, तुम डूब रहे थे। हाँ, दांतेस ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, मेरे मित्र, मैं तुम्हें एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। धिक्कार है, नाविक ने कहा। मैं तो लगभग हिचक ही रहा था। 6 इंच की दाढ़ी और पूरे 1 फुट लंबे बालों के साथ तुम किसी ईमानदार नाविक से अधिक किसी डाकू जैसे लगते हो। दांतेस को स्मरण हुआ कि वास्तव में
शातोदिफ में रहने के पूरे समय में उसने न अपने बाल कटवाए थे और न अपनी दाढ़ी बनाई थी। हाँ, उसने कहा, यह एक मन्नत थी जो मैंने संकट की घड़ी में पिए तिल्ला ग्रोत्ता की माता से मानी थी, 10 वर्षों तक अपने बाल और दाढ़ी न काटने की। आज उस मन्नत का प्रायश्चित पूरा हुआ और उसी की वर्षगांठ पर मैं लगभग डूब ही गया। अब हम तुम्हारे साथ क्या करें? स्वामी ने पूछा। अफसोस, दांतिस ने उत्तर दिया। आप जो चाहें कर सकते हैं। जिस फेलुका पर मैं सवार था, वह नष्ट हो चुकी है। कप्तान मर चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं उसके भाग्य से तो बच गया, पर पूरी तरह नग्न। सौभाग्य से मैं काफी अच्छा नाविक हूं। जिस पहले बंदरगाह पर आप उतरे, वहीं मुझे उतार दीजिए और मैं किसी न किसी व्यापारी जहाज पर काम पा ही जाऊंगा। क्या तुम भूमध्य सागर को जानते हो? मैं बचपन से उसके चारों ओर नौकायन करता रहा हूं। क्या तुम्हें अच्छे लंगर स्थल ज्ञात हैं? बहुत कम ऐसे बंदरगाह हैं, चाहे वे कितने ही कठिन क्यों ना हों, जहां मैं आंखें बंद करके अंदर बाहर न जा सकूं। तो फिर क्या कहते हो मालिक? उस नाविक ने कहा, जिसने दांतेस को कोराज्जियो पुकारा था। यदि यह साथी जो कह रहा है वह सत्य है, तो इसे हमारे साथ क्यों न रहने दिया जाए? हाँ, यदि यह सत्य है, स्वामी ने संदेह से देखते हुए कहा। पर इस बेचारे की वर्तमान दशा में मनुष्य बहुत कुछ वादा कर सकता है, ये सोचते हुए कि वह यथासंभव करेगा। मैं उससे भी अधिक करूंगा जितना मैंने वादा किया है, दांतेस ने कहा। स्वामी हंसा। हम ये देखेंगे जब आप चाहें, दांतेस ने उठते हुए उत्तर दिया। आप किस ओर जा रहे हैं? लेक हॉर्न की ओर। तो फिर बार बार मोड़ लेकर बहुमूल्य समय नष्ट करने के बजाय आप सीधे हवा के और निकट क्यों नहीं चलते? क्योंकि तब हम सीधे रियो द्वीप की ओर बढ़ेंगे। आप उससे 120 फुट से भी अधिक दूरी पर रहेंगे। तो फिर पतवार संभालो, स्वामी ने कहा, और हम तुम्हारे कौशल का निर्णय करेंगे। युवक पतवार पर बैठ गया। उसे हल्के से छूकर परखा कि नाव कितनी आज्ञाकारी है, ये देखकर कि वह पर्याप्त रूप से उत्तरदायी है, यद्यपि सर्वोत्तम श्रेणी की नहीं। उसने कहा, सब लोग रस्सों पर। चारों नाविक अपने अपने स्थानों पर दौड़ पड़े, जबकि स्वामी देखता रहा। खींचो। नाविकों ने ठीक ठाक ढंग से आज्ञा का पालन किया। अब बांध दो। ये आदेश भी पहले दोनों की तरह पूरा किया गया और छोटी नाव आगे पीछे मोड़ लेने के बजाय रियू द्वीप की ओर बढ़ने लगी, उसके पास से निकलती हुई और उसे दाहिनी ओर छोड़ती हुई, ठीक उसी दूरी पर जैसा दांतेस ने अनुमान लगाया था। शाबाश, स्वामी ने कहा। शाबाश, नाविकों ने दोहराया, सब उस व्यक्ति को आश्चर्य से देखते हुए जिसके चेहरे पर बुद्धिमत्ता की झलक लौट आई थी और जिसके शरीर में ऐसी शक्ति थी जिसका उन्हें अनुमान नहीं था। देखिए, दांतेस ने पतवार छोड़ते हुए कहा, कम से कम यात्रा के दौरान मैं आपके कुछ काम आ सकता हूं। यदि आप मुझे लेघोर्न में उतारना चाहें तो उतार दीजिए। उस समय तक के भोजन का और जो वस्त्र आप मुझे देंगे, उनका मूल्य मैं अपने पहले महीने के वेतन से चुका दूंगा। ठीक है, स्वामी ने कहा, यदि तुम समझदार हो तो हम किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। एक आदमी दूसरे के बराबर होता है, तांतीस ने कहा। मुझे वही दीजिए जो आप मेरे साथियों को देते हैं, और हिसाब बराबर। यह उचित नहीं है, उस नाविक ने कहा जिसने दांतेस को समुद्र से निकाला था। तुम हमसे अधिक जानते हो। तुमसे किसने पूछा, इसमें तुम्हारा क्या काम, याकोपो? स्वामी ने कहा। हर आदमी अपनी पसंद की दर पर काम करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, याकोपो ने कहा, मैं तो बस टिप्पणी कर रहा था। तो फिर बेहतर होगा कि तुम इस गरीब युवक को एक पतलून और एक जैकेट दे दो, यदि तुम्हारे पास अतिरिक्त हो। यह बिल्कुल नंगा है।
मेरे पास जैकेट नहीं है, याकोपो ने कहा, पर मेरे पास एक कमीज और पतलून है। बस वही काफी है, दांतेस ने कहा। धन्यवाद, मेरे मित्र। याकोपो हैच से नीचे उतरा और थोड़ी ही देर बाद वे दोनों कपड़े ले आया, जिन्हें पहनकर दांतेस को अवर्णनीय प्रसन्नता हुई। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? स्वामी ने पूछा। रोटी का एक टुकड़ा और उस उत्तम रम का एक और घूंट जो आपने मुझे दिया था। मैंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। वास्तव में लगभग 40 घंटे हो चुके थे। वे दांतेस के लिए रोटी ले आए और याकोपो ने उसे कुप्पी थमा दी। बाएं मोड़ो, कप्तान ने पतवार संभालने वाले से कहा। दांतेस ने भी उसी दिशा में देखा जैसे ही उसने कुप्पी होठों से लगाई, पर वह आधे रास्ते में ही रुक गई। वहां देखो, स्वामी ने कहा, शातोदैफ में क्या हो रहा है। दक्षिणी मीनार की प्राचीरों के ऊपर सफेद धुएं का एक छोटा सा गुब्बार उठता दिखाई दिया, जिसने दांतेस का ध्यान खींचा था। एक क्षण बाद दूर का एक विस्फोट सा स्वर टार्टन तक पहुंचा। नाविकों ने ऊपर देखा और एक दूसरे की ओर नजरें बदलीं। इसका क्या अर्थ है? स्वामी ने पूछा। कल रात कोई कैदी भाग गया है, तांतिस ने कहा, और वे चेतावनी की तोप चला रहे हैं। स्वामी ने युवक की ओर देखा, जो ये कहते हुए कुप्पी होंठों से लगाए हुए था। उसने पेय को इतनी शांति और संतोष से पिया कि यदि स्वामी के मन में संदेह की कोई छाया होती तो वह तुरंत दूर हो जाती। यह रम बड़ी तीव्र है, दांतेस ने अपनी कमीज की आस्तीन से माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। किसी भी हालत में, स्वामी ने उसे देखते हुए सोचा, यदि यह वही है भी तो भी अच्छा ही है। मुझे एक बढ़िया आदमी मिल गया है। थका होने का बहाना करके दांतेस ने पूछा कि क्या वह पतवार पर बैठ सकता है। पतवारधारी अपने काम से मुक्त होकर प्रसन्न स्वामी की ओर देखने लगा, जिसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह पतवार अपने नए साथी को सौंप सकता है। इस स्थान से दांतेस मार्सेई की ओर आंखें गड़ाए रह सकता था। आज तारीख क्या है? दांतेस ने याकोपो से पूछा, जो उसके पास आकर बैठ गया था जब शातोदेव उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। 28 फरवरी, उसने उत्तर दिया। और कौन सा वर्ष? तुम क्या कह रहे हो? कौन सा वर्ष? क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि यह कौन सा साल है? हाँ, युवक ने कहा, मैं वर्ष ही पूछ रहा हूं। तुम भूल गए कि हम किस साल में हैं। और क्या अपेक्षा करते हो? दांतेस ने हंसते हुए कहा। कल रात मैं इतना भयभीत था कि लगभग पागल ही हो गया था। मेरी स्मृति भी गड़बड़ा गई है, इसलिए पूछ रहा हूं, यह 28 फरवरी किस वर्ष की है? सन 1829, याकोपो ने कहा। ठीक 14 वर्ष पहले इसी दिन दांतेस गिरफ्तार किया गया था। वह 19 वर्ष की आयु में शातोदेव में प्रविष्ट हुआ था और अब 33 वर्ष की आयु में उससे बाहर निकल रहा था। एक पीड़ित मुस्कान उसके होठों पर आई। वह सोच रहा था कि इतने समय में मर्सेदेस का क्या हुआ होगा, जिसने उसे मृत समझ लिया होगा। फिर उसके नेत्रों में घृणा की एक चिंगारी चमकी जब उसने उन 3 पुरुषों के बारे में सोचा जो उसकी लंबी, क्रूर कैद के उत्तरदायी थे। और एक बार फिर उसने उसी अडिग प्रतिशोध की शपथ ली जो वह पहले ही कारागार में दांगलार, फर्नांद और विल्फोर के विरुद्ध ले चुका था। पर अब यह शपथ केवल रिक्त धमकी नहीं थी, क्योंकि भूमध्य सागर का कोई भी सर्वोत्तम, पूर्ण सज्जित नौकायन पोत उस छोटी टाटन को न पकड़ सकता था जो पूरी गति से लेघोर्न की ओर बढ़ रही थी। तस्कर दांतेस को जहाज पर एक दिन भी नहीं हुआ था कि वह समझ गया कि वह किस प्रकार के लोगों से व्यवहार कर रहा है। अब वे फौरिया से कभी कोई शिक्षा प्राप्त किए बिना ही जेनुआ की टाटन जून अमेली का योग्य स्वामी भूमध्य सागर नामक उस विशाल झील के चारों ओर बोली जाने वाली लगभग सभी भाषाओं से परिचित था, अरबी से लेकर प्रोवेंसाल तक। इससे उसे दुभाषीय रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।
ऐसे लोग जो सदैव झंझट पैदा करते हैं और कभी-कभी असावधान भी होते हैं, और इससे उसके लिए संवाद करना सरल हो जाता था। चाहे वह समुद्र में मिलने वाले किसी जहाज से हो, तटों के साथ मिलने वाली छोटी नौकाओं से हो, या अंततः उन लोगों से जिनका न कोई नाम होता है, न राष्ट्रीयता, न कोई स्पष्ट पेशा, जो प्रायः समुद्री बंदरगाहों के पक्के घाटों पर मिल जाते हैं, रहस्यमय और गुप्त साधनों से जीवन यापन करते हुए, जिनके बारे में केवल यही माना जा सकता है कि वे उन्हें सीधे दैवी व्यवस्था से प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके पास जीविका का कोई अन्य दृश्य साधन नहीं होता। पाठक समझ ही गया होगा कि दांतेस एक तस्करों के जहाज पर था। इसी कारण स्वामी उसे जहाज पर लेने को लेकर कुछ संदेह में था। वह तट के साथ साथ सभी सीमा शुल्क अधिकारियों को भली भांति जानता था और इन सज्जनों के साथ चालों का परस्पर आदान प्रदान करता रहता था, एक से बढ़कर एक चतुर। इसीलिए उसने आरंभ में सोचा था कि दांतेस कर वसूल करने वालों का कोई दूत है, जो उसके व्यापार के कुछ रहस्यों को उजागर करने के लिए यह चतुर उपाय अपना रहे हैं। परंतु उत्कृष्ट नौवहन की परीक्षा में दांतेस की चमकदार सफलता ने उसे पूरी तरह आश्वस्त कर दिया। फिर जब उसने शातोदिफ के ऊपर पंख के समान उठते धुएं के गुब्बार को और दूर के विस्फोट की ध्वनि को देखा, तो क्षण भर के लिए उसने अनुमान लगाया कि उसने अभी-अभी उन व्यक्तियों में से किसी एक को जहाज पर ले लिया है, जो इस दृष्टि से राजाओं के समान होते हैं, जिनके आगमन और प्रस्थान को तोपों की गर्जना से सम्मानित किया जाता है। यह उसे उतना परेशान नहीं करता था जितना कि यदि नवागंतुक कोई सीमा शुल्क अधिकारी होता, और यह नया संदेह भी पहले की भांति तब लुप्त हो गया जब उसने देखा कि उसका नवीनतम भर्ती कितनी पूर्ण शांति बनाए हुए है। इस प्रकार एडमोंड को यह लाभ प्राप्त हुआ कि वह जानता था कि उसका स्वामी कौन है, जबकि स्वामी उसके विषय में वही ज्ञान नहीं रखता था। जब भी वृद्ध नाविक और उसका दल उससे प्रश्न करते, और चाहे विषय कोई भी हो, वह अडिग रहता और कुछ भी स्वीकार नहीं करता। नेपल्स या माल्टा के विषय में विवरणों की भरमार दे देता, जिन्हें वह मार्सेई की तरह ही जानता था, और अपनी पहली कथा पर ऐसी निरंतरता के साथ टिका रहता था जो उसकी स्मृति के लिए प्रशंसनीय थी। इस प्रकार जेनुआ का वह धूर्त व्यक्ति, जैसा वह था, एडमोन द्वारा ठगा गया। युवक के सौम्य व्यवहार, समुद्र के उसके अनुभव, और सबसे बढ़कर छल कपट में उसकी असामान्य दक्षता के कारण। पर संभव है कि जेनुआ का वह व्यक्ति उन चतुर लोगों में से था जो आवश्यकता से अधिक कभी नहीं जानते और केवल वही मानते हैं जिसे मानना उनके हित में होता है। यही स्थिति थी जब वे लेघोरन पहुंचे। यहाँ एडमोंड को एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसे यह देखना था कि क्या वह स्वयं को पहचान पाएगा, क्योंकि उसने 14 वर्षों से अपना चेहरा नहीं देखा था। उसे युवक का रूप स्पष्ट रूप से स्मरण था। अब वह देखेगा कि परिपक्व अवस्था में वह क्या बन गया है। अपने साथियों के संदर्भ में उसने अपनी मन्नत पूरी कर दी थी। वह पहले ही 20 बार लेघोर्न आ चुका था और उसे रू सैन फर्नांड में एक नाई का पता था। वहीं वह अपनी दाढ़ी मूंढवाने और बाल कटवाने गया। नाई ने इस व्यक्ति को आश्चर्य से देखा, उसके लंबे बालों और घनी काली दाढ़ी के साथ, जो उसे टिशियन की किसी उत्कृष्ट कृति के समान प्रतीत हो रहा था। उस समय दाढ़ी और बाल लंबे रखने का प्रचलन नहीं था। आजकल तो कोई नाई इस बात पर अधिक चकित होता कि ऐसा पुरुष, जिसे ऐसे शारीरिक गुण प्राप्त हों, स्वयं को उनसे वंचित क्यों करना चाहे। उसने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गया। जब सब हो गया, जब एडमोंड ने अनुभव किया कि उसकी ठोड़ी पूरी तरह साफ है और उसके बाल सामान्य लंबाई तक छोटे कर दिए गए हैं, तो उसने दर्पण मांगा और उसमें देखा। दांतेस अब 33 वर्ष का था, जैसा कि हम कह चुके हैं, और कारावास के उसके 14 वर्षों ने उसके मुखाकृति में वह परिवर्तन ला दिया था जिसे एक गहन आत्मिक परिवर्तन कहा जा सकता है। वह शातोदिफ में उस संतुष्ट युवक के गोल भरे हुए उज्जवल चेहरे के साथ प्रविष्ट हुआ था, जिसके जीवन के प्रथम चरण सहज रहे हों और जो भविष्य को अतीत का स्वाभाविक विस्तार समझता हो।
वह सब पूर्णतः बदल चुका था। उसका अंडाकार चेहरा लंबा हो गया था और उसके कभी प्रसन्न होंठों ने एक स्थिर, दृढ़ रेखा धारण कर ली थी, जो कठोर निश्चय का संकेत देती थी। उसकी भौहें एक एकल, चिंतनशील रेखा के नीचे मुड़ गई थीं और उसकी आंखों पर गहन विषाद अंकित था, जिसके पीछे कभी-कभी मानव द्वेष और घृणा की काली चमक दिखाई देती थी। उसका रंग, जो इतने लंबे समय तक दिन के उजाले और सूर्य से दूर रहा था, उन मध्यम स्वरों में ढल गया था, जो उत्तर के पुरुषों को ऐसी अभिजात सुंदरता प्रदान करते हैं, जब काले बाल उनके चेहरे को घेर लेते हैं। इसके अतिरिक्त उसने जो ज्ञान अर्जित किया था, उसने उसके पूरे चेहरे पर बुद्धिमान आत्मविश्वास की आभा दे दी थी। यद्यपि वह स्वभाव से काफी लंबा था, उसका शरीर उस सघन सुदृढ़ता को प्राप्त कर चुका था, जो अपनी सारी शक्ति को अपने भीतर संकेंद्रित करना सीख लेती है। दुबले, तंत्रिका युक्त अंगों की शोभा अब एक सुगठित, पेशीय पुरुष की दृढ़ता से प्रतिस्थापित हो चुकी थी। उसकी आवाज़, जो प्रार्थनाओं, सिसकियों और शापों की अभ्यस्त हो गई थी, कभी अजीब तरह से कोमल गूंज धारण कर लेती थी, तो कभी एक खुरदुरा, लगभग भरा हुआ स्वर। इसके अतिरिक्त निरंतर अंधकार या अर्ध प्रकाश में रहने के कारण उसकी आंखों ने अंधेरे में देखने की वह विलक्षण क्षमता प्राप्त कर ली थी, जो भेड़ियों और लकड़बग्घों की आंखों में होती है। एडमोंड ने स्वयं को देखकर मुस्कान बिखेरी। उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र भी, यदि उसके कोई मित्र शेष होते, उसे पहचान नहीं पाता, वह स्वयं भी स्वयं को नहीं पहचान पाया। जून अम्मेली का स्वामी, जो एडमोंड जैसी क्षमता वाले व्यक्ति को अपने दल में बनाए रखने के लिए अत्यंत उत्सुक था, उसे भविष्य के लाभांश में से अग्रिम दे चुका था और एडमोंड ने उसे स्वीकार कर लिया था। इसलिए नाई की दुकान से निकलते ही, जहां उसने यह प्रारंभिक रूपांतरण पूरा किया था, उसका पहला काम एक ऐसी दुकान ढूंढना था जहां वह नाविकों का पूरा परिधान खरीद सके। निस्संदेह यह बहुत सरल होता है। सफेद पतलून, धारियों वाली कमीज और एक फ्राइजियाई टोपी। एडमोंड ने वे पतलून और कमीज लौटा दी, जो याकोपो ने उसे उधार दी थीं, और जून अमेली के स्वामी के सामने अपने नए वस्त्रों में उपस्थित हुआ, जिसने उससे अपनी कथा फिर से सुनाने को कहा। स्वामी उस घनी दाढ़ी वाले, आधे डूबे हुए, बालों में समुद्री घास फंसे व्यक्ति को, जिसे वह नग्न और मृत्यु के निकट अपनी जहाज की डेक पर लाया था, इस सुसज्जित और सलीकेदार नाविक में मुश्किल से पहचान पा रहा था। इस रूप परिवर्तन से उत्साहित होकर उसने दांतेस को अपने साथ रखने का प्रस्ताव फिर दोहराया, पर दांतेस ने उसे केवल 3 महीनों के लिए स्वीकार किया। उसकी अपनी योजनाएं थीं। जून अमेली का दल अत्यंत व्यस्त था और ऐसे स्वामी के अधीन था जिसे समय नष्ट करने की आदत नहीं थी। लेघोर्न में उन्हें 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि जहाज का फूला हुआ कोठार रंगीन मलमल, निषिद्ध सूती कपड़ा, अंग्रेजी बारूद और ऐसे तंबाकू से भर गया जिस पर राज्य के एकाधिकार की मुहर नहीं लगी थी। ये सब उन्हें लेघोर्न से निकालना था, शुल्क चुकाकर, और कोर्सिका के तट पर उतारना था, जहां से कुछ सट्टेबाज इसे फ्रांस पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते। वे रवाना हुए और एडमोंड स्वयं को फिर उस नीले समुद्र को पार करता हुआ पाया, जो उसके युवा काल का पहला क्षितिज रहा था और जिसे उसने अपनी कारावास की स्वप्न कल्पनाओं में कितनी ही बार देखा था। दाहिनी ओर गोरगोने और बाईं ओर प्यानोसा को छोड़ते हुए वे पाओली और नेपोलियन की जन्मभूमि की ओर बढ़े। अगले दिन प्रातः अपनी आदत के अनुसार जल्दी डेक पर आते हुए स्वामी ने दांतेस को जहाज की रेल से टेक लगाए खड़ा पाया। उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव था। जब वह उगते सूर्य की गुलाबी रोशनी में नहाए ग्रेनाइट के एक ढेर की ओर देख रहा था, मोंटे क्रिस्तो द्वीप। ज्यून अमेली दाहिनी ओर लगभग 3/4 लीग की दूरी से गुजरी और कोर्सिका की ओर बढ़ती रही। इस द्वीप के पास से गुजरते समय, जिसका नाम उसके लिए इतना अर्थपूर्ण था, दांतेस ये सोच रहा था कि उसे बस समुद्र में कूदना है और आधे घंटे के भीतर वह इस प्रतिज्ञात भूमि पर होगा। पर वहां वह क्या करता, बिना किसी उपकरण के अपने खजाने को निकालने के लिए और बिना किसी हथियार के स्वयं की रक्षा के लिए? फिर नाविक क्या कहते,
स्वामी क्या सोचता, उसे प्रतीक्षा करनी थी। प्रतीक्षा करना सौभाग्य से, वह जानता था। उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए 14 वर्ष प्रतीक्षा की थी और अब जब वह स्वतंत्र था, अपने धन को प्राप्त करने के लिए 6 महीने या 1 वर्ष प्रतीक्षा करना उसके लिए सहज था। क्या उसने धन के बिना भी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया होता? यदि उसे वह प्रस्ताव दी गई होती? और क्या वह धन कहीं एक भ्रम तो नहीं था, जो बेचारे अब्बे फ़ारिया के बीमार मस्तिष्क में जन्मा और उसी के साथ मर गया? फिर भी कार्डिनल स्पादा का पत्र असाधारण रूप से सटीक था और दांतेस ने उसे आरंभ से अंत तक मन ही मन दोहराया। उसने एक शब्द भी नहीं भुलाया था। संध्या आई। एडमोंड ने द्वीप को सूर्यास्त और संध्या के सभी रंगों से गुजरते देखा। फिर उसे अंधकार में विलीन होते देखा, सबके लिए सिवाय उसके स्वयं के। उसकी आंखें कारागार की कोठरी के अंधकार की अभ्यस्त निश्चय ही अब भी द्वीप को पहचान पा रही थीं, क्योंकि वह डेक छोड़ने वाला अंतिम व्यक्ति था। अगले दिन वे आलेरिया के सामने जागे। पूरा दिन वे आगे पीछे मोड़ लेते रहे और संध्या को तट पर अग्निकुंड जल उठे। अग्नियों की व्यवस्था से यह संकेत मिला होगा कि उतरना सुरक्षित है, क्योंकि छोटी नाव के यार्ड आर्म पर ध्वज के स्थान पर एक लालटेन लगा दी गई और वे तट के तोपमार दायरे तक पहुंच गए। दांतेस ने देखा था कि भूमि के निकट आते समय, जिन्हें वह गंभीर अवसर मानता था, जून अमेली का स्वामी धुरी पर लगे दो छोटे कुलवरिन खड़े कर देता था, ऐसे जैसे किसी प्राचीर की रक्षा में प्रयुक्त होते हैं, और जो अधिक शोर किए बिना एक चौथाई पौंड का गोला 1000 कदम तक फेंक सकते थे। पर उस संध्या यह सावधानी अनावश्यक सिद्ध हुई। सब कुछ अत्यंत शांत और शिष्टता से संपन्न हुआ। 4 नावें चुपचाप जहाज तक आ पहुंची और संभवतः उनका स्वागत करने के लिए जहाज ने भी अपनी नाव उतार दी। और इन 5 नावों ने इतना परिश्रम किया कि प्रातः 2 बजे तक जून अमेली का पूरा माल सूखी भूमि पर उतार दिया गया। जहाज का स्वामी इतना सुव्यवस्थित स्वभाव का व्यक्ति था कि उसी रात लाभ का बंटवारा कर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिस्सा मिला, 100 टस्कन लीरा, जो हमारी मुद्रा में लगभग 80 फ्रॉक के बराबर है। पर यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। वे सार्डिनिया की ओर बढ़े, उस जहाज को फिर से भरने के उद्देश्य से, जिसे अभी-अभी खाली किया गया था। यह दूसरा कार्य भी पहले की तरह ही सहज रहा। जून अमेली सौभाग्यशाली थी। नया माल लुक्का के डची के लिए निर्धारित था। उसमें लगभग पूरी तरह हवाना सिगार, शेरी और मालागा मदिरा थीं। यहाँ तथापि उनका सामना कर विभाग से हुआ, जो जून अमेली के स्वामी का चिरशत्रु था। एक सीमा शुल्क अधिकारी मारा गया और 2 नाविक घायल हुए। दांतेस उनमें से एक था। एक गोली उसके बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई, केवल मांसल घाव छोड़ते हुए। इस झड़प और अपने घाव से वह लगभग प्रसन्न था। इन कठोर गुरुओं ने उसे सिखा दिया था कि वह संकट को कैसे देखता है और पीड़ा को कैसे सहता है। उसने संकट पर हंसी उड़ाई और जब गोली उसे लगी तो एक यूनानी दार्शनिक की भांति कहा, पीड़ा, तुम कोई बुराई नहीं हो। इसके अतिरिक्त उसने उस मरणासन्न सीमा शुल्क अधिकारी को देखा और चाहे इसलिए कि उसका रक्त उफान पर था या इसलिए कि उसकी संवेदनाएं शीतल हो चुकी थीं, उस दृश्य ने उस पर बहुत कम प्रभाव डाला। दांतेस उसी पथ पर अग्रसर था जिसे वह अपनाना चाहता था, उसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जिसे वह प्राप्त करना चाहता था। उसका हृदय उसके वक्ष में पत्थर बनता जा रहा था। याकोबो ने उसे गिरते देखकर उसे मृत समझ लिया था और उसके पास दौड़ा, उसे उठाया और अंततः जब वह सुरक्षित स्थान पर आ गया तो एक सच्चे मित्र की भांति उसकी देखभाल की। संक्षेप में, क्या यह संभव था कि संसार न तो उतना अच्छा हो जितना डॉक्टर पांगलॉस मानते थे और न उतना बुरा जितना दांतेस को प्रतीत होता था? क्योंकि यह व्यक्ति, जिसे अपने मित्र से केवल इतना ही अपेक्षित था कि वह इनाम में उसके हिस्से का उत्तराधिकारी बने, उसे मृत गिरते देखकर इतना व्यथित हुआ था। सौभाग्य से, जैसा कि हम कह चुके हैं,
दांतेस केवल घायल हुआ था। विशेष समय पर चुनी गई कुछ जड़ी बूटियों की सहायता से, जिन्हें वृद्ध सार्डिनियाई स्त्रियां तस्करों को बेचती थीं, घाव शीघ्र ही भर गया। तब एडमोंड ने याकोबो की परीक्षा लेना चाही। उसकी सेवा के प्रतिफल के रूप में उसने उसे अपने हिस्से का इनाम देने की पेशकश की, पर याकोबो ने रोषपूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया। याकोबो ने जिस सहानुभूतिपूर्ण निष्ठा के साथ प्रथम भेंट के क्षण से ही एडमोंड को अपनाया था, उसके परिणाम स्वरूप एडमोंड ने भी याकोबो के प्रति एक प्रकार का स्नेह स्वीकार कर लिया। याकोबो इससे अधिक कुछ नहीं चाहता था। उसने एडमोंड में अपनी वर्तमान स्थिति से कहीं बढ़कर एक श्रेष्ठता देख ली थी, जिसे एडमोंड ने दूसरों से छिपा रखा था। इसलिए वह भला नाविक उस थोड़े से ही संतुष्ट था जो एडमोंड उसे देता था। इस प्रकार जहाज पर बीतते लंबे दिनों में, जब अनुकूल पवन से फूले पालों के साथ वह सुरक्षित रूप से नीले समुद्र पर फिसलता हुआ चलता और पतवारधारी के ध्यान के अतिरिक्त किसी और की आवश्यकता न होती, एडमोंड तट का मानचित्र लेकर याकोबो का शिक्षक बन जाता, जैसे कभी गरीब अब्बे फौरिया एडमोंड के बने थे। वह उसे तटीय जल में दिशा निर्धारण सिखाता, कंपास का अर्थ समझाता और उस महान खुले ग्रंथ में पढ़ना सिखाता जिसे हमारे सिरों के ऊपर आकाश कहा जाता है और जिसमें ईश्वर नीले आकाश मंडल पर हीरे जैसे अक्षरों में लिखते हैं। जब याकोबो ने उससे पूछा, मेरे जैसे गरीब नाविक को ये सब सिखाने का क्या लाभ, तो एडमोंड ने उत्तर दिया, कौन जानता है, किसी दिन तुम जहाज के कप्तान बन जाओ। तुम्हारा ही देशवासी बोनापार्ट सम्राट बना था। हम यह बताना भूल गए थे कि याकोबो कोर्सिकाई था। ऐसी ही निरंतर यात्राओं में 2.5 महीने बीत गए। एडमोंड तटीय जल में नौवहन में उतना ही निपुण हो गया था जितना वह पहले खुले समुद्र में था। उसने भूमध्य सागर के चारों ओर के सभी तस्करों को जान लिया और उन मैसोनिक संकेतों को सीख लिया जिनसे ये अर्ध समुद्री डाकू एक दूसरे को पहचानते थे। 20 बार वह मोंटे क्रिस्टो के अपने द्वीप के पास से एक दिशा या दूसरी दिशा में गुजरा था, पर एक बार भी उसे वहां उतरने का अवसर नहीं मिला। तब उसने एक निश्चय किया, जैसे ही जून अमेली के स्वामी के साथ उसका अनुबंध समाप्त होगा, वह अपने खर्च पर एक छोटी नाव किराए पर लेगा, जो वह सहज ही कर सकता था, क्योंकि अपनी विभिन्न यात्राओं में वह लगभग 100 प्यास्त्र बचा चुका था और किसी न किसी बहाने मोंटे क्रिस्टो की ओर जाएगा। वहां वह अपने खजाने की खोज के लिए स्वतंत्र होगा। खैर, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं, क्योंकि निस्संदेह वे लोग उस पर नजर रखेंगे जिनके साथ वह पहले यात्राएं कर चुका था। पर इस संसार में कुछ जोखिम उठाना सीखना ही पड़ता है। तथापि कारावास ने एडमोंड को सावधान बना दिया था और वह कुछ भी जोखिम में डालना नहीं चाहता था। जितना भी उसने प्रयास किया और उसकी कल्पना जितनी भी उर्वर थी, वह द्वीप तक पहुंचने का कोई अन्य साधन नहीं खोज सका, सिवाय इसके कि किसी से उसे वहां पहुंचाने के लिए कहे। दांतेस अभी भी संदेह में ही था कि एक संध्या को स्वामी, जिसे उस पर पूर्ण विश्वास था और जो उसे दल का सदस्य बनाए रखने के लिए अत्यंत उत्सुक था, उसका हाथ पकड़कर व्यादेल ओलियो की एक सराय में ले गया, जहां लेगोर्न के तस्करी व्यवसाय के श्रेष्ठ लोग एकत्र हुआ करते थे। यहीं तट के मामलों पर प्रायः चर्चा होती थी। दांतेस पहले भी 2-3 बार इस समुद्री विनिमय स्थल पर आ चुका था और इन साहसी समुद्री लुटेरों को देखकर, जो लगभग 2000 लीग परिधि वाले तट की उपज थे, उसने सोचा था कि यदि किसी व्यक्ति की इच्छा इन बिखरे या संयुक्त धागों को संचालित कर सके, तो वह कितना महान सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। इस बार एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार हो रहा था। एक जहाज था जिसमें तुर्की कालीन और लेवांत तथा कश्मीर के वस्त्र लदे थे। उन्हें किसी ऐसे तटस्थ स्थल की खोज करनी थी जहां अदला बदली हो सके। उसके बाद इन वस्तुओं को फ्रांस के तट तक पहुंचाया जाए। लाभ इतना बड़ा था कि यदि वे सफल होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 50 या 60 प्यास्त्र मिलते। जून आमेली के स्वामी ने मोंटे क्रिस्टो द्वीप पर उतरने का प्रस्ताव रखा। चूंकि वह निर्जन था और वहां न सैनिक थे न सीमा शुल्क अधिकारी, ऐसा प्रतीत होता था
मानो उसे समुद्र के मध्य प्राचीन ओलिंपस के पगान युग में व्यापारियों और चोरों के देवता मर्क्यूरी ने स्थापित किया हो। दो ऐसे वर्ग जिन्हें हम अलग मानते हैं, यदि पूर्णतः भिन्न नहीं, पर जिन्हें प्राचीनता ने एक साथ ही वर्गीकृत किया प्रतीत होता है। मोंटे क्रिस्टो का नाम सुनते ही दांतेस आनंद से कांप उठा। उसने अपनी भावना छिपाने के लिए उठकर धुएं से भरी सराय में टहलना शुरू कर दिया, जहां जात संसार की प्रत्येक बोली एक ही संपर्क भाषा में घुल मिल गई थी। जब वह चर्चा में लौटा, तब यह निर्णय हो चुका था कि वे मोंटे क्रिस्टो पर उतरेंगे और अगले ही रात इस अभियान पर निकलेंगे। एडमोंड से परामर्श किया गया और उसने पुष्टि की कि द्वीप अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है और यह कि यदि उन्हें सफल होना है तो महान उपक्रम शीघ्रता से ही करने चाहिए। अतः योजना पर सहमति बनी रही और यह निश्चय हुआ कि वे अगले ही संध्या प्रस्थान करेंगे। अर्थात यदि समुद्र शांत और पवन अनुकूल रहा तो उसके अगले दिन वे स्वयं को उस तटस्थ द्वीप के तट के सामने के जल में पाएंगे। मोंटे क्रिस्टो द्वीप। अंततः उन अप्रत्याशित संयोगों में से एक के द्वारा, जो कभी कभी उन लोगों के साथ घटित होते हैं जिन पर दुर्भाग्य अपनी सारी युक्तियां आजमा चुका होता है, दांतेस एक सरल स्वाभाविक उपाय से अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला था और बिना किसी संदेह को जगाए अपने द्वीप पर पांव रखने वाला था। इस बहुप्रतीक्षित प्रस्थान से उसे केवल एक रात अलग कर रही थी। वह रात दांतेस के जीवन की सबसे अशांत रातों में से एक थी। उसके दौरान उसने अपने मन में हर शुभ और अशुभ संभावना को दोहराया। यदि वह आंखें बंद करता तो उसे दीवार पर अग्निसम अक्षरों में लिखा कार्डिनल स्पादा का पत्र दिखाई देता। यदि वह क्षण भर के लिए सो जाता तो उन्मत्त स्वप्न उसके मस्तिष्क में दौड़ने लगते। वह पन्नों से जड़ी गुफाओं में उतरता, जिनकी दीवारें माणिक और हीरे की स्टैलेक्टाइटों से ढकी थीं। भूमि से रिसने वाले जल के स्थान पर मोती बूंद बूंद कर गिरते थे। आनंदित और विस्मित एडमोंड अपने थैले बहुमूल्य रत्नों से भर लेता, फिर उजाले में चढ़ाता, केवल यह देखने के लिए कि वे साधारण पत्थरों में बदल चुके हैं। तब वह उन अद्भुत गुफाओं में लौटने का प्रयास करता जिन्हें उसने बस झलक भर देखा था, पर मार्ग अनंत कुंडलियों में मुड़ जाता और प्रवेश अदृश्य हो चुका होता। वह अपने थके हुए मस्तिष्क में उस रहस्यमय जादुई शब्द को खोजता जो अली बाबा की अद्भुत गुफाएं खोल देता था, पर सब व्यर्थ। लुप्त खजाना फिर पृथ्वी के जिन्नों की संपत्ति बन चुका था, जिनसे वह क्षण भर के लिए उसे छीन लेने की आशा कर बैठा था। दिन का उजाला उसे लगभग उतना ही ज्वरग्रस्त पाता है जितना वह रात में था, पर साथ ही कल्पना की सहायता के लिए तर्क भी लेकर आता है और दांतेस एक ऐसी योजना बनाने में सफल होता है जो अब तक उसके मन में केवल धुंधली सी रूपरेखा के रूप में थी। संध्या के साथ प्रस्थान की तैयारियां आरंभ हुईं। इन तैयारियों ने दांतेस को अपनी व्याकुलता छिपाने का अवसर दिया। धीरे धीरे उसने अपने साथियों पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया था कि वह आदेश ऐसे देता मानो स्वयं जहाज का कप्तान हो। और चूंकि उसके आदेश सदैव स्पष्ट, सटीक और पालन में सरल होते थे, दल न केवल तत्परता से बल्कि प्रसन्नता से भी उनका पालन करता था। वृद्ध नाविक उसे मनमाने ढंग से काम करने देता था। उसने भी दांतेस की श्रेष्ठता दूसरों से ही नहीं, स्वयं से भी पहचान ली थी। वह युवक को अपना स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानता था और इस बात का खेद करता था कि उसके पास कोई पुत्री नहीं है जिससे वह एडमोंड को उस प्रकार से अपने से बांध पाता। 7 बजे तक सब कुछ तैयार था और 10 मिनट बाद वे प्रकाश स्तंभ के पास से गुजरे, ठीक उसी समय जब वह जलाया जा रहा था। समुद्र शांत था। दक्षिण पूर्व से ताजी हवा बह रही थी। वे स्वच्छ आकाश के नीचे नौकायन कर रहे थे, जिसमें ईश्वर भी क्रमशः अपनी ज्योतियां प्रज्वलित कर रहे थे, प्रत्येक एक नया संसार। दांतेस ने घोषणा की कि सब लोग सो सकते हैं और वह स्वयं पतवार संभालेगा। जब माल्टी, जैसा वे उसे कहते थे, ऐसी घोषणा करता तो वही सबके लिए पर्याप्त होता और सब सहजता से सोने चले जाते।
यह कभी-कभी होता था। समय-समय पर एकांत से संसार में धकेले गए दांतेस को एकांत की तीव्र आवश्यकता अनुभव होती थी और उस एकांत से अधिक विशाल और अधिक काव्यात्मक और क्या हो सकता है, जो रात के अंधकार और अनंत की नीरवता में प्रभु की दृष्टि के नीचे समुद्र पर अकेले चलते जहाज का हो। इस बार उसका एकांत विचारों से भरा था। रात उसके स्वप्नों से प्रकाशित थी और नीरवता उसके संकल्पों से विदीर्ण। जब स्वामी जागा तो जहाज पूरे पाल के साथ आगे बढ़ रहा था। कैनवास का 1 इंच भी ऐसा नहीं था जो हवा से फूला ना हो। वे प्रति घंटे 2.5 लीग से अधिक की गति से चल रहे थे। मोंटे क्रिस्तो द्वीप क्षितिज पर उनके सामने उठ रहा था। एडमोंड ने जहाज उसके स्वामी को सौंप दिया और अपनी झूलेदार खाट में विश्राम करने चला गया। बिना सोए बिताई रात के बावजूद वह एक क्षण के लिए भी आंखें बंद न कर सका। 2 घंटे बाद वह फिर डेक पर लौटा। जहाज एल्बा को पार कर रहा था। वे मारेचियाना के सामने थे और सपाट हरे द्वीपला पियानोसा को अब भी अभी छोड़ चुके थे। मोंटे क्रिस्तो की ज्वलंत छोटी आकाश की ओर उठती दिखाई दे रही थी। दांतेस ने पतवारधारी को बाईं ओर मोड़ने का आदेश दिया ताकि वे ला पियानोसा को दाईं ओर छोड़ दें। उसने अनुमान लगाया था कि इस चाल से दूरी 2 या 3 नॉट कम हो जाएगी। लगभग साढ़े 5 बजे वे पूरे द्वीप को देख पा रहे थे। डूबते सूर्य के प्रकाश की उस विशिष्ट स्वच्छता के कारण उसका हर विवरण स्पष्ट था। एडमोंड भूखी दृष्टि से चट्टानों के उस समूह को देखता रहा। जब वह उज्ज्वल गुलाबी से गहरे नीले तक सूर्यास्त के सभी रंगों से होकर गुजरा, समय समय पर उसका चेहरा तपने लगता, उसका माथा भर आता और उसकी आंखों के सामने बैंगनी धुंध छा जाती। कोई भी ज्वारी जिसने अपनी पूरी संपत्ति पासे के एक ही फेंक पर लगा दी हो, उस पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता जो आशा के उन्माद में एडमोंड ने की। रात पड़ गई। 10 बजे उन्होंने लंगर डाल दिया। जून अम्मेली मिलन स्थल पर पहुंचने वाली पहली थी। अपने सामान्य आत्मसंयम के बावजूद दांतेस स्वयं को रोक न सका। वह सबसे पहले तट पर कूदा और यदि उसने साहस किया होता तो ब्रूट्स की भांति भूमि को चूम लेता। घोर अंधकार था, पर 11 बजे चंद्रमा समुद्र से ऊपर उठा, प्रत्येक लहर शिखर पर रजत प्रकाश बिखेरता हुआ। फिर जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा, उसकी किरणें इस दूसरे पेलियन की ढेर की हुई चट्टानों पर श्वेत प्रकाश की धाराओं की भांति गिरने लगी। ज्यून अमेली का दल इस द्वीप से परिचित था। यह उनके नियमित पड़ावों में से एक था। दांतेस इसके विपरीत अपने निकट पूर्व के प्रत्येक प्रवास में इसे पहचानता रहा था, पर कभी यहां नहीं रुका था। उसने याकोपो से पूछा, हम रात कहाँ बिताएंगे? जहाज पर ही, स्वाभाविक है, नाविक ने उत्तर दिया। क्या गुफाओं में रहना बेहतर नहीं होगा? कौन सी गुफाएं? द्वीप की गुफाएं। मुझे कोई गुफाएं नहीं मालूम, याकोपो ने कहा। दांतेस के माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। मोंटे क्रिस्तो पर कोई गुफाएं नहीं है? उसने पूछा। नहीं। एक क्षण के लिए वह स्तब्ध रह गया। फिर उसने सोचा कि संभव है किसी दुर्घटना से गुफाएं भर गई हों या कार्डिनल स्पादा ने ही अतिरिक्त सावधानी के रूप में उन्हें बंद कर दिया हो। ऐसे में मुख्य बात यह होगी कि खोए हुए प्रवेश द्वार को खोजा जाए। रात में खोजने का कोई अर्थ नहीं था, इसीलिए दांतेस ने अपनी तलाश अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी। वैसे भी समुद्र में लगभग आधी लीग दूर एक नाव द्वारा दिखाए गए संकेत, जिसका जून अमेली ने तुरंत उसी प्रकार से उत्तर दिया, ने दिखा दिया कि काम पर लगने का समय आ गया था। दूसरा जहाज उस संकेत से आश्वस्त होकर, जिसने देर से आने वाले को बताया कि उतरना सुरक्षित है, शीघ्र ही प्रेत की भांति श्वेत और मौन प्रकट हुआ और तट से एक केबल की दूरी पर लंगर डाल दिया। माल का स्थानांतरण तुरंत आरंभ हो गया। काम करते हुए दांतेस उस आनंद घोष के बारे में सोच रहा था, जिसे वह केवल एक शब्द कहकर इन सब लोगों के मुख से निकलवा सकता था, यदि वह उस विचार को जोर से कह देता जो उसके कानों और हृदय में निरंतर गूंज रहा था।
पर उस अद्भुत रहस्य को प्रकट करने से तो दूर, उसे पहले ही भय होने लगा था कि कहीं उसने अधिक बोल तो नहीं दिया, या अपने आने-जाने, बार-बार के प्रश्नों, सूक्ष्म निरीक्षण और निरंतर व्यग्रता से कहीं कोई संदेह तो नहीं जगा दिया। इन परिस्थितियों में ये कम से कम सौभाग्य की बात थी कि उसके दुखद अतीत ने उसके मुख पर विषाद की एक अमिट छाया अंकित कर दी थी, और उस बादल के नीचे प्रसन्नता की झिलमिलाती झलकियां केवल क्षण भर के लिए ही दिखाई देती थीं। किसी ने कुछ भी संदेह नहीं किया, और जब अगले दिन दांतेस ने एक बंदूक, कुछ छर्रे और बारूद लिया और कहा कि वह चट्टान से चट्टान पर कूदते दिखाई देने वाले एक दो जंगली बकरों का शिकार करना चाहता है, तो उसके इस अभियान को केवल शिकार के प्रेम और एकांत की इच्छा से जोड़ा गया। केवल याकोपो ने उसके साथ जाने पर जोर दिया। दांतेस ने आपत्ति नहीं की, इस डर से कि किसी साथी को साथ न लेने की अनिच्छा कहीं संदेह न जगा दे। पर वे मुश्किल से एक चौथाई लीग ही गए थे कि एक बच्चे बकरे को मारने का अवसर पाकर उसने याकोपो से कहा कि वह उसे दल के पास वापस ले जाए। सुझाव दिया कि वे उसे पकाए और फिर एक गोली चलाकर संकेत दें कि भोजन तैयार है, ताकि वह भी उसमें सम्मिलित हो सके। कुछ सूखे फल और मोंटेपुल्चियानो की एक कुप्पी भोजन को पूरा कर देंगी। दांतेस आगे बढ़ता रहा, बीच बीच में मुड़कर देखता हुआ। एक चट्टान की चोटी पर पहुंचकर उसने अपने साथियों को अपने से 1000 फुट नीचे देखा। याकोपो अब भी अभी उनसे आ मिला था, और वे पहले ही भोजन की तैयारी में लगे थे, जो अब एडमोंड की कुशलता के कारण मुख्य व्यंजन भी पा चुका था। उसने उन्हें एक क्षण के लिए उदास, कोमल श्रेष्ठता की मुस्कान के साथ देखा। 2 घंटे में, उसने कहा, ये लोग 50 पियास्त्र से अधिक धनी होकर यहाँ से चले जाएंगे, और फिर 50 और कमाने के लिए अपने प्राण जोखिम में डालेंगे। अंततः जब उनके पास 600 लीवर होंगे, तो वे किसी न किसी नगर में जाकर इस संपत्ति को उड़ा देंगे, सुल्तानों की तरह गर्वीले और नवाबों की तरह अहंकारी। आज आशा मुझे उनकी संपत्ति को तुच्छ समझने देती है, जो मुझे सबसे निकृष्ट दरिद्रता के समान लगती है। कल संभव है निराशा मुझे उसी निकृष्ट दरिद्रता को परम सुख मानने के लिए विवश कर दे। ओह नहीं, वह चिल्लाया, यह हो ही नहीं सकता। बुद्धिमान, अचूक फौरिया इस एक बिंदु पर भूल नहीं कर सकता। किसी भी दशा में इस घिनौने और नीच जीवन को जीते रहने से तो मर जाना बेहतर है। इस प्रकार दांतेस, जो 3 महीने पहले केवल स्वतंत्रता चाहता था, अब स्वयं को पर्याप्त रूप से स्वतंत्र नहीं मान रहा था और धन की आकांक्षा कर रहा था। यह दांतेस का दोष नहीं था, बल्कि ईश्वर का, जिन्होंने मनुष्य की शक्ति सीमित करते हुए भी उसमें अनंत इच्छाएं उत्पन्न कर दी है। इसी बीच दांतेस उस स्थान के निकट पहुंच चुका था जहां वह गुफाओं की स्थिति मानता था। दो चट्टानी दीवारों के बीच छिपे मार्ग से और उस पगडंडी से नीचे उतरते हुए, जिसे संभवतः किसी मानव पांव ने कभी नहीं रौंदा था। तट रेखा के साथ चलते हुए और हर वस्तु को सूक्ष्मता से परखते हुए उसे कुछ चट्टानों पर ऐसे निशान दिखाई दिए जो मानवीय हाथों द्वारा बनाए गए प्रतीत होते थे। समय भौतिक वस्तुओं पर काई की चादर और अभौतिक पर विस्मृति की परत डाल देता है, और प्रतीत होता था कि उसने इन निशानों को बख्श दिया है, कुछ नियमितता से बनाए गए, संभवतः किसी मार्ग का संकेत करने के उद्देश्य से। पर कभी-कभी वे फूलों से लदी मर्तल की घनी झाड़ियों के नीचे या चिपकी हुई लाइकेन की परतों के नीचे लुप्त हो जाते थे। तब एडमोंड को शाखाएं हटानी पड़ती या खाएं उठानी पड़ती, ताकि उन संकेतों को खोज सके जो उसे इस नए भूल भुलैया में आगे ले जाते थे। किसी भी स्थिति में इन निशानों ने एडमोंड को आशा दी थी। क्यों ना यह वही कार्डिनल हों जिन्होंने उन्हें बनाया हो, ताकि किसी ऐसी विपत्ति की स्थिति में, जिसे वे इतना पूर्णतः कल्पना भी न कर सके, वे उनके भतीजे का मार्गदर्शन कर सके। यह एकांत स्थान ऐसे व्यक्ति के लिए मानो बनाया गया था जो खजाना छिपाना चाहता हो। पर क्या ये विश्वासघाती निशान उन आंखों को भी आकर्षित कर चुके होंगे जिनके लिए वे अभिप्रेत नहीं थे? क्या इस अंधेरे और अद्भुत द्वीप ने अपने चमत्कारी रहस्य की निष्ठापूर्वक रक्षा की थी?
बंदरगाह से केवल 60 गज की दूरी पर चट्टानों के कारण अब भी अपने साथियों की दृष्टि से ओझल रहते हुए एडमोंड ने सोचा कि खरोंचों का अंत हो गया है। पर वे किसी भी प्रकार की गुफा तक नहीं ले जाती थीं। वे उसे केवल एक बड़े गोल पत्थर की ओर निर्देशित करती प्रतीत होती थीं, जो एक ठोस आधार पर टिका था। एडमोंड ने सोचा कि मार्ग का अंत पाने के बजाय संभव है वह अब भी आरंभ पर ही पहुंचा हो। इसलिए उसने विपरीत दिशा अपनाने और अपने पदचिह्नों का अनुसरण करने का निश्चय किया। इस बीच उसके साथी भोजन की तैयारी कर रहे थे। झरने से पानी लाना, रोटी और फल तट पर लाना और बकरे को पकाना। जैसे ही वे उसे अस्थायी सीख से उतारने ही वाले थे, उन्होंने एडमोंड को चट्टान से चट्टान पर छलांग लगाते देखा, पर्वतीय बकरी की तरह हल्का और साहसी। इसलिए उन्होंने उसे संकेत देने के लिए एक गोली चलाई। शिकारी ने तुरंत दिशा बदली और उनकी ओर दौड़ पड़ा। पर ठीक उसी क्षण, जब वे सब उसे हवा में छलांग लगाते देखते हुए और उसकी कुशलता को सावधानी की सीमा से परे ले जाने का दोष देते हुए उसे निहार रहे थे, मानो उनके भय को सही ठहराने के लिए एडमोंड का पांव फिसल गया। उन्होंने उसे एक चट्टान की चोटी पर लड़खड़ाते देखा, उसे चिल्लाते सुना और फिर उसे ओझल होते देखा। सब एक साथ उसकी ओर दौड़ पड़े, क्योंकि उसकी श्रेष्ठता के बावजूद वे सब एडमोंड से स्नेह रखते थे। पर सबसे पहले याकोपो पहुंचा। उसने एडमोंड को जमीन पर पड़ा पाया, रक्त से लथपथ और लगभग अचेत। वह 12 से 15 फुट की ऊंचाई से गिरा होगा। उन्होंने उसके मुंह में रम की कुछ बूंदें डालीं और यह औषधि, जो पहले भी उस पर इतनी प्रभावी सिद्ध हुई थी, दूसरी बार भी वैसा ही परिणाम लाई। एडमोंड ने आंखें खोलीं, घुटने में तीव्र पीड़ा की शिकायत की, सिर पर भारीपन और कमर के निचले भाग में असहनीय चुभन का अनुभव किया। वे उसे समुद्र तट तक ले जाने का प्रयास करने लगे, पर जैसे ही उसे छुआ, यद्यपि याकोपो संचालन कर रहा था, वह करा उठा और बोला कि उसमें हिलाए जाने की शक्ति नहीं है। स्वाभाविक ही उसके भोजन करने का प्रश्न नहीं था, पर उसने जोर देकर कहा कि अन्य लोग, जिनके पास उपवास करने का उसके जैसा कारण नहीं है, अपने भोजन पर लौट जाए। अपने लिए उसने कहा कि उसे केवल थोड़ा विश्राम चाहिए और जब वे लौटेंगे तो उसे बेहतर पाएंगे। पुराने नाविक औपचारिकताएं नहीं करते। नाविक भूखे थे और बकरे के मांस की गंध ऊपर तक आ रही थी, इसलिए उन्होंने दोबारा आग्रह की प्रतीक्षा नहीं की। 1 घंटे बाद वे लौटे। एडमोंड केवल इतना कर पाया था कि स्वयं को लगभग 10 गज घसीटकर काई से ढकी एक चट्टान के सहारे ले आए। पर पीड़ा कम होने के बजाय बढ़ती ही प्रतीत हो रही थी। वृद्ध स्वामी, जिसे उस सुबह प्रस्थान करना अनिवार्य था ताकि वह नीस और फ्रेजुस के बीच फ्रांस और पीमोंट की सीमा पर अपना माल उतार सके, ने जोर दिया कि दांतेस उठने का प्रयास करे। दांतेस ने आज्ञा मानने के लिए अतिमानवीय प्रयास किया, पर हर बार पीला पड़कर कराहते हुए गिर पड़ा। उसकी कमर टूट गई है, स्वामी ने फुसफुसाया। कोई बात नहीं, वह अच्छा साथी है और हम उसे छोड़ नहीं सकते। चलो, उसे टार्टन तक ले जाने का प्रयास करें। पर दांतेस ने घोषणा की कि वह जहां है वहीं मर जाना अधिक पसंद करेगा, बजाय उस भयानक पीड़ा को सहने के जो उसे जरा सी हरकत पर होती है। तो फिर, स्वामी ने कहा, जो भी हो, यह नहीं कहा जाएगा कि हमने तुम्हारे जैसे अच्छे साथी को बिना सहायता छोड़ा। हम आज संध्या तक अपना प्रस्थान स्थगित करेंगे। इस प्रस्ताव ने नाविकों को आश्चर्यचकित कर दिया, यद्यपि किसी ने विरोध नहीं किया। उलटे, स्वामी इतने कठोर सिद्धांतों वाला व्यक्ति था कि यह पहली बार था जब उन्होंने उसे किसी योजना को छोड़ते या यहाँ तक कि टालते देखा था। पर दांतेस नहीं चाहता था कि उसके कारण जहाज के नियमों का इतना गंभीर उल्लंघन हो। नहीं, नहीं, उसने स्वामी से कहा, मैं अनाड़ी था और अपनी असावधानी का दंड मुझे ही भुगतना चाहिए। मुझे थोड़े से बिस्कुट, एक बंदूक, बारूद और छर्रे छोड़ जाइए, बकरियां मारने के लिए या स्वयं की रक्षा के लिए, और एक गेंद, ताकि यदि आप मुझे लेने लौटने में देर कर दें तो मैं किसी प्रकार का आश्रय बना सकूं। तुम भूख से मर जाओगे, स्वामी ने कहा। वह बेहतर है,
एडमोंड ने उत्तर दिया, उस असहनीय पीड़ा को सहने से जो मुझे जरा सी हरकत पर होती है। स्वामी ने उस जहाज की ओर देखा जो छोटे से बंदरगाह में लंगर पर झूल रहा था। उसके पाल आंशिक रूप से तने थे और जैसे ही शेष कैनवास उठाया जाए, वह समुद्र की ओर बढ़ने को तैयार था। हम क्या करें, माल्टी? उसने कहा। हम तुम्हें यहाँ छोड़ नहीं सकते, पर रुक भी नहीं सकते। जाइए, जाइए! दांतेस चिल्लाया। हम कम से कम 1 सप्ताह तक नहीं लौट पाएंगे और तब भी तुम्हें लेने के लिए मार्ग बदलना पड़ेगा। सुनिए, दांतेस ने कहा, यदि 2-3 दिन में आपकी भेंट किसी मछली पकड़ने वाली नाव से हो जाए, जो यहाँ के पास से गुजर रही हो, तो उन्हें मेरे बारे में बता दीजिए। मैं उन्हें मुझे लेघोर्न वापस ले जाने के लिए 25 पियास्त्र दूंगा। यदि ऐसी कोई नाव न मिले, तो आप स्वयं लौट आइए। स्वामी ने सिर हिलाया। सुनिए, बाल्दी, याकोपो ने स्वामी से कहा, इस सब का एक उपाय है। आप जाइए, मैं रोगी के साथ रहूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए अपने हिस्से का इनाम छोड़ दोगे? एडमोंड ने कहा। सहर्ष, तुम अच्छे युवक हो, याकोपो, एडमोंड ने कहा। ईश्वर तुम्हारी सद्भावना का प्रतिफल देगा, पर मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। 1-2 दिन में मैं विश्राम पालूंगा और मुझे विश्वास है कि इन चट्टानों में मुझे उत्तम जड़ी बूटियां मिल जाएंगी जो मेरे घावों को भर देंगी। दांतेस के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान आई और उसने याकूबो का हाथ गर्मजोशी से थामा, पर अपने निश्चय में वह अडिग था, यहीं रहने का और अकेले रहने का। तस्करों ने एडमोंड को उसकी मांगी हुई वस्तुएं छोड़ दी और चलते बने, कई बार पीछे मुड़कर देखते और हाथ हिलाकर विदा लेते हुए। एडमोंड ने केवल एक हाथ से उत्तर दिया, मानो वह अपने शरीर का शेष भाग हिला न सकता हो। फिर उनके चले जाने के बाद उसने हंसते हुए बुदबुदाया, यह विचित्र है कि ऐसे लोगों के बीच भी स्नेह और भक्ति के इतने प्रमाण मिल जाते हैं। इसके बाद वह सावधानी से स्वयं को उस चट्टान की चोटी तक घसीट ले गया जो उसके और समुद्र के बीच थी, और वहां से उसने टार्टन को तैयारियां पूरी करते, लंगर उठाते, उड़ान भरने को तत्पर समुद्री पक्षी की भांति सुरुचिपूर्ण ढंग से मंडराते और पाल तानते देखा। 1 घंटे बाद वह पूरी तरह ओझल हो चुका था। कम से कम उस स्थान से जहां घायल व्यक्ति पड़ा था, वह दृष्टि से विलुप्त हो गया था। तब दांतेस उठा, उन बकरियों से भी अधिक हल्का और फुर्तीला जो इन जंगली चट्टानों पर गोंद वृक्षों और मर्टल की झाड़ियों के बीच उछलती कूदती है। एक हाथ में अपनी बंदूक और दूसरे में गैंतीली, और उस चट्टान की ओर दौड़ा जो उन खांचों की पगडंडी का अंत दर्शाती थी जिनका वह अनुसरण कर रहा था। और अब उसने चिल्लाकर कहा, फौरिया द्वारा सुनाई गई अरब मछुआरे की कथा को स्मरण करते हुए, और अब खुल जा सिम सिम।